सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी। आज हम रिवाइज करेंगे सर एएफएम का पूरा सिलेबस। एग्जाम के जस्ट 1.5 दिन पहले जो आपको समय मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें आपका ये वीडियो काफ़ी काम आने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द फास्ट मैराथन। और हम क्या कवर करने वाले हैं सर इस पूरे लेक्चर में? हम कवर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे फॉर्मूलाज को। प्रैक्टिकल जो आपका पार्ट है, वो थेरी वाला पार्ट हम कवर नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी सर, ध्यान देना। एक तो नोट्स मेरे पास रहेंगे, उसके अलावा आपको ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको फॉर्मूला बुक और चार्ट्स का कॉपी दे दूंगा। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट रास्ते में आता है हमारे से लेक्चर्स के, तो आई विल पुट अ लिंक ऑन दैट। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। मन में भगवान जी का, मम्मी पापा का, सबका नाम लो और आगे बढ़ो सर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड ये चीज़ आपके दोबारा वापस आनी नहीं चाहिए। दिस शुड बी द लास्ट वीडियो दैट यू आर वॉचिंग एंड आफ्टर दैट यू विल बी मूविंग अहेड इन योर लाइफ विथ 2 इंपॉर्टेंट लेटर्स इन फ्रंट ऑफ योर नेम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है सर, सीए फाइनल एएफएम का ये सेकंड पेपर जो है, इसमें आपने चैप्टर्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पहला चैप्टर है, थेरी चैप्टर है। आप उसकी थेरी ज़रूर करके जाओ, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। रिस्क मैनेजमेंट सेकंड चैप्टर है, उसमें से थेरी प्रैक्टिकल दोनों पूछा जाता है। एडवांस कैपिटल बजटिंग, सिक्योरिटी एनालिसिस मोस्टली थेरी है, उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, वो डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी वैल्यूएशन प्रैक्टिकल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रैक्टिकल, सिक्योरिटाइजेशन पूरी तरह से थेरी है, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। म्यूचुअल फंड थेरी प्लस प्रैक्टिकल, मोस्टली प्रैक्टिकल है बट थेरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो पक्का आएगा ही आएगा वाला जो पार्ट बोल रहा था ना मैं, वो सर ये है, ये थेरी वाला है और ये सिक्योरिटाइजेशन, एक सिक्योरिटाइजेशन एक ही है, ये तो आना ही है। ठीक है, ये आपका पहला मॉड्यूल है सर इंस्टीट्यूट के सिलेबस के हिसाब से। जो दूसरा मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, वो है डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्टार्टअप फाइनेंस। मॉड्यूल का मतलब हो गया 2 अलग अलग सेक्शन। किताब तो आजकल एक ही आती है। इसमें ये थेरी वाला पार्ट है, ये ज़रूर करके जाओ। ये 3 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, ये थेरी वाला ज़रूर करके जाना। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, आपका सिक्योरिटाइजेशन और उसके बाद स्टार्टअप फाइनेंस, इसमें से पक्का है सर थेरी आनी ही है, बाकी सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक है, शुरुआत करते हैं सर सबसे पहले वाले चैप्टर से, जो कि है आपका बेसिक्स। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट पे भी सबसे पहले आने के पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या हमें देखना है। आ जाओ सर, बेसिक्स में हम देखेंगे सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर 5-6 फॉर्मूला जो आपको डिस्कस करना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड परपेचुटी। ठीक है, फॉर्मूला में आते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक्स में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है सर? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यानी कि क्या सर, कितना इन्वेस्ट करा, क्या रेट पे इन्वेस्ट करा और क्या टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करा, उससे आपका पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट आप उस पर कितना कमा रहे हो। पर इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी टोटल करके निकालना है, तो दैट इज कंपाउंड अमाउंट। कि सर प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट करा, 1 + R डिवाइडेड बाय N। R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, N इज द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, कि साल भर में कितनी कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो उससे आप डिवाइड कर दोगे। जैसे अगर आपका रेट 10% है और कंपाउंडिंग अगर आप 4 बार कर रहे हो, तो आपको 2.5% लेना है। सिंपल टू द पावर NT। एनुअल कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाय N टू द पावर NT, है ना। चलो आगे आ जाएंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी और कुछ नहीं सर, ये आपका इतना जो पोर्शन था ना, इसमें से ये वाला पार्ट है, 1 + R डिवाइडेड बाय N टू द पावर N-1। ये आपको बताता है कि अगर आपकी कंपाउंडिंग 3 बार या 4 बार हो रही है साल भर में, तो इफेक्टिवली साल भर का रेट आप कितना कमा रहे हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर रहे हो 10% के रेट से, तो इफेक्टिव में जाएंगे, इफेक्टिव रेट उसका 10.25% आता है, ना कि जस्ट 10%। यानी कि आप जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होती है उतना ज़्यादा कमाते हो। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? बहुत सिंपल है, ये आपकी टाइमलाइन है। यहाँ की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, यहाँ की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके लाओगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और प्रेजेंट वैल्यू को आगे लेके जाओगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से, तो फ्यूचर वैल्यू आएगी। बात करते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की।
आ जाओ, ये देखो बहुत सिंपल है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते कैसे, अगर 10% का निकालना है तो कैलकुलेटर पे रखोगे 1 डिवाइडेड बाय 1.1, जैसे इक्वल्स टू दबाओगे तो पहले साल का आएगा, फिर इक्वल्स टू दबाते जाओगे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर का आते जाएगा। ये है सर आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब इन्हीं सारे फैक्टर्स की अगर टोटल करनी है, लेट से पहले 3 सालों की टोटल करनी है या पहले 5 साल के फैक्टर्स की टोटल करनी है कैलकुलेटर पे, तो हम क्या करते हैं, सेम इसी तरीके से काम करते हैं, बस हर इक्वल्स के बाद में m प्लस दबाना है आपको। यानी कि आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में मेमोरी में डालते जाओगे। ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स दबा के मेमोरी प्लस इक्वल्स दबा के मेमोरी प्लस इक्वल्स दबा के मेमोरी प्लस, इस तरीके से आपका हर वो फैक्टर मेमोरी में ऐड होते जाएगा। और जब आपका काम हो जाएगा कि इन सब की टोटल करनी है तो मेमोरी रिकॉल यानी एमआरसी का बटन दबा देना, योर मेमोरी विल गेट रिकॉल्ड और वो पांचों फैक्टर की टोटल आपको आ जाएगी। सर इसी तरह से डिस्कस करते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सबसे पहले देखो, अगर 10% से फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालना है तो आप कैलकुलेटर पर रखोगे 1.1, तो जैसे ही 1.1 रखा वो पहले साल का तो फैक्टर आ ही गया, इनटू इक्वल टू करोगे तो आपका आएगा सेकंड ईयर का फैक्टर। ठीक है, उसके बाद सिर्फ आपको इक्वल्स 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 दबाते जाना है, तो ये सारे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ जाएंगे। आज की वैल्यू को आगे जब ढकेलना होता है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आज की वैल्यू को चौथे साल तक 10% से इंक्रीज करते गए तो कितनी बनेगी, तो चौथे साल का फैक्टर आपको निकाल के आज की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, इन्हीं सारे फैक्टर्स की अगर आपको टोटल करना है कि वो इन्वेस्टमेंट आप हर साल करते जाओगे तो फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी 5 साल बाद में, तो ऐसे में आपको अगर टोटल करना है तो एक्जैक्टली जो अभी करा वही आपको यहाँ पे करना है। 1.1 निकाला, वो पहले साल को ऑटोमेटिकली हो गया था तो उसको मेमोरी में डाल दिया, इनटू इक्वल टू करके सेकंड ईयर का आया था उसको मेमोरी में डाल दिया, फिर इक्वल्स 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 करना है सिर्फ आपको, तो आपका मेमोरी में वो चीज़ ऐड होती जाएगी। तो दैट विल बी एट द एंड आप क्या करोगे, मेमोरी रिकॉल कर लोगे। सिंपल सी बात है। तो ये बेसिक था, थोड़ा सा मैं आपको आगे और बढ़ते हैं तो बताऊँगा शॉर्टकट क्या होता है। इसके बाद में बात करते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू। 4 चीज़ें हो गई हमारी, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड अमाउंट हो गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और आपका लास्ट था अभी का क्या देखा हमने, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। 5वां आइटम है सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अगर कोई पर्टिकुलर कैश फ्लो हर साल रिपीट होती है ना, तो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। यहाँ पे मैंने लिया है क्या, ये देखो यहाँ मैंने आपको दिखाया। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो क्या मतलब होता है उसका। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी यानी कि 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, देख रहे हो आपको 5 अलग अलग टाइम पे सेम कैश फ्लोज आ रही है। अब सबको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ, पूरा टेबल बना हुआ टोटल करने से अच्छा है मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूँ कि कॉमन फिगर है, एन्युटी हो गई, उसको एक ही बार लिया, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ये जो सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स है इन सब की एन्युटी फैक्टर ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका टोटल आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसी तरीके से सर आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ लास्ट वाला पार्ट, परपेचुइटी की। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 5 साल तक हुए, लेकिन अगर ये 5 साल नहीं और होते ही गए हर साल, तो उसको बोलते हैं परपेचुअल कैश फ्लो। देखो यहाँ पे 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये, और ये अब आगे होता जा रहा है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा आपका, एनुअल अमाउंट इज इक्वल टू आपका परपेचुइटी इज इक्वल टू एनुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका परपेचुअल कैश फ्लो है 100 का, उसको न्यूमरेटर में रख लो, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो। जो रेट से आपको कमाना है या रिक्वायर्ड है आपको रिटर्न, उससे डिवाइड कर लो, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आ जाएगी। सो परपेचुइटी की इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो परपेचुअल कैश फ्लो की। दिस इज पीरियोडिक कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप एक तरह से क्या कर रहे हो, कैपिटलाइज कर रहे हो उस चीज़ को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स जो हमने देखे। कहाँ थे सर, ये रहा, आ जाओ। बेसिक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब आगे बढ़ते हैं सर बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे आने के पहले थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि शॉर्टकट्स क्या होते हैं। कैलकुलेटर पे शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए। अब देखो, कॉमन वैल्यू 5 लिया, मतलब एक ऐसी वैल्यू है 5 की जो सब में आपको एडजस्ट करनी है, ऐड करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 में 5 ऐड करना है, 30 में 5 ऐड करना है, 40 में 5 ऐड करना है, 60 में भी और 10 में भी ऐड करना है। तो मालूम है ना कि +5 बार बार करना है, तो कैलकुलेटर पे क्या करना है सर, 50 + 5 इक्वल्स दबाना। जितना डार्क में करा हुआ है उतना ही आपने कैलकुलेटर पे बटन दबाना, आपका 55 आ जाएगा। पहला वाला कैलकुलेशन आपने पूरा करा। उसके बाद सिर्फ 30 और इक्वल्स दबाना है आपको, ध्यान देना सर। उसके बाद सिर्फ 30 और इक्वल्स दबाना है, 40 इक्वल्स दबाओगे, 60 इक्वल्स दबाओगे, एग्जैक्ट वैल्यूज 5 ऐड करके आती जाएगी। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर ने मेमोरी में डाल दिया है कि 5 ऐड करना है पहली बार में।
ठीक है, ऐसे आप कहानी शुरू रख सकते हो। इसी तरीके से सिर्फ ऐड ही नहीं सर, अगर आपको डिडक्ट भी करना है तो 50 - 5 इक्वल्स दबाओगे कैलकुलेटर पे तो एग्जैक्ट 45 आ गया। कैलकुलेटर ने अपने मेमोरी में डाल दिया कि 5 माइनस करना है। अब 30 इक्वल्स दबाओ, 40 इक्वल्स दबाओ, 60 इक्वल्स दबाओ, ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा सर। डिवीजन के केस में भी आप यही करोगे, अगर 50 को 5 से डिवाइड करना है तो पूरा पहला वाला इक्वेशन करो, उसके बाद 30 इक्वल्स, 40 इक्वल्स, 60 इक्वल्स, है ना। जो कॉमन वैल्यू है वो बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने जो बताया आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इसमें आपने देखना कॉमन वैल्यू जो है ये आप बाद में रखते हो, है ना। डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आप पहले रखते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि जो कॉमन वैल्यू है वो पहले रखनी है आपको। 5 मल्टीप्लाइड बाय 50 करोगे तो 250 आएगा, उसके बाद 30 इक्वल्स, 40 इक्वल्स, 60 इक्वल्स। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉमन वैल्यू जो है वो पहले लेनी है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के केस में आपने नोटिस करा बाद में रखना है कॉमन वैल्यूज़ को, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको पहले रखना है। बस इतनी सी बात मेरी मान लेना, ठीक है। ये हो गया सर आपका कैलकुलेटर की ट्रिक हो गई। अब बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है, उसके पहले हमने कुछ बेसिक सीखना जरूरी है। सबसे पहले सर एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। थोड़ा सा ध्यान देना, जिन जिन लोगों ने रिवीजन वाले वीडियो किए उनको भी याद आएगा, जिन जिन ने नहीं करे उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी ये टॉपिक है, ये मालूम है, ठीक है सर। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने देखा था विदाउट प्रोबेबिलिटी। विदाउट प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है सर, कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका रिटर्न निकल के आता है। पर अगर आपको प्रोबेबिलिटीज दिए तो आप क्या करते हो कि हर रिटर्न को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हो, टोटल करते हो, तो आपका रिटर्न निकल के आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं सर। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत सिंपल है, आपका विदाउट प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। तो आप क्या करते हो, जो भी आपका रिटर्न है उसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि रिटर्न आर बार माइनस करते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ निगेटिविटी आती है, निगेटिव वैल्यूज आती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए निगेटिविटी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। उसको स्क्वायर करते ही कोई भी वैल्यू, निगेटिव वैल्यू को स्क्वायर करते ही पॉजिटिव आंसर आता है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई तो प्रोबेबिलिटी से कर नहीं सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी है नहीं। अब इसको कर लो टोटल और डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। और ये आपका आ गया वेरिएंस, और इसको कर दो स्क्वायर रूट, तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन यही चीज़ अगर आपको विथ प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ध्यान देना सर क्या करना पड़ेगा। विथ प्रोबेबिलिटी के केस में आप आर माइनस बार आर करोगे, निगेटिविटी आएगी, उसको स्क्वायर करोगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी दी है, और उन सब का टोटल कर लोगे। तो ये आपका आ गया वेरिएंस, और उसको स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज विथ प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 4 फॉर्मूले देख लिए, विदाउट प्रोबेबिलिटी रिटर्न, विथ प्रोबेबिलिटी रिटर्न, विदाउट प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन, विथ प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन। पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालते हैं सर? पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना बहुत आसान तरीका है। आप क्या करते हो, वेट को रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तो सिंगल, एक सेकंड में को यहाँ पे जगह दे दो, हाँ। तो अगर पोर्टफोलियो के अंदर में मान लो 3 सिक्योरिटीज़ है तो तीनों सिक्योरिटीज़ का रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय तीनों सिक्योरिटीज़ का वेट उस पोर्टफोलियो में और टोटल। सो सिंपल, पोर्टफोलियो रिटर्न इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज रिटर्न। सो रिटर्न को वेट से मल्टीप्लाई करो और टोटल करो, यू विल गेट द पोर्टफोलियो रिटर्न। अब पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं सर? पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग से फॉर्मूला तो हम देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, बट मैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करेंसी का बताऊं फॉर्मूला तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, ध्यान दो। सबसे पहले तो हम वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस होता है ऐसे स्क्वायर में। वो कैसे निकालोगे सर? स्टैंडर्ड, अगर इस पोर्टफोलियो के अंदर में 2 इन्वेस्टमेंट है ए और बी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट अभी नहीं आएगा, आर ए बी। तो ये मैंने ले लिया। ये सारा करेंसी में है सर, परसेंटेज में नहीं है, करेंसी में है। मतलब 5 लाख का स्टैंडर्ड डेविएशन है ए का और 10 लाख का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा बी का, तो ऐसे में। पर अगर आपके वेट्स आते हैं, जैसे पोर्टफोलियो वाले चैप्टर में देखोगे तो वेटेड एवरेज भी लेंगे हम, इसके अंदर में वेट्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो उस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला बदलेगा। इससे ये चीज़ क्या आ गई सर, वेरिएंस आ गया, और इसको आप स्क्वायर रूट डालोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में स्टैंडर्ड डेविएशन रुपीज़ में अगर दिया है तो वेट्स नहीं लेने का पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन में। सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आपने यहाँ पे देखा, ये एग्जैक्टली बताता है 2 सिक्योरिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो आर से डिनोट किया जाता है, आर ए बी, और इसकी रेंज होती है -1 से लेके 0 से लेके +1 तक। इसके बाहर वो जाता नहीं है सर। ऐसा कभी आपको मिलेगा नहीं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1.2 आया, बीटा होता है वो 1.2, ये नहीं। तो ये रेंज होती है, जहाँ पे -1 एग्जैक्ट आता है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड। 0 मतलब दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, और +1 का मतलब होता है कि परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, यानी कि दोनों साथ साथ चलते हैं, आगे भी और पीछे भी।
ठीक है सर, ये हो गया आपका बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उसके बाद बात करते हैं सर रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर जो है आपको उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कैलकुलेट करने की वो होती है वैल्यू एट रिस्क, यानी कि वार निकालना। पर इसको निकालने के लिए ये सारी चीज़ें पहले समझने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये प्लस सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू 100, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका 90 है तो सिग्निफिकेंस लेवल 10 होगा, टोटल मिला के 100 हो जाएगा। सो 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे जनरली आपने देखा होगा वार निकालना है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपने देखा होगा वार निकालना है। ये देखो, सो कॉन्फिडेंस लेवल प्लस सिग्निफिकेंस लेवल इज इक्वल टू 100। देखा, 90 प्लस 10 करोगे 100, 95 प्लस 5 करोगे 100, 99 प्लस 1 करोगे 100। आपको जनरली जो पूछा जाएगा वार निकालने के लिए वो इन कॉन्फिडेंस लेवल पे पूछा जाएगा, 90, 95, 99। अच्छा, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसकी 1 टेल की वैल्यू क्या होती है, ध्यान देना सर। 90% पे जी स्कोर वैल्यू होगी 1.28। ये जी स्कोर आपको काम आएगा, मैं आगे बताऊंगा। 95% पे वैल्यू होती है 1.65, 99 पे 2.33। हालांकि क्वेश्चन में दिया रहेगा पर 3 ही है तो याद करने में जाता नहीं। जो प्रैक्टिस करते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस की वार के तो उन्हें याद हो जाता है। मोस्टली आपने ये देखा होगा अपने कॉन्सेप्ट में कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे निकालना है, यानी कि उसके एरिया टोटल आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 2.33। ठीक है सर, ये आपका हो गया कॉन्फिडेंस लेवल और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, आ जाओ। अब उसके बाद में हमने क्या देखा था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको याद होगा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक बेल शेप्ड कर्व डायग्राम होती है जिसके अंदर 100% प्रोबेबिलिटी आती है, जिसके एग्जैक्ट सेंटर में मीन होता है और वहाँ से आप एक एक कदम दूर जाते हो तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में तकरीबन 67% एरिया कवर होता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में तकरीबन 95% एरिया कवर होता है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में तकरीबन 99% एरिया कवर होता है। यही जो एरियाज रहते हैं, ये तो मैंने 1, 2 और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे बता दिया, लेकिन अगर माइन्यूट पॉइंट पे जाके आपको हर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना है कि एरिया कितना कवर होता है तो उसके लिए आपको जी टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी टेबल में आपने देखा होगा कि जी टेबल भी ना 2-3 तरह के होते हैं। एक तो होता है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कि 0.5 से स्टार्ट होता है, जीरो पे यानी मीन पे खड़ा होता है, 0.5 पूरा एरिया पकड़ के फिर इधर मूव ऑन होते रहता है। सो 0.5 यानी कि क्यूमुलेटिव से स्टार्ट हुआ वो। ठीक है, वो टेबल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्यूमुलेटिव वाला जी टेबल। पर वो 1 टेल 2 टेल ऐसे भी आपको डिटेल दी जा सकती है, डेरिवेटिव्स में आएगा तब डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, जी स्कोर क्या होता है? जी स्कोर आ जाओ अब यहाँ पे रेशियोज देखेंगे। ये वाला पार्ट पहले तो सारा हटाने दो। ठीक है, ओके। सो जी स्कोर यानी कि स्टैंडर्डाइज करना नॉर्मल वेरिएबल, दिस इज जी स्कोर का पार्ट। जी स्कोर निकालने का फॉर्मूला है सर आपका x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत सिंपल है कि आपको वैल्यूज कितनी चाहिए, दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, माइनस म्यू यानी कि मीन और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे ही आप रखोगे आपके जी स्कोर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसी जी स्कोर को यूज़ करते हैं सर वार में। वार इज इक्वल टू वार, अगर आपको जितने भी दिन का निकलना है वो आपको क्या फॉर्मूला होगा, जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी डेज। अब अगर 1 दिन का वार निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिन का लोगे, 10 दिन का वार निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिन का लोगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देख लो। ठीक है, वैल्यू एट रिस्क क्या है सर आपका? वार होता है मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस इन अ वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और अ पोर्टफोलियो ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिसाइडेड होना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन साल भर, गिवन एट अ सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो 99% कॉन्फिडेंट मैं हूं कि मेरा नुकसान 2 दिन के अंदर में 10 लाख रुपए का होगा मैक्सिमम। ये होता है आपका वार, आप जिसमें टाइम डिसाइड कर लेते हो, कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड कर लेते हो और नुकसान आपका पता चलता है। सो वार जैसे एग्जांपल के लिए फॉर्मूला लिख लिया मैंने यहाँ पे, 10 दिन का वार निकालना है तो आपका फॉर्मूला हो गया जी स्कोर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 डेज। और थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डे का दिया है तो उसको 10 डेज में कन्वर्ट कर सकते हो अंडर रूट 10 करके। सो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके ही 10 आता है तो अंडर रूट आप उतना टाइम डाल दो तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर आपके पास में ऐसा भी दिया है ना, ये देखो, इतना भी अगर आप पार्ट देखोगे तो ये और कुछ नहीं, वार ऑफ 1 डे होता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वार ऑफ 10 डेज इज इक्वल टू वार ऑफ 1 डे इंटू अंडर रूट टी। टी यानी कि टाइम, कहानी खत्म। इससे आपका वार का फॉर्मूला यानी कि वैल्यू एट रिस्क निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ थी। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मैंने बताया कि अगर 10 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 1 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 10 कर सकते हो आप। ठीक है, पोर्टफोलियो वैरिएंस अभी हमने देखा।
कि रिस्क मैनेजमेंट में स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैसे निकालते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी। यहाँ पे वेट्स हमने इस्तेमाल नहीं करे, चलो वेट्स करेंसी में है तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ मैंने वो चीज़ लिखी भी है। वेट्स का इस्तेमाल करेंगे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जब रिटर्न परसेंटेज में होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो वार भी निकालना है तो पोर्टफोलियो वेरिएंस जैसा ही निकाल सकते हो, पर ये ध्यान देना ये वेरिएंस है, इसको स्क्वायर रूट करके बाद में आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। पोर्टफोलियो वार इज नथिंग बट वार ऑफ ए स्क्वायर वार ऑफ बी स्क्वायर 2 इंटू वार ऑफ ए वार ऑफ बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी। ये चीज़ आपने बहुत इस्तेमाल करी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। इसी के साथ हमारा ये पार्ट होता है खत्म रिस्क मैनेजमेंट वाला। सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं सर, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। आओ उसके टॉपिक्स पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एडवांस कैपिटल बजटिंग में हमने क्या क्या देखना है सर। नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी देखेंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हिलियर्स मॉडल, इन्फ्लेशन, नॉमिनल एंड रियल कैश फ्लोज, नॉमिनल रियल डिस्काउंट रेट, ठीक है। उसके बाद रिस्क एनालिसिस वाला पार्ट आएगा, कुछ 5-6 चीज़ें, और उसके बाद अदर टॉपिक्स देखेंगे। सब पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। जितने भी कैश इनफ्लोज है, जितने भी कैश आउटफ्लोज है आपके पूरे प्रोजेक्ट में, उनकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल के टोटल कर लेते हो तो वो आती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ध्यान देना सर, अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 2-3 चीज़ें आ सकती है इसमें, आपकी पॉजिटिव आएगी, आपकी निगेटिव आएगी, आपकी जीरो आएगी। चलो मैं फिर से बोलता हूँ, आपका 3 हिस्सा हो सकता है एनपीवी का, या तो पॉजिटिव आएगी, या तो जीरो आएगी, या तो निगेटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आती है तो प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। निगेटिव आती है तो जीरो आती है तो भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, और निगेटिव आती है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। आप बोलोगे सर जीरो आई तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट क्यों करा। बहुत सिंपल सी बात है, एनपीवी जीरो का मतलब ये होता है कि जितना हमने रिटर्न परसेंटेज लिया था डिस्काउंट करने के लिए, वो हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न थी, और उतना ही हमने उस प्रोजेक्ट पे कमाया, तब जाके एनपीवी जीरो आता है। आईआरआर बोलते हैं उस चीज़ को। तो जितना हमने कमाया, उतना जितना हमें चाहिए था उतना हमने अगर कमाया है तो हर्ज क्या है, एनपीवी जीरो आई है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। देखो ध्यान देना सर, ये बेसिक फॉर्मेट है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप ईयर लोगे, उसके बाद कैश फ्लोज लोगे, उसके बाद देखना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लो, जो भी रेट है उसका प्रेजेंट वैल्यू। ये बेसिक फॉर्मेट है, आगे जाके पूरे चैप्टर में आपने बहुत बार इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एनपीवी का हो गया फॉर्मेट, ठीक है। आ जाओ, दूसरा टॉपिक जो है उसमें वो है प्रोबेबिलिटी का। सिंपल है सर, अगर आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी है और अलग अलग कैश फ्लोज दिए तो आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल सकते हो। कैश फ्लोज ले लो, प्रोबेबिलिटी ले लो, कैश फ्लोज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाती है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज क्या होती है सर, ध्यान देना। मान लो 5 साल तक 100 रुपये की कैश फ्लो हो रही है, पर दूसरे साल से वो 100 रुपये की कैश फ्लो कब होगी, जब वो पहले साल वाले पे डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलता हूँ कि मेरी किसी के साथ में सीए की प्रैक्टिस चलती है, किसी के साथ में फीस डिसाइड होगी कि अगले 5 साल का मैं ऑडिट करूंगा, लाख रुपए चार्ज करूंगा। तो पहली बार जो पहले साल का डिसाइड हुआ है ना लाख रुपए, उसी पे डिपेंड कर रहा है अगले आने वाले 4 सालों का लाख रुपए। सो दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट कैश फ्लोज। पर इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज क्या होती है कि लाख रुपए हर साल हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ईयर हुआ। जैसे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कपड़े का धंधा है, मेरा इस साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और अगले साल का जो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ उसका कोई लेन देन नहीं रहेगा कि मेरे पहले साल के 10 लाख के प्रॉफिट की वजह से ही दूसरा साल का 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। सो मोस्टली इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज में क्या होता है कि हर साल की कैश फ्लोज अपनी खुद की मेहनत से आती है, ना कि किसी पहले साल पे डिपेंडेंट होती है। सो जनरली आपको एक क्वेश्चन आता है कि डिपेंडेंट कैश फ्लोज की प्रोबेबिलिटी बताओ। डिपेंडेंट कैश फ्लोज की प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है सर, पहले साल उसकी प्रोबेबिलिटी जो भी रहती है वो मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि पी ही होती है सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी। पर इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज में पी टू द पावर टी होती है, क्योंकि हर कैश फ्लो की उतनी प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि वो पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी। अगर 4 साल है तो 4 बार पी, ऐसा। ऊपर वाले में क्या आपके दूसरे साल ऑनवर्ड्स 100% डिसाइड हो गया था कि पी ही रहेगी, तो अगले साल से चांसेस नहीं है उसके वेरी करने के, इसीलिए ये सिर्फ पी आया और ये पी टू द पावर टी आया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं सर। अगर एडवांस कैपिटल बजटिंग में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है तो आप कैश फ्लोज के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, राइट। कैश फ्लोज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो कैश फ्लोज ले लो पहले कॉलम में, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी ले लो, कैश फ्लोज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आता है। ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया, ठीक है सर। ये मीन बोलते हैं इसको, एवरेज बोलो मीन बोलो। अब हर कैश फ्लो को में से ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो माइनस कर दो तो ये आपका आ गया डेविएशन। क्योंकि यहाँ पे निगेटिविटी आती है तो आप यहाँ पे इस चीज़ को स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। देखो स्क्वायर करना है तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी ना, ये मैं ऐड कर देता हूँ, ये लो। स्क्वायर करके
प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल आया। इस टोटल को बोलोगे वरायंस या वेरिएंस बोलो। ये वेरिएंस को जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन कैश फ्लोज का। ठीक है सर, अब देखो तो आपका एनपीवी समझा, प्रोबेबिलिटी समझा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझा, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? देखो दो प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, उसकी एनपीवी है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। एनपीवी मान लो इसकी 10 है और उसकी 12 है, तो आप क्या बोलोगे? प्रोजेक्ट बी अच्छा है क्योंकि एनपीवी ज़्यादा है। लेकिन आप ये ले लो, रिस्क इसका 2 है, इसका 4 है। अब आप बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे तो प्रोजेक्ट ए अच्छा है क्योंकि उसका रिस्क कम है, पर एनपीवी के बेसिस पे प्रोजेक्ट बी अच्छा है क्योंकि उसका एनपीवी ज़्यादा है। तो जब आप एनपीवी और स्टैंडर्ड डेविएशन में कंफ्यूज हो जाते हो, ये जब आपके पास में ऐसी कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आती है, तब आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हेल्प करता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। आप क्या करते हो यहाँ पे, हर 1 रुपए की एनपीवी के लिए कितना रिस्क उठा रहे हो ये निकाल लेते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एनपीवी। सो 2/5 करोगे तो यहाँ पे 2/10 करोगे तो यहाँ पे आएगा 0.20, राइट, और 4/12 करोगे तो 0.33 आएगा, राइट। 4, अरे यार चला गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो पहले वाले प्रोजेक्ट में मेरा पहले वाले प्रोजेक्ट में 0.2 आया था, दूसरे वाले प्रोजेक्ट में 0.33 आया था। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले प्रोजेक्ट में हर 1 रुपए की एनपीवी के लिए 0.2 का रिस्क उठा रहा हूँ और दूसरे वाले प्रोजेक्ट में हर 1 रुपए की एनपीवी के लिए 0.33 का रिस्क उठा रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा हो गया? ये, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या हो गया सर? फॉर्मूला फिर से डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एनपीवी। हाँ आ जाओ, ये एनपीवी का फॉर्मूला देख लिया था, ये आपने एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज देख ली थी जब मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लोज को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया कि डेविएशन निकालो, स्क्वायर करो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करो तो वेरिएंस आया, उसके बाद स्क्वायर रूट। ठीक है, इसके बाद हम आए थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, ये डिस्कस कर रहे थे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एनपीवी। आया समझ में ये चीज़? उसके बाद का टॉपिक अपना क्या है? हिलियर्स मॉडल है क्या? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बाद में है सर हिलियर्स मॉडल। हिलियर्स मॉडल आपको ये बोलता है कि आपको मान लो 3-4 साल के कैश फ्लोज दिए, उसकी हर साल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। हर साल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के अगर पूरे प्रोजेक्ट के निकालना चाहते हो तो हर स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्काउंट करके लेके आना पड़ेगा। लेकिन हिलियर्स मॉडल बोलता है कि आप रिस्क ज़्यादा काउंट करो और डबल डिस्काउंटिंग करो। तो हर साल का आपने वेरिएंस निकाला यहाँ पे, उसको डिस्काउंटिंग करने के लिए 2t का इस्तेमाल करते हो, यानी कि जो भी टाइम का वो वेरिएंस है उसके मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर पहले साल का वेरिएंस है तो 2 × 1 दूसरे साल के फैक्टर से डिस्काउंट करोगे। दूसरे साल का वेरिएंस है तो 2 × 2 आप चौथे साल के फैक्टर से डिस्काउंट करोगे। अगर तीसरे साल का वेरिएंस है आपका तो 2 × 3 छठवें साल के फैक्टर से डिस्काउंट करोगे। तो ये क्या बोल रहा है हिलियर्स ये बोलता है कि भैया डबल डिस्काउंटिंग करो। आपको ये कैसे पता चलेगा? प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ वर्ड आया आपको, और इंडिपेंडेंट कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ वर्ड्स आते हैं, जिसमें आपको ये रहेगा इस वर्ड्स के साथ में कि पूरे अलग अलग कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी प्रोजेक्ट की कैश फ्लो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। सो थोड़ा सा टेक्निकल बोल सकते हो या रूड बोल सकते हो इस चीज़ को, कोई बात नहीं। इसके बाद में आते हैं सर हम इन्फ्लेशन वाले पार्ट पे। हम इसी एनपीवी निकालने के लिए जो इन्फ्लेशन को इंक्लूड करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है सर, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, कहाँ से करेंगे? अलग अलग जगह सब लिख के रखा है ना, पता कैसे चलेगा कहाँ से पढ़ना है हमें? नॉमिनल रियल कैश फ्लोज का, ठीक है कोई नहीं। देखो हो ये रहा, इन्फ्लेशन के टाइम पे ये चीज़ को याद रखो, नॉमिनल कैश फ्लोज इज इक्वल टू रियल कैश फ्लोज इनटू 1 + इन्फ्लेशन रेट। जैसे ही आप इन्फ्लेशन ऐड करोगे रियल कैश फ्लो में तो वो नॉमिनल कैश फ्लो हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, नॉमिनल कैश फ्लो को नॉमिनल डिस्काउंट रेट से यानी कि नॉमिनल रेट से ही डिस्काउंट करना है। रियल कैश फ्लो को रियल रेट से ही डिस्काउंट करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू आती है। यह है प्रेजेंट वैल्यू, यह है टाइम लाइन। देखो अगर यहाँ रियल कैश फ्लोज है तो इसको यहाँ तक लाने के लिए रियल रेट का ही इस्तेमाल करो। अगर नॉमिनल कैश फ्लोज है तो इसको यहाँ तक लाने के लिए नॉमिनल रेट का ही इस्तेमाल करो। ठीक है, कर लिया। अब दो चीज़ होती है सर, आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ऐसे में आप क्या करोगे? कैश फ्लोज रियल है लेकिन रेट आपको नॉमिनल है, तो ऐसे में दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो रियल कैश फ्लो को नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करो 1 + इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई करके, तो अब कैश फ्लो भी नॉमिनल हो गई, रेट भी नॉमिनल हो गया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। या फिर जो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन हटा दो, इन्फ्लेशन का रेट। कौन से फॉर्मूले से सर? 1 + नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 + रियल रेट इंटू 1 + इन्फ्लेशन का रेट।
वो हटा दो तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, रियल रेट आ गया तो, क्योंकि रियल रेट को रियल कैश फ्लो से फिर मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए। सो दिस इज व्हाट इन्फ्लेशन इज। दूसरा, डिप्रिशिएशन पे इन्फ्लेशन इसमें नहीं लगता, डिप्रिशिएशन नॉन कैश आइटम है, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। सो ये इन्फ्लेशन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है सर RADR। हाँ, तो ये बेसिक्स हो गए एक तो कैपिटल बजटिंग में। अब जो कुछ 5-6 टॉपिक आएंगे वो है सर रिस्क एनालिसिस के। रिस्क एनालिसिस में होता क्या है सर, सारे अलग अलग तरीके से हम रिस्क को इनकॉर्पोरेट करते हैं क्या NPV निकालने के लिए। इनफैक्ट ये भी इन्फ्लेशन का एक तरीका रिस्क को इनकॉर्पोरेट करने का ही है। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। आप डिस्काउंट रेट को रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करते हो, नया रेट लेते हो और फिर NPV निकालते हो, दैट इज कॉल्ड एज RADR। RADR का फॉर्मूला देखो, ये रहा, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क इंडेक्स इन ब्रैकेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस रिस्क फ्री रेट। थोड़ा सा ध्यान देना, ये रिटर्न आपको मिल रहा है बिना किसी रिस्क उठाए, और ये रिटर्न आपको मिलता है अगर आप फर्म यानी कंपनी के एवरेज प्रोजेक्ट जितना रिस्क उठाते हो तो। पर आपके प्रोजेक्ट का रिस्क अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करो लेट से 1.2 और रिस्क फ्री रेट माइनस करोगे तो आपको एक नया RADR मिलेगा। ये फॉर्मूला CAPM के फॉर्मूले से काफ़ी ज़्यादा मैच खाता है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए सर आपका RADR से NPV निकालने का? ईयर ले लिया पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में कैश फ्लो ले लिया, तीसरे कॉलम में आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले ली RADR की मदद से, ठीक है। हायर द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट हायर शुड बी द डिस्काउंट रेट, लोअर द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट लोअर शुड बी द डिस्काउंट रेट। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। अब आपका डिस्काउंट रेट आ गया, कैश फ्लोज आ गया, NPV निकाल लो, कहानी खत्म। ये हो गया RADR का कॉन्सेप्ट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। इसके बाद का कॉन्सेप्ट है सर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। वो बोलता है कि यार आप ये डिस्काउंट रेट क्यों एडजस्ट करते हो, आप कैश फ्लो को ही एडजस्ट कर दो। ये देखो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच का ये कुछ फॉर्मेट होता है। अब आपने ले लोगे ईयर 1 2 3, यहाँ पे कैश फ्लो ले लो 100 50 वगैरह जो भी है। पर ये जो कैश फ्लोज होती है आपकी, इसको हम बोलेंगे अनसर्टन कैश फ्लोज, क्योंकि इसके अंदर रिस्क इंक्लूडेड है तो उसे अनसर्टन कहा जाएगा। उसमें से जैसे ही रिस्क हटा दोगे, यानी कि अब आपकी कैश फ्लोज जो आ गई वो सर्टन कैश फ्लोज हो गई, तो रिस्क हटाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं C कोएफिशिएंट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। सो बेसिकली अगर 100 का C कोएफिशिएंट 0.4 है, इसका मतलब आपका 40 का ही कैश फ्लो कंफर्म है, 60 का कैश फ्लो जो अनसर्टन था, अनकंफर्म बोल सकते हो जो भी, उसको आपने हटा दिया। तो अब आपको ये वाले कॉलम में जो कैश फ्लोज मिलेंगे वो सर्टन कैश फ्लोज मिलेंगे बिना रिस्क के। अगर इसके अंदर रिस्क नहीं है तो आप आगे जो डिस्काउंट रेट ले रहे हो वो भी रिस्क फ्री रेट होना चाहिए। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते, यहाँ तक तो बहुत सही कर लेते, पर सर्टन कैश फ्लोज को जो कि रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री रेट से ही डिस्काउंट करना चाहिए, और फिर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे NPV आ जाएगी, ठीक है। UCF का मतलब है अनसर्टन कैश फ्लोज, CCF का मतलब है सर्टन कैश फ्लोज। ये था आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, ठीक है। ये हो गया सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट निकालने का तरीका। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे? एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन में आपको अगर यही निकालना पड़ गया तो आपको ये फिगर डिवाइडेड बाय ये फिगर करो, CCF डिवाइडेड बाय UCF करोगे, यानी कि सर्टन कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय अनसर्टन कैश फ्लोज, तो आपका C कोएफिशिएंट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है कॉन्सेप्ट, फटाफट आ गया। तो हमने RADR कंप्लीट कर लिया, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस की। सेंसिटिविटी एनालिसिस में आप क्या करते हो सर? सबसे पहले तो समझो कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप NPV निकालने के बाद में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो अगर प्रोजेक्ट की NPV पॉजिटिव आती है, ठीक है। पर अगर प्रोजेक्ट की NPV आपकी लेट से 5000 आ गई तो ये तो जीरो के बहुत नज़दीक है, यानी कि जो तरीके से आपने NPV निकाली है उस तरीके में अगर थोड़े से भी बदलाव आ गए, लेट से सेलिंग प्राइस 100 रुपये की थी वो 90 ले ली, वो कॉस्ट आपकी 100 रुपये की थी 40 रुपये की थी वो आपने 50 ले ली, तो कोई भी फैक्टर अगर आपके अगेंस्ट गया, कैसे जाता है कोई भी फैक्टर आपके अगेंस्ट? अनफेवरेबल हो, सेलिंग प्राइस गिरने से, कॉस्ट बढ़ने से, ऐसा अनफेवरेबल गया तो हो सकता है आपकी जो 5000 की आपने NPV अभी अभी बोली वो जीरो भी हो जाए या निगेटिव भी हो जाए। तो आप वो चीज़ निकालते हो यहाँ पे सेंसिटिविटी एनालिसिस में कि हर फैक्टर NPV को कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। अब सेंसिटिविटी निकालने के सर 2 तरीके होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। आ जाओ फिर से, यह है सेंसिटिविटी एनालिसिस जहाँ पे आपको 2 मेथड डिस्कस करनी है। सिंपल, एक मेथड है जहाँ पे हम फैक्टर को x लेते हैं, ठीक है, और NPV हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि NPV हमें 0 लाना है, ऐसी फैक्टर की वैल्यू बताओ। सो वी बेसिकली फाइंड आउट अ परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर वेयर NPV विल गेट 0, ठीक है। उस फैक्टर को, ये हर फैक्टर में हम निकाल लेंगे कि NPV 0 कितनी कहाँ पे आ रही है,
उसमें से जो भी फैक्टर का कम से कम परसेंटेज होगा, इसका मतलब होगा कि ये थोड़ा सा भी बदला तो एनपीवी जीरो हो जाती है, उसे मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कहा जाएगा। जो फैक्टर लीस्ट परसेंटेज चेंज के साथ एनपीवी को जीरो पे ला देता है उसे मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कहा जाएगा। कैसे निकालते हो सर? उस फैक्टर की बेस वैल्यू लेट से सेलिंग प्राइस 100 है और उसमें चेंज लेट से 100 का अगर आपने 90 भी कर दिया तो एनपीवी जीरो आ रही है, तो 10 रुपये का चेंज 100 रुपये में, यानी कि 10% सेंसिटिविटी हो गई सेलिंग प्राइस की। So percentage change, change in the base value divided by base value is the formula for sensitivity of factor। ठीक है, दूसरा मेथड देख लो। दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, एनपीवी को जीरो लाने के पीछे नहीं भागते, हम एक परसेंटेज ले लेते हैं, लेट से 10%, और सारे फैक्टर्स को 10% से एडवर्सली इंपैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं कि सेलिंग प्राइस 10% से गिर गई, वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ गई, क्वांटिटी सोल्ड 10% से कम हो गई, आपका लाइफ 10% से कम हो गया, डिस्काउंट रेट 10% से बढ़ गया। ऐसा एडवर्स इंपैक्ट डाल के आप पता करते हो कि एनपीवी में बेस जो एनपीवी निकाली थी उसमें कितना परसेंट बदलाव आया। सो व्हाट बेसिकली यू डू, यू टेक अ फिक्स परसेंटेज लाइक 10% चेंज इन द फैक्टर टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑन एनपीवी दैट इज परसेंटेज चेंज इन एनपीवी। 10% फैक्टर बदलने से एनपीवी कितना परसेंट बदलती है, और ऐसे में जो फैक्टर सबसे ज़्यादा एनपीवी को बदल रहा है, इम्पैक्ट उसका सबसे ज़्यादा एनपीवी पे आ रहा है, उस फैक्टर को सेंसिटिव फैक्टर बोला जाता है। आप इस मेथड से निकालो, उस मेथड से निकालो, आपका आंसर सेम ही आता है। जो भी फैक्टर सेंसिटिव, अगर इससे सेलिंग प्राइस आ रहा है तो उससे भी सेलिंग प्राइस ही आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब इस मेथड से अगर आप जाते हो तो सेंसिटिविटी फैक्टर में कैसे निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है सर। परसेंटेज चेंज आपने फैक्टर में कितना लिया था? 10%, और एनपीवी उससे कितनी बदली? लेट से 50% अगर आपकी एनपीवी बदली तो ये हो गई आपकी सेंसिटिविटी, वो आंसर आएगा 20% इज द सेंसिटिविटी ऑफ सेलिंग प्राइस। इससे निकालो या इससे निकालो, आंसर सेम ही आता है, सिंपल। बस दो अलग अलग मेथड के दो अलग अलग तरीके हो गए। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये बोलती है। ठीक है सर, सेंसिटिविटी एनालिसिस के बाद मैं सिमुलेशन एनालिसिस की बात करता हूँ। देखो, सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया, अब बात करते हैं सर सिमुलेशन एनालिसिस की। सिमुलेशन एनालिसिस आप रैंडम नंबर के साथ खेलने वाली बात है। देखो, सिमुलेशन एनालिसिस में सबसे पहले आप क्या करते हो, आप दिए गए डेटा में क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालते हो। लेट से आपको कैश फ्लोज दिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी है तो उसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट दिया है तो उसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी यानी कि ऊपर से लेके टोटल करते आते हो धीरे 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 धीरे। ठीक है, 2% के बाद 5 है तो वो 2 और 5 7 बन जाता है। ऐसे करके आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब आपकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इस तरीके से दिखेगी, 0, 5, 20, 35। तो अब आप की सेकंड स्टेज होती है रेंज जनरेट करना रैंडम नंबर की। कैसे जनरेट करोगे सर? ये 0 तो छोड़ दो, यहाँ पे 0 से लेके 0, 4, 0, 5 से लेके 1, 9, ये हो गया रेंज जनरेट करना। आप ये लास्ट नंबर छोड़ देते हो और वहाँ तक आप रेंज जनरेट करते हो। तो 4 तक ही पकड़ा मैंने, वो 5 मैंने आगे ले लिया। क्यों सर? क्योंकि आप कुछ तो प्रोबेबिलिटी छोड़ना चाहते हो कि रिस्क हो सकता है। तो हाँ, जब आप रेंज पूरा कंप्लीट करते हो तो आखिरी रेंज आपकी 99 पे आके रुकती है, 100 कभी भी नहीं होती। सो पहली स्टेज हो गई सर आपकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना। दूसरी स्टेज हो गई सर रेंज ऑफ रैंडम नंबर्स निकालना। अब क्वेश्चन में आपको कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करके दिए हुए थे, उन रैंडम नंबर्स को आप इस रेंज में ढूंढो कहाँ पे है, और वो वाली कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट की लाइफ या कॉस्ट उठा लो, और उस डेटा को उठाया जो आपने, वो आगे स्टेप 4, यूज द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स लाइक कैश फ्लोज, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। जो रैंडम नंबर आपने रेंज में ढूंढे उनकी कैश फ्लोज और वेरिएबल्स ले लिए, और उन वेरिएबल्स के मदद पे आप एनपीवी निकालो। सो दैट विल बी कॉल्ड एज सिमुलेशन एनालिसिस। 10 अलग अलग तरह के अगर रन है तो 10 अलग अलग तरह की कैश फ्लोज, 10 अलग अलग तरह की लाइफ, उन सब पे एनपीवी निकालोगे तो 10 अलग अलग तरह की एनपीवी भी निकलती है। दैट इज हाउ यू डू द सिमुलेशन एनालिसिस। सिमुलेशन एनालिसिस में बेसिक ये पहली 3 स्टेजेस है सर। पहले क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना, फिर रेंज निकालना, और फिर रैंडम नंबर जो क्वेश्चन में दिया उसे रेंज में ढूंढना। ये हो गई आपकी सिमुलेशन एनालिसिस। सिमुलेशन एनालिसिस के बाद सिनेरियो एनालिसिस की डिस्कशन करते हैं सर। सिनेरियो एनालिसिस में क्या होता है, आपको दिया रहता है कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट करता हूँ तो 3 सिचुएशन आ सकती है, वर्स्ट केस सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो या बेस्ट केस सिनेरियो। सिनेरियो का मतलब ये होता है कि अलग अलग इकोनॉमी या मार्केट में सिचुएशन के हिसाब से मेरे कैश फ्लोज में बदलाव आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी रहेगी सर। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना, टोटल करना इज योर सिनेरियो एनालिसिस, नथिंग एल्स। उसके बाद आता है सर जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी ध्यान दो सर, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे। लेट्स से कि आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो। अब 2 चीज़ें हो सकती है,
60% चांस है कि आप पास हो जाओगे, 40% चांस है कि आप फेल हो जाओगे। अब पास होने के बाद में भी तो दो चीज़ें हो सकती है, आपको रैंक आ सकता है या नो रैंक हो सकता है। पास होके ही रैंक या नो रैंक आएगा, फेल होके तो रैंक आता नहीं है। अब रैंक आने के चांसेस भी आपके मान लो लेट से 10% है और नहीं आने के चांसेस 90% है। ऐसा मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है यार, आप ही सर डीमोटिवेट करोगे तो कैसा होगा। तो रैंक आने के चांसेस 70% है, नहीं आने के चांसेस 30% है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? अगर मैं बोलूँ मेरे सिर्फ रैंक आने के चांसेस बताओ, तो वो 70% नहीं हुए सर। यहाँ पे तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो मैं पास होऊंगा रैंक के साथ, दूसरा मैं पास होऊंगा नो रैंक के साथ, तीसरा मैं फेल हो जाऊंगा। तो तीनों की जो टोटल आएगी वो 100% ही आनी चाहिए ना। अगर आप 70% यहाँ ले लोगे, 30 यहाँ ले लोगे, तो फिर फेल का क्या बचा? कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली तो यहाँ पे काम आती है सर जॉइंट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपके रैंक लाने की टोटल में प्रोबेबिलिटी अगर आप देखना चाहते हो एग्जाम देने के बाद से लेके सीधा रैंक आए, तो वो पहले तो 60% चांसेस है, उसके बाद 60 के भी 70% चांसेस है। तो 60 इंटू 70 करोगे आप, यहाँ पे आएगा 0.6 इंटू 0.7, तो ये आ गया 42%। फिर 0.6 इंटू 0.3 करोगे, ये रहा इस तरीके से 0.6 इंटू 0.3 करोगे, तो 0.6 इंटू 0.3, 0.6 इंटू 0.3, तो ये आ गया 18%। तो आपने क्या करा सर, आप इस 60% को आपने 70 और 30 में डिवाइड कर दिया, तो 42 और 18 आया, और ये बाकी 40%। तो अब टोटल करोगे तो 100% आती है। तो ये जो आपने निकाला ना 42 और 18%, इसको कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। डिसीजन ट्री एनालिसिस में आप क्या करते हो? डिसीजन ट्री एनालिसिस में आप ये डिसाइड करते हो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आपने एक प्रोजेक्ट शुरू करा, अगर प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल रहा तो आप और 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको 30 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो टोटल आपका यहाँ ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, 20 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो 5 लाख रुपए तो स्टार्टिंग में आपने लगा ही दिए थे, ये चेक करने के लिए कि प्रोजेक्ट वायबल है क्या। प्रोजेक्ट वायबल निकला तो आप 20 लाख रुपए का और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 30 लाख रुपए कमा सकते हो। तो नेट में कितना कमाया? 10 लाख। पर अगर प्रोजेक्ट फेल निकला तो फिर भी आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 8 लाख रुपए कमा सकते हो। तो उससे तो निगेटिव एनपीवी आ रही है 2। तो आप बताओ सेकंड वाले स्टेज में करोगे क्या? नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपका डिसीजन क्या निकलेगा? आपका डिसीजन निकलेगा कि डू नॉट इन्वेस्ट। तो डिसीजन ट्री एनालिसिस में आप स्टेज बाय स्टेज डिसीजन लेते जाते हो कि आगे करना क्या है, आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। और हर स्टेज की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी को उन कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करोगे। अब एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पे इसके चांसेस 50% है, इसके भी चांसेस 50% है सक्सेसफुल और फेल होने के। ठीक है, तो आप ये 50% को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सिंपल। पर बाकी जो 50% है उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे सर, क्योंकि प्रोजेक्ट फेल होने के बाद निगेटिव एनपीवी कोई नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे कि हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना यहाँ पे। तो 0 को 50% से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ऐसा वैल्यू बदलती है। हमारे डिसीजन पे डिपेंड करता है कि हमारी एनपीवी वहाँ पे क्या होगी। जब हमारे पास में ऑप्शन है, कंट्रोल में है, तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करके 10 का इन्वेस्टमेंट करके 8 लेके आऊँ। एग्जैक्टली, तो ये हो गया आपका डिसीजन ट्री एनालिसिस। ऐसे करते करते आप पीछे आते जाते हो और आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो। इसी का एक मॉडल है बाइनोमियल मॉडल, जो डेरिवेटिव्स में देखोगे, उसमें भी आप ऐसे नोट्स पे कैलकुलेशन करते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया कैपिटल बजटिंग। इसके बाद सर अदर टॉपिक्स की डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट क्या होती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखो, 2 प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है ये आपको डिसाइड करना है। पहले वाले प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली सारे कैश फ्लोज की और मिला कि यार यहाँ पे 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट में आप 5 लाख रुपए कमा सकते हो। अब आप दोनों 10 लाख और 8 लाख ले लो, तो आप क्या बोलोगे? यार दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए? पहला प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें 10 लाख कमा सकते हैं। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे प्रोजेक्ट ए ले लो, प्रोजेक्ट बी ले लो, इसमें 10 लाख, इसमें 8 लाख, मैंने अभी अभी बताया ना प्रेजेंट वैल्यू है। पर मैं अब थोड़ा सा एक चीज़ और डाल देता हूँ, लाइफ। प्रोजेक्ट ए चल रहा था आपका 5 साल के लिए और प्रोजेक्ट बी चल रहा है सिर्फ 2 साल के लिए। तो अब आप बताओ, वहां 5 साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हो, यहाँ 2 साल में 8 लाख रुपए कमा रहे हो, है तो प्रेजेंट वैल्यू। तो ऐसे में क्या डिसीजन आप ले सकते हो? नहीं ले सकते सर। कैपिटल बजटिंग में सबसे ज्यादा ईएसी का इस्तेमाल वहां होगा जहां पे लाइफ ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इज डिफरेंट। लाइफ ही डिफरेंट है तो प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट निकालते हैं सर। ये जो प्रेजेंट वैल्यू होती है इसको डिवाइड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से और फिर निकालते हैं ईएसी। थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। अब
ये रहा, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो ऐसे केस में आपकी स्टेप्स क्या होती है, थोड़ा ध्यान देना। ये कैश फ्लोज है आपकी, अलग 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 कैश फ्लोज है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ना, ये है वो 10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए, क्योंकि इस पे तो डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि लाइफ अलग अलग है। तो आप क्या करते हो, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करते हो, तो उससे आती है इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। तो जो आपकी अलग अलग कैश फ्लोज थी उसको अब हमने सेम कैश फ्लो में डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल वो भी लिया, फिगर्स भी लिए, 50, 100, 140, 170, 48 ऐसे करके आया। 10% से आपने डिस्काउंटिंग करा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई 379। उसको एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करा तो एन्युटी आ गई 100 रुपये की। तो आप देखो हर साल 50 या 100 या 140, 170, 48 लेने के बजाय अगर आप हर साल 100 रुपये भी लोगे तो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू 379 ही आती है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप प्रोजेक्ट ए का ईएसी निकालोगे, प्रोजेक्ट बी का ईएसी निकालोगे, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट या इक्वेटेड एनुअल बेनिफिट भी बोल सकते हो आप उसको। मोस्टली कॉस्ट निकालते हैं इसलिए हमने कॉन्सेप्ट में कॉस्ट लिखा है, पर बेनिफिट भी हो सकता है ना, हर साल का फायदा। इनफ्लो है तो बेनिफिट, आउटफ्लो है तो कॉस्ट, ठीक है। जिसमें भी, जिस ऑप्शन में भी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट सबसे कम है वो ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद है। जिसमें इक्वेटेड एनुअल बेनिफिट सबसे ज्यादा है वो ऑप्शन आपके लिए फायदे में है, क्योंकि अब दोनों कंपेरेबल बन गए ऑप्शन। दोनों में आपकी जो कॉस्ट और बेनिफिट है वो सेम आ रही है, सेम ईयर की है। एक सेकंड ना, ये रहा। अब दोनों केस में, दोनों प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट ए हो या प्रोजेक्ट बी हो, दोनों केस में आपका कंपेरेबल बन गया ईएसी के बेसिस पे, क्योंकि ये एनुअल है, ये भी 1 साल की, ये भी 1 साल की। अब डिसाइड कर लो, फायदा जहां ज्यादा है वो चूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। अच्छा, रिप्लेसमेंट एनालिसिस की बात करते हैं। रिप्लेसमेंट एनालिसिस में आप मशीन को रिप्लेस करने का सोचते हो, आपके पास में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अभी रिप्लेस करूं, 1 साल बाद रिप्लेस करूं, 2 साल बाद रिप्लेस करूं या 3 साल बाद में रिप्लेस करूं। तीनों चारों केस में आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, पर हालांकि थोड़ा सा ध्यान देना, हर केस में आपकी लाइफ अलग अलग होगी प्रोजेक्ट की। अगर लाइफ अलग अलग है तो इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट निकाल के डिसीजन लो, आपको ज्यादा फायदेमंद होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल में भी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट निकाल के ही डिसीजन लेना है आपको, आसान बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये दोनों में मोस्टली आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। हो सकता है इसमें तो करना ही पड़ता है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में नहीं करना पड़ता। पर रिप्लेसमेंट एनालिसिस के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना कि कहीं पे प्रोजेक्ट की लाइफ बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है, ज़्यादा होती है, तो आपको कहीं पे आपको रुकना पड़ेगा और उसके बाद हर ऑप्शन में कॉमन कैश फ्लोज दिखेगी, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करो, मैं आपको अभी अभी बता देता हूँ, क्यों फालतू में इतनी सारी बातें करना। ये देखो, ठीक है। अब मेरे पास में ये रिप्लेसमेंट एनालिसिस का एक क्वेश्चन है एग्जाम अपने रेगुलर बैच से, ठीक है। सो 1 ईयर, देखो ऑप्शन क्या थे मेरे पास में, अभी रिप्लेस करूँ, 1 साल बाद करूँ, सेकंड 2 साल बाद करूँ, 3 साल बाद करूँ या 4 साल बाद करूँ। आप देखना पहले साल में, पहले वाले में मेरे पास में 8 साल का ऑप्शन है, 8 साल की लाइफ है, इसमें 9 साल की लाइफ है, इसमें 10 साल की, इसमें 11 या इसमें 12 साल की। अब इतने कैलकुलेशन में कहाँ पे करते जाऊँगा, मैंने क्या करा, नई मशीन जो आई उसकी ईएसी निकाल के बांट दी। जो ब्लू कलर में दिख रही है आपको वो है नई मशीन की ईएसी, 28,600 रुपये। और आप नोटिस करना, मैंने सारे ऑप्शंस में ये बांट दिया और 4 साल बाद सारे ऑप्शन में 4 साल बाद सेम कैश फ्लो आ रही है, 28,600, 28,600, 28,600। और ये परपेचुअली रिप्लेस होती जानी है ना सर। 8 साल बाद में भी कोई मशीन, मेरी मैं धंधा थोड़ी बंद कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी 28,600 आती जाएगी, ये आती जाएगी, आती जाएगी। तो इसका मतलब मैंने मेरे सारे कैलकुलेशन को 4 साल के एंड में रोक दिया, जहां पे डिफरेंट कैश फ्लोज आ रही थी और जहां पे सेम कैश फ्लोज आ रही है, उससे मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। अब आपको अगर पांचों ऑप्शन में 28,600 की इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ी तो सेम ही तो प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो आप। डिसीजन कहां बदल रहा है, फिगर्स बदल रही है, डिसीजन नहीं बदलेगा आपका। सो आप वहां तक ही कैलकुलेशन करो जहां तक आपकी कैश फ्लोज डिफरेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्लेसमेंट एनालिसिस। अच्छा, आपका हो गया क्या, इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट एनालिसिस, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल हो गया। इसमें तो ईएसी निकालना है, हर 1 साल, हर 2 साल, हर 3 साल, हर 4 साल में जब हमको मशीन बदलनी है तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है, तो इसलिए ईएसी निकालो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारे सिलेबस में है प्रोजेक्ट आईआरआर और इक्विटी आईआरआर। आईआरआर का मतलब होता है कि एक ऐसा रेट जिसपे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करे तो एनपीवी 0 आती है। अब प्रोजेक्ट और इक्विटी आईआरआर बहुत सिंपल है सर। प्रोजेक्ट आईआरआर के केस में सिंपल सी बात है, आउटफ्लो लोगे डेट और इक्विटी वाला दोनों, और इनफ्लो लोगे ऐसा जो अर्निंग है दोनों की। प्रोजेक्ट में इनफ्लो दोनों का और
आउटफ्लो दोनों का। सो जो क्वेश्चन था प्रोजेक्ट और इक्विटी आईआरआर पे, मैं सिंपल बता देता हूँ। इसमें 200 करोड़ थे इन्वेस्टमेंट डेट और इक्विटी का मिला के, इक्विटी का सिर्फ 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। तो जब इक्विटी आईआरआर निकालोगे तो आउटफ्लो लोगे 50 करोड़ का, और प्रोजेक्ट आईआरआर निकालोगे तो आउटफ्लो लोगे 200 करोड़ का। सिंपल से बात है, ये आउटफ्लो तो ले लिया, लेकिन न्यूमरेटर में जो अर्निंग लेनी पड़ती है एनुअल कॉस्ट, वो प्रोजेक्ट आईआरआर में ऐसी लो जो दोनों के लिए, जिसमें से दोनों को बांटा जाना है, और इक्विटी आईआरआर में वो लो जो सिर्फ इक्विटी वालों का हक बनता है, और उससे एक ऐसा रेट निकालो जिसपे एनपीवी आपकी जीरो आती है, तब है मजा। एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू को सर थोड़ा सा होल्ड करो, या मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में बता दूंगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। इसी के साथ हमारा ये एडवांस कैपिटल बजटिंग वाला चैप्टर हो गया खत्म। सर वापस से देख लेना ऊपर ऊपर से क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं सर सिक्योरिटी एनालिसिस। इसमें आपके सिर्फ 3 टॉपिक है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो बाकी थ्योरी तो बहुत सारी भरी पड़ी है, वो हम अभी नहीं देखेंगे। सबसे पहला था सर हमारा मूविंग एवरेजेस, उसके बाद था इफिशिएंट मार्केट थ्योरी, और उसी में से हमने निकाला कि मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग वीक फॉर्म ऑफ इफिशिएंट मार्केट। आओ फॉर्मूला देख लेते हैं। आ जाओ। मूविंग एवरेजेस सर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज से चलते हैं तभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे पहुंचेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब क्या है सर, आपको जितने भी स्टॉक की क्लोजिंग प्राइसेस दी हुई है डेटा में, उनके टोटल करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो। 10 दिन की क्लोजिंग प्राइस है, 10 दिन का टोटल करो डिवाइडेड बाय 10 करो, आपको सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है ये भी मैं बता देता हूं सर। प्रॉब्लम यह है कि आपने जैसे ही टोटल करके 10 से डिवाइड करा, आपने हर दिन की क्लोजिंग प्राइस को सेम वेट दिया, सेम इंपॉर्टेंस दिया, है ना, क्योंकि 10 से डिवाइड करा। अब सेम इंपॉर्टेंस देना ही तो गलत हो गया। आप सोचो कि गोल्ड की प्राइसेस आज अगर आपको खरीदनी है, या आज गोल्ड की प्राइसेस अगर आप देख रहे हो, तो आपको कल की, परसों की, 1 साल 2 साल 3 साल पहले की गोल्ड की प्राइसेस से लेना देना ज़्यादा पड़ता है। आपको आज से ठीक 50 साल की जो पहले की गोल्ड की प्राइस थी, 10-15 रुपये में अगर मिलता था कुछ, तो वो ज़्यादा काम की नहीं है, अब वो रिलेवेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन जितनी पुरानी होती जाती है उसकी इंपॉर्टेंस गिरती जाती है। सो बोलना यह है कि करंट प्राइसेस को, जो अभी अभी पिछले 1-2 साल की हुई है, उनको ज़्यादा वेट दो, ना कि पुरानी प्राइसेस को। पर सिंपल मूविंग एवरेज में प्रॉब्लम ही यही है कि सबको इक्वल वेट दिया गया, सो इट गिव्स इक्वल वेट टू ऑल द प्राइसेस। हमें एक ऐसी मेथड चाहिए, सॉल्यूशन क्या है, वी नीड अ मेथड विच गिव्स मोर वेट टू करंट प्राइसेस एज कंपेयर टू द पास्ट प्राइसेस। ठीक है सर। तो इसी के लिए आया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका इंश्योर करता है कि करंट प्राइस को सबसे ज़्यादा वेट दिया गया है, और बचा कुचा वेट आपका पुराने ईएमए को या पुरानी प्राइसेस को दिया हुआ है। सो सबसे ज़्यादा वेट जो है हम उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। टोटल वेट कितना होता है सर 1, ठीक है। तो अगर मैंने 1 में से एक्सपोनेंट ले लिया तो बचा हुआ ये वेट ये हो गया 1 माइनस एक्सपोनेंट, ठीक है। अब फॉर्मूला देखना, आपने क्या करा, करंट प्राइस, सारी प्राइसेस ली, 1 2 3 4 5, मान लो ये करंट प्राइस है, तो यहाँ पे ये उठा ली, 5वीं करंट प्राइस उठाई, उसको एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करा, और इन चारों का जो पुराना ईएमए निकल के आया था उसको मैंने 1 माइनस ई से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ध्यान देना, ये आपका वेटेड एवरेज ही, अगर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दोगे तो ये वो परसेंटेज है 10%, और ये वो परसेंटेज है 90%। सो 100 में से 10% आपने सिर्फ एक ही प्राइस को दे दिया यहाँ पे, बाकी सारा आपने प्रीवियस ईएमए को दिया। सो द फॉर्मूला फॉर ईएमए इज नथिंग बट करंट प्राइस इंटू एक्सपोनेंट प्लस प्रीवियस ईएमए इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट, ठीक है। ये एक्सपोनेंट क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर नहीं दिया रहा तो 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, ठीक है। ये हो गया आपका ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके बाद सर बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट इफिशिएंसी। 3 फॉर्म होते हैं सर मार्केट के, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सिंपल सी बात है, हम मार्केट को वीक फॉर्म कब बोलते हैं, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब बोलते हैं। मान लो कोई शेयर आप खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप खरीदना चाह रहे हो वो शेयर। अब वो शेयर में अगर पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम जो ट्रेड किया गया है, पुरानी इंफॉर्मेशन जो आपके पास में है, उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी है, तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक्स्ट्रा रिटर्न उस शेयर में नहीं कमा सकते, क्योंकि उस चीज़ का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीन टिक करा। हाँ, ऐसे में अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन और प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपके पास आती है जिसका इम्पैक्ट उस शेयर के प्राइसेस में नहीं है, तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो। तो जो स्टॉक की प्राइस में ये डेटा का इम्पैक्ट है पर इन दोनों का इम्पैक्ट नहीं है, उसे वीक फॉर्म मार्केट कहते हैं। हम वहां पे बोलेंगे कि मार्केट इज वीकली इफिशिएंट, पहला पार्ट। दूसरा हम ये बोलेंगे कि पुरानी प्राइसेस से
कोई लेना देना नहीं है अभी की प्राइसेस का, क्योंकि पुरानी प्राइसेस का इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। इन्वेस्टर एक्स्ट्रा रिटर्न सिर्फ इन दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कमा सकता है जो इंफॉर्मेशन मार्केट में इंक्लूडेड नहीं है प्राइस में। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब कहेंगे कि कोई शेयर की प्राइस में आपका पुराना प्राइसेस का डेटा और वॉल्यूम का डेटा का इम्पैक्ट है। पब्लिक इंफॉर्मेशन भी जो मार्केट में अवेलेबल है उसका भी चेंज आ चुका है, तो उसको सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट बोलेंगे। यानी कि अब अगर आपके पास में, इन्वेस्टर के पास में ये दो इन्फॉर्मेशन भी है, तो उसके बेसिस पे वो शेयर्स को खरीद के एक्स्ट्रा रिटर्न हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी वजह से जितना शेयर ने बढ़ना चढ़ना था वो हो चुका है, अब नहीं बदलेगा उसकी वजह से। अब अगर शेयर की प्राइसेस में कोई इन्फॉर्मेशन में कोई बदलाव आना है तो वो सिर्फ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास में है तो इस मार्केट में भी आप एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो। पर अगर कोई शेयर की प्राइस में तीनों इन्फॉर्मेशन का इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका है तो वो मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब आपके पास इनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आप एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं कमा सकते। ठीक है सर, ये हो गया वीक फॉर्म। क्या हम 3 हिस्से देखते हैं कि वीक फॉर्म मार्केट वीकली इफिशिएंट है, ये पता कैसे लगाते हैं। देयर आर 3 मेथड्स। पहली मेथड है सर ऑटो या सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, दूसरी मेथड है रन टेस्ट और तीसरी मेथड है फिल्टर रूल्स टेस्ट। ठीक है, ऑटो और सीरियल कोरिलेशन टेस्ट देखते हैं। इसके बारे में कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ पे हम निकालते हैं, ये आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखोगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा रिस्क मैनेजमेंट के पहले कि R -1, 0 और +1 का रेंज होता है R का। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस क्वेश्चन में निकालने के बाद, ऑटो कोरिलेशन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के बाद में वो कोरिलेशन आपका इफ इट इज़ क्लोजर टू 0 तो हम बोलेंगे मार्केट वीकली इफिशिएंट है। पर अगर वो R जो आ रहा है आपका वो सिग्निफिकेंटली अवे फ्रॉम 0 है तो हम बोलेंगे मार्केट वीकली इनएफिशिएंट है। एग्जांपल के लिए मान लो कि आपकी वैल्यू आई है 0.04, ये 0 के काफ़ी नज़दीक है, तो हम बोलेंगे मार्केट वीकली इफिशिएंट है। पर अगर आपकी R की वैल्यू आई है 0.14 तो हम बोलेंगे कि ये 0 से काफ़ी दूर है। मतलब 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके दूर हो गया अब ये, तो हम बोलेंगे कि मार्केट वीकली इनएफिशिएंट है। वीकली इफिशिएंट होना इसका मतलब पुरानी प्राइसेस का करंट प्राइसेस से कोई लेन देन नहीं है, ट्रेंड पैटर्न कुछ फॉलो नहीं होता। पर अगर वीकली इनएफिशिएंट है इसका मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तभी तो कोरिलेशन बढ़ता जाएगा। देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द पास्ट प्राइसेस विद द करंट प्राइसेस एंड इन्वेस्टर कैन अर्न एक्स्ट्रा रिटर्न विद दिस। सो दिस इज व्हाट द ऑटो और सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। ये कोरिलेशन कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में देखेंगे। रन टेस्ट की बात करते हैं सर। रन टेस्ट एक मेथड है आपकी जिससे आप पता लगाते हो कि मार्केट वीकली इफिशिएंट है या नहीं है। चलो, आप सबसे पहले क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ रन निकालते हो। इसका मतलब, रन का मतलब क्या है कि आप कि मान लो 20 एक दिन के लेट से प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस 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 बहुत चला, फिर प्लस और प्लस, ऐसा। अब अगर ऐसा दिया हुआ है तो रन किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। जहाँ पे प्राइस पैटर्न सेम रहता है वो एक रन कहलाता है, और जहाँ पे आपका प्राइस का पैटर्न बदल गया या डायरेक्शन बदल गई वो रन पुराना वाला खत्म होकर नया शुरू हो जाता है। ये हो गया सर आपका 1 रन, ये 2 रन, ये 3 रन, ये 4 रन। वो सर एक ही दिन का प्लस आया था पर फिर भी वो 1 रन पूरा कंप्लीट, ये 5वां, ऐसे, इसको कहते हैं रन। ठीक है सर, तो टोटल नंबर ऑफ रन निकालो। आपको एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, मैंने एग्जांपल लिया था यही चीज़ का कि 8 रन हो गए आपके टोटल, मान के चलो। अब आप एक काम करो कि इस पूरे एग्जांपल में कितने पॉजिटिव प्राइस चेंजेस है वो निकाल लो। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइस चेंजेस मान लो 11 आ गए, निगेटिव कितना गया प्राइस, कितने दिन गिरी प्राइस, वो निकाल लो। आपका स्टॉक है, कोई सेंसेक्स है, उन सब के प्राइसेस पे हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कितनी बार ऊपर गई कितनी बार नीचे गई, तो वो N1 N2 कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। R निकाल लिया, नंबर ऑफ रन, N1 N2 निकाल लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस चेंजेस। उसके बाद 2 चीज़ निकालेंगे सर, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन आपका है 2 × N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 + N2 + 1। ये थोड़ा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा पर ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं सर। तो इससे आपका मीन आएगा 10.56। ये जो 1 रखते हैं ये हमने एरर का स्कोप रखा है इसलिए +1 ऐड करते हैं। चलो ठीक है, आगे देखो। फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अंदर में न्यूमरेटर में देखना फॉर्मूला वो ये सर, 2 × N1 N2, ये वाला पार्ट पहले आता है और उसके बाद वापस रिपीट होता है अंदर, 2 बार कंटिन्यूअस है। 2 N1 N2 इन ब्रैकेट 2 N1 N2 -N1 -N2। नीचे में आप लोगे N1 + N2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय N1 + N2 -1। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, बिना स्क्वायर रूट के वेरिएंस आता है। अब आपके पास में मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ गया है। इन दोनों की मदद से और टी
टेबल की मदद से, ध्यान देना सर, टी टेबल की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, आप निकालोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन विल गिव यू लोअर और अपर लिमिट, लेट से 6 और 14। अब आप देखो कि आपने जो सबसे पहले आर निकाला था 8, वो क्या लोअर और अपर लिमिट के बीच आ रहा है? सो आप देखोगे 8 लाइज इन बिटवीन 6 एंड 14। दैट मीन्स आपका मार्केट वीकली इफिशियंट है। ठीक है, रन टेस्ट आपका ये सक्सेसफुल हुआ, मार्केट वीकली इफिशियंट है। पर अगर आपका ये नंबर आता लेट से 15, तो आप बोलते कि यार ये 15 तो इन दोनों के बीच में नहीं आता, इसका मतलब मार्केट वीकली इनइफिशियंट है। कहानी खत्म। आपको आखिरी में ये कंपेयर करना होता है कि आपका जो स्टेप 1 का आर है वो स्टेप 6 और 7 के बीच आता है या नहीं आता है। आता है तो वीकली इफिशियंट, नहीं आता है तो वीकली इनइफिशियंट है। बस खत्म। फिल्टर रूल टेस्ट आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में या म्यूचुअल फंड में देखने मिलेगा। फिल्टर रूल टेस्ट क्या है सर, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। आप यहाँ पे क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि अगर मार्केट 5% से ऊपर नीचे जाएगा तभी मैं बाय या सेल करूंगा। अगर 2% या 3% से ऊपर नीचे जाता है तो मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, क्योंकि ये बहुत छोटा चेंज है, उसके लिए मेरे को ट्रांजेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक फिल्टर, एक रूल बना लोगे आप, है ना, अपने लिए कुछ रूल्स बना लेते हो कि उसी हिसाब से अगर मार्केट में मूवमेंट आई तो ही मैं बाय और सेल करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज फिल्टर रूल टेस्ट। ठीक है सर, यहाँ तक हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस खत्म हुआ सर। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं आता हूँ सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। चलो सर आगे बढ़ते हैं अब, और सिक्योरिटी वैल्यूएशन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रिवीजन वाला टॉपिक। अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं वो थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर देखा, एडवांस कैपिटल बजटिंग देखा और सिक्योरिटी एनालिसिस देख लिया। ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सर। हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी बेसिक्स से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद हमने देखा था रिस्क बिफोर, रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या क्या टॉपिक्स की ज़रूरत थी। उसके बाद एक्चुअल में जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर में हमने टॉपिक देखे कॉन्फिडेंस लेवल से लेके वार तक। उसके बाद हमने शुरू करा था एडवांस कैपिटल बजटिंग, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक्स देखे, उसके बाद रिस्क एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स देखे और उसके बाद में अदर टॉपिक्स देखे। और उसके बाद लास्ट में देखा था सिक्योरिटी एनालिसिस का छोटा सा चैप्टर, जिसमें प्रैक्टिकल के 2 पार्ट है, एक तो आपका मूविंग एवरेजेस वाला और दूसरा रन टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट और फिल्टर रूल्स टेस्ट वाला। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का स्टार्ट करते हैं सर। फॉर्मूला बुक पे आएंगे। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट देखो, आप आगे बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज़ करके सिक्योरिटीज़ को वैल्यू करना चाहते हो। सिक्योरिटी वैल्यूएशन का मतलब ही यही होता है कि सिक्योरिटी यानी कि इक्विटी प्लस डेट हो गया, आपका बॉन्ड्स हो गए और प्रेफरेंस हो गए, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में होते हैं, उन सब की प्राइसिंग निकालना इज सिक्योरिटी वैल्यूएशन। और प्राइसिंग निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स, अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग थेरीज का इस्तेमाल आप करने वाले हो। उन थेरीज की मदद से जो प्राइस निकल के आएगी उसको कहा जाएगा थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। ठीक है, आ जाओ। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेट्स से इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर पे फोकस करते हैं। स्टार्टिंग इक्विटी शेयर से करेंगे सर, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इक्विटी शेयर, आप मार्केट में कोई शेयर खरीदना चाहते हो, 100 रुपये का मार्केट में प्राइस है उसका, तो उसे कहेंगे एक्चुअल मार्केट प्राइस, AMP। अब आपने प्राइस निकाली अपनी थेरी वाली, वॉल्टर से, गॉर्डन से, FCFE से, जिससे भी निकाली। सो थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आपकी अगर निकल के आई 90 रुपीज़, तो आप क्या बोलोगे, 100 इज़ ग्रेटर दैन 90। एक्चुअल मार्केट में शेयर्स ये महंगा बिक रहा है, 90 में बिकना चाहिए था, 100 में बिक रहा है, ज़्यादा बिक रहा है, ओवर वैल्यूड है। आप इसको क्या कहोगे, महंगा है ये शेयर, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी आपके हिसाब से, 90, पर है कितनी, 100, तो वो महंगा हो गया। महंगी चीज़ें आप क्या करते हो, सेल करते हो, है ना। महंगी चीज़ें खरीदोगे क्या, नहीं। एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर 100 की और आपके हिसाब से भी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस 100 की आती है, तो एग्जैक्टली आपके हिसाब से जो होना चाहिए था वो मार्केट में है शेयर्स का, तो आप बोलोगे करेक्टली वैल्यूड है, यू कैन होल्ड द शेयर। प्रैक्टिकली यू कैन बाय एंड सेल एज वेल। ओके, अगर आपकी एक्चुअल मार्केट प्राइस 100 आती है और थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस क्वेश्चन में आपने जो निकाली वो लेट्स से 120 है, सो आपके हिसाब से ये शेयर मार्केट में 120 रुपये का मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिल रहा है 100 रुपीज़ में, तो सस्ता मिल रहा है। आप उसको बोलोगे अंडर वैल्यूड है, आप बोलोगे हिंदी में उसको सस्ता है, तो सस्ती चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए। सो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका डेरिवेटिव्स में भी बहुत बार यूज़ होता है सर, आर्बिट्राज करने के टाइम पर भी बहुत बार यूज़ होता है। अगर प्राइसिंग ओवर है तो बेचो, अंडर है तो खरीदो। ठीक है, इसके बाद सर आते हैं सबसे पहला, अच्छा वॉल्टर मॉडल पर भी आने के पहले अब मैं इक्विटी वैल्यूएशन की बात करता हूँ मोस्टली, कि इक्विटी की वैल्यू निकालने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है मेरे पास, में टाइम कम था तो मैंने पूरी लिस्ट नहीं बनाने में उतना टाइम मिला नहीं, और एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है, तो मतलब एग्जॉस्टिव यानी कि हमने अलग अलग चैप्टर का सबका उठा के एक जगह पे लेके आने वाली जो प्रोसेस थी वो नहीं पूरी कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि कवर को पूरा नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि अलग अलग अब स्केटर्ड है थोड़ा सा। देख लो, यहाँ से शुरुआत करेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है हमें। सबसे पहला अप्रोच देखो,
पी मल्टीपल से आप कैसे शेयर की वैल्यू निकाल सकते हो, जो पी रेशियो है मल्टीप्लाइड बाई ईपीएस करोगे तो आपकी मार्केट प्राइस आती है, ठीक है। एक और मेथड है सर मार्केट वैल्यू। अगर आपके पास कंपनी की मार्केट वैल्यू दी हुई है तो उस मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, आपकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। हम बुक वैल्यू को बात करते हैं। अगर इक्विटी की बुक वैल्यू निकालना है तो इक्विटी कैपिटल ले लो, शेयर कैपिटल, रिजर्व से सरप्लस ले लो। ये टोटल कैपिटल हो गया इक्विटी का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे तो बुक वैल्यू निकल के आ जाएगी एक शेयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर थ्योरी पे। पहली थ्योरी है आपकी वॉल्टर्स मॉडल, उसके बाद आता है गॉर्डन्स मॉडल। अच्छा, वॉल्टर्स मॉडल क्या बोलता है? वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, ये दोनों के दोनों परपेचुइटी वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सर। अभी अभी हमने जो देखा, P इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये रेट क्या होता है, हमें रिक्वायर्ड रेट होता है। अब इक्विटी वालों के लिए रिक्वायर्ड रेट तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, और एनुअल कैश फ्लो यानी कि जो हमें कमाई हो रही है। वॉल्टर बोलता है कि यहाँ पे ले लो आप टोटल अर्निंग्स, अर्निंग्स को कैपिटलाइज करो और आपकी मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगी इक्विटी शेयर की। सिंपल सिंपल। अब उन्होंने क्या करा, अर्निंग्स को दो हिस्सों में बांट दिया, डिविडेंड और रिटेंशन। ये रहा, ध्यान देना। मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल इज नथिंग बट न्यूमरेटर में डिविडेंड लोगे, ये पहला वाला पार्ट हो गया, प्लस दूसरा पार्ट है आपका रिटेंशन का, ई माइनस डी वाला पार्ट। अगर आप देखोगे अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, ये है रिटेंशन का। तो कंपनी जितना रिटेन करके रख रही है उस पर कंपनी एक्स्ट्रा कितना कमा रही है, इज आर डिवाइडेड बाई के ई, है ना। आर ये है, के ई है इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, आर है कंपनी कितना कमा रही है। सो आर डिवाइडेड बाय के ई जैसे ही करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में कंपनी ज़्यादा कितना कमा के दे रही है उस रिटेंशन पे जो कंपनी ने अपने पास रख लिया। क्योंकि डिविडेंड तो अमाउंट हमारे पास आ चुकी है इन्वेस्टर्स के पास में, तो उसको वो के ई पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल अर्निंग न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में के ई है, अर्निंग के दो हिस्से हो गए हैं यहाँ पे। वॉल्टर मॉडल बोलता है डी प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई विल बी द मार्केट प्राइस। ये थ्योरेटिकल प्राइस है मार्केट की, ठीक है, इक्विटी की। तो ये रहा आपका वो फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्टर मॉडल के हिसाब से ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो नाम की भी कोई चीज़ होती है। एग्जांपल में समझाता हूँ, ध्यान देना सर। ये आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कंपनी कमा रही है इन्वेस्टर्स के पैसों पे, और केई है एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर इन्वेस्टर कंपनी को पैसा दे रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% आप हमें कमा के दो, और कंपनी उस पर 12% कमा के दे रही है, तो कंपनी ज़्यादा कमा के दे रही है। अब आप बताओ, इन्वेस्टर क्या चाहेगा, जितना भी कंपनी में ने प्रॉफिट कमाया वो अपने पास ही रखे, क्योंकि वो हमको दे देगी तो हम तो 10% कमाएंगे, कंपनी तो ज़्यादा कमा के दे रही है। सो इन्वेस्टर बोलेगा कि ऑप्टिमम डिविडेंड दैट यू शुड पे इज 0%। हमें कुछ भी मत दो, आप खुद के पास रखो, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा कमा सकते हो। सो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 0%, ठीक है। आगे आपका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर कंपनी इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिविडेंड पे करती है, इस केस में 0%, तो मार्केट प्राइस कंपनी की हाईएस्ट रहेगी। आप फॉर्मूले में रख के देखना वॉल्टर वाले। अगर आरओई आपका लेट से 12% छोड़ दो, हमारी एक्सपेक्टेशन 10% है, लेकिन कंपनी सिर्फ 8% कमा के देती है, तो इसका मतलब तो गलत हो गया ना। ये तो हम खुद 10% कमा सकते हैं हमारे बलबूते पे, और कंपनी सिर्फ 8% कमा के दे रही है, तो हम बोलेंगे कि भाई जितना भी कमाया आप हमको दे दो, हम ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे। ऐसे में ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बनता है आपका 100% का, और कंपनी अगर फॉलो करेगी तो हाईएस्ट मार्केट प्राइस रहेगी, कंपनी फॉलो नहीं करेगी तो मार्केट प्राइस उसकी हाईएस्ट नहीं रहेगी। अगर आरओई और केई सेम है, यानी कंपनी भी 10% कमा रही है, आपकी भी उम्मीद 10% की है, तो अब फर्क नहीं पड़ता आप डिविडेंड बांटो या मत बांटो, कितना बांटो, मार्केट प्राइस विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम, इनडिफरेंट रहेगी। क्यों सर? अरे सिंपल सी बात है, कंपनी भी उतना कमा सकती है, हम भी उतना कमा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा का फायदा क्या है, किधर भी रख दो पैसा, है ना। सो ये हो गया सर ऑप्टिमम डिविडेंड के हिसाब से, ये हो आपका वॉल्टर मॉडल। सेकंड वाला मेथड लेके चलते हैं गॉर्डन्स मॉडल। अब गॉर्डन क्या बोलता है, यार देखो वॉल्टर भाई साहब तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये ना न्यूमरेटर में पूरी अर्निंग ले लेते हैं, जबकि अर्निंग में से रिटेंशन वाला जो पार्ट है वो कभी इन्वेस्टर को मिलता ही नहीं है। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है शेयर्स में, उसको तो सिर्फ डिविडेंड ही मिलता है ना, तो डिविडेंड ही लो ना सिर्फ न्यूमरेटर में, तो उन्होंने ले लिया डिविडेंड। ये फॉर्मूला और कुछ नहीं सर, आपका परपेचुइटी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला ही है, सिंपल सिंपल। एनुअल कैश फ्लो में इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड को कैपिटलाइज कर लिया, ठीक है। गॉर्डन्स ने इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अपडेट करा, उसने बोला कि डिविडेंड हर साल सेम तो नहीं रहेगा, वो तो बढ़ता जाएगा, तो उसमें ग्रोथ भी इंक्लूड कर देते हैं। तो फिर आया गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में क्या हुआ, इस डिविडेंड में हमने ग्रोथ ऐड कर दी, D0 इन ब्रैकेट 1 + G, और नीचे में हमने ग्रोथ माइनस कर दी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस G, ठीक है। तो ये जो D0 इन ब्रैकेट 1 + G है, ये अगले साल का डिविडेंड बन जाता है। या तो D1 ले लो न्यूमरेटर में, या तो D0 इंटू 1 + G ले लो। अगर ऑलरेडी D1 है तो उसमें और ग्रोथ ऐड नहीं करना ना, ये तो 0 पॉइंट का है, ये यहाँ का है, ये 0 पॉइंट का है, ये यहाँ का है, तो आप न्यूमरेटर में जो लेना है आपको वो नेक्स्ट ईयर का ही लेना है। अगर स्टार्टिंग का दिया है तो उसमें ग्रोथ ऐड करो, और ऑलरेडी एंड का दिया है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में ना
वो डिविडेंड 0 पॉइंट का है, पास्ट है या अगले साल का, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए वर्ड्स कुछ ध्यान में रखना। D0 वो दिया रहेगा करंट ईयर डिविडेंड, पास्ट डिविडेंड, जस्ट पेड डिविडेंड। ये सब चीज़ें, ऐसे वर्ड्स जो है ये इंडिकेट करते हैं कि ये डिविडेंड पुराना है। पर नया जो डिविडेंड, अगले साल का जो डिविडेंड होगा आने वाला, उसमें वो बोलेंगे नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड। वो ये बोलेंगे कि एंटिसिपेटेड डिविडेंड। ठीक है, मतलब हर अपने वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे जिससे वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्रेडिक्टेबल डिविडेंड जो भी होगा, है ना, तो उससे वो D1 होगा। तो आपको इन वर्ड्स से समझना पड़ेगा कि वो D1 है या D0 है, क्योंकि तब आप डिसाइड करोगे कि ग्रोथ ऐड करना है कि नहीं करना है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में तो वैसे भी माइनस करना है। तो ये हो गया सर डिविडेंड का ग्रोथ मॉडल। अब एक थोड़ा सा गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल, अब एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेके चलते हैं कि अगर गॉर्डन हर साल डिविडेंड हर साल जरूरी नहीं कि ग्रो करे, हो सकता है कि डिविडेंड डिक्लाइन भी हो। हर साल डिविडेंड कम होता जा रहा है, पिछले साल 10 था, अब 5 हो गया, 10 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 7 हो गया। सो डिक्लाइनिंग मॉडल अगर होगा, डिविडेंड डिक्लाइन हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है सर, वहाँ पे आपने न्यूमरेटर में ग्रोथ ऐड करी थी, यहाँ पे माइनस कर दो। यहाँ डिनोमिनेटर में ग्रोथ माइनस कर दी थी, यहाँ पे ऐड कर दो। सिंपल सिंपल ऐसे चलना है। ठीक है, ये हो गया सर गॉर्डन का डिक्लाइनिंग मॉडल। अब बात करते हैं सिंगल पीरियड होल्डिंग। अगर है, मैंने शेयर आज खरीदा, 1 साल में उसको बेच दिया, तो 1 साल में मुझे क्या मिला? कैश फ्लोज। अब ध्यान में दो, अगर उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, हम क्या कर रहे हैं इसमें? शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं इन सब मेथड से। तो आज की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? फ्यूचर में मिलने वाले सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। एक इन्वेस्टर को इक्विटी में क्या क्या मिलता है कैश फ्लो के नज़र में? एक तो डिविडेंड मिलता है, और जब वो शेयर बेचेगा तो उसकी मार्केट प्राइस मिलेगी। सो ध्यान देना सर, 1 साल के लिए अगर आप रखते हो तो डिविडेंड को डिस्काउंट कर लो 1 साल से, और मार्केट प्राइस जिस प्राइस पे बेचा 1 साल बाद में उसको भी डिस्काउंट कर लो, या इन दोनों को ले लो न्यूमरेटर में ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 1 + KE। तो आपने क्या करा? सिंपल डिस्काउंट करा, दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल सी बात है। आज अगर मेरे को 100 रुपये का शेयर खरीदना है तो कम से कम मैंने फ्यूचर में जो मुझे मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 100 हो। ये अगर मेरा आज कैश आउटफ्लो होना चाहता है तो जो मेरे को कैश इनफ्लो होने वाली है इनकी प्रेजेंट वैल्यू तो 100 हो, तब तो NPV 0 आता है। अगर मेरी कैश इनफ्लो ही 90 हो जाएगी तो मेरे को क्या फ़ायदा 100 रुपये लगा के 90 हासिल करने में? मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए मेरी जो मार्केट प्राइस होती है थ्योरेटिकल, दैट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, अब ये सिंगल पीरियड हो या मल्टी पीरियड हो, सेम अप्लाई होता है। मल्टी पीरियड होल्डिंग तो होगी तो क्या करोगे आप? आने वाले मान लो 5 साल है, सिंगल पीरियड नहीं, 5 साल बाद आप शेयर बेच रहे हो, तो 5 साल तक आपको डिविडेंड मिला ना, वो 5 साल के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू ले लो और 5वें साल के एंड में टर्मिनल वैल्यू निकाल लो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से। अगर 5वें साल बाद वो परपेचुअल जा रहा है तो। सो मल्टी पीरियड होल्डिंग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, कितने भी साल हो, आपको क्या करना है? फ्यूचर में जितने भी डिविडेंड मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस टर्मिनल वैल्यू निकालो। टर्मिनल वैल्यू निकालो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से, अगर परपेचुइटी स्टार्ट होती है यहाँ से। जहाँ से भी परपेचुइटी स्टार्ट होगी सर, आपको गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यूज़ करना है। सिंपल। वॉल्टर्स मॉडल भी परपेचुअल है, गॉर्डन्स मॉडल भी परपेचुअल है, वो गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो किसी भी शेयर की आज की प्राइस इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अब आता है एक और मॉडल है आपका H मॉडल। ठीक है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, चांसेस कम है कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर सिलेबस का पार्ट है, ये फॉर्मूला सिलेबस का ही है सर। ठीक है, D0 × 1 + G डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस G, ये तो गॉर्डन्स वाला पार्ट हो गया। इसमें आपको क्या ऐड करना है सर? वापस से D0 × हाफ ऑफ द ग्रोइंग पीरियड। जब आपका डिविडेंड ग्रो करता जा रहा है, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%, चौथे साल 40%, तो वो 4 साल का अगर आपका ग्रोइंग फेज था डिविडेंड का, तो उसका आधा यानी कि 2 साल, 4/2। ठीक है, वो हाफ यहाँ पे लेना है, जितना भी ग्रोइंग फेज होगा उसका आधा। इन ब्रैकेट आप GC - GN करोगे। अब GN क्या है? GN और कुछ नहीं, आपका स्टेबल ग्रोथ है, और GC है आपका वो हाई ग्रोथ, हाईएस्ट ग्रोथ जो थी आपकी वो, और आपको आंसर निकालना है। तो इसमें क्या है सर? देखो, दोनों में डिनोमिनेटर में KE - GN है। ठीक है, न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल का हो गया। यही तो पार्ट सिर्फ न्यूमरेटर का याद रखना आपको, सेकंड वाला। ठीक है, आगे आ जाओ। एक होता है अर्निंग्स वैल्यू मेथड, कुछ क्वेश्चन बीच में आए थे। अर्निंग्स वैल्यू मेथड क्या होता है? अर्निंग्स को कैपिटलाइज करके कंपनी की वैल्यू निकालो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो। जैसे देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालो इक्विटी वाला, डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके, उसको KE से डिवाइड करोगे तो आपने कैपिटलाइज कर लिया। तो ये हो गया अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से कंपनी की वैल्यू, बिजनेस वैल्यूएशन में ये काम आएगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे तो आपको मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे और 2-4 तरीके रहेंगे, पर अब मेरे पास में टाइम कम है तो मैंने उसी चैप्टर में रखा है, मैंने उन चैप्टर से लाया नहीं है यहाँ पे, है ना। अगले रिवीजन वीडियो में, अगले अटेम्प्ट में और बेहतर बनाएंगे। तो ये सर आपकी मार्केट प्राइस हो गई।
अब मैं फॉर्मूला बुक में आता हूँ और जो जो हमने कवर कर लिया वो सब मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये डिविडेंड बेस्ड मॉडल में जीरो ग्रोथ मॉडल हमारा हो गया था, सिंगल पीरियड हमारा हो गया था, ठीक है। इसके बाद ये डिक्लाइनिंग वाला मॉडल भी हमने देख लिया था, ठीक है। 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोलो या 2 स्टेज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, 3 स्टेज, 5 स्टेज, 6 स्टेज, ये सारा मल्टी पीरियड होल्डिंग में आता है। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, तो ये एच मॉडल भी हमारा हो गया, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अर्निंग्स मॉडल देख लो, ये अर्निंग्स मॉडल मैंने बताया गया, इसमें कहाँ गया, नहीं है इसमें अर्निंग्स मॉडल। अब अर्निंग्स मॉडल मेरे वैसे तो समझ आता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे समझ नहीं आता मतलब मुझे आता ही नहीं है ऐसा नहीं है, बीइंग अ फैकल्टी ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, मुझे समझ नहीं आता मतलब कि क्यों है यहाँ पे, ठीक है। अब EPS 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस बी, ये बी क्या है सर, रिटेंशन रेशियो है आपका। अब ध्यान देना सर, डिविडेंड पे आउट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। EPS अगर आपका 100 रुपये है, उसमें से डिविडेंड पर शेयर 40 बांट दिया तो रिटेंशन कितना हुआ सर, 60 का। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हुआ 40% का जो अर्निंग पर शेयर पे निकालते हैं, रिटेंशन का रेशियो हो गया 60% का। तो एक चीज़ समझो कि टोटल 100 में से डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो होता है, ठीक है। यानी कि 1 माइनस रिटेंशन रेशियो कर दोगे तो आपका आ गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। यहाँ पे वही करा हुआ है 1 माइनस बी, यानी कि 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। सो 1 माइनस रिटेंशन करोगे तो इतना पार्ट पूरा डिविडेंड पे आउट रेशियो का आ गया। उसको अगर आप अर्निंग पर शेयर पे लगाओगे, यानी कि 40% ऑफ अर्निंग्स इस 4 रुपये, वो क्या है, D1 ही तो हुआ। इसका पूरा मतलब जो न्यूमरेटर में है उसका मतलब होता है D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस BR। अब आप देखो B क्या है, रिटेंशन रेशियो, R क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी करोगे तो वो आता है ग्रोथ। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ ही तो हुआ अल्टीमेटली। बोला तो अर्निंग्स मॉडल है, आपका फॉर्मूला भी सिलेबस में है, पर है अल्टीमेटली वो गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल डिविडेंड वाला, ठीक है। आपने ये वाला फॉर्मूला भी देख लिया था पी मल्टीप्लायर वाला, कि पी रेशियो से कैसे मार्केट प्राइस निकाली जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू मेथड की। बहुत सिंपल है, ये रहा कंपनी की वैल्यू निकालने का एक नया तरीका है। ये आपकी कंपनी है, ठीक है, ये इक्विटी है आपका 100 करोड़ का, और ये मैं मार्केट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मार्केट वैल्यू ले रहा हूँ 100 करोड़, डेट है 50 करोड़ का, लोन लिया हुआ है 50 करोड़ का। उसके बाद में ये तो करंट लाइबिलिटी हो गई, ये आपका वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स वगैरह हो गया। यहाँ कैश पड़ा है 20 करोड़ का। अब आप बताओ, ये कंपनी को अगर आपको खरीदना है तो आपको इसके इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा। इक्विटी शेयर 100 करोड़ के है। अब आप मुझे बताओ कि कंपनी को 100 करोड़ रुपए आप दे दो तो क्या कंपनी आपकी हो गई? बिल्कुल हो गई सर। पर क्या आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई? आपको 100 करोड़ से कंपनी मिली है तो कंपनी के असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिक्स्ड असेट्स आपके हुए, वर्किंग कैपिटल आपके हुए, तो डेट और लोन भी तो आपका हुआ। आपको इक्विटी वालों को देने के बाद कंपनी तो ले ली, पर उसके बाद डेट और लोन वालों को भी तो पैसा देना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, देना तो है। ये तो आज की वैल्यू है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका इस कंपनी को हासिल करने के लिए सिर्फ 100 करोड़ नहीं, उसके बाद और 100 करोड़ जा रहा है, 50-50, तो ये तो हो गया 200 करोड़। पर एक चीज अच्छी है, जैसी 200 करोड़ ये कंपनी आप खरीदते हो, 20 करोड़ की कैश आपके पास वापस आ जाती है, क्योंकि कंपनी के सारे असेट्स आपके हैं, तो कैश भी आपका हुआ। तो एक तरह से मैंने 20 रुपये दिया और 20 रुपये वापस आ गए, तो वो 20 रुपये मैं हटा देता हूँ। तो मेरे लिए जो कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट हो गई वो तो 180 हो गई। 100 इसको देना है, उसके बाद 100 इनको देना है, 200, उसमें से 20 वापस आ गए, 180। 180 इज नथिंग बट द एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू एक ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपनी की वैल्यू की, इन केस ऑफ आपको एक्विजिशन वगैरह करना हो, वैल्यूएशन निकालना हो कंपनी की। तो कैसे निकालोगे एंटरप्राइज वैल्यू? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ आपका प्रेफरेंस बोल लो, प्लस माइनॉरिटी बोल लो, इन सबको ऐड करके माइनस करोगे कैश को। ठीक है, आ जाओ फॉर्मूला देखो। एंटरप्राइज वैल्यू इज नथिंग बट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये सारी लाइबिलिटीज है आपकी। इससे सिर्फ ओनरशिप मिलती है, पर लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। ये सारी है लाइबिलिटी का पार्ट, और माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू समझा? आगे देखो, अब हम जैसे पी रेशो निकालते हैं वैसे भी यहाँ पे भी एंटरप्राइज के मल्टीपल है। पी मल्टीपल होता है ना, वैसे ही एंटरप्राइज मल्टीपल होता है। अच्छा, अब आप एक चीज़ बताओ, यह है एंटरप्राइज मल्टीपल। लेट्स से ये अपना जो पहला मल्टीपल है वो है इबिट्टा का मल्टीपल, दूसरा है सेल्स का मल्टीपल। इबिट्टा का एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिट्टा मल्टीपल में क्या होगा? लेट्स से एंटरप्राइज वैल्यू है 50 की और इबिट्टा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये आपका आता है 10 का, तो आपका मल्टीपल हो गया 5। अच्छा, ये कंपनी ए हो गई। लेट्स से कंपनी बी लेते हैं, उसमें एंटरप्राइज वैल्यू है 40 और आपका इबिट्टा है 10 का, तो ये हो गया 4 का मल्टीपल। आप बताओ कौन सी कंपनी खरीदोगे? मैं सर कंपनी बी खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में अर्निंग्स, दोनों में कंपनी में अर्निंग्स तो मेरी 10 की ही है।
लेकिन मुझे इस कंपनी को खरीदने के लिए 40 रुपये देना पड़ रहा है, उस कंपनी को खरीदने के लिए 50 रुपये देना पड़ रहा है, तो मैं तो कम रुपए देके सेम कमाई चाहूँगा ना। तो मैंने वो चूज़ करा जिसका मल्टीपल कम हो। पी रेशो में भी आप वो चूज़ करते हो जिसका पी रेशो कम हो तो बेहतर है। किसी का भी पी रेशो, दो कंपनी दी है, दोनों का पी रेशो दिया है तो पी रेशो कम होना चाहिए, वो बेहतर माना जाता है। वैसे ही एंटरप्राइज मल्टीपल अगर आपका कम होगा तो वो बेहतर माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सर एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स मल्टीपल। ये क्यों सेल्स लिया डिनोमिनेटर में, इबिटा था, अर्निंग्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। बट स्टार्टअप्स पता है आपको क्या होता है, जैसे स्विगी जोमेटो आते हैं, ओला उबर आते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स मार्केट में आते रहते हैं, तो कुछ साल अर्निंग्स स्टार्टिंग के जो कुछ 5-10 साल होते हैं ना, वहाँ पे उनकी कोई अर्निंग होती ही नहीं, वो लॉस में होते हैं। ऐसे केस में लॉस को डिनोमिनेटर में लेने से गलत पिक्चर आएगी, इसीलिए स्टार्टअप्स के लिए एक अलग से मल्टीपल होता है, वो है एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स मल्टीपल, क्योंकि उनका सेल्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सेल्स के बेसिस पे हम उनकी वैल्यूएशन निकालेंगे। चलो ठीक है, अब ऐसे केस में सेम ले लो, 50-10 अगर ले लो, सेल्स अगर दोनों का सेम है और वैल्यू अलग अलग है, तो आप क्या चूज करोगे, यही वाला जिसका मल्टीपल कम हो। तो ये हो गया आपके एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबिटा मल्टीपल, एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स मल्टीपल। आगे बढ़ते हैं सर, एंटरप्राइज वैल्यू वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू फर्म है यहाँ पे, और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, पर मैं यहाँ से नहीं समझाऊंगा आपको, यहाँ से समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी जाएगी। देखो फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्या होता है और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी क्या होता है सर। देखो, आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, आपका प्रॉफिट निकाल लो, उसमें नॉन कैश आइटम्स ऐड बैक कर दो, एक्सपेंसेस है तो, इनकम है तो हटा दो। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, फिर इस पे बात करेंगे। और आपकी री इन्वेस्टमेंट, कंपनी को री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है फिक्स एसेट्स के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, वो पैसा भी अलग कर लो, और फिर जो पैसा बचा वो होता है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल, या तो इक्विटी वालों में या तो सब में जिन्होंने आपका कैपिटल प्रोवाइड करा है, तो वो फर्म बन गया। अब ध्यान दो, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, इट represents the cash flows available to all of the company's investors including equity and debt holders after all operating expenses, taxes and necessary reinvestment। जितना भी कंपनी ने कमाया उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो, ऑपरेटिंग वाले, क्योंकि इसमें हम डेट और इक्विटी दोनों के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, कितना अवेलेबल है उसी पैसों में से इंटरेस्ट बांटा जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, माइनस करने के पहले की फिगर बतानी है, ठीक है। डेट वालों को लेन देन जितना भी बनता है उसके पहले की फिगर आएगी। सो जितने भी ऑपरेटिंग के खर्चे हैं, टैक्सेस है और नेसेसरी री इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो हटाने के बाद जो पैसा बचा दैट विल बी फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी क्या है सर, इट रिप्रेजेंट्स द कैश फ्लोज अवेलेबल ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस, डेट के पेमेंट्स जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, आपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करा, आपने नया डेट इशू करा, ये सब चीज़ें एडजस्ट करने के बाद डेट से रिलेटेड भी आप सब माइनस कर दो। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, वो अमाउंट में से, इस अमाउंट में से जब आप डेट का भी हटा देते हो ना, तो फिर जो पैसा बचा वो किसका, इक्विटी वालों का। सो डेट के 3 पेमेंट आप थोड़े से ध्यान में रखो, एक तो इंटरेस्ट का पेमेंट जाता है, दूसरा जब आप डेट का रीपेमेंट करते हो, इंस्टॉलमेंट वगैरह, या नया डेट इशू करते हो तो वो इनफ्लो लेना पड़ता है। तो जब आप दोगे पैसा डेट वालों को तो आपके इक्विटी वालों के लिए कम बचेगा, पर जब उनसे लोगे तो इक्विटी वालों के लिए बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली तो ये है फ्री कैश फ्लो टू फर्म जो दोनों के लिए अवेलेबल है, ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी सिर्फ इक्विटी वालों के लिए। आगे बढ़ता हूं सर, थोड़ा सा ध्यान देना। ले लो एग्जांपल, सेल से 1000 का कॉस्ट माइनस कर दो 100 की अपने मन से, डेप्रिसिएशन 100 का माइनस कर दो तो ईबीआईटी आ गया 300 का। ये वो अर्निंग है सर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें से डेट वालों को, इक्विटी वालों को, अच्छा सबसे पहले इसमें से डेट वालों को इंटरेस्ट देते हैं, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें से गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं और फिर इक्विटी वालों के लिए वो प्रॉफिट बचता है। तो ये वो पैसा है जो सब लोगों में बांटा जाता है। इस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट का पेमेंट कर दोगे तो ईबीटी बचेगा। अब आप ये ईबीटी किसका है सर, गवर्नमेंट का और आपके इक्विटी वालों का। अब गवर्नमेंट का भी पेमेंट इसमें से माइनस कर दो टैक्सेस का, तो अब जो ईएटी बचा ये प्योरली हो गया आपका इक्विटी वालों का। मान के चल रहा हूं प्रेफरेंस नहीं है, अगर प्रेफरेंस होते तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करता फिर ईएटी लाता, वो इक्विटी का बनता। ठीक है, अर्निंग्स तो आ गई, पर मुझे क्या अर्निंग्स निकालना है इक्विटी वालों की और फर्म की? नहीं सर, मुझे कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो निकालने के लिए आप अर्निंग्स में नॉन कैश आइटम एडजस्ट कर दो, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। अब आपके पास जो प्रॉफिट आया, अब आपके पास जो कैश फ्लो आया, उसमें बैलेंस शीट की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो सर सबसे पहले तो। अब ये प्रॉफिट जो बचा है ना आपका, ये जो कैश फ्लो बची है, यहां लेके आ जाओ बैलेंस शीट में। सबसे पहले तो आपको कैपेक्स की जरूरत पड़ेगी। भैया आप
और मशीन्स वगैरह खरीदोगे ना आने वाले टाइम में, तो कैपेक्स के लिए जो री इन्वेस्टमेंट या फंडिंग की ज़रूरत है वो अलग माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो माइनस कर दो, और इसके बाद में डेट के लिए भी कुछ पेमेंट हो रहा है। डेट के 3 पेमेंट याद रखना, इंटरेस्ट का पेमेंट इसको करोगे, प्लस रीपेमेंट अगर होगा तो वो आउटफ्लो आएगा, और माइनस आपका क्या कहते हैं इशू करा नया, या फिर मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, इंटरेस्ट अगर है तो वो आउटफ्लो, आपका डेट का रीपेमेंट अगर है तो वो आउटफ्लो, और अगर आप डेट इशू कर रहे हो नया तो वो इनफ्लो। तो ये भी एडजस्ट कर लो, इनसे भी लेन देन खत्म हो गया। तो अब बचा कौन, फिक्स एसेट्स का काम हो गया, वर्किंग कैपिटल का काम हो गया, इधर डेट वालों का भी काम हो गया, तो अब जो पैसा बचा वो हो गया इक्विटी वालों का। इस तरीके से आपको निकालना है। सो यहाँ पे ध्यान देना सर, मैंने क्या करा, अर्निंग आफ्टर टैक्स में अर्निंग्स को मैंने अभी कैश फ्लो में कन्वर्ट करा डेप्रिसिएशन एड बैक करके। अब यहाँ से बैलेंस शीट के चेंजेस चालू हो जाते हैं। बैलेंस शीट में कैपेक्स में ज़रूरत है, माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होगा, माइनस कर दो। उसके बाद ये दोनों हो गया, कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल खत्म। अब डेट का रीपेमेंट अगर आया है माइनस कर दो, आपका न्यू डेट इशू हुआ है वापस ऐड कर लो, इंटरेस्ट तो आप पहले ही हटा चुके थे, ठीक है। तो ये बन गया फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। आप बताओ ये जो 170 रुपये बचा है, क्या इस 170 पे किसी और का हक बनता है? डेट वाले डिमांड कर सकते हैं कुछ इसमें से, गवर्नमेंट डिमांड कर सकता है कुछ इसमें से, कोई कुछ भी डिमांड नहीं कर सकता, सिर्फ इक्विटी वालों का। तो तब आप बोलोगे ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनाओगे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, ध्यान देना, ये ग्रीन कलर में जो यहाँ पे मैंने जितना भी नोट करा है दैट इज फॉर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होल्डर्स, और रेड वाला जो कलर है दैट इज फॉर डेट होल्डर्स, मतलब फर्म इक्विटी प्लस डेट। तो एफसीएफई तक पहुंचने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है सर। ईएटी निकालो सबसे पहले, उसमें डेप्रीशिएशन ऐड बैक करो, कैपेक्स माइनस करो, वर्किंग कैपिटल माइनस करो, डेट का रीपेमेंट माइनस करो, और नया डेट जो इशू करा वो ऐड बैक कर लो, आपका एफसीएफई आ जाएगा। फॉर्मूला देखो सर वापस से, ईएटी माइनस करा, सॉरी ईएटी लिया 150 का, वहाँ से स्टार्ट करा हमने, डेप्रीशिएशन ऐड करा, कैपेक्स माइनस करा, वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ तो वो माइनस करा, डिक्रीज अगर हुआ तो ऐड करोगे। क्वेश्चन अभी तक इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ऐसा नहीं है कि वर्किंग कैपिटल डिक्रीज दिखा रहे हैं। कैपेक्स के टाइम पे भी अगर सेल आ रहा है, फिक्स एसेट्स आपने बेच दिए तो वो ऐड करोगे, क्योंकि उससे इनफ्लो आता है। परचेस करते हो तो माइनस लेते हो, ठीक है। डेट अगर आपने रीपे किया तो पैसा गया बाहर, आउटफ्लो है, माइनस कर दो। डेट अगर इशू करा तो ये फॉर्मूला थोड़ा सीधा कर लेना, इसमें मैं ठीक कर देता हूँ। चलो ये फॉर्मूला अभी ठीक कर देते, वो फॉर्मूला लिखने में गड़बड़ हो गई ना, ये प्लस आएगा, ठीक है। डेट अगर आपने इशू करा है तो वो ऐड करोगे, नीचे तो मैंने ऐड करा है बराबर 150 में, तो ये 170 ऐसे आता है। अगर आपको एफसीएफएफ निकालना है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, तो थोड़ा ध्यान में देना, यहाँ से मत लो, कोई भी डिटेल दी हो, आपको पहुँचना कहाँ है, ईबीआईटी तक पहुँचना है, और फिर आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब आप क्या निकालना चाहते हो सर, ईबीआईटी ले लो। अब ईबीआईटी में डेट वालों का हक है, अरे ये देखो, अब ईबीआईटी में डेट वालों का हक है, इक्विटी वालों का हक है, और आपका गवर्नमेंट का भी हक है। पर हमें तो चाहिए सिर्फ डेट और इक्विटी वाला कैश फ्लो। तो इसमें से सबसे पहले आप एक काम करो, गवर्नमेंट का पैसा हटा दो 300, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स हो जाएगा यहीं पे। जैसे ही आप ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स करोगे तो अब ये पैसा सिर्फ डेट और इक्विटी वालों का रहेगा। और थोड़ा ध्यान देना, इक्विटी वालों का भी ये आफ्टर टैक्स है, डेट वालों का भी आफ्टर टैक्स है। यहाँ पे ये सवाल बिल्कुल मत करना कि सर हमें तो इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होती है वो कंसिडर करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे, हम कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम खुद डेट वाले हैं। तो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा तो हमें भी तो टैक्स भरना ही पड़ेगा ना, तो माइनस कर दो टैक्स को, क्या दिक्कत है। तो दोनों का आफ्टर टैक्स ही लेना है हमें, डेट वालों का भी टैक्स। टैक्स की सेविंग इंटरेस्ट पे किसको होती है, इक्विटी वालों को होती है। तो इक्विटी के एंगल से देखोगे तभी आपको वो चीज़ कंसिडर करनी है, अदरवाइज नहीं। अभी तो दोनों के एंगल से देख रहे हो तो आपको किसी को टैक्स सेविंग नहीं होगी ना। डेट का पेमेंट इंटरेस्ट का टैक्स का जो है वो इक्विटी में सेविंग कैसे होगी अब। तो आपको ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स करना है, तो अब आ गया ये सिर्फ डेट और इक्विटी वालों का, बस खत्म। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन ऐड बैक करके उसको कैश फ्लो में कन्वर्ट करो। टैक्स तो आपने दे ही दिया, डेप्रीशिएशन ऐड करके कैश फ्लो में कन्वर्ट हुआ, उसमें से कैपेक्स माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल भी माइनस कर दो। ये चीज़ें एडजस्ट नहीं होएगी क्योंकि ये डेट से रिलेटेड ही है। डेट को लेना देना करने के पहले की फिगर निकालनी है हमें। तो जो 3 चीज़ें हमने एफसीएफई में एडजस्ट करी थी, जो एफसीएफएफ में एडजस्ट नहीं होती, वो इंटरेस्ट माइनस नहीं होता, रेट का रीपेमेंट माइनस नहीं होगा, डेट इशू किया तो वो एडबैक नहीं होगा। एनीथिंग रिलेटेड टू द डेट विल नॉट बी एडजस्टेड इन द एफसीएफएफ। सिंपल सी बात है। अब आप यहां से देखो, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स जैसे ही करोगे आप सीधा यहां पे पहुंच जाते हो। इसमें डेप्रीशिएशन ऐड करोगे, डेप्रीशिएशन ऐड करने के बाद में अब आप बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट्स करो। अब आप बैलेंस शीट में आप फिक्स एसेट्स को एडजस्ट करो, वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करो। अब पैसा किसका बचा, इक्विटी और डेट दोनों का, और आपको दोनों का ही तो निकालना था।
है ना। इसमें से भी अगर इक्विटी का निकालना है तो डेट का भी माइनस कर दो फिर। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, ईबीआईटी वन माइनस टैक्स करा, आ गया दोनों का, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करो शांति से, कैपेक्स माइनस करो, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माइनस करो, आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म आ गया। ये आपको बहुत काम आएगा बिजनेस वैल्यूएशन वाले चैप्टर में भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ फ्री कैश फ्लो टू फर्म एंड फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी। अब क्या है सर, फॉर्मूला बुक में आते हैं वापस से और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्री कैश फ्लो टू फर्म हो गया, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हो गया। ये जो 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज था, ये इक्विटी वैल्यूएशन का मैंने आपको बता दिया था। मल्टी पीरियड होल्डिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से भी खत्म, अब बात करते हैं राइट शेयर्स की। ठीक है, राइट शेयर्स पे आ जाओ। ये रहा राइट शेयर्स को थोड़ा सा समझो सर। देखो सर, अब राइट शेयर्स में सबसे पहले तो डेट्स को समझ लो। जब भी कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करना चाहती है, उसे राइट शेयर्स कहते हैं, जो डिस्काउंट में अवेलेबल होते हैं। 50 रुपए का शेयर अगर वो 40 रुपए में दे रही है तो दैट 40 इज द सब्सक्रिप्शन प्राइस। जनरली राइट शेयर ऐसे इशू होगा कि 5 के बदले आप, या 4 के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा, है ना। अगर जिसके पास भी 4 है उसको 1। तो कंपनी यहाँ पे वो चीज़ का अनाउंसमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद एक डेट होती है जिसे कहा जाता है रिकॉर्ड डेट, जिसके बाद शेयर्स जो है, अगर आप खरीदोगे तो आपको राइट शेयर के लिए राइट नहीं रहेगा, मतलब दैट विल बी ट्रेडेड एक्स राइट। ठीक है, अब रिकॉर्ड डेट के भी ना एक दिन पहले की डेट होती है एक्स राइट डेट। एग्जैक्टली ये दिन होता है जिसके बाद से मार्केट में शेयर्स एक्स राइट प्राइस पे ट्रेड करते हैं। क्योंकि अगर राइट मिला है या अनाउंसमेंट हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे इस दौरान जो भी शेयर खरीदेगा, वो 4 शेयर अगर खरीदेगा तो उसे वो 1 शेयर एक्स्ट्रा और खरीदने का राइट मिल जाएगा 40 रुपए में। तो आपको 4 शेयर खरीदने हैं 50 रुपए के हिसाब से। इस टाइम में जो ब्लू जोन दिख रहा है ना आपको, उसे कम राइट बोला जाता है या राइट्स ऑन प्राइस बोला जाएगा। यानी कि ये जो 50 रुपए है, दिस इज द कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर या फिर राइट्स ऑन प्राइस। ये वो फेज है जहां पे अगर आप 4 शेयर खरीदते हो तो यू गेट द राइट टू बाय 1 मोर शेयर एट अ सर्टन फ्यूचर डेट और एट अ सर्टन अमाउंट, डिस्काउंटेड अमाउंट। ठीक है सर, तो ये हो गई वो डेट इस दौरान, समझ में आया। उसके जस्ट बाद में शेयर्स की प्राइसेस गिर जाती है, वो एक्स राइट ट्रेड करने लग जाती है। सो कम राइट इज दिस फेज, एक्स राइट इज दिस फेज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सर, रिकॉर्ड डेट के बाद में 2 डेट्स डिसाइड होगी, ओपन डेट और क्लोजिंग डेट, जिसके अंदर आप वो राइट को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो 40 रुपए में 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल रहा था, वो इस पीरियड में आपको पेमेंट करना पड़ेगा 40 रुपए का, और एक शेयर आपको और एडिशनल मिल जाएगा। यह है सब्सक्रिप्शन का पीरियड। ठीक है, और ये एक डेट रहेगी सर क्लोजिंग की, जिसके बाद में राइट्स एक्सपायर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने इस फेज में सब्सक्राइब नहीं करा या अपना राइट किसी और को बेचा नहीं, तो राइट्स उसके बाद एक्सपायर हो जाएंगे, उन राइट्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। ये क्लोज होने के बाद में एक आगे की डेट आएगी कि आपने जो 1 शेयर यहाँ पे सब्सक्राइब करा था, खरीदा था, वो आपको यहाँ पे अलॉट होगा और उसकी लिस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। दैट्स इट, दिस इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ द राइट शेयर्स। ठीक है, अब सारी बात आती है सर यहाँ पे रेड और ब्लू जोन। देखो, ब्लू जोन जो है आपका, ये एक्स राइट डेट के पहले का है, और जो रेड जोन है वो एक्स राइट के बाद का, मतलब वो डेट के बाद का है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मार्केट प्राइस 50 रुपए है शेयर की, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में 4 है, 4:1 का रेशो है। तो हर 4 शेयर्स जिसके पास है वो 1 शेयर और खरीद सकता है। तो वो जो एडिशनल शेयर है उसको हमने N1 दे दिया नाम, वो 40 रुपए में खरीद सकता है, जिसकी सब्सक्रिप्शन प्राइस है 40। अब कंपनी के एंगल से देखो तो कंपनी की आज की मार्केट वैल्यू है 200, मान लो इतने ही शेयर्स है टोटल, है ना। तो 200 मार्केट वैल्यू है, 50 × 4। अब आप क्या नया शेयर इशू कर लोगे तो कंपनी में 40 रुपए और आ जाएंगे। तो 200 + 40 कितना हो गया सर, 240 रुपए हो गया। सिंपल है। अब 240 रुपए की मार्केट वैल्यू पे कंपनी के पास कितने शेयर्स इशू करे हुए हैं, 4 पहले थे, एक और करा, यानी कि 5। सो 240/5 करोगे तो यू विल गेट अ मार्केट प्राइस, एक्स राइट मार्केट प्राइस, दैट इज 48P1। ये कैसे निकालते हैं सर, बहुत सिंपल है, P0 × N कर लो। 200 + 40 ऊपर में आ जाना चाहिए आपका, तो इससे आ जाएगा 200, इससे आ जाएगा 40। P0 × N, पहले की प्राइस, पहले के शेयर्स, प्लस एक्स्ट्रा प्राइस। P1 क्यों है यहाँ पे, P1 नहीं, सॉरी, हाँ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लो, क्या है वो लिखने में आ जाता है। इसको ठीक नहीं करा होगा ना, इसको हम ठीक कर देते हैं, S ये होना चाहिए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, S × हाँ, अब ले लो थोड़ा सा, अब देखो P0 पहले की प्राइस, पहले के शेयर्स, प्लस
एस यानी सब्सक्रिप्शन प्राइस और नए शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो ये 200 प्लस 40/5 हो गए, 240/5 आपका आ गया 48। इससे निकलता है सर आपका P1, ये निकालना आएगा एग्जाम में। इसके बाद बात करते हैं सर राइट्स की वैल्यू का। राइट्स की भी तो कोई वैल्यू होती है ना, जो आपके पास राइट्स मिल रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको ऑब्लिगेशन आपको खरीदना ही खरीदना है, नहीं सर। आप राइट्स के 3 चीज़ें कर सकते हो। राइट्स जब आपको मिलता है वो एक शेयर खरीदने का 40 रुपये में, या तो खुद सब्सक्राइब कर लो 40 रुपये देके, या तो वो राइट किसी और को बेच दो, या तो फिर लैप्स होने दो। लैप्स होने देना सबसे बेकार चीज़ हो जाती है सर, क्योंकि आपके पास में अगर कोई कीमती चीज़ है उसको इस्तेमाल कर लो, या तो खुद खरीद लो या तो किसी और को वो राइट बेच दो, दूसरे को खरीदने दो सस्ते में, पर आप उसे लैप्स होने दोगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकाली जाती है थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सिंपल है सर। आपको पता है कि अगर आपने वो शेयर नहीं खरीदा तो आज आपकी जो 50 रुपये के शेयर की प्राइस है वो 48 रुपीज़ हो जाएगी। ये तो क्लियर है, मार्केट में प्राइस तो गिरी जानी है एक्स राइट के पास में, आप खरीदो या मत खरीदो, कोई और खरीदे, तो 50 का 48 यानी 2 रुपये पर शेयर तो आपका नुकसान होगा ही होगा। और टोटल 4 शेयर पे आपको एक राइट मिला, यानी कि 2 × 4 8 रुपये का वैल्यू बनता है राइट का। कैसे निकालोगे? बहुत सारे तरीके। सबसे पहले तो P0 50 में से P1 माइनस कर दोगे तो 2 रुपये आता है, ये पर शेयर वैल्यू आ गई। इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, ये देखो P1 में से SB माइनस करोगे तो 8 आएगा, 8 डिवाइडेड बाय N कर दोगे तो भी 2 आ जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर। यहाँ पे मैंने ये तीनों फॉर्मूलेज जो है वो लिख दिए हैं। सबसे इजी तरीका है सर P0, एक सेकंड, हाँ, सबसे इजी तरीका है सर आपका P0 माइनस P1। 50 रुपये पहले प्राइस थी, बाद में 48 हो गई, तो 2 रुपये पर शेयर मेरी वैल्यू बनती है राइट की। सर ये एक राइट की वैल्यू नहीं है, ये राइट की वैल्यू पर शेयर है। राइट आपको 4 शेयर पे मिल रहा है, तो 2 × 4 करोगे तो 8 रुपये बनता है एक राइट की वैल्यू, ये थोड़ा सा समझो। दूसरा आपका फॉर्मूला है P0, मतलब आपका 50 रुपये, सब्सक्रिप्शन प्राइस था 40, 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है ना, 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो उतने से वैल्यू गिरेगी, टोटल नंबर ऑफ शेयर 5 रहेंगे जब गिरेगी तब, तो 2 रुपये बनती है एक शेयर की वैल्यू ऑफ राइट। उसको 4 शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 8 बनता है वैल्यू ऑफ 1 राइट। दिस इज वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर एंड दैट इज वैल्यू ऑफ 1 राइट। उसको मल्टीप्लाई करना होता है बस जितने शेयर्स पे आपको राइट मिला उस पर। एक और तरीका था P1 माइनस S, यानी कि एक्स राइट प्राइस आपने जो 48 की निकाली उसमें से सब्सक्रिप्शन माइनस करोगे तो 8 माइनस 40, ये 8 बच जाएगा, 48 माइनस 40, 8 बच गया। ये 8 क्या है सर? ये 8 ही तो वैल्यू है जो डिस्काउंट मिला है एक तरह से आफ्टर सेल्स प्राइस, आफ्टर एक्स राइट डेट। आप अगर प्राइस से कंपेयर करो तो 48 आज की शेयर की प्राइस है और थोड़े दिन पहले ही वो 40 का राइट था, तो 8 रुपये वैल्यू जो है वो कम थी 4 शेयर्स पे। 4 शेयर से क्यों बोलोगे, 5 नहीं बोलोगे? क्योंकि इस डेट के बाद देखना, एक्स राइट डेट के बाद अगर आप शेयर्स खरीदते हो 48 का तो आपको कोई राइट नहीं मिलता सर। आपको अगर राइट चाहिए तो उस डेट के पहले खरीदना पड़ेगा। वो प्राइस है 50 की, अगर आप 48 पे खरीद लेते हो तो बस 48 है, 4 शेयर खरीदो, घर बैठो, कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं मिल रहा। सो आपको ये 3 फॉर्मूले में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ये हो गया सर आपका राइट्स का कैलकुलेशन। राइट शेयर्स में आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जाएगी कि एक तो शेयर्स की प्राइस बताओ राइट के बाद, एक्स राइट डेट के बाद, और दूसरा बताओ वैल्यू ऑफ राइट कितना है। तो सबसे आसान तरीका तो यही यूज़ करना सर, P0 माइनस P1, आपकी पहले की प्राइस बाद की प्राइस का डिफरेंस, तो वो पर शेयर आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इससे हमारा राइट शेयर वाला पार्ट हुआ ख़त्म। इसके बाद क्या बोलते हैं, राइट शेयर खत्म हुआ, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी देखो। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे इक्विटी की वैल्यू निकालते थे तो इक्विटी का डिविडेंड न्यूमरेटर में लेते थे और नीचे में कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेते थे, वैसे ही प्रेफरेंस निकालोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड लो न्यूमरेटर में। ठीक है, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ इन 2 फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स के मार्केट प्राइस निकालना चाहते हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड लो न्यूमरेटर में और नीचे में लो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल। डिस्काउंट भी करना है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से डिस्काउंट करोगे प्रेफरेंस शेयर्स के केसेस में। अब ये हमारा पार्ट खत्म हो गया। अब मैं आता हूं सर बॉन्ड वैल्यूएशन पे, जो कि मैं चार्ट्स के थ्रू समझाऊंगा। जहां जहां मेरे को लगता है कि मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूं उस चीज़ को, उसके हिसाब से मैं मटेरियल इस्तेमाल करूंगा। देखो, वैल्यूएशन हमने चालू करा था सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसमें सबसे पहले हमने अभी तक इक्विटी वैल्यूएशन देखा, उसके बाद अभी अभी जस्ट प्रेफरेंस शेयर्स वैल्यूएशन देखा, उसके बाद आता है बॉन्ड वैल्यूएशन, और लास्ट आएगा सर आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मैं पहले बॉन्ड वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। कुछ 10 से 11 चीज़ें हैं जो हम बॉन्ड वैल्यूएशन में देखेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड वैल्यूएशन का जो लाइन नीचे जा रहा है और उसके बाद इधर 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 आ रहा है। देखो, ठीक है, तो एक एक करके 11 पार्ट है बॉन्ड वैल्यूएशन के, फटाफट उसको समझेंगे सर। देखो,
देखो, सबसे पहली चीज़ जो आएगी कि बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके अंदर एक फेस वैल्यू होती है, कूपन रेट होता है जिससे आप इंटरेस्ट निकालते हो, एक मैच्योरिटी होती है उस बॉन्ड की, वाईटीएम होता है यानी कि यील्ड, ये यील्ड निकलता है मार्केट प्राइस पे। ध्यान देना सर, यही चीज़ मैं बार बार बताता हूँ, ये जो कूपन रेट होता है ना ये फेस वैल्यू पे लगता है, और जो जो यील्ड होती है ये लगती है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, ये रहा मार्केट प्राइस, ये वाईटीएम निकाला जाता है मार्केट प्राइस पे, और एक होती है रिडम्पशन वैल्यू की मैच्योरिटी पे जो वापस हमें मिलता है। बॉन्ड्स कई सारे तरीके होते हैं, फिक्स रेट बॉन्ड बोल दो, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड बोल दो, जीरो कूपन, कन्वर्टेबल, इस पे अपना टॉपिक आएगा कन्वर्टेबल पे, कवर्ड बॉन्ड हो गया, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड, पुटेबल बॉन्ड। ठीक है, यील्ड, सबसे पहले तो हम रिटर्न की बात करते हैं यार। जो भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना वो मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करता है, और वो भी निकालना चाहता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ इसमें। तो दो तरह से यील्ड आप निकाल सकते हो, एक तो बहुत नॉर्मल और एवरेज यील्ड बोलो, मतलब ऊपर ऊपर से बताना है कि करंट यील्ड क्या है। करंट यील्ड यानी कि उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, ये निकाला जाता है कूपन रेट मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू करके, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, जो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरह से रिटर्न का फॉर्मूला है सर। न्यूमरेटर में आपने अपना रिटर्न लिया, डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट लिया, यू विल गेट द करंट यील्ड की इस बॉन्ड पे अभी यील्ड क्या चल रही है। पर और स्पेसिफिक अगर हो आप होना चाहते हो तो पता करो कि वो बॉन्ड कितने साल का है, कब कब कितना पेमेंट मिल रहा है कैश फ्लो, और एंड में कितना रिडम्पशन मिल रहा है। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द यील्ड टू मेच्योरिटी, यील्ड टिल मेच्योरिटी, YTM। अब ये दो मेथड हो गई, इसमें एक एवरेज मेथड होती है और एक IRR मेथड होती है। एवरेज मेथड में आप क्या करते हो कि दो तरह की आपको इनकम मिलती है बॉन्ड में, एक तो कूपन अमाउंट होती है और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन या लॉस। 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा, मतलब मान लो बॉन्ड खरीदा 90 रुपये का और रिडम्पशन 100 रुपये पे हो रहा है, तो 10 रुपये ही आपका कैपिटल एप्रिसिएशन ही तो हुआ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला पार्ट आपका ये कूपन का, हर साल मिलने वाला इंटरेस्ट, फिर आपने ऐड करा रिडम्पशन वैल्यू, मान लो 100 रुपये की, मार्केट वैल्यू है 90 रुपये की, तो 10 रुपये का कैपिटल एप्रिसिएशन, लेकिन 5 सालों का है तो 2 रुपये का कैपिटल एप्रिसिएशन पर ईयर आ गया। तो कूपन भी पर ईयर, कैपिटल एप्रिसिएशन भी पर ईयर। क्यों पर ईयर ले रहे हैं सर, क्योंकि YTM भी हमें पर ईयर निकालना है, तो न्यूमरेटर में जो आप रिटर्न ले रहे हो ये भी पर ईयर होना चाहिए, डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेस्टमेंट की रिडम्पशन कितने में हुआ, 100 में, मार्केट वैल्यू कितनी थी 90 की, तो 100 + 90 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 95 का एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। अब लॉजिकली तो 90 लेना चाहिए सिर्फ, पर एवरेज फॉर्मूला ऐसा है, लेके चलो। ये हो गया एवरेज मेथड। दूसरा, आप एक ऐसा रेट लेते हो जिससे फ्यूचर कैश फ्लोज जो है बॉन्ड की, जैसे कि कूपन हो गया जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, और रिडम्पशन हो गया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू द मार्केट प्राइस। ये एक ऐसा रेट निकालो, इंटरपोलेशन का मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके दो रेट निकालोगे, फिर इंटरपोलेट करोगे तो एक फाइनल रेट आएगा, जिसको डिस्काउंट करने के बाद, मतलब जिसको इस्तेमाल करके फ्यूचर कैश फ्लोज बॉन्ड के डिस्काउंट करने के बाद मार्केट प्राइस जितना आता है, दैट इज NPV इज इक्वल टू 0। सो दैट रेट ऑल्सो बिकम्स द YTM। इसके बाद बॉन्ड के वैल्यूएशन की बात करते हैं सर। बॉन्ड की प्राइस कैसे निकालना है, बहुत सिंपल, जो हमने इक्विटी में देखा वही यहाँ पे है, कुछ नहीं है। बॉन्ड की आज की प्राइस अगर निकालना है तो बॉन्ड खरीदने के बाद उसमें फ्यूचर में मिलने वाले कितने कैश फ्लोज है देख लो, कूपन 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 कूपन, यानी कि इंटरेस्ट आपको 5 सालों तक मिलेगा और 5वें साल में आप उस बॉन्ड को बेच दोगे तो रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी। सो उन इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और उन रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू ले लो, दैट विल बी द मार्केट प्राइस, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, दैट शुड बी। ठीक है, अब उसको कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, क्योंकि ये 5 सालों तक सेम फिगर रिपीट हो रही है। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था बेसिक्स में एन्युटी वाला, कि अगर कोई पर्टिकुलर फिगर रिपीट होती है तो उसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पूरे सालों की उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप निकालोगे। और रिडम्पशन वैल्यू में जिस साल का रिडम्पशन है उस साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लो। आपने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू निकाली फ्यूचर कैश फ्लोज की और बॉन्ड की वैल्यू आ गई। दिस इज द थ्योरेटिकल प्राइस ऑफ द बॉन्ड, जिसको एक्चुअल प्राइस से आप कंपेयर करोगे और डिसाइड करोगे कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है कि करेक्टली वैल्यूड है। फिर आप डिसाइड करोगे कि बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। ठीक है, वैल्यूएशन वाला पार्ट हो गया। अब 5वां पार्ट देखते हैं, ड्यूरेशन। मैकॉलीज ड्यूरेशन कहते हैं इस चीज को। मैकडी निकालने के आपके 4 डिफरेंट फॉर्मूले हैं। मैकडी, मैकॉलीज ड्यूरेशन, मैकडी, ये 2 2 3 4। अब सबसे पहले तो समझो कि ड्यूरेशन क्या है। ये ड्यूरेशन का मतलब है कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसकी ट्रू वैल्यू कितने सालों में आपको वापस आ जाती है, रिकवरी कितने सालों में हो जाती है, दैट इज द मैकॉलीज ड्यूरेशन। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है समेशन ऑफ वेट इनटू ईयर। अब ये सब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से, क्योंकि तभी आएगा आपको ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। मैं 4 में से 2 फॉर्मूले समझाऊंगा, 2 फॉर्मूले बाकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही आंसर आता है चारों से। तो ईजिएस्ट वे हम अप्रोच जो है यूज़ करेंगे। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, देखो बॉन्ड में जो भी कैश फ्लोज मिलने वाली है उसको आपको टेबल में डालना है। आप ईयर ले लो, 5 साल का बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज क्या मिलेगी सर, इंटरेस्ट मिलेगा,
सेम 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 इंटरेस्ट ले लो 5 साल तक, और 5वें साल में आपको रिडम्शन भी होगा। 100 रुपये का मान लो बॉन्ड है तो वापस 100 रुपये मिल जाएंगे। तो वो सारी कैश फ्लोज ले ली। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रेट रखो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू किससे निकालते हैं? YTM से निकालते हैं, यील्ड से। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे आप। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू जब आ जाएगी, ये रहा, और एक सेकंड, ये रहा, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो ये समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, ये और कुछ नहीं सर, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड है, थ्योरेटिकल प्राइस जो अभी अभी आपने बॉन्ड वैल्यूएशन देखा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि ये मार्केट प्राइस की रिकवरी हम कितने टाइम में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, पहले साल की जो प्रेजेंट वैल्यू थी डिवाइडेड बाय टोटल कर लो। तो यहाँ पे वेट आ जाएगा कि टोटल का मैंने 20% पहले साल में रिकवर कर लिया। फिर दूसरा डिवाइडेड बाय टोटल कर लो, फिर आएगा कि मैंने 30% दूसरे साल में रिकवर कर लिया। ऐसे में आप वेट निकाल लो। ये वेट क्या है सर? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। हर साल टोटल का आप कितना परसेंटेज रिकवर कर रहे हो, ये आ जाएगा वेट का। अब आपको इस वेट को ईयर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता चलेगा कि कितने साल में आपने सारा पैसा रिकवर कर लिया। दैट विल बी योर मैकॉलेज ड्यूरेशन। तो आपने क्या करा? ईयर इनटू वेट का टोटल, यही तो फॉर्मूला है सर, ईयर इनटू वेट। तो आपको ईयर तो पता है 1 2 3 4 5 6, वेट किस चीज का है? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कि हर साल टोटल ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू का कितना रिकवर करा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अदरवाइज मैं दूसरा तरीका भी समझाता हूं वापस से। ईयर ले लिया, कैश फ्लो ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू ले लिया, यहां तक कहानी सेम है। अब आप आगे क्या करो मालूम है क्या? आप वेट नहीं निकालना चाहते तो इस प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, इस प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, इस प्रेजेंट वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर, और उसकी टोटल कर लो। अब देखो आपको करना कुछ नहीं है, ये है समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर, ये है समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। दोनों को डिवाइड कर दो, ये रहा समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, आपका मैकडी आ गया, मैकॉलेज ड्यूरेशन। तो ये है आपके दो फॉर्मूले पहले वाले। ठीक है, अब मैं वापस चार्ट्स में आ गया हूँ। मैकडी का ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला भी चाहो तो याद कर लो, थोड़ा रटना पड़ेगा। चौथा तो छोड़ ही देना, सिलेबस में है लेकिन कोई मतलब नहीं ज़रूरी। देखो ठीक है, अब आगे बढ़े। दूसरा टॉपिक है सर आपका वोलेटिलिटी का, जिसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन कहते हैं। ये था आपका मैकॉलेज ड्यूरेशन, जो कि ईयर्स में आपको आंसर देता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको परसेंटेज में आंसर देगा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालते कैसे हैं, सबसे पहले मैं बताता हूं सर। जो अभी अभी आपने मैकॉलेज ड्यूरेशन निकाला वो डिवाइडेड बाय 1 + YTM, जो आपने यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जब यूज़ करा था, वो ओरिजिनल YTM जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे आएगा आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अब फटाक से इसको समझ लेते हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन मान लो 3% आया, तो ये क्या बताता है कि YTM अगर मेरा 1% से ऊपर गया है, ठीक है, 1% YTM में अगर चेंज आता है तो 3% मार्केट प्राइस में, बॉन्ड के मार्केट प्राइस में चेंज आएगा, वो भी रिवर्स। यानी कि YTM बढ़ा तो मार्केट प्राइस गिरेगी। इसका सिंपल सा लॉजिक है। मान लो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने शेयर्स खरीदे, मैं शेयर्स से समझाता हूँ। शेयर्स खरीदे और उस पर आपका ये रिटर्न हो गया। अब आपका रिटर्न कम कब होता है पता है? जब आप चीज़ को महंगा खरीदते हो। आप सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, कि महंगा खरीदोगे तो आपका रिटर्न तो कम हो जाएगा। तो ये हो गया ना रिवर्स इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर रिटर्न बढ़ाना है तो आपको चीज़ को सस्ता खरीदना पड़ेगा ना नीचे, और तो ये हो गया इन्वर्स रिलेशनशिप। तो YTM का मतलब क्या है यहाँ पे? यील्ड। यील्ड का मतलब ही होता है रिटर्न ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। सो YTM उधर 1% से बढ़ाओगे तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलता है कि मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड 3% से गिरनी चाहिए। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि यार YTM सिर्फ 0.5% से बढ़ा है, तो बताओ मार्केट प्राइस में कितना चेंज आएगा? 3, जो भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, इनटू चेंज इन YTM। तो आप क्या करोगे? मार्केट प्राइस का चेंज निकालोगे इज नथिंग बट मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन YTM, है ना। तो 3 × 0.5 करोगे तो वो आंसर आएगा 1.5%। ठीक है, ये हो गया सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इट अटेम्प्ट्स टू एस्टिमेट हाउ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल चेंज इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इंटरेस्ट YTM एंड इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। जब तक आपका जो YTM का चेंज आप क्वेश्चन में लेते हो वो 0.50, 0.1 या फिर 1%, 1.5%, 2% तक भी आ जाता है, तब तक तो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन ठीक ठाक आंसर दे देता है, जो कि एक्चुअल होता है, एप्रोप्रिएट। आप उसको ये बोलो अप्रॉक्सीमेट। पर जब YTM का चेंज आपका बढ़ने लग जाता है, लेट्स से 3%, 4%, 5% से YTM बदला, तो आपका जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का आंसर आता है वो अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं देता, वो गलत आंसर देने लग जाता है।
एक्चुअल आंसर और मॉडिफाइड ड्यूरेशन के आंसर में डिस्टेंस बढ़ जाता है, जो कि एक गलत आंसर बन जाता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का। तो हमें इस मॉडिफाइड ड्यूरेशन को थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत थी। वो जो उतना एरर वाला पार्ट आ रहा है उसे ठीक करने की ज़रूरत है। उतना मॉडिफाइड ड्यूरेशन में अगर हम एडजस्ट कर दें तो हमारा ठीक आंसर आएगा। इसी के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट आया कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी क्या करता है, आपके इस मॉडिफाइड ड्यूरेशन को, ठीक है, आपके इस मॉडिफाइड ड्यूरेशन को एडजस्ट करता है उस एरर के लिए कि वो एरर ना आए, है ना। तो जब भी आपका परसेंटेज चेंज इन यील्ड बढ़ जाता है तो इट्स मोर अप्रोप्रिएट टू यूज कॉन्वेक्सिटी देन मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अब कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला देख लो क्या है। प्रेजेंट वैल्यू तो आपने निकाली थी बॉन्ड की, ठीक है, तो जो भी करंट वाईटीएम आपको दिया हुआ है उस पर जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली उसको PV0 बोलेंगे हम, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप अपना वाईटीएम क्वेश्चन में या तो परसेंटेज दिया रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे 1% से बढ़ाओ और फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और वाईटीएम 1% से गिराओ फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालो। पीवी प्लस यानी वाईटीएम बढ़ाने पे कितना प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है बॉन्ड का, पीवी माइनस यानी वाईटीएम गिराने पे कितना प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है बॉन्ड का, -2PV0, ठीक है। सो उन दोनों की टोटल बढ़ाए और गिराए हुए वाईटीएम पे जो प्रेजेंट वैल्यू आई है बॉन्ड की, उसमें से हमने 2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू 0 कर दिया, ठीक है। जो ओरिजिनल बॉन्ड की वैल्यू थी डिवाइडेड बाय 2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू 0 जो आपने वहां लिया था, इंटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर। इससे आपको कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट फैक्टर मिलता है। अब उसको लेके आप क्या करोगे, उसको लेके आओगे आप यहाँ पे कि इससे हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, या फिर बॉन्ड की प्राइस में कितना चेंज आना चाहिए। सो ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन यील्ड। ये और कुछ नहीं, यहीं पे आपने करा था। देखो जब मैंने बोला था ना 0.5 का चेंज आया तो मार्केट प्राइस में कितना चेंज आएगा, तो आपने लिया था एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये 3% इंटू 0.5 यानी चेंज इन यील्ड, ये रहा मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटू चेंज इन यील्ड। देखो तो अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लिया है, क्योंकि यील्ड अगर बढ़ रही है तो हमें मार्केट प्राइस गिरानी है, इसलिए साइन चेंज कर रहे हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। तो जो भी यील्ड का साइन होगा उसको चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे माइनस डाला, क्योंकि हमें इनवर्स रिलेशनशिप दिखाना है, ठीक है। इतना आंसर तो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी दे रहा था, और अब ये पार्ट जो आता है कॉन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन यील्ड का स्क्वायर, ये हम ऐड कर रहे हैं। ये वही एरर वाला पार्ट है जो वहां पे छूट जा रहा था और कॉन्वेक्सिटी उसे कवर कर लेता है। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो अब आपका जो चेंज इन मार्केट प्राइस आएगा बॉन्ड की, वो थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आएगा, ठीक है। एक करेक्शन है सर आपके चार्ट्स में, वो थोड़ा ध्यान दे देना। पीवी प्लस का मतलब बॉन्ड प्राइस ऑन इंक्रीज इन चेंज इन यील्ड, और पीवी माइनस का मतलब बॉन्ड प्राइस ऑन डिक्रीज कर दो बस इसको, ये मैं ठीक कर लूँगा, इन चेंज इन यील्ड, ठीक है। वो कॉपी पेस्ट करने में आ गया था। तो ये हो गया कॉन्वेक्सिटी। अब बात करते हैं सर इम्यूनाइजेशन की। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन नाम से एक का दुक्का आपका सिलेबस में क्वेश्चन है। इम्यूनाइजेशन का मतलब समझो, सबसे पहले तो पढ़ो, अ पोर्टफोलियो इज इम्यूनाइज्ड। इम्यूनाइज मतलब प्रोटेक्शन, नुकसान नहीं होना चाहिए। इम्यूनाइज मतलब एक रिस्क अवॉइड करना, या बोलो आप प्रोटेक्शन देना। अ पोर्टफोलियो इज इम्यूनाइज्ड व्हेन इट्स ड्यूरेशन इक्वल्स द इन्वेस्टर्स टाइम होराइजन। आप समझो बॉन्ड में मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं आज से ठीक 2 साल 2 साल नहीं 5 साल बाद मेरे को कहीं पे लाइबिलिटी है 5 लाख रुपए की, तो वो फंड बनाने के लिए मैं यहाँ पे 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। 5 साल बाद 5 लाख रुपए देने हैं किसी को, तो मैं क्या करता हूँ कि बॉन्ड में एक अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ कि 5 साल बाद ठीक मुझे 5 लाख रुपए इस बॉन्ड से मिल जाएंगे रिडम्पशन, और मैं ये लाइबिलिटी चुका दूंगा। पर प्रॉब्लम क्या होती है पता है, आपकी लाइबिलिटी तो इंटैक्ट है, वो नहीं बदलने वाली, 5 साल बाद 5 लाख देना ही है, लेकिन बॉन्ड की यील्ड बदल सकती है इन 5 सालों में, और हो सकता है कि आपके फेवर में ना जाए। फेवर में गई बहुत अच्छी बात है, फेवर में ना जाए, और अगर फेवर में नहीं गई तो हो सकता है 5 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिले ही ना, तो फिर आप लाइबिलिटी चुकाओगे कैसे में, तो लाइबिलिटी नहीं चुका पाओगे। तो यहाँ पे आपके बॉन्ड को, पोर्टफोलियो को इम्यूनाइज करना ज़रूरी है कि इस पर नुकसान ना आए, ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आपका जो टाइम होराइजन है जहां पे आपकी लाइबिलिटी है यानी कि 5 साल, आप इंश्योर करो कि बॉन्ड का जो बॉन्ड हो या पोर्टफोलियो हो का जो मैकोलेस ड्यूरेशन आप कैलकुलेट करते हो, दैट शुड बी इक्वल टू योर इन्वेस्टर्स योर टाइम होराइजन। मतलब आपके पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन भी 5 साल होना चाहिए। आप अगले साल अगर यील्ड बदल जाती है तो आप अपना ड्यूरेशन बदल दो। कैसे बदलते हैं ड्यूरेशन सर, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी असेट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे करके। पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड। सो अगर आपके पोर्टफोलियो में ए बी सी ऐसे 3 बॉन्ड है, तीनों का ड्यूरेशन होगा मैकोलेस, तो तीनों में इस तरह से इन्वेस्टमेंट रखो कि वेटेड एवरेज ड्यूरेशन उसका 5 साल आए।
सो यही यहाँ पे क्या कहा गया है कि पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन आपका इन्वेस्टर के टाइम होराइजन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एट दिस पॉइंट एनी चेंजेस टू इंटरेस्ट रेट्स विल अफेक्ट बोथ प्राइस एंड री इन्वेस्टमेंट एट द सेम रेट, कीपिंग द पोर्टफोलियोज रेट ऑफ रिटर्न सेम. Maintaining an immunized portfolio means rebalancing the portfolio's average duration every time the interest rate changes, so that the average duration continues to equal the investor's time horizon. So दो तीन चीज़ें जो याद रखनी है, इन्वेस्टर का टाइम होराइजन शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, असेट्स की प्रेजेंट वैल्यू लाइबिलिटी के प्रेजेंट वैल्यू से मैच करनी चाहिए. बॉन्ड का पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज ऑफ द ड्यूरेशन. जैसे पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं निकालते आप, वैसे ही, ठीक है सर. एक और टॉपिक है आपका बॉन्ड में फॉरवर्ड रेट्स का. ये वाला टॉपिक हम IRRM में कवर करेंगे. वही आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. आपने ये फॉर्मूलेज IRRM आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा. तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में जो फॉरवर्ड रेट्स आप निकालते हो वो इस तरीके से निकालते हैं. फॉरेक्स में भी इसका इस्तेमाल है, IRRM में भी इसका इस्तेमाल है, यहाँ पे भी बॉन्ड में भी आपका इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है. तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ये थ्योरी वाला पार्ट है. तो अब आपका सर लास्ट टॉपिक रहा है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर में. आओ देखते हैं. सो देखो सर, कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है. कन्वर्टेबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो एक बॉन्ड के बदले में हो सकता है आपको 20 शेयर्स मिल जाए उसी कंपनी के, ठीक है. तो रिडम्पशन लेने के बजाय आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हो. अभी तक बॉन्ड होल्डर थे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओगे. बॉन्ड में इंटरेस्ट मिलता था, इक्विटी शेयर्स में आपको फिर डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा. सो 10 चीज़ें हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड में जो आपको देखने की ज़रूरत है. सबसे पहले होता है सर कन्वर्जन रेशो, कि एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर्स आपको मिल रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन रेशो. उन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू अगर आप निकालते हो तो दैट विल बी कॉल्ड एज द कन्वर्जन वैल्यू. एग्जाम्पल के साथ साथ लेके चलते हैं ये यहाँ पे. तो एक बॉन्ड के बदले में अगर आपको 20 शेयर्स मिल रहे हैं तो वो 20 हो गया कन्वर्जन रेशो. उस 20 शेयर में हर शेयर की मार्केट प्राइस अगर 10 रुपये है तो आपका कन्वर्जन वैल्यू हो गया 200 रुपये, ठीक है. समझ में आया. कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है. वो जो एक बॉन्ड था, ध्यान देना सर, वो एक बॉन्ड अगर आपका 300 रुपये का मार्केट में बिक रहा है और आप उसके कन्वर्जन वैल्यू देखते हो इक्विटी शेयर्स की तो 200 रुपये आते हैं. तो एक तरह से इक्विटी शेयर्स इतने ना खरीदते हुए आपने बॉन्ड खरीदने का डिसीजन जो लिया उसमें 100 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया, क्योंकि 300 के बदले 200 के ही शेयर मिलने हैं आज की डेट में, ठीक है. तो उसे कहा जाता है कन्वर्जन प्रीमियम. क्या है सर ये, कि आपने बॉन्ड में कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदने के लिए कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करा. सो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन प्रीमियम. दैट इज नथिंग बट 300 माइनस 200 100. तो ये हो गया कन्वर्जन प्रीमियम 100 रुपये का. पर कन्वर्जन प्रीमियम रेशियो इज द फोर्थ टॉपिक. इसी 100 रुपये का जब आप रेशियो निकाल लेते हो कि कितना आपने कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करा है, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन प्रीमियम. इसको निकालोगे आप मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू -1, यानी कि आप करोगे 300 रुपये का बॉन्ड, 200 रुपये की कन्वर्जन वैल्यू -1. तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.5, यानी कि ये पूरा 50% आपका कन्वर्जन प्रीमियम रेशियो हो गया. आप देख सकते हो 200 का 50%, 100 रुपये आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करा. इसके बाद आता है स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. यही कन्वर्टेबल बॉन्ड, यही सारे फीचर्स, उसकी फेस वैल्यू सेम, इंटरेस्ट सेम, टाइम सेम रिडम्पशन का. सिर्फ इस बॉन्ड में से अगर हम कन्वर्जन का ऑप्शन हटा दें, बाकी सब कुछ सेम रखे, तो उस बॉन्ड की प्राइस थोड़ी गिर जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. आप ही सोचो ना, आपके पास में ए बॉन्ड है और बी बॉन्ड है, बाकी सब कुछ सेम है. ए बॉन्ड में आपको कन्वर्ट करने का एक ऑप्शन है, एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है इसके अंदर में कि ये आपको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो. बस बी बॉन्ड में वो फीचर नहीं है. तो आपको क्या लगता है कौन से बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा रहेगी, जिसमें फीचर्स ज़्यादा है. सिंपल सी बात है. तो कन्वर्टेबल बॉन्ड की प्राइस अगर 300 रुपये है तो लेट्स से कि आपके स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो कन्वर्जन ऑप्शन के बिना आ रहा है उसकी प्राइस हो गई 250 रुपये. सो इसको हम 250 रुपये मान के चलते हैं. तो एक तरह से अगर आपके पास में 2 बॉन्ड रखा जाए और आप अगर चूज कर रहे हो कि मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदूंगा, इसका मतलब आप 50 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो ओवर स्ट्रेट वैल्यू. यह है स्ट्रेट वैल्यू, मानते हो. तो इसी 50 रुपये को बोलते हैं डाउनसाइड रिस्क. इसी 50 रुपये का जो रेशो आप निकाल लोगे उसे बोलोगे परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क. आगे देखेंगे. अच्छा, ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, अब मैं ना एक और चीज़ ले लेता हूँ यहाँ पे. इसकी इक्विटी की भी प्राइस आपने निकाली थी, कन्वर्जन रेशो दैट इज़ 200. अब आप समझो, ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना 300 का, या ये इसकी गिर के जो मार्केट प्राइस है ना, कितना नीचे जा सकती है बताऊं. ये 200 और 250, ये जो देख रहे हो, एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया. यानी कि कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड और स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड
इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा दैट विल बी द मिनिमम प्राइस ऑफ दिस, यानी 300 रुपए इस केस में 250 के नीचे नहीं जा सकता, दोनों में से जो भी हाईएस्ट होगा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इज नथिंग बट कन्वर्टेबल बॉन्ड शुड एट द लोवेस्ट ट्रेड एट अ हायर ऑफ द कन्वर्जन वैल्यू और स्ट्रेट वैल्यू। सो 250 का स्ट्रेट वैल्यू, 200 का कन्वर्जन वैल्यू, तो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसके नीचे नहीं जाएगी मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड। उसके बाद डाउन साइड रिस्क की बात करते हैं। मैंने बोला ना कि 300 का बॉन्ड आपका कन्वर्जन ऑप्शन के साथ है, 250 का बॉन्ड बिना कन्वर्जन ऑप्शन के साथ है, यानी कि ये हो गई स्ट्रेट वैल्यू। तो स्ट्रेट वैल्यू के ऊपर आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो कन्वर्जन ऑप्शन खरीदने के लिए? 50 रुपये का, उसे बोलते हैं डाउन साइड रिस्क। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 300 डिवाइडेड बाई 250 माइनस 1 कर दो। So 300 डिवाइडेड बाय स्ट्रेट वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड डिवाइडेड बाय स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड माइनस 1 करोगे तो वो 20 रुपये आ गए, 20% सॉरी। सो 250 का 20% देखो आपका 50 रुपये आता है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब हमने यहाँ पे ये देखा था, कन्वर्जन वैल्यू देखी थी 200 आई थी, 300 का बॉन्ड खरीद के कन्वर्जन कराओ तो 200 रुपये की कम इक्विटी वैल्यू होती है। तो ये जो मार्केट प्राइस है ये कितनी होनी चाहिए कि मेरा पैरिटी पे आ जाए, यानी कि बॉन्ड भी 300 का, कन्वर्जन वैल्यू भी 300 की, उसे बोला जाता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। अभी इक्विटी शेयर की प्राइस 10 रुपये आप देख सकते हो, लेकिन उससे पैरिटी आ रही है क्या? ये आंसर 300 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो वो प्राइस कितनी होनी चाहिए कि ये आंसर कितना आए? 300 यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो आप क्या करोगे? इस कन्वर्जन की जगह पे मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड रख दोगे 300 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 20, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो करोगे तो आपका कन्वर्जन पैरिटी प्राइस आ जाएगा। आपका अगला कॉन्सेप्ट है 8वां कॉन्सेप्ट है, 10 में से 8वां। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस और मार्केट कन्वर्जन प्राइस इज नथिंग बट द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड यानी कि 300 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट यू आर गेटिंग बाय कन्वर्जन, इसको आप कन्वर्जन रेशियो भी बोल सकते हो, यानी कि 20। तो आंसर आना चाहिए 15। जो इक्विटी शेयर 10 रुपए का मार्केट में बिक रहा है वो जो 15 रुपए का हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि वो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस है या कन्वर्जन की पैरिटी पे मार्केट कन्वर्जन की प्राइस है, ठीक है। अब आपके लास्ट के 2 टॉपिक बचते हैं सर, थोड़ा सा ध्यान देना। ये दोनों टॉपिक है कि अगर आप इक्विटी लेते हो, इक्विटी ना लेते हुए आप बॉन्ड पे शिफ्ट हो रहे हो तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो रही है। मैं एग्जांपल के लिए थोड़े सा फिगर्स ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर। सिर्फ इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, इनकम में डिफरेंशियल कितना आ रहा है कि इक्विटी की इनकम में क्या होता है? डिविडेंड मिलता, बॉन्ड की इनकम में क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है। सो थोड़ा सा ध्यान देना, ये है सर इक्विटी की इनकम और ये है बॉन्ड की इनकम। अब आप देखो, आपने आपके इक्विवेलेंट इक्विटी कितने हैं? 200 रुपये के, है ना। 20 इक्विटी शेयर है, उसमें हर एक इक्विटी शेयर पे लेट से आपको डिविडेंड मिलता है 1 रुपये का। तो आपको इक्विटी डिविडेंड टोटल कितना मिल रहा है? 20 रुपये का। अब बॉन्ड तो आपने एक खरीदा 300 का, है ना, एक ही बॉन्ड खरीदा और उसकी फेस वैल्यू लेट से 100 रुपये। 300 रुपये तो मार्केट प्राइस हो गई बॉन्ड की, फेस वैल्यू 100 रुपये ले लो और उस पर कूपन रेट अगर आप लगाते हो तो वो 25% का कूपन रेट ले लो। तो आपको 25% भी नहीं, आप एक काम करो, थोड़ा सा और फिगर चेंज करते हैं। इक्विटी डिविडेंड मान लो 5 रुपये का है, तो आपको टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है? 100 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। अब आपने बॉन्ड खरीदा 300 का, 100 रुपये का डिविडेंड भी तो बहुत हो गया भाई, इसको कम ही रहने देते, एक ये 20 और ये 300 में एक बॉन्ड और उसका कूपन रेट 25% भी माने तो 25 रुपये हो गए। चलो ऐसे ही चलने दो, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल ही तो लेना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि मैं अगर इक्विटी खरीदता हूं तो मुझे 20 रुपये की कमाई होती है, हर शेयर पे 1 रुपये का डिविडेंड, तो 20 रुपये की कमाई होती है। पर मैंने इक्विटी ना खरीदते हुए अगर बॉन्ड खरीदा है तो कितने की कमाई हो रही? एक ही बॉन्ड है, 25 रुपये का इंटरेस्ट मिलना है मेरे को, तो 25 माइनस 20, 5 रुपये का एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है अगर मैं बॉन्ड पे जा रहा हूं तो इन टोटल। सो 5 रुपये का एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, ठीक है। ये रहा इंटरेस्ट फ्रॉम द बॉन्ड 25 रुपये, डिविडेंड फ्रॉम इक्विटी 1 रुपये, कन्वर्जन रेशियो 20 यानी कि 20 रुपये का डिविडेंड। तो न्यूमरेटर में आ गया 5 रुपये का फेवरेबल इनकम है और पर शेयर निकालना है तो 20 से डिवाइड कर दो। तो 5/20 जैसे ही करोगे तो आपको पता चलेगा हर शेयर पे 25 पैसे एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको इक्विटी से बॉन्ड में शिफ्ट होने के लिए या फिर इक्विटी ना खरीदते हुए बॉन्ड का खरीदने की वजह से। सो फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल इज
इक्विटी में जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट में कितना कमा रहे हो बॉन्ड खरीदने की वजह से, ठीक है। अब आप देखो, आपका लास्ट वाला टॉपिक है प्रीमियम पेबैक पीरियड। प्रीमियम पेबैक पीरियड का मतलब ही यही होता है कि आप इक्विटी ना खरीदते हुए बॉन्ड खरीदने का डिसाइड किया, यानी कि 200 की जगह आपने 300 रुपये दिया, तो प्रीमियम कितना दिया सर? 100 रुपये का आपने तो प्रीमियम दे दिया। अब ये एक्स्ट्रा पैसा आपका एक्स्ट्रा कमाई से रिकवर हो रहा है ना। एक्स्ट्रा कमाई कितनी है टोटल में? 5 रुपये की है ना। 5 रुपये की एक्स्ट्रा कमाई हो रही है हर साल, पर उस 5 रुपये की एक्स्ट्रा कमाई के लिए आपने 100 रुपये आज ही टोटल दे दिया, तो प्रीमियम पेबैक पीरियड क्या आएगा आपका? 100 रुपये डिवाइडेड बाय 5, यानी कि कन्वर्जन प्रीमियम बॉन्ड खरीदने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा कितना करा और उसकी वजह से एक्स्ट्रा कमाई कितनी हो रही है। 100 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा करा, 5 रुपये की हर साल एक्स्ट्रा कमाई हो रही है, तो 20 साल लग जाएंगे आपको सिर्फ आपका प्रीमियम एक्स्ट्रा जो पे किया उसको रिकवर करने में, बिना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम पे बैक पीरियड। हालांकि 20 साल बहुत ज़्यादा आया, मैंने जैसे जिस तरह से एग्जांपल लिया। तो वापस से एक बार छोटा छोटा बता देता हूँ। कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन प्रीमियम रेशियो, स्टेट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द कन्वर्टेबल बॉन्ड, उसके बाद आता है डाउनसाइड रिस्क, उसके बाद आता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, फिर 2 चीज़ें और बचती है, फेवरेबल इनकम, डिफरेंशियल पर शेयर, और लास्ट वाला आता है प्रीमियम पे बैक पीरियड। इसके साथ आपका बॉन्ड का पार्ट आपका खत्म हो जाता है। सर लास्ट वाला टॉपिक लेते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसमें मैं 2-3 चीज़ें डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे नहीं है। देखो सर, आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। अब सबसे पहले तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट, 1 दिन, 7 दिन से लेके 365 दिन, 1 साल के अंदर मैच्योर होने वाले ये इंस्ट्रूमेंट्स है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में इशू किए जाते हैं और छोटे टाइम पीरियड के लिए पैसा लिया जाता है और उसके बदले में उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? सबसे पहले देखो सर, सबसे पहले ऊपर में आपको दिखेगा ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, उसके बाद रीपर्चेस एग्रीमेंट है और कॉल और नोटिस मनी है। उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मोस्टली आएंगे वो इस पे आएंगे, रीपर्चेस एग्रीमेंट पे, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, और उसके बाद ये तीनों कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, इन सब पे आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो ये जान लो कि सर ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है कॉर्पोरेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती है, रीपर्चेस एग्रीमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और आरबीआई, मोस्टली आप बैंक्स ही देखोगे, ठीक है। कॉल और नोटिस मनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती है, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड आप देख सकते हो इनका, आप देखोगे 91 डेज, 182, 364, 7 दिन, 1 साल, 7 दिन, मतलब मैक्स टू मैक्स आप मान के चलो 1 साल तक होता है जनरली, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से लेके ये सब, ठीक है। तो ये उनकी मैच्योरिटी होगी। पर्पस देखो, पर्पस क्या है? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए आप ये पैसा उठाते हो मोस्टली, ठीक है। ये देखो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, हर जगह पे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो इक्विटी है, डेट है, प्रेफरेंस शेयर्स है, बैंक के बड़े बड़े लोन्स है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इंटरेस्ट देखो क्या है, आपको ये चीज़ जानना जरूरी है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के एंगल से कि अगर आपको ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ऐसे अगर आपके क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो आपको इशू ही डिस्काउंट पे होगा, यानी 100 रुपये का रिडम्शन होगा, लेकिन आज आपको वो चीज़ 90 रुपये में मिल जाएगी। तो जनरली इनका कूपन 0 ही रहेगा, कोई कूपन नहीं है। सस्ता में आपको दिया 90 रुपये में और 100 रुपये आपको उसकी फेस वैल्यू वापस मिल जाएगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 रुपये ही आपका कमाई हो गई। आई बात समझ में? सो इशूड एट डिस्काउंट नो कूपन, क्या सर? ट्रेजरी बिल। इशूड एट डिस्काउंट नो कूपन, क्या सर? कमर्शियल पेपर। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है उस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है और रेपो में भी आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट है, कॉल और नोटिस मनी में भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। रिस्क लेवल देख लो, रिस्क लेवल लो ही रहेगा मोस्टली, क्योंकि सब कुछ पहले तो शॉर्ट टर्म के लिए है, सिक्योर्ड रहेगा। सो आप अगर रिस्क ट्रेजरी बिल देखोगे तो लो रिस्क है, क्योंकि दिस इज गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़। कमर्शियल पेपर में मीडियम रिस्क है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में लो टू मीडियम, यहाँ पे आएगा रीपर्चेस एग्रीमेंट जो है वो है आपका लो रिस्क वाला, ये भी लो रिस्क, कॉल और नोटिस मनी, ठीक है। ट्रेडेबिलिटी, हाईली ट्रेडेबल इन सेकेंडरी मार्केट, क्या सर? ट्रेजरी बिल्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, ये भी ट्रेड होते हैं, कमर्शियल पेपर ये भी ट्रेड होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और बाकी के दो अगर आप देखोगे तो दीज आर नॉट ट्रेडेड एग्रीमेंट, और जो रीपर्चेस एग्रीमेंट और कॉल और नोटिस मनी है। ऊपर से मैंने बताया है, थ्योरी के एंगल से नहीं, प्रैक्टिकल के एंगल से देखा है। उसके बाद में आपको ध्यान देना सर, आपको आएगा क्वेश्चन रीपर्चेस एग्रीमेंट का, तब ये बेसिक आइडिया
याद रहना चाहिए। डर्टी प्राइस क्या होती है, क्लीन प्राइस क्या होती है बॉन्ड को। एक बैंक जब थोड़े टाइम के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ दे के गिरवी रख के सामने वाली बैंक से 10 दिन 14 दिन के लिए पैसा लेती है, तो जो सिक्योरिटीज़ रखी जाती है, बॉन्ड्स अगर रखे जा रहे हैं, तो बॉन्ड की एक प्राइस होती है, उसका एक्रूड इंटरेस्ट होता है। सो ध्यान देना। अब मान लो कि जो बॉन्ड आप गिरवी देना चाहते हो उसकी क्लीन प्राइस है 100 रुपये की, मैं यहाँ पे रेड से लिख लेता हूँ, उसकी क्लीन प्राइस है 100 रुपये की, पर वो उसकी जो इंटरेस्ट है वो 6-6 महीने में इंटरेस्ट ड्यू होता है, और पहले के 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और आज ही 6 महीने अगर कंप्लीट हो गए मान लो, या फिर आप मान के चलो कि 3 महीने कंप्लीट हो चुके, तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया। अब इसकी फेस वैल्यू भी अगर आप 100 लेके चलते हो, इंटरेस्ट 10% का लेके चलते हो, तो 2.5 रुपये का इंटरेस्ट बनता है 3 महीने का। तो ये 2.5 रुपये का इंटरेस्ट मेरा एक्रू हो चुका है 102 रुपये 50 पैसे। तो इसे कहेंगे सर डर्टी प्राइस, इनिशियल मार्जिन। अब 102 रुपये 50 पैसे का बॉन्ड आप दूसरी बैंक को गिरवी रख रहे हो जिससे पैसा उठाना चाहते हो, तो दूसरी बैंक जो है एग्जैक्ट मार्केट प्राइस जितना पैसा आपको वापस नहीं देगी, उसमें से कुछ पैसा काट लेगी यानी कि उतना कम देगी। तो इनिशियल मार्जिन लेट से 5% है, तो 102 रुपये 50 पैसे का जो भी 5% आता होगा, ये आप माइनस कर दो 5 रुपये 125 पैसा, ठीक है। तो जो भी आ रहा होगा लेट से एडजस्टेड। अभी ना हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर लेते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूजन या कैलकुलेशन में फालतू का समय बर्बाद ना हो। तो मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ कि फेस वैल्यू है 100, कूपन रेट है 12%, तो इंटरेस्ट हो गया 3 महीने का 3 रुपये बराबर एक्रूड इंटरेस्ट, तो ये हो गया 103 रुपये। अब 103 में से 5% माइनस कर देंगे तो ये तो वैसे ही आएगा, छोड़ो। 97.85 आपका एडजस्टेड डर्टी प्राइस हो गया। दूसरी बैंक बोलती है कि आप मेरे पास 103 रुपये का बॉन्ड दो, उसके बदले में आपको 97 रुपीज़ 85 पैसे का लोन दे दूंगा हर बॉन्ड पे, हर सिक्योरिटी पे। तो आपके पास सिक्योरिटी कितनी है ये बता दो, लेट से आपके पास 100 सिक्योरिटी है, तो आपको लोन कितना मिलेगा 9785 का आपकी बैंक को मिलेगा। और लोन तो फ्री में मिलता नहीं है, दूसरी बैंक आपको उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसे कहते हैं रेपो रेट। तो वो रेपो रेट पे लेट से 10 रुपये का इंटरेस्ट आता है, आप टोटल मिला के 107 रुपये 85 पैसे वापस लौटा देना। जब भी 14 दिन का आपका पैसा का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, आप इंटरेस्ट के साथ पैसा दूसरी बैंक को लौटा देना, अपनी सारी सिक्योरिटीज़ वापस ले लेना। तो सिक्योरिटीज़ की जो प्राइसिंग है, एक्चुअल में आपने सिक्योरिटीज़ बेची नहीं उन लोगों को, एक तरह से गिरवी ही रखी। सो इसको कहते हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट। रीपर्चेस यानी कि आप बोलते हो कि आपने अपने बॉन्ड सारे के सारे बेच दिए, लेकिन आप इस प्राइस पे वापस उन बॉन्ड्स को खरीदने का एग्रीमेंट कर लेते हो, इसे कहा जाता है रेपो, ठीक है, रीपर्चेस एग्रीमेंट। इसमें क्लीन प्राइस समझ आया, डर्टी प्राइस समझ आया, ठीक है। एक और आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें इनिशियल मार्जिन की जगह पे, ध्यान देना सर मेरी बात पे, इनिशियल मार्जिन की जगह पे हेयर कट लिखा होगा। तो हेयर कट जो है डायरेक्टली डर्टी प्राइस पे 5% लगता नहीं है। अगर हेयर कट 5% का रहेगा ना, तो 103 को 95% माना जाएगा सर, और जो 5% रहता है वो इस चीज़ का रहता है, एडजस्टेड डर्टी प्राइस का। तो वहाँ पे कैलकुलेशन बदल जाएंगे, 103 पे 5% लगाने के बजाय 103 को 95% से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द एडजस्टेड डर्टी प्राइस, ठीक है। ये हमारा मनी मार्केट भी ख़त्म हो गया। अभी हम फॉर्मूला बुक में जाते हैं। ये देखो आपका प्रीमियम पे बैक पीरियड यानी कन्वर्टेबल बॉन्ड के बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ध्यान देना सर, वापस से छोटा छोटा। डर्टी प्राइस क्या है सर, क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। डिस्काउंट रेट अगर किसी का निकालना है या डिस्काउंट यील्ड निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान देना। रेट निकलता है, आपको पहले भी बताया था, फेस वैल्यू पे, यील्ड निकलती है मार्केट प्राइस पे। तो डिस्काउंट का अगर रेट निकालना है तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस का डिफरेंस, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 90 रुपये का इंस्ट्रूमेंट आपको मिल गया जो 100 रुपये में रिडीम हो जाएगा, तो डिस्काउंट पे मिला है, तो डिस्काउंट का रेट क्या है ये पता लगाना है। तो 100 रुपये माइनस 90 रुपये डिवाइडेड बाय, आप फेस वैल्यू करोगे 100 रुपये, क्योंकि रेट फेस वैल्यू पे लगता है। तो 10 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला ना, तो डिस्काउंट का रेट 10 रुपये का था, 100 में से 10% माइनस करा तो 90 रुपये में मैंने बॉन्ड खरीदा, ऐसा इंटरप्रिटेशन है। पर यील्ड का मतलब तो सर रिटर्न होता है, ये तो आप जानते हो। रिटर्न कैलकुलेट आप इन्वेस्टमेंट पे करोगे, और इन्वेस्टमेंट तो 90 रुपये पे करा था ना आपने, तो 90 रुपये पे आपने 10 रुपये कमाया, तो कितना परसेंट कमाया, तकरीबन 11.11% ये रहा। सो ये 10 रुपये आप 90 पे कमाओगे। सो यील्ड
मार्केट प्राइस पे लगेगा, रेट फेस वैल्यू पे लगेगा। अब ये अगर 3 महीने का है तो उसे कन्वर्ट कर लो एनुअल में, आगे का पोर्शन वो है। हेयर कट और इनिशियल मार्जिन मैंने अभी अभी आपको बता दिया। उसके बाद में होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये हम आगे देखेंगे म्यूचुअल फंड में। जितने टाइम के लिए होल्ड करा उसे होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। लेट से आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे और वो 120 रुपये हो गए, तो आपको कितना 20 रुपये मिले ना 100 पे, तो ये 20% जो आया ये और कुछ नहीं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कहलाता है। डिस्काउंट अगर निकालना है तो फेस वैल्यू पे निकालते हैं, ये भी हमने देख लिया। इफेक्टिव एनुअल यील्ड और कुछ नहीं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर आपका 1+R डिवाइडेड बाय n टू द पावर nt, ऐसा करते हो तब आप, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ सर हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला चैप्टर हुआ पूरा का पूरा कंप्लीट, सब देख लिया। अगला चैप्टर रहेगा आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर, और वो एक ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ सर, वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू करते हैं सर। अभी तक हमारा क्या क्या हो गया है, हमने रिस्क मैनेजमेंट देख लिया, कुछ बेसिक्स देख लिए, कैपिटल बजटिंग देख लिया, सिक्योरिटी एनालिसिस देख लिया, सिक्योरिटी वैल्यूएशन देख लिया। नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट विद द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर, और पोर्टफोलियो का पूरा चैप्टर हम चार्ट्स के थ्रू पढ़ेंगे। दिस इज द बेस्ट वे, बिकॉज इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो उनको डिस्कस हमें करना है, ठीक है। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चार्ट पे आता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपके सेकंड्स लेके जो भी यहाँ पे मैंने पहले रिवाइज कराया था उन्हें बर्बाद कर देता हूँ, मतलब इरेज। ओके सर, वंडरफुल, आर यू रेडी? आई होप थोड़ा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। दैट इज़ व्हाट आई फील, मतलब वहाँ पे आपके कमेंट्स देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है, और एडवाइस भी मैं वहीं से लेता हूँ। तो फीडबैक दो, बताओ और क्या बेहतर कर सकते हैं। इस अटैम्प्ट में तो जितना हो सकता है कर ही रहे हैं, अगले अटैम्प्ट में और वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो वो आपके जूनियर्स को भी हेल्प हो जाएगी, आपके लिए तो खैर आखिरी है। चलिए सर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मोस्टली हम देखेंगे रिस्क और रिटर्न के एंगल से, तो 90% ऑफ द टाइम हम उसमें रिटर्न्स और रिस्क ये निकालने के पीछे भागेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर, इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो उसको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट में देखनी होती है डिसीजन लेने के लिए, वो है सर, एक तो है रिटर्न, दूसरा है रिस्क। रिटर्न हमने कैलकुलेट करना देखा था सिक्योरिटी का, सिंगल सिक्योरिटी का विदाउट प्रोबेबिलिटी रिटर्न अगर निकालना चाहते हो तो दैट इज डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अगर ये शेयर्स में है तो। अगर बॉन्ड में रहा तो इंटरेस्ट प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हो गया विदाउट प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी के साथ रिटर्न निकालना है तो आपको पता है जितने भी रिटर्न्स दिए उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो और टोटल कर लो, तो आपका विद प्रोबेबिलिटी रिटर्न आ जाता है। इसके बाद हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न देखा था। देखो, सिक्योरिटी का तो सिंगल रिटर्न हो गया, पर ऐसे बहुत सारे एसेट्स होंगे, उन सब का रिटर्न होगा, तो आप पोर्टफोलियो जो बना रहे हो उसका रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? जितने भी एसेट्स हैं उनका रिटर्न ले लो, उनकी प्रोबेबिलिटी वेट ले लो, प्रोबेबिलिटी तो उसमें था, रिटर्न ले लिया, वेट ले लिया कि भैया हर एसेट का पूरे पोर्टफोलियो में वेट कितना है, तो रिटर्न इनटू वेट करके टोटल करके आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो का रिटर्न। इसके बाद में कुछ थ्योरी स्टार्ट करते हैं सर कि हमने किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के पहले रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो सबसे पहले थ्योरी हमने जो देखी वो थी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आपने देखा होगा एडवांस कैपिटल बजटिंग में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का एक फॉर्मूला था, एग्जैक्ट वही चीज यहां पे आती है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से 2 हिस्सों में रिटर्न को डिवाइड किया जाता है। एक तो बिना किसी रिस्क लिए जो हमें मिलना चाहिए, जैसे कि एफडी में डालूंगा तो 5% मिलते हैं ना, तो यहां पे भी उतना मिलना चाहिए बिना किसी रिस्क के, तो हमने वो दे दिया आरएफ। प्लस दूसरा जो पूरा पोर्शन है उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज रिस्क प्रीमियम। ध्यान दो सर, ये है सर आपका सिक्योरिटीज रिस्क प्रीमियम, ठीक है। अब आपके सिक्योरिटी के रिस्क को बीटा कहा जाता है, दैट इज बीटा 1.2 अगर है, इसका मतलब मार्केट के कंपैरिजन में आपका रिस्क 1.2 टाइम्स, आपके सिक्योरिटी का रिस्क 1.2 टाइम्स ज्यादा है, तो आपको भी प्रीमियम ज्यादा मिलना चाहिए। आप अगर ब्रैकेट में देखोगे तो आपको मिलेगा RM माइनस RF, यानी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता तो कितना रिटर्न मिलता, रिस्क फ्री रेट में कितना मिल रहा है। अगर मार्केट में 15% है, रिस्क फ्री रेट में 5% है, यानी कि 11%। क्या हो गया कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मार्केट का रिस्क उठाने के लिए 11% का मुझे प्रीमियम मिलता है, तो मुझे इस सिक्योरिटी में 11 इंटू 1.2 का प्रीमियम मिलना चाहिए, क्योंकि मैं मार्केट से ज्यादा रिस्क उठा रहा हूं। मार्केट का जो बीटा है वो 1 माना जाता है, और 1 से तो ज्यादा ही रिस्क उठा रहा हूं मैं, यहां पे 1.2 का उठा रहा हूं, तो मेरे को प्रीमियम भी ज्यादा मिलना चाहिए। दैट्स व्हाई 11 इंटू 1.2 करते हैं, वो रिस्क फ्री में ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा रिटर्न। सो तकरीबन ये 17 कितना था, 11 इंटू 1.2 करेंगे
तो 13.2 प्लस 5 करेंगे तो ये 18.2 आता है। 18.2 क्या है सर? आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। किसी भी सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इतना मिलना चाहिए। अब मिल कितना रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया सर थ्योरेटिकल रिटर्न। अब एक्चुअल में अगर आपको 20% मिल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो 18.2% ही थी, आपको तो ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। गो विद दैट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कर दो अगर डिसीजन ऐसा आता है तो। अच्छा एक और चीज़ समझो, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इवैल्यूएट करके भी बताता हूँ 2-3 चीज़ें, ठीक है। लेट्स से कि आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आई थी 18% और एक्चुअल रिटर्न या आपको लगता है कि ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 20% है। इसका मतलब क्या कि आपकी रिक्वायर्ड से आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। ध्यान देना मेरे हाथों की तरफ में, आपकी रिक्वायर्ड से आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। रिटर्न ज़्यादा कब मिलता है? जब आप सिक्योरिटी सस्ती खरीदते हो। चीज़ सस्ती खरीदोगे तभी रिटर्न बढ़ेगा। अगर चीज़ सस्ती है तो वो अंडर वैल्यूड कहलाती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या हो गई? अंडर वैल्यूड। तो हम क्या करेंगे सर? बाय करेंगे, ठीक है। दूसरा किस्सा लेते हैं। मान लो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 18%, लेकिन आपको लगता है कि 12-15% से ज़्यादा मिलेंगे नहीं या मिला नहीं, एक्चुअल हो या एक्सपेक्टेड हो। तो अब आप ध्यान दो, आपको रिक्वायर्ड थी 18% लेकिन आपको लग रहा है कि रिटर्न इससे कम मिलेगा। रिटर्न कम कब मिलता है? जब आप सिक्योरिटी को महंगे में खरीदते हो। सब महंगे में खरीदोगे तो अपने आप रिटर्न कम होएगा। महंगा मतलब ओवर वैल्यूड, आपने कर दिया सेल। और अगर 18 चाहिए, 18 मिल रहा है तो करेक्टली वैल्यूड आप होल्ड करके रख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आगे भी एपीटी के थ्योरी में और सिंगल इंडेक्स मॉडल के थ्योरी में एग्जैक्ट अप्लीकेबल होता है। सिंपल है। तो ये जो 18% निकाला ये था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपनी अपनी थ्योरी के हिसाब से। अब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में अगर आपको सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना था तो आपने बीटा सिक्योरिटी का लिया, पर अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो क्या लोगे? बीटा पोर्टफोलियो का लोगे। तो ये आपको देगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है सर। उसके बाद में एपीटी थ्योरी। अब आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी क्या बोलता है कि भैया देखो, आप तो बीटा ले लेते हो एक ही, पूरे मार्केट का एक ही बीटा ले लिया, लेकिन इन्फ्लेशन हो गया और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं तो उनका अलग अलग रिस्क होता है, तो आपने बीटा भी अलग अलग लेना चाहिए। तो ये वाला मॉडल है अपना मल्टी बीटा मॉडल। यहाँ पे बीटा बहुत सारे लिए जाते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप फॉर्मूला देखोगे, आर आई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा 1 लैम्बडा 1 प्लस बीटा 2 लैम्बडा 3 प्लस बीटा 3 लैम्बडा 3 प्लस बीटा 4 लैम्बडा 4 अप टू बीटा एन लैम्बडा एन। मतलब जितने फैक्टर क्वेश्चन में दिए उन सब का मुझे सिस्टमैटिक रिस्क चाहिए, उन सब का मुझे लैम्बडा चाहिए। ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आता है, पर लैम्बडा क्या होता है सर? लैम्बडा यानी कि उस फैक्टर की वजह से मिलने वाला एक्स्ट्रा प्रीमियम मार्केट में। तो अगर ये मान लो कोई पर्टिकुलर फैक्टर है इन्फ्लेशन, इसकी वजह से 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम मार्केट में मिलना चाहिए, तो मार्केट का बीटा 1 होता है, मतलब मार्केट के कंपैरिजन में। और हमारा बीटा अगर उस फैक्टर की वजह से 1.2 है तो हमको इन्फ्लेशन की वजह से 5 इंटू 1.2 का रिटर्न मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, दैट इज 6%। तो ये सारे इन्फ्लेशन प्रीमियम के साथ बोलो या कोई फैक्टर के साथ वाले प्रीमियम के रिटर्न आपके ऐड करने रिस्क फ्री रेट में, यू विल गेट द रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी। ये भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही देता है, फिर आपको उसको एक्चुअल रिटर्न से कंपेयर करके ये बताना है कि अंडर, ओवर या करेक्टली वैल्यूड है। एक और थ्योरी हमारी सिंगल इंडेक्स मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी और शार्पेज इंडेक्स मॉडल बोलो या सिंगल इंडेक्स मॉडल बोलो, ये बोलता है कि भैया इन कंपनी का रिटर्न 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो कंपनी स्पेसिफिक अल्फा है, यानी कि कंपनी की खुद की कुछ खासियत होती है, कोर कंपेटेंसीज होती है। जैसे एप्पल में अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे लोग जो है सैमसंग हो गया या फोन वाले, मोबाइल फोन वाले हैं, वो एंड्रॉइड को इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी कोर कंपेटेंसी क्या है एप्पल की? खुद का अपना iOS होना। उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए आपको सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने से, दैट इज अल्फा आई। उसके बाद ये तो कंपनी स्पेसिफिक हो गया, उसके बाद आता है मार्केट स्पेसिफिक, बीटा आई आर एम। मार्केट में 15% का रिटर्न मिल रहा है, आपका 1.2 है, तो आपको इतना % एक्स्ट्रा और रिटर्न मिलना चाहिए क्योंकि आप मार्केट से ज्यादा रिस्क उठा रहे हो। और लास्ट वाला पार्ट आता है कंपनी स्पेसिफिक अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जनरली ये 0 होगा सर आपको, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है। इवेंट का नाम ही अनएक्सपेक्टेड है, कभी कभी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के किसी खास बंदे की, सीईओ की डेथ हो गई, ठीक है, तो डेथ तो हर साल नहीं होगी ना, या कंपनी को एकदम से कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट मिल गया, हर साल तो नहीं मिलेगा ना। तो प्रोजेक्ट मिलता है तो ये पॉजिटिव रिटर्न आएगा, मान लो उसकी वजह से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए। डेथ अगर हो गई तो हो सकता है ये माइनस भी आए, जरूरी नहीं प्लस लिखा है तो प्लस ही आएगा। तो 3 हिस्सों में बांटा जाता है शार्पेज इंडेक्स मॉडल के हिसाब से। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या होना चाहिए? कंपनी स्पेसिफिक अल्फा आई, मार्केट स्पेसिफिक बीटा आई आर एम प्लस अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो ये हो गए सारे के सारे रिटर्न के फॉर्मूले आपके। सिक्योरिटी का रिटर्न और उसको बाद में पोर्टफोलियो के रिटर्न में कन्वर्ट करा, फिर सीएपीएम, एपीटी और शार्पेज इंडेक्स मॉडल। तो ये हमने देखा रिटर्न। अब बात करते हैं सर रिस्क की। आओ देखो सर,
सिंगल सिक्योरिटी रिस्क सर, अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, रिस्क क्या होता है? रिस्क इज डिनोटेड बाय सिग्मा। टोटल रिस्क को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क आपका मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क आपका कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। ये रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। जैसे अर्थक्वेक आया तो कहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करोगे? हर जगह पे अर्थक्वेक का इंपैक्ट तो आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्डिंग गिर जाएगी, पर अर्थक्वेक आने से मार्केट में शेयर की प्राइसेस तो गिरेगी ही गिरेगी। ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क कंपनी स्पेसिफिक होता है कि यार अगर फायर लग जाए, आपका सीईओ की डेथ हो गई, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आ गया, तो ये चीजें आप अवॉइड कर सकते हो अपना डाइवर्सिफिकेशन करके। सो दिस रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड एंड रिड्यूस टू अ मैक्सिमम लेवल बाय इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज। सिंपल सी बात है। तो देखो, इन्वेस्टर को पता क्या करना होगा, फिर ये फाइंड आउट करने की जरूरत ही क्या है अनसिस्टमैटिक रिस्क, जबकि हम उसे खत्म कर ही सकते हैं ऑलमोस्ट। तो हमें पता ये लगाना होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में हमारा सिस्टमैटिक रिस्क कितना है। सिस्टमैटिक रिस्क को डिनोट किया जाता है बीटा से। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर बाद लेंगे। चलो ठीक है, या फिर एक काम करो, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क जो बीटा है ना, ये बीटा कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं सर। सिंगल सिक्योरिटी और असेट का बीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस, ये दो फॉर्मूला आपके पास में। जो रिग्रेशन एनालिसिस का फॉर्मूला है वो मोस्टली आप तब यूज करोगे जब आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं दी है। बीटा निकालना है लेकिन प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं दी है, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं सजेस्ट कर रहा हूं। तो रिटर्न्स जब आपको बहुत सारे दिए होते हैं ना, कि एक तो सिक्योरिटी का रिटर्न रहेगा, एक तो मार्केट का रिटर्न रहेगा। सिक्योरिटी के रिटर्न को एक्स बोलोगे, मार्केट के रिटर्न को वाई बोलोगे। तो न्यूमरेटर में देखो क्या कर रहे हो, समेशन ऑफ एक्स और वाई। सिक्योरिटी के रिटर्न को मार्केट के रिटर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो, एक नया कॉलम बना लो एक्स वाई के नाम का, उनका प्रोडक्ट करके नीचे में टोटल कर लेना, आ गया समेशन ऑफ एक्स वाई। फिर आप माइनस करोगे एन बार एक्स बार वाई। एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने रिटर्न है, 10 साल के है तो वो 10 हो गया। बार एक्स बार वाई क्या है, 10 साल के रिटर्न्स का एवरेज यानी कि मीन। तो सिक्योरिटी का भी मीन हो गया, मार्केट का भी मीन हो गया रिटर्न्स का। ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। डिनोमिनेटर में देखो पूरी तरह से मार्केट का ही आपको रिटर्न्स की डिटेल दी है। इसका मतलब ही यही है कि हम जो रिस्क निकाल रहे हैं सिक्योरिटी का एक्स का, वो मार्केट के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में मार्केट रखा है। अच्छा, तो क्या है सर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। जितने भी मार्केट के रिटर्न दिए उन सब का स्क्वायर करो और फिर टोटल कर लो, दैट इज समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन यानी कि 10 और बार वाई स्क्वायर यानी कि ऊपर जो आपने मीन निकाला था मार्केट का उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में ये रख लिया आपने। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बीटा अकॉर्डिंग टू रिग्रेशन एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक एज कंपेयर टू मार्केट। ठीक है, दूसरा है सर कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में आप बीटा जो निकालने का फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सर आपका। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ले लो आप किसी भी सिक्योरिटी का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, जो मोस्टली फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द सिक्योरिटी विद द मार्केट। एक्स यानी कि सिक्योरिटी, वाई यानी कि मार्केट, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यहाँ पे भी नोटिस करना, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सर, रिस्क ही है। उस टोटल रिस्क को, वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, उसके अंदर में दोनों रिस्क है सर, आपका सिस्टमैटिक भी है और मार्केट भी है। आप एक तरह से क्या कर रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन समझाने की कोशिश, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो आपने क्या निकाल लिया, मार्केट के टोटल रिस्क कंपैरिजन में हमारा टोटल रिस्क कितना है, और उस टोटल रिस्क में कोरिलेशन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके आपने अनसिस्टमैटिक वाला पार्ट हटा दिया, सिर्फ सिस्टमैटिक वाला पार्ट रखा, तो आपका आ गया बीटा। ठीक है सर, ये हो गया आपका फॉर्मूला, मेजर फॉर्मूला। अच्छा, इसके बाद अब आती है बात कि सर कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है। वापस बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के पहले के बेसिक्स की, जहां पे आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखा था कैसे होता है। मैंने बोला था कि इसका फॉर्मूला मैं पोर्टफोलियो में बताऊंगा, ये रहा वो फॉर्मूला। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए दो सिक्योरिटीज के बीच में, अब ये ए सिक्योरिटी है, बी आपका मार्केट हो सकता है, बी आपका दूसरी सिक्योरिटी भी हो सकती है। ठीक है, सो अगर कोई भी दो सिक्योरिटी या मार्केट और सिक्योरिटी के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो आपको सिर्फ चाहिए कोवेरियंस डिवाइडेड बाय दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोडक्ट। कोवेरियंस क्या है सर, जैसे आप वेरियंस निकालते हो ना, उसके बाद स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, वैसे ही है ये कोवेरियंस। अब कोवेरियंस कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दे दो। कोवेरियंस ऑफ ए बी है ना, ए यानी कि एक सिंगल फर्स्ट सिक्योरिटी का रिटर्न, बी यानी कि सेकंड सिक्योरिटी का रिटर्न, या फिर अगर आप इसको ए को सिक्योरिटी मानते हो, बी को मार्केट मानते हो, तो वैसे। तो कैसे निकालोगे सर, बहुत सिंपल है। वेरिएंस निकालते, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय हम सबसे पहले डेविएशन ही निकालते हैं ना, तो हम आर ए माइनस बार आर ए, ये डेविएशन हो गया फर्स्ट सिक्योरिटी का, मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन हो गया सेकंड सिक्योरिटी का। जनरली हम यहाँ की नेगेटिविटी हटाने के लिए इसी को स्क्वायर करते थे, इसका मतलब यही था कि इसी को यहाँ पे रखते थे और मल्टीप्लाई करते थे। पर अभी हमको सेम सिक्योरिटी का, उस सिक्योरिटी का उसी के साथ नहीं, उस सिक्योरिटी का दूसरे के साथ वेरिएंस निकालना है, तो उस सिक्योरिटी के डेविएशन को दूसरे सिक्योरिटी के डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे सर। और
बाद में अगर प्रोबेबिलिटी दी है क्वेश्चन में तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, नहीं दी है तो टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। जैसे 10 साल का रिटर्न दिया तो 10 से डिवाइड कर दो, और प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कर लो, आपका आ गया कोवेरियंस। कोवेरियंस आया, आप इस फॉर्मूले में आपने रखा तो आपका आ गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप यहाँ पे रख दोगे मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी जिसका बीटा निकालना है डिवाइडेड बाय मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपका बीटा आ जाएगा। अब आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट के जगह पे ये वाला फॉर्मूला भी रख सकते हो, देख रहे हो। तो आपका फॉर्मूला जो बीटा का है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये भी अगर आपने एग्जैक्ट ये कोरिलेशन के फॉर्मूले की जगह ये रख दिया ना, कोवेरियंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड ऑफ ए साइन ऑफ बी, तो आपका वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ये वाला भी रख सकते हो, जैसे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ गया न्यूमरेटर में। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया, कोवेरियंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर ए बी इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ ए साइन ऑफ बी, उसको डिनोमिनेटर को इधर ला लोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही तो आप हो गया कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। ये पूरा पार्ट न्यूमरेटर का और कुछ नहीं, कोवेरियंस ही है सर, कोवेरियंस आपका, और डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरियंस, तो आपका इससे भी बीटा आ जाएगा। ऊपर भी वेरियंस नीचे भी वेरियंस, ऊपर जो वेरियंस है वो दोनों का है एक्स और वाई का, नीचे एक्स और वाई का वेरियंस एज कंपेयर टू मार्केट का वेरियंस, एक्स और वाई का वेरियंस एज कंपेयर टू मार्केट का वेरियंस, तो आपका बीटा आ गया। ये हो गया कोरिलेशन एनालिसिस आपका, थोड़ा है लंबा प्रोसीजर, प्रैक्टिस के साथ साथ आता है। तो ये हो गया सर सिंगल सिक्योरिटी का बीटा, एक असेट का बीटा निकल गया, एक स्टॉक का बीटा निकल गया। अब अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो में 4 सिक्योरिटीज है, चारों का बीटा है, तो पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सर, सबका बीटा ले लो, चारों का बीटा आपके पास में है, चारों का वेट ले लो कि हर सिक्योरिटी में आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उससे आपका वेट आ जाएगा। वेटेड एवरेज बीटा इज द पोर्टफोलियो बीटा, कहानी खत्म, आपको बीटा के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। अब वापस आते हैं टोटल रिस्क पे, ठीक है। रिस्क आपने रिस्क मैनेजमेंट के पहले भी ये टोटल रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा, आपने कैपिटल बजटिंग में भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा, ठीक है, यहाँ पे भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर, टोटल रिस्क को सिंगल सिक्योरिटी का निकालना है हमको स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम क्या करते हैं विथ प्रोबेबिलिटी विदाउट प्रोबेबिलिटी। अब क्वेश्चन में डेटा कैसे दिया है उस पर डिपेंड करता है। मान लो कि अगर ये विथ प्रोबेबिलिटी दिया है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न लेंगे, उसको अपने मीन से माइनस करेंगे तो कुछ निगेटिविटी आएगी, वो निगेटिविटी हटाने के लिए हम क्या करते हैं सर, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और टोटल करो तो आपका वेरियंस आएगा, और उस चीज को स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। अब क्वेश्चन में हो सकता है प्रोबेबिलिटी ना दे, तो प्रोबेबिलिटी नहीं दी तो कुछ नहीं सर, आपका डेविएशन निकाला, स्क्वायर करा और टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो, यानी कि 10 है तो 10 टोटल रिटर्न्स है तो 10 से डिवाइड कर दो, तो आपका वेरिएंस आ गया, उसको स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। सो दिस इज द टोटल रिस्क अकॉर्डिंग टू विथ प्रोबेबिलिटी विदाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन सिंगल सिक्योरिटी का क्या होगा अगर हमारे पास एक पोर्टफोलियो होगा जिसमें 2 असेट्स होंगे और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में देखा था, और वहां हमने देखा था क्योंकि करेंसी में पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था तो हम वेट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, पर यहाँ पे तो परसेंटेज में निकालना है। इसका रीजन मैंने रिविजन वीडियो में दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि क्यों यहाँ पे वेट इस्तेमाल करते हैं वहाँ नहीं करते, ठीक है। तो आते हैं सर पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 सिक्योरिटीज का निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपने जो स्कूल टाइम पे पढ़ा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे हर ए की जगह पे आप रखोगे वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ ए, बी की जगह रखोगे वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड ऑफ बी, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला देख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालोगे, वेट ऑफ ए स्क्वायर स्टैंडर्ड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। कि 2 सिक्योरिटी है ना आपके पोर्टफोलियो में, तो दोनों का वेट भी पता होगा आपको कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट करा है, और दोनों का इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लो ये पहले वाले फॉर्मूला से, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। सो वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ बी आर ए बी। ये जो इतना पार्ट होता है सर आपका, इसी को कोवेरियंस बोलते हैं, अगर आपने नोटिस करा होगा तो कोवेरियंस का ही ये फॉर्मूला है। तो आप इसके जगह पे कोवेरियंस भी रख सकते हो, है कुछ क्वेश्चन जिसमें कोवेरियंस दिया हुआ है, डायरेक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ आपका आता है वेरिएंस, वेरिएंस को स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप इस फॉर्मूले को थोड़ा छोटा कर सकते हो, अगर आपको आर की वैल्यू +1 -1 या 0 दी हुई होती है तो +1 यानी कि परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड, -1 यानी कि परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड, और 0 यानी कि अनकोरिलेटेड। आ जाओ सर, थोड़ा सा इसी को नीचे में 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते, देख रहे हो, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट निगेटिव और अनकोरिलेटेड। अगर r = 1 है तो आप फॉर्मूला में रख के देखो, आपका पूरा रिस्क का फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा सिंपल वेटेड एवरेज, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए उसका वेट से मल्टीप्लाई करो प्लस स्टैंडर्ड ऑफ बी उसका वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो, कहानी खत्म। यहाँ पे
जब परफेक्ट कोरिलेशन होता है तो हम बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिला, एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर देते तो ही ठीक रहता। मतलब दोनों अलग अलग सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके अगर आप रिस्क रिड्यूस करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन 1 का मतलब है पहली वाली सिक्योरिटी 10% से ऊपर गई तो दूसरी सिक्योरिटी भी 10% से ऊपर जा रही है, और नीचे गई तो नीचे जा रही है। अब दोनों में फायदा भी सेम हो रहा है, दोनों में नुकसान भी सेम हो रहा है, तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट कहाँ मिलेगा? नहीं मिलता। डाइवर्सिफिकेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब एग्जैक्ट अपोजिट चीज़ें होती है। 10% से कोई सिक्योरिटी ऊपर गई तो 10% से नीचे जानी चाहिए ना दूसरी सिक्योरिटी, कहीं फायदा हुआ तो नुकसान, नुकसान हुआ तो फायदा, तो वो होगा सर परफेक्ट निगेटिवली कोरिलेटेड में। ये वो पॉइंट होता है जहां पे रिस्क आपके पोर्टफोलियो का सबसे कम होता है, सबसे कम रिस्क यहां है और सबसे ज़्यादा रिस्क यहां है। जब R1 होता है सबसे ज़्यादा रिस्क है, R आपका -1 होगा सबसे कम रिस्क होगा, और वो क्या है सर? आपका वेटेड एवरेज का डिफरेंस। दो हर रिस्क को वेट से मल्टीप्लाई करो, माइनस आपका पहली सिक्योरिटी का वेटेड निकाला, दूसरी सिक्योरिटी का वेटेड निकाला, माइनस कर दिया, सो दैट विल बी योर लोवेस्ट पॉसिबल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, और अगर अनकोरिलेटेड है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, वेट ऑफ ए स्क्वायर स्टैंडर्ड ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर स्टैंडर्ड ऑफ बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आएगा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन। ये सब सिर्फ तभी अप्लीकेबल है जब आपके पास पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 ही असेट हो। ठीक है, मान रहे हो बात को? अब आते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में 3 असेट है तो क्या करोगे? A B C। ये सारा का सारा आपका मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी या मार्कोविट्ज मॉडल के हिसाब से है सर। ये थ्योरी है, एक मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, मार्कोविट्ज मॉडल। अच्छा, तो पोर्टफोलियो का रिस्क अगर 3 सिक्योरिटी है तो क्या करेंगे? देखो सर, जब दो सिक्योरिटी थी तो A + B होल स्क्वायर यूज करा था, अब हम यूज करेंगे A + B + C का होल स्क्वायर। इसका इक्वेशन अगर आप डिटेल में निकालोगे तो वो आता है A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2C है। वैसे ही हर ए की जगह पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ ए वेट ऑफ ए, बी की जगह पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बी वेट ऑफ बी, सी की जगह पे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सी वेट ऑफ सी, ऐसा रखोगे और हर इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई करते जाओगे, RAB RBC RCA। ये देखो यहाँ पे तो खैर शॉर्टकट में मैंने लिखा है, पर ये वाला मेथड यूज़ मत करो, वो ABC वाला अच्छा है। अगला चार्ट बनाऊंगा ना AFM का तो वहाँ पे वो पूरा फॉर्मूला डालूंगा, उससे आसान हो जाता है। ठीक है, आए सर आगे। और अब बात करते हैं शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल के हिसाब से रिस्क निकालने का। आपने देखा था रिटर्न में शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल था। शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल के हमारे सिलेबस में रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है, रिस्क निकालने का भी फॉर्मूला है, पर थोड़ा सा ध्यान देना। शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल बोलो, सिंगल इंडेक्स मॉडल बोलो, ये जनरली जो वैरिएंस या रिस्क निकालता है ये जो रिस्क निकालता है ये वेरिएंस के फॉर्म में निकालता है, स्क्वायर वाले फॉर्म में। अब आपको आगे जाके फाइनल उसको स्टैंडर्ड डिवीजन में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर रूट कर दो। अब इसमें भी हम सिंगल सिक्योरिटी वेरिएंस देखेंगे और पोर्टफोलियो वेरिएंस देखेंगे। देखो, सिंगल सिक्योरिटी वेरिएंस, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। सिंगल इंडेक्स मॉडल क्या बोलता है? आपका टोटल रिस्क जो है वो 2 हिस्सों में बांटा जाता है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो इन्होंने भी 2 हिस्सों में रिस्क को बांट दिया, इतना पार्ट होता है सिस्टमैटिक का, इतना पार्ट होता है अनसिस्टमैटिक का। देखो ये क्या है? ये वेरिएंस ही है ना, रिस्क इन द फॉर्म ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू, अगर इधर वेरिएंस है तो आगे पूरा स्क्वायर ही करते जाना है अपन ने। तो ठीक है, ये हो गया सिस्टमैटिक रिस्क और प्लस ये हो गया अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे होगा सर? बहुत सिंपल है, βi² इंटू मार्केट का वेरिएंस। जो भी मार्केट का टोटल रिस्क है उसको हमारे सिक्योरिटी के रिस्क से, बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। सिस्टमैटिक रिस्क से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। आप बोलोगे सर बीटा तो खुद ही सिस्टमैटिक रिस्क है। हाँ भाई मेरे, बीटा तो सिस्टमैटिक रिस्क है, लेकिन ये इंडेक्स के फॉर्म में आंसर देता है ना, 1.2, 2, 3, पर हमें तो परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए। तो आप क्या करोगे? उसी बीटा को मार्केट के वेरिएंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंटेज के फॉर्म में आंसर मिलेगा, βi² सैंक्शन ऑफ m², ठीक है, प्लस EI²। ये हो गया कंपनी स्पेसिफिक अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो इस तरह से आपने सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क निकाला वेरिएंस में। अब इसी को पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर दोगे सर? पोर्टफोलियो का वेरिएंस इज नथिंग बट पोर्टफोलियो के बीटा का स्क्वायर। ध्यान देना मेरी बात में, पोर्टफोलियो के बीटा का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ m²। तो ये आ गया सिस्टमैटिक वाला पार्ट, और यहां पे भी आप वेटेड एवरेज लोगे। सो ध्यान देना, ये रहा पोर्टफोलियो का वेरिएंस इज नथिंग बट टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक, नीचे में लिया स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ये हो गया पोर्टफोलियो का। अब ध्यान देना, ये जो वेट आई बीटा आई करा है, वेटेड एवरेज बीटा क्या होता है? पोर्टफोलियो बीटा। तो आप यहां पे रख दो पोर्टफोलियो बीटा का स्क्वायर, या फिर ऐसे, एक ही बात है, आंसर सेम ही है वो, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ m²। तो इतना पार्ट हो गया आपका सिस्टमैटिक वाला। और अनसिस्टमैटिक वाला पार्ट देखो, आप सबसे पहले हर अनसिस्टमैटिक रिस्क को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करोगे। ध्यान देना, पिछले वाले पार्ट में आपने टोटल करने के बाद स्क्वायर करा था वेटेड एवरेज बीटा में। हम वेटेड एवरेज में जनरली यही करते हैं पहले टोटल करते हैं, पर यहाँ पे पहले स्क्वायर है और उसके बाद सारे स्क्वायर वाली फिगर्स की टोटल आएगी। तो वो हो गया अनसिस्टमैटिक वेरिएंस। जनरली ये यूज़ करने की ज़रूरत कम पड़ती है। कभी भी आपको पूछा जाएगा ना क्वेश्चन में कि आप बताओ अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना है, तो आप पहली कोशिश यही करो कि टोटल रिस्क निकाल लो, ये क्वेश्चन में शायद दिया होगा, और सिस्टमैटिक निकाल लो। तो टोटल में से सिस्टमैटिक जैसे ही माइनस करोगे तो आपका अनसिस्टमैटिक ही बचेगा।
हाँ, इन दोनों में से कोई डेटा अगर नहीं दिया है तो फिर आपको वो पूरा वेट और ई आई से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कोवेरियंस का भी हमारे पास में एक और फॉर्मूला था, जो कोवेरियंस का फॉर्मूला आपने उसमें देखा था, वही फॉर्मूला है कि दोनों के बीटा का स्क्वायर, अगर दो सिक्योरिटी के बीच में अगर आपको कोवेरियंस निकालना है, आई और जे ऐसी दो सिक्योरिटीज है, उनके बीच का कोवेरियंस निकालना है, तो आप दोनों सिक्योरिटी के बीटा को मार्केट के वेरियंस से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। आती है, ज़रूरत पड़ती है कभी कभी आपको, रिटर्न्स अगर नहीं दिए हुए हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों के बीटा का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड विद द मार्केट का वेरियंस, यू विल गेट द कोवेरियंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा काफ़ी कुछ पोर्शन खत्म हो गया। अब 3-4 चीज़ें छोटी छोटी हैं वो हम लेते हैं, मार्केट लाइन्स, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन मेजर्स और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे सर। देखो सर, मार्केट लाइन में 3 मार्केट लाइन है जिसका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले होती है कैपिटल मार्केट लाइन, दूसरी है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, तीसरी है सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। ठीक है, अब अगर ध्यान दोगे तो आपको इसमें निकालना क्या है, आपको एक तरह से इसमें ना इक्वेशन फॉर्म करके देना होता है, कोई फाइनल आंसर नहीं निकालना होता। अब ये जो तीनों लाइन है ना, इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे डिपेंड करती है, या इससे निकल के आई है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला अगर आपने देखा होगा, y = mx + c, ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, इसी से हमने ये मार्केट लाइंस वाला कॉन्सेप्ट ड्रॉ करा है। 3 तरह की मार्केट लाइन्स याद रखना, कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। सबसे पहले मैं बीच वाले से शुरू करता हूँ, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। आपने अगर नोटिस करा होगा, सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कुछ भी नहीं है, CAPM का रिप्रेजेंटेशन है। RI = RF + बीटा इन ब्रैकेट RM - RF। ठीक है, इसमें नॉर्मली आप आंसर कैसे निकालोगे कि कोई भी 2 कांस्टेंट अगर आपको दिए हुए हैं तो बाद में कोई भी एक वैल्यू मिल जाएगी तो हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा हमें फॉर्मूला बना के देना होता है। एग्जांपल के तौर पे आपकी लाइन कैसे बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से RI = 5 + बीटा I और RM - RF आ गया आपका, दोनों का मिला के 10 में से 5 गए, या 12 में से 5 ले लो 7। तो ये बन गई आपकी सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन, एक तरह से फॉर्मूला बन गया जिसमें 2 चीज़ें तो कांस्टेंट है, 2 अननोन वेरिएबल है। यानी कि अब अगर हमें बीटा पता चल जाता है तो हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर बार RI और बीटा ही आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, अच्छा, सिक्योरिटी मार्केट लाइन आपके CAPM पे बेस्ड है, लेकिन आपकी कैपिटल मार्केट लाइन एग्जैक्टली सिक्योरिटी मार्केट लाइन जैसा ही तो है। सिर्फ फर्क इतना सा है कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन रिस्क के जगह पे रिस्क में बीटा यूज करता है, सिस्टमैटिक रिस्क यूज करता है, और कैपिटल मार्केट लाइन टोटल रिस्क यूज करता है। नहीं सर, डिनोमिनेटर में वहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन M भी तो है, पर आपको मैं एक चीज बता दूं, यहां पे भी डिनोमिनेटर में बीटा ऑफ मार्केट था, बस लिखते नहीं है। आप नोटिस करो, ये फॉर्मूला अगर ऐसा होता, बीटा I / बीटा M RM - RF, तो आप क्या बोलते कि सर RM लिखने की, बीटा ऑफ M लिखने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये तो हमेशा 1 ही होता है, इसलिए नहीं लिखते। पर इस फॉर्मूले में भी डिनोमिनेटर में बीटा ऑफ M है, असली में है सर, बस वो लिखा नहीं जाता क्योंकि वो 1 है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, सिस्टमैटिक रिस्क की जगह टोटल रिस्क जब हम कंसिडर करते हैं सेम फॉर्मूले में, तो वो बन गया आपका कैपिटल मार्केट लाइन। इसमें भी आप यही चीज़ करोगे कि आपको RF 5% पता है, RM - RF 7% पता है। अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल जाएगा सिक्योरिटी का और मार्केट का, तो आप रिटर्न निकाल सकते हो। या फिर मार्केट का भी स्टैंडर्ड डिविएशन ले लो, 10% है, तो अगर टोटल रिस्क सिक्योरिटी का पता चल जाएगा तो आप इसको निकाल सकते हो। तो कैपिटल मार्केट लाइन निकालने का मतलब कोई फाइनल आंसर निकालना नहीं है, ऐसी फॉर्मूला बना के देना होता है। सो कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट लाइन बीटा सिस्टमैटिक रिस्क कंसिडर करता है, कैपिटल मार्केट लाइन आपका टोटल रिस्क कंसिडर करता है, और सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शार्पेज इंडेक्स मॉडल। अगर आपने देखा होगा, शार्पेज इंडेक्स मॉडल का रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही है, अल्फा I + बीटा I RM। सर उसके आगे अनएक्सपेक्टेड इवेंट का रिटर्न भी तो था, पर मैंने तो बोला था ना कि वो अनएक्सपेक्टेड है और मोस्टली 0 रहता है। अब 0 रहता है तो यहाँ पे है ही नहीं, अगर होता तो लेते यहाँ पे कुछ रिटर्न्स, तो ये मोस्टली 0 रहता है, इसलिए फॉर्मूले में इंक्लूड ही नहीं करा। बट बाकी अगर आप देखोगे तो वो सिक्योरिटी सिंगल इंडेक्स मॉडल या शार्पेज इंडेक्स मॉडल का ही फॉर्मूला है, अल्फा I + बीटा I RM। अब यहाँ पे बात करते हैं सर अल्फा की। अल्फा क्या हो गया सर, ये हम आगे देखेंगे जब हम पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन मेजर्स में देखेंगे कि अल्फा और कुछ भी नहीं, जितना हमसे रिक्वायर्ड था रिटर्न, उसमें हमने जितना ज़्यादा कमाया, दैट वाज अल्फा एक्स्ट्रा रिटर्न। मैं अगर यहाँ पे आऊँ और वापस CAPM में, आपको याद होगा ये वाले रिटर्न्स, ठीक है, तो पहले वाले केस में मेरा अल्फा था 2% का, कि कितना ज़्यादा कमाया उम्मीद से। 18% का रिक्वायर्ड था, एक्चुअल 20 था, तो 2% ज़्यादा कमाया, दैट वाज माय अल्फा। यहाँ पे -3% अल्फा था, यहाँ पे 0 अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा पॉजिटिव होना, ज़्यादा होना अच्छी बात होती है।
उसके बाद दूसरा टॉपिक लेता हूँ सर, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी। एक ही क्वेश्चन है इस पे और काफ़ी मतलब टेक्निकल है प्रोसेस, तो शायद ना पूछे इस पे, एक या दो बार हार्डली 15-20 सालों में पूछा गया है, पर फिर भी पार्ट ऑफ द सिलेबस है तो एक बार नज़र फेर लेते हैं। इसमें आप क्या करते हो पता है, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाना होता है तो गिवन रहती है आपको सिक्योरिटीज़, लेट से 5-6 सिक्योरिटीज़ दे दी आपको। सबसे पहले तो उसमें से चूज़ करना है कि कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करूँ, क्या 6 के 6 में इन्वेस्टमेंट करना है या कोई 2-3 में इन्वेस्टमेंट करा तो चलता। तो सबसे पहले ना आप सिक्योरिटीज़ डिसाइड करते हो। कैसे? आप करते हो सारी सिक्योरिटीज़ का ट्रेनर रेशो कैलकुलेट। ठीक है, अब ये ट्रेनर रेशो क्या है इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर मैं वापस इस पे आ जाता हूँ। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन मेजर्स क्या होता है। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हम रिटर्न कैलकुलेट तो करते हैं, हमारे पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करते हैं कि हमने परफॉर्म कैसे करा। इसके 3 मेजर्स है जो आपको ध्यान में रखना है, शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो और जेनसन्स अल्फा। अब शार्प रेशो क्या बोलता है, देखो सिक्योरिटी का रिटर्न अगर आपका 10% का आया है और रिस्क फ्री रिटर्न 5% का था, और उसी सिक्योरिटी का अगर रिस्क ले लो 2% का है, तो आपका दो भी नहीं, थोड़ा फिगर्स बदल देते हैं, एक काम करो ऐसा, हाँ, तो आपकी सिक्योरिटी का रिटर्न लेट से 20% है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 4% का था, और 4 ले लेते हैं, 4 भी 16/4 4 ही आएगा, तो 2% ले लो, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन था सिक्योरिटी का। तो इससे आंसर कितना आता है हमारा कि 16% हमने रिस्क फ्री से हमारे स्टॉक ने, ध्यान देना, रिस्क फ्री के रेट से हमारे स्टॉक ने 16% ज़्यादा कमाया। ठीक है, तो रिस्क फ्री का तो रिस्क 0 था, तो वो जो हमने 16% कमाया पूरा का पूरा 2% का रिस्क उठाने के लिए कमाया, इसीलिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे में लिया हुआ है 2%। अब एक तरह से आपको जो इनविजिबल चीज़ें यहाँ पे बताऊँ वो है सर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिस्क फ्री रेट, वो तो 0 होता है क्योंकि रिस्क फ्री है, तो उसका रिस्क कितना, 0। डिनोमिनेटर में ऐसा है फॉर्मूला, मान के चलो, तो जितना आपने कमाया और जितना एक्स्ट्रा रिटर्न उठाया, कितना एक्स्ट्रा कमाया प्रीमियम, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न उठाया, ऐसा बोला जाता है। तो ये मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो आप ये समझो कि 16% का आपके स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न कमाया फॉर 2% ऑफ द रिस्क, टोटल रिस्क। तो उससे आंसर आ गया शार्प रेशो 8। तो शार्प रेशो क्या बताता है कि आपका पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क 1% के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप कितना प्रीमियम आपको मिला या मिलेगा, 8% का। शार्प रेशो जितना ज़्यादा हो वो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सर ये अगर 20% एक्चुअल रिटर्न रहा तो आपका शार्प रेशो भी एक्चुअल रहेगा, अगर 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने वहां पे लिया तो शार्प रेशो भी एक्सपेक्टेड निकलेगा। जो डेटा लोगे वैसा ही आपका बेटा निकलेगा ठीक है, सो जो डेटा आपने ऊपर में लिया वैसा ही आपका रिटर्न रिजल्ट आएगा। अब शार्प रेशो क्या करता है, डिनोमिनेटर में रिस्क को टोटल रिस्क के कंपैरिजन को यूज करता है। वो बोलता है कि भैया मैंने एक्स्ट्रा जो कमाया वो टोटल रिस्क के कंपैरिजन में बताओ। पर ट्रेनर बोलता है कि देखो उसमें से ना टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क तो बंदे के हाथ में है, इन्वेस्टर के डाइवर्सिफिकेशन से वो उस रिस्क को हटा सकता है, तो उस रिस्क को भी यहाँ पे कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉपर इवैल्यूएशन करना है तो आप डिनोमिनेटर में सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क लो। तो ट्रेनर ने बोला मैं बीटा लेता हूँ, RI माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा। अब हमने क्या करा, 20-4 कर दिया और बीटा ले लो, उसका है 3। सो 16 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर आता है 5.33, यानी कि 1 यूनिट ऑफ बीटा का रिस्क उठाने के लिए 5.33% का प्रीमियम मिलता है। और 1 यूनिट ऑफ बीटा यानी कि मार्केट का बीटा, यानी मार्केट जितना रिस्क उठाने के लिए प्रीमियम कितना मिलता है हमको इस स्टॉक में, 5.33%। ये भी जितना ज़्यादा हो अच्छी बात है। 5 सिक्योरिटी है तो पांचों का आप ट्रेनर रेशो निकालो और जिसमें भी प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है आपको रिटर्न्स के केस में, दैट इज़ बेस्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो बीटा 1 आ गया। अच्छा, तो ये हो गया शार्प रेशो, ये हो गया ट्रेनर रेशो, RI माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, RI माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा। अब बात करते हैं अल्फा की। जेनसन्स अल्फा क्या बोलता है, एक्चुअल रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। फॉर्मूले पे रिजिडिटी मत रखना, एक्चुअल रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न या फिर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न भी हो सकता है। सो एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूं। मान लो आपने किसी सिक्योरिटी में 20% का रिटर्न कमाया, पर आपके CAPM के फॉर्मूले से, APT के फॉर्मूले से, शार्प इंडेक्स के फॉर्मूले से जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ रही थी वो आ रही थी सिर्फ 18%, तो 2% आपका आंसर आया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये 20% मेरा एक्चुअल रिटर्न है तो अल्फा भी मेरा एक्चुअल हुआ। अगर 20% मुझे लग रहा है कि मैं कमाऊंगा, 18 चाहिए पर लग रहा है कि 20 कमाऊंगा, तो 2% भी लग रहा है कि अल्फा होगा। सेम चीज, जैसा डेटा वैसा बेटा।
सो 20% एक्चुअल है तो 2% भी एक्चुअल है, 20% एक्सपेक्टेड है तो 2% भी एक्सपेक्टेड है, तो रिजिडिटी मत रखो, ठीक है। सो आपका आ गया शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो और जेनसेन अल्फा। तो आपने ट्रेनर रेशो देखा, ट्रेनर रेशो आपको बताता है कि आप कितना प्रीमियम कमाते हो पर यूनिट ऑफ बीटा। अब आता हूं ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी में वापस से। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में 5-7 सिक्योरिटी दी है, उसका सबका ट्रेनर रेशियो निकालते हैं। सो कैलकुलेट द ट्रेनर रेशियो ऑफ गिवन डेटा एंड अरेंज इन हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट टू लोवेस्ट क्यों? क्योंकि सबके ट्रेनर रेशियो निकालने के बाद जिसका सबसे ज्यादा ट्रेनर रेशियो है वो फेवरेबल है, वो ज्यादा प्रॉफिट देगी हमको, इसलिए सबसे ऊपर उसको रखते हैं। हाईएस्ट टू लोवेस्ट के ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया और उसके बाद कट ऑफ पॉइंट निकालते हैं। सबका सी वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रटने वाला ही काम है ये। आर आई माइनस आर एफ, ये आपको प्रीमियम देता है मल्टीप्लाइड बाय बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर। वो सिस्टमैटिक रिस्क है ये वाला, ये है अनसिस्टमैटिक रिस्क का वेरिएंस। यहाँ वेरिएंस है, ऊपर नहीं है कुछ भी, ठीक है। और इन सब का समेशन करते हो। ये समेशन एक्चुअली क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है, खाली टोटल नहीं होता। क्यूमुलेटिव, हर स्टेप पे आप क्यूमुलेटिव करते जाते हो, फिर मार्केट के वेरिएंस से मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या लोगे सर? सिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर, बीटा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर बोलो, सी आई स्क्वायर बोलो, और उसका भी क्यूमुलेटिव निकाल के मार्केट के वेरिएंस में मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे, ये डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करोगे, सी की वैल्यू आएगी। तो ये स्टेप 1 आपको सबकी सी की वैल्यू निकालना है। स्टेप 2 ये होती है कि भैया आपकी जहां पे भी हाईएस्ट सी की वैल्यू आ गई ना, हाईएस्ट, वहां पे रुक जाओ। तो लेट से आपकी ए और एफ दो सिक्योरिटीज सिलेक्ट हो गई, तो आप वहां पे रुक जाओगे। इसका मतलब वही दो सिक्योरिटीज आपको सिलेक्ट करनी है। सी एस्ट्रिक, जहां पे भी हाईएस्ट सी वैल्यू है वहीं तक आप सिक्योरिटी सिलेक्ट करोगे, ऊपर से नीचे की सारी सिक्योरिटीज को रिजेक्ट कर दोगे। यू विल नॉट इन्वेस्ट इन दो सिक्योरिटीज। तो अब आपकी 6 में से 2 सिक्योरिटीज आ गई है कि भैया ये मेरे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का हिस्सा बननी चाहिए। लेकिन आपने सिक्योरिटीज तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये नहीं बताया ना अभी। तो सेकंड स्टेज आती है आपकी ZI निकालने का। ZI का मतलब होता है रिलेटिव इन्वेस्टमेंट, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो 2 सिक्योरिटीज आपने सिलेक्ट करी है उसका ZI निकालो। उसी सबसे पहले आप जैसे ए और एफ सिलेक्ट करा तो जेड ए निकालोगे, जेड एफ निकालोगे, ठीक है। तो बीटा भी ए का लोगे, मार्केट का अनसिस्टमैटिक रिस्क का वेरिएंस लोगे उसी का। आर आई माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा, ये ट्रेनर रेशो माइनस सी एस्ट्रिक की वैल्यू। तो ऐसे करके दोनों का जेड निकालोगे। लेट से दोनों का जेड आ गया, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, जेड ऑफ ए, जेड ऑफ एफ, ठीक है। इसका 2 आया, इसका 3 आया, तो टोटल कितना आया? 5। मानते हो बात को? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में 5 रुपए है तो उसमें से 2 रुपए डालो जेड में और 3 रुपए डालो एफ में, ठीक है। अब इसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 2/5 और 3/5 करूंगा। वो रहा मेरा लास्ट स्टेप, एक्स आई निकालना। एक्स आई इज नथिंग बट जो जेड आई है डिवाइडेड बाय टोटल। सो 2/5 यानी कि आपका 40% और 3/5 यानी कि 60%। ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो गया देखो, आखिरी में 6 सिक्योरिटीज में से मैंने 2 सिक्योरिटीज चूज कर ली ऑप्टिमम पोर्टफोलियो की, और ए में 40% डालना है, बी में या एफ में 60% डालना है टोटल इन्वेस्टमेंट का। ये मेरा डिसाइड हो गया। इस तरीके से बनाते हैं आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा और कम से कम रिस्क पे। जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न और कम से कम रिस्क वाला ये मेरा पोर्टफोलियो बनेगा, ए और एफ का, विथ 40 एंड 60% ऑफ द रिटर्न। तो ये हो गया आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी। लास्ट टॉपिक पे आते हैं सर, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरीज। 3 थ्योरी होती है रीबैलेंसिंग की। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको भूलना नहीं चाहिए, आपको टाइम टू टाइम मार्केट की कंडीशन के हिसाब से एक पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, जिसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड करके रखो। नहीं तो पता चला आज 10 लाख रुपए डाले और 4 महीने बाद या 4 साल बाद आके देखा तो वो 10 लाख के 2 लाख रुपए होके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने टाइमली उस चीज़ को देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो वो लॉस में आ गया। सो 3 रीबैलेंसिंग थ्योरीज है। टाइम टू टाइम बाय और सेल करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ। तो पहली पॉलिसी बोलती है डू नथिंग पॉलिसी, बाय एंड होल्ड पॉलिसी। यानी पहली पॉलिसी आपकी एंटी रीबैलेंसिंग थ्योरी है, वो बोलती है रीबैलेंसिंग करो ही मत। आज खरीदा, 10 साल तक छोड़ दो, आपको फॉर श्योर शॉर्ट है कि प्रॉफिट होगा ही होगा। और बहुत बार ये पॉलिसी काम करती है। नसीब खराब ही होगा तो बैंक्रप्सी तक लेके जाएगा आपको। पर उसके बाद दूसरी पॉलिसी है कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी बोलो या कांस्टेंट रेशो प्लान। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे ना एक रेशो डिसाइड कर लेते हो, प्रोपोर्शन पहले से ही आपकी अपनी पॉलिसी बना लेते हो कि मैं 30% इक्विटी में डालूंगा, 70% डेट में रखूंगा, यानी कि बॉन्ड्स में। तो वो सेफ है, ये रिस्की और रिस्क फ्री, ऐसे का आपने एक कॉम्बिनेशन बना लिया। अब आज तो 30-70 में बांट दिया, पर आप 1 महीने बाद आके देखोगे तो इक्विटी की वैल्यू बदल चुकी होगी, टोटल पोर्टफोलियो का वो 30-70 नहीं रहेगा। तो वहां पे आपको वापस आके 30-70 में कन्वर्ट करना है। अगर बढ़ गया है तो इक्विटी थोड़ा बेच दो, बॉन्ड में डाल दो। इस तरीके से वापस से बाय सेल करो कि आपका
टोटल पोर्टफोलियो ऑफ 30-70 के रेशियो में दिखे, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी ये तीसरी पॉलिसी है। ये बताता है आपको कि इक्विटी की वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ रीबैलेंसिंग क्या होनी चाहिए। अच्छा इसमें सबसे पहले आप फ्लोर वैल्यू निकालते हो कि अगर आप ये पॉलिसी साल भर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो साल भर में मैक्सिमम पोर्टफोलियो कितना गिर सकता है, दैट इज द फ्लोर वैल्यू। अगर 10 लाख का वो 7 लाख हो सकता है मैक्स टू मैक्स, यानी 3 लाख का ही नुकसान हो सकता है, तो आपकी फ्लोर वैल्यू बन गई 7 लाख। तो आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, 10 लाख की टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, फ्लोर वैल्यू 7 लाख की है, और मल्टीप्लायर यानी कि कितना रिस्क आप ले सकते हो। जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेट्स से क्वेश्चन में दिया है 2 का मल्टीप्लायर, 3 का रहेगा, तो आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा इक्विटी में पैसा डालना पड़ेगा। अब 10 में से 7 गए, 3 लाख हो गए, और 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 6 लाख आप डालोगे इक्विटी में, 4 लाख डालोगे आप रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में। ये आपकी स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद इक्विटी की वैल्यू बदल जाएगी। वापस से आओ, वापस देखो टोटल पोर्टफोलियो कितना हो गया, फिर से निकालो CPPI के हिसाब से कि इक्विटी में कितना होना चाहिए। ठीक है, आपने अब आपके हिसाब से लेट्स से कि वो 7 लाख वैल्यू हो चुकी है इक्विटी की, और इक्विटी में 7.2 होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 20,000 का बॉन्ड बेच के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दोगे। दैट इज द बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन दैट यू विल डू इन ऑर्डर टू रीबैलेंस द पोर्टफोलियो एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है सर, इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। लीवर्ड अनलीवर्ड बीटा का डिस्कशन हम करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में या फिर बिजनेस वैल्यूएशन के चैप्टर में, वहाँ ज़्यादा काम आएगा। इसके बाद एक और टॉपिक आपका जो रह गया था वो है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो, वेरिएंस पोर्टफोलियो। ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिसका रिस्क कम से कम हो। देखो एक चीज़ तो क्लियर है कि जब आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 होता है ना, तब आपका मिनिमम वेरिएंस होता है। और उसी फॉर्मूले से, उसी कॉन्सेप्ट को डिराइव करते हुए हमने इस फॉर्मूले को डिराइव करा था। सो यू नीड टू गो फॉर रेगुलर बैच, और फास्ट ट्रैक में भी मैंने दिखाया हुआ है, फ्री में अपलोडेड है। सो डेरिवेशन जानना है तो आप वहाँ पे जान सकते हो, नहीं तो मेरे को पर्सनली पूछना, मैं बता दूंगा। उसके बाद आपका जो ये फॉर्मूला है ये क्या बताता है, अगर आपकी पास पोर्टफोलियो है ए और बी का, तो आपका बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि ए में और बी में मैंने कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना परसेंटेज निकाल के दो, मेरे को वेट निकाल के दो दोनों का, कि मेरा जो पोर्टफोलियो बाद में तैयार हो उसका रिस्क मिनिमम हो। तो उसका फॉर्मूला ये है। सर एक चीज़ तो आपको पता है कि वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो एक का भी वेट पता चल गया तो दूसरों का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पहले वाले पे फोकस करा, वेट ऑफ ए निकाल लो। वेट ऑफ ए निकालने के लिए आप ले रहे हो वेरिएंस ऑफ बी, ध्यान देना, बी का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय साइनेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस साइनेशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी। तो यही कोवेरियंस का डबल कर लेते हो नीचे में। पहली बात, दोनों का वेरिएंस का टोटल है और सिर्फ बी का यहाँ पे टोटल है, और दोनों का डिफरेंस ही निकाल रहे हो, माइनस माइनस। थोड़ा ऊपर ऊपर से याद रखोगे तो फॉर्मूला याद रखता है। और ये सर कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब आप इसका डेरिवेशन देखोगे आप बोलोगे अरे ये तो हमें आप पता था पहले ही, आप नोटिस नहीं करोगे। ये वाला जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये वाला, इसी से हमने डिराइव करा है सर, वो भी बस थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी आता है। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। इससे आपको वेट ऑफ ए आ जाएगा, उसको 1 में से माइनस करोगे तो वेट ऑफ बी आ जाएगा, यानी कि इतना प्रोपोर्शन आप अगर इन्वेस्ट करोगे ए और बी में तो आपका पोर्टफोलियो मिनिमम वेरिएंस पे है, ये कहलाएगा। सो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में हमने मोस्टली सब कुछ कवर कर लिया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वो देख लो। लास्ट के 1-2 मिनट लेता हूँ और खत्म करता हूँ, कहानी बहुत बड़ा हो गया। मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, बीटा अगर निगेटिव है तो स्टॉक की डायरेक्शन अपोजिट होती है, बीटा अगर पॉजिटिव है तो दोनों स्टॉक्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है। ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही जाना या नीचे जाना। पॉजिटिव बीटा का मतलब दोनों ऊपर जाएंगे या दोनों नीचे जाएंगे, निगेटिव बीटा का मतलब ऊपर नीचे चलेगा, साथ में कोई नहीं चलेगा, ऐसे। ठीक है, और जीरो बीटा का मतलब कोई मूवमेंट का ट्रैक नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये पॉइंट छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये हाँ। बीटा मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। हाई बीटा रिप्रेजेंट्स हाई रिस्क, लो बीटा रिप्रेजेंट्स लो रिस्क। ठीक है, हाँ, CAPM में अगर एक से ज़्यादा रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है तो आप एवरेज ले लो और एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम देख चुके हैं, रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न हमने देखा होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय NPV करते थे कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में। यहाँ NPV नहीं, यहाँ पे रिटर्न आएगा, तो दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कम होना बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज नथिंग बट R, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हो उसका स्क्वायर। पोर्टफोलियो का अल्फा देख लिया, डाइवर्सिफिकेशन देख लिया, प्योर प्ले फर्म। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है बिना किसी
असेट के, अपने पास असेट होता नहीं है फिर भी हम बेचते हैं। कहाँ से बेचते हैं सर? किसी जिसके पास था उससे उधार लेके बेचते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लास्ट क्वेश्चन है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोविंग वाला, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरूर अगर टाइम मिले कभी तो। रिवीजन वीडियो में वो चीज़ कवर करी हुई है। ठीक है, सो इसी के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम खत्म करते हैं। अगला चैप्टर शुरू करेंगे सर म्यूचुअल फंड का, छोटे से ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक। और एक हमारा छोटा सा और चैप्टर है सर म्यूचुअल फंड का, उसको भी रिवाइज करके खत्म करते हैं। उसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। सबसे पहली चीज़ आती है सर आपकी नेट असेट वैल्यू की। नेट असेट वैल्यू निकालना, एनएवी निकालना आपको सबसे ज़्यादा आएगा इसके अंदर में। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं सर? हमसे पैसा लेके खुद मार्केट में डालते हैं पैसा, तो हमें क्या मिलता है उसके बदले में? यूनिट्स मिलते हैं। जैसे शेयर्स ले लो, म्यूचुअल फंड्स ले लो, ठीक है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी में हमें शेयर्स मिलते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में हमें यूनिट मिलते हैं। वो शेयर्स मिलते हैं मार्केट प्राइस पे, तो यूनिट्स मिलते हैं हमें एनएवी पे, जो कि है नेट असेट वैल्यू। तो ये एनएवी निकालना यानी एक तरह से इक्विटी की मार्केट प्राइस निकालने जैसा है। अब यहाँ पे नेट असेट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है सर? बहुत सिंपल है। कंपनी यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूचुअल फंड है, उसके सारे टोटल असेट्स, जितने भी असेट्स है उसकी टोटल कर लो, लाइबिलिटीज है उसकी टोटल कर लो, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज करोगे तो नेट असेट्स आते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना सर, असेट्स और लाइबिलिटीज करंट वैल्यू पे होनी चाहिए। बुक वैल्यू कोई काम की नहीं है हमारी, मार्केट वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटीज़ है तो रियलाइजेबल वैल्यू की, अगर 5 लाख की लाइबिलिटी में अभी अब अगर सिर्फ 3 ही लाख रुपए देना बनता है तो 3 ही लाख रुपए लो, 5 लाख फिर काम के नहीं आएंगे। ज़्यादा देना बनता है तो ज़्यादा लो। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है तो डिक्रीज करके लो, बढ़ चुकी है तो बढ़ा के लो। सो टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज करोगे तो नेट असेट्स आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे उस म्यूचुअल फंड के, तो आपको हर यूनिट की एनएवी पता चल जाएगी। स्टार्टिंग की एनएवी को हम एनएवी 0 बोलते हैं, एंड की एनएवी को हम एनएवी 1 बोलते हैं। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस निकल के आता है वो होता है हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन, अनरियलाइज्ड जब तक बेचते नहीं। ठीक है, अब अगर इन्वेस्टर के एंगल से देखो, अगर उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है तो उसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है सर, जो वो इन्वेस्ट करता है इस प्राइस पे, लेट से 10 रुपए पे, 10 रुपए की एनएवी पे एक यूनिट खरीद लिया। अब वो एनएवी साल के अंत में 15 रुपए की हो गई, तो हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन 5 रुपए का तो हो ही गया। इसके अलावा कंपनी यानी कि म्यूचुअल फंड ने भी हमें डिविडेंड बांटा था, कैपिटल गेन बांटा था। तो डिविडेंड जैसे इक्विटी में मिलता है वहाँ, वैसे यहाँ पे भी मिलेगा, लेट से 1 रुपए का। पर कैपिटल गेन सर, कैपिटल एप्रिसिएशन तो यहाँ हो ही चुका है, तो वो कैपिटल गेन क्या है? देखो, म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट करा है मार्केट में मान लो 50 करोड़ के शेयर खरीदे और वो 60 करोड़ में म्यूचुअल फंड ने खुद ही बेच दिए, तो 10 करोड़ का एक्स्ट्रा कैपिटल गेन हुआ ना म्यूचुअल फंड को, उसमें से वो कुछ हमें भी बांटती है, तो वो लेट से 2 रुपए का है। तो यहां पे देख सकते हो, जिसने भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे उसे 5 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है, 2 रुपए का कैपिटल गेन मिला है और 1 रुपए का डिविडेंड मिला है। तो इस तरीके से 8 रुपए उसने कमाए 10 रुपए पे, 80% हो गया। अभी मैंने अपने मन से बताया इसलिए ऐसा दिख रहा है 80%, वरना इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, 15, 20, 25%, ठीक है। तो ये हो गया सर होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब ये सारा का सारा रिटर्न, अगर ध्यान देना मेरी बात पे, अगर ये सारा का सारा रिटर्न 1 महीने के अंदर का था तो आपको करना क्या है, इसी रिटर्न को बाद में आप मल्टीप्लाई करोगे। होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपने निकाला 1 महीने का, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 1 महीना डिनोमिनेटर में रखो, 12 में कन्वर्ट कर लो। अगर ये 3 महीने का रिटर्न है तो डिनोमिनेटर में 3 रख दो, 12/3 इंटू 100, तो उससे क्या आ जाएगा सर, आपका एनुअल यील्ड आ जाएगा। यील्ड रिटर्न आपका पर एनम निकल के आ जाएगा। अभी तो सिर्फ जो रिटर्न निकलता है वो होल्डिंग पीरियड का है, जितने पीरियड के लिए आपने होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, कई बार आप ऐसे भी स्कीम्स का चयन करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि जो आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड मिलना है वो वापस री इन्वेस्ट हो जाए म्यूचुअल फंड के अंदर में। यानी कि वो कैपिटल गेन और डिविडेंड म्यूचुअल फंड ने बांटा लेकिन आपको दिया नहीं, उसके बदले आपको यूनिट्स दे दिए। वो एक तरह से ऐसा मान रहे हैं कि आपने वापस कैपिटल गेन और डिविडेंड जो है म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर दिया उस टाइम की एनएवी पे। तो दैट इज कॉल्ड एज री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। तो ऐसे केस में हम एनएवी कैसे निकालते हैं सर? बहुत सिंपल है, ये आपकी टाइमलाइन है। अब बीच में जो डिविडेंड मिला या कैपिटल गेन मिला वो हमारे हाथ में तो आया ही नहीं, तो उसे भूल जाओ। करना क्या है सर, आपने स्टार्टिंग में कितने यूनिट खरीदे और क्या एनएवी पे खरीदे। N0 इज द नंबर ऑफ यूनिट एट द बिगिनिंग, एनएवी 0 इज द नंबर ऑफ नेट असेट वैल्यू एट द बिगिनिंग। तो ये हो गया आपका टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करके। अब आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स मिले होंगे, कुछ याद है आपको, कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स मिले होंगे, वो ऐड करके आपके N1 बन जाएगा। N0 में वो एक्स्ट्रा यूनिट्स ऐड करोगे तो N1 बन जाता है, वो है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो एक्स्ट्रा यूनिट जो है आपके, वो क्या है, डिविडेंड और कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट करके जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स हमें मिले वो N0 में X ऐड कर दोगे तो N1 आ जाएगा। और क्लोजिंग एनएवी ले लो इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब टोटल हमने 10,000 रुपये डाले थे और अब वो हो गए अगर 12,000 रुपये,
तो आप कर दोगे यहाँ पे 12,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 2,000 रुपये का आपका फायदा हुआ। दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न अब बन गया आपका 20%। क्या है फॉर्मूला? कुछ नहीं है, कोई डिफिकल्ट तो है ही नहीं। देखो, क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट इनटू क्लोजिंग एनएवी की क्लोजिंग हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है हमारे इन्वेस्टमेंट की, माइनस ओपनिंग कितनी थी, क्लोजिंग कितनी है माइनस ओपनिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग, कहानी खत्म। तो आपका ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकल जाएगा री इन्वेस्टमेंट के केस में। अगर डेटा सेम है तो इसका रिटर्न ज़्यादा आता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आपका रिटर्न बढ़ा है जनरली। बाकी तो NAV 1 आपकी कम हो गई या गिर गई तो ऑब्वियसली ये रिटर्न भी आपका कम आएगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई सर। आपको क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे जिसमें मैक्सिमम टाइम आप नेट एसेट वैल्यू निकालोगे, बहुत सारे एसेट्स दिए जाएंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल लगता है लेकिन एक चीज़ उसमें कंसिडर करनी है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, एक ये भी फॉर्मूला है जहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से अगर डिमांड करता है कि मेरे को 16% का रिटर्न तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, ध्यान देना 16% का रिटर्न तो कम से कम चाहिए। और म्यूचुअल फंड के कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस आ गए थे जब भी फंड मार्केट में इशू करा था, लेट से 5% का, तो 1 माइनस 0.05 तो यही हो गया। यानी कंपनी के पास में 100 में से 5% तो खर्चा लग गया, 95 रुपीज़ ही कंपनी के पास में आया, वो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा। तो बेसिकली इन्वेस्टर अगर 16% रिटर्न चाहता है कंपनी म्यूचुअल फंड से, तो म्यूचुअल फंड को कितना कमाने की ज़रूरत है कि वो अपने रिकरिंग खर्चे, सैलरी, रेंट सब पकड़ के और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाए। वो खर्चे भी हो जाना चाहिए कवर और 16% भी कवर हो जाना चाहिए। सो लॉजिकली अगर मान लो रिकरिंग एक्सपेंसेस 2% है तो ऐसा नहीं होगा कि 16 + 2 18% हमें कमाने की ज़रूरत है, नहीं सर, क्योंकि 16% तो इन्वेस्टर कमाएगा अपने 100 रुपये पे, लेकिन हमारे पास तो इन्वेस्टर के सिर्फ 95 रुपीज़ आए जो हमने मार्केट में लगाए। तो वो 16% उस 95 पे कितना परसेंट बनता है? सो एक मोटा मैं बताऊं तो 16.84 बनता है। सो हमें एक्चुअली जो कमाने की ज़रूरत है म्यूचुअल फंड को वो 16.84 और 2 यानी कि 18.84% कमाने की ज़रूरत है, नॉट जस्ट 18%, ठीक है। इन्वेस्टर को वो 16% चाहिए 100 रुपये पे, पर हमारे पास उसके 100 रुपये तो पहुँचे ही नहीं ना, 5 रुपये तो इनिशियल खर्चों में चले गए, हमारे पास तो 95 पहुँचे, तो हम जो कमाएंगे वो तो 95 पे कमाएंगे। तो उसका 100 पे 95 पे कितना बनता है? दैट इज 16.84%। सो बेसिक सा फॉर्मूला है R2 यानी कि म्यूचुअल फंड ने कितना कमाना चाहिए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस इंटू R1 यानी कि इन्वेस्टर कितना डिमांड कर रहा है आपसे प्लस रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद एक्सपेंस रेशो देखते हैं सर। एक्सपेंस रेशो का आपका बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा एक्सपेंस इनकर्ड पर यूनिट। सारे खर्चों की टोटल करो, जितने भी खर्चे हाँ, सिर्फ असेट लाइबिलिटी नहीं, एक्सपेंसेस की टोटल करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर दोगे तो एक्सपेंसेस इनकर्ड पर यूनिट आ गया। डिवाइडेड बाय एवरेज NAV करोगे तो एक्सपेंस रेशियो निकल के आएगा। मोस्टली क्लोजिंग NAV लेते हैं, क्लोजिंग NAV लोगे तो भी चलेगा। सो टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो करोगे तो भी एक्सपेंस रेशियो निकल के आएगा। ये पर यूनिट है, ये टोटल में है। ठीक है। ER कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द क्लोजिंग NAV, ठीक है। इसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं सर आपके, पब्लिक ऑफर प्राइस, फ्रंट एंड लोड, रिडम्पशन प्राइस और बैक एंड लोड। कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना सर। सो अगर यहाँ पे NAV है 10 रुपये की, अगर आपको ये यूनिट खरीदना है, सो होता क्या है पता है, फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड, ये एंट्री पॉइंट पे और एग्जिट पॉइंट पे आपको कुछ एक्सपेंस लगता है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर अगर कोई यूनिट खरीदना चाहता है तो उसे सिर्फ 10 रुपये का 10 रुपये में नहीं मिलता, उसको फ्रंट एंड लोड भी पे करना पड़ता है। तो ऐसे केस में फ्रंट एंड लोड यहाँ पे लगेगा और फिर वो बनेगा पब्लिक ऑफर प्राइस। तो ये प्राइस है जिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, जिसमें से फ्रंट एंड लोड कट जाएगा और NAV जो 10 रुपये जो है उतने यूनिट्स आपको मिलेंगे। वैसे ही होता है सर यहाँ पे बैक एंड लोड, सॉरी, तो ये रिडम्पशन प्राइस के लिए NAV, बैक एंड लोड और यहाँ पे आएगा आपका रिडम्पशन प्राइस। सो क्लोजिंग में जब आप बेचोगे तो नेट एसेट वैल्यू पे बिकेगा, लेकिन उसमें से बैक एंड लोड साइड में कर लिया जाता है क्योंकि वो खर्चा है, खरीदने और बेचने का एक तरह से खर्चा। सो बैक एंड लोड आपका माइनस करके फिर आपको रिडम्पशन प्राइस मिलेगी। सो लेट्स से अगर ये 10 रुपये है तो 1 रुपये माइनस करके आपको 9 रुपये मिलेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में 10 रुपये अगर NAV है तो 1 रुपये ऐड करके आपको 11 रुपये देने पड़ेंगे। अब होता क्या है, एक्चुअल में आपको 11 रुपये नहीं देने पड़ते, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 11 रुपये बन जाता है।
है ना। जैसे अगर ये 110% हो गया तो 100% कितना एनएवी, उतने यूनिट्स आपको मिलेंगे। सो बेसिक फॉर्मूला आपको बस ये जो याद रखना है वो ये है कि पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। इसका डेरिवेशन भी हमने लिया, बहुत सिंपल तरीके से निकलता है, इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एनएवी इज इक्वल टू पब्लिक ऑफर प्राइस इन ब्रैकेट 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। कहानी खत्म। तो एनएवी आपकी कितनी आएगी, जितने भी पब्लिक ऑफर प्राइस है उसमें से फ्रंट एंड लोड माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा वो आपकी एनएवी होनी चाहिए। जैसे 11 में से 1 रुपये माइनस करने के बाद 10 रुपये बचा, ऐसा। सो बैक एंड लोड के केस में ध्यान दे देना, बैक एंड लोड में रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू नेट असेट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस है, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस है बैक एंड लोड, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो एनएवी इज इक्वल टू रिडम्पशन प्राइस इन ब्रैकेट 1 प्लस बैक एंड लोड। सो बेसिकली अगर 10 रुपये, यहाँ पे ध्यान देना ना, ये 9 में 1 ऐड करने के बाद 10 आया, 11 में से 1 माइनस करने के बाद 10 आया, इसलिए यहाँ पे हम माइनस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस यूज़ करते हैं। रिडम्पशन प्राइस में बैक एंड लोड ऐड करोगे तो आपकी एनएवी बनती है। आपको जो मिलता है वो ये कम, 9 रुपये में 1 रुपये ऐड करके 10 प्लस करेंगे, 1 + 1 ऐसा। गेटिंग इट। तो ये आपके 2 फॉर्मूले बन गए, फ्रंट एंड बैक एंड वाले। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का भी क्वेश्चन है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये म्यूचुअल फंड द्वारा बनाया गया एक तरह से रिजर्व है डिविडेंड बांटने के लिए, कि हर साल 10-10 रुपये मान लो मैं डिविडेंड बांट रहा हूँ, ठीक है। किसी साल परफॉर्मेंस कम रहा तो मेरा डिविडेंड कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो रिजर्व बनाया जाता है कि आप अगर 8 ही रुपये बांट सकते हो तो अब 2 रुपये और रिजर्व में से निकाल के बांटो 10 ही रुपये। तो जो यूनिट्स इन्वेस्टर को जो मिल रहा है वो 10-10 कंटिन्यू रहेगा। अगर आपकी बुरी सिचुएशन आती है तो भी आप अपना डिविडेंड की जो लाइबिलिटी है वो प्रॉपर कर पाते हो, निभा पाते हो, इसलिए रिजर्व एक्स्ट्रा रखा जाता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आप समझो कि ये पॉइंट पे अगर डिविडेंड बांटा जा रहा है तो यहाँ आया हुआ इन्वेस्टर को भी उतना ही डिविडेंड मिलेगा 5 रुपये का, और यहाँ आए हुए इन्वेस्टर को भी उतना ही डिविडेंड मिलेगा 5 रुपये का, जो कि थोड़ा सा अनफेयर है। इसने तो 9 महीने तक, ध्यान देना, इसने तो 9 महीने तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा और उसे 5 महीने में 5 रुपये मिले, और इसने तो 3 महीने तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखा, उसे 5 रुपये मिले। इसीलिए हम ये इशू प्राइस और रीपर्चेस प्राइस, जब बंदा हम पैसे लेते हैं और वापस देते हैं, ये यूनिट्स बेचने के लिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स देता है इस प्राइस पे, म्यूचुअल फंड यूनिट्स वापस ले लेता है इस प्राइस पे, तो उसी लिए उनका कंट्रीब्यूशन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में एडजस्ट किया जाता है। सो अगर आप ध्यान दोगे कि अगर आप यूनिट्स खरीदना चाहते हो तो आपको एनएवी तो देनी पड़ेगी, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी देना पड़ेगा, प्लस एंट्री लोड भी देना पड़ेगा। सो जितना टाइम बाद आप खरीद रहे हो, जैसे आप यहाँ पे खरीद रहे हो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो 3 ही महीने आपके बचे हुए एक तरह से, तो आपको 6 महीने का पूरा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व साथ में लाना पड़ेगा। तो जब आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा उसमें से ऐसा माना जाएगा कि 9 महीने का मिला पर 6 महीने का पहले ही ले चुके थे, तो 3 ही महीने का आपके जेब में बढ़ता है। तो एक तरह से जो यूनिट्स खरीदता है वो कंट्रीब्यूट करता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में, और जब आप यूनिट बेचोगे तो भी आपको अपना कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सो एनएवी प्लस कंट्रीब्यूशन टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व माइनस एग्जिट लोड, ये 2 चीज़ें याद रखनी है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के टाइम पे, कि इशू प्राइस इज इक्वल टू एनएवी प्लस कंट्रीब्यूशन टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व प्लस एंट्री लोड। सो ध्यान देना, अब आपको समझ में नहीं आएगा तो एक चीज़ और कर सकते हैं हम इसमें, कि देखो इशू प्राइस यानी कि आपका तो कैश आउटफ्लो हो गया ना, ये आप यूनिट्स अगर खरीद रहे हो तो आपका तो पैसा ये जा रहा है, तो आपको ये भी देना है, आपको ये भी देना है, और आपको एंट्री लोड भी देना है, वो भी कैश आउटफ्लो ही है, तो इसीलिए तीनों ऐड कर रहे हैं सर। पर रीपर्चेस प्राइस के अंदर में आपको यूनिट्स वापस बेच के पैसा मिलता है, तो एनएवी आपको मिलेगा ना भाई, और कंट्रीब्यूशन टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी आपको वापस दिया जाएगा जितने टाइम के लिए रहा, पर एग्जिट लोड तो खर्चा ही है, ये कैश आउटफ्लो ही है, इसलिए इसको माइनस करते हैं। तो अब देखो आपको समझ में आएगा कि तीनों ऊपर प्लस हुए, यहाँ पे एग्जिट लोड नीचे माइनस हुआ है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ट्रैकिंग एरर क्या है? अपना म्यूचुअल फंड का रिटर्न बेंचमार्क रिटर्न यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी के कंपैरिजन में कितना डिफरेंशिएट कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना डिफरेंशिएशन का भी, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैकिंग एरर। सो ध्यान देना, ये डी क्या है सर? डिफरेंशियल रिटर्न, अपना म्यूचुअल फंड का रिटर्न माइनस
बेंचमार्क रिटर्न यानी कि सेंसेक्स वगैरह का रिटर्न बोल लो, या आप हम बोलेंगे बेंचमार्क रिटर्न, तो ये डिफरेंशियल रिटर्न आ गया। ठीक है, इन्हीं सारे डिफरेंशियल रिटर्न, मान लो पिछले 5 साल के निकाल रहे हो, इन्हीं सारे डिफरेंशियल रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, यानी एक तरह से ट्रैकिंग एरर। सो ये डिफरेंशियल रिटर्न बार डी यानी कि एवरेज ऑफ द डिफरेंशियल रिटर्न। तो आप क्या करते हो, डी माइनस बार डी, डिफरेंशियल रिटर्न माइनस मीन ऑफ द डिफरेंशियल रिटर्न, निगेटिविटी आई तो आपने स्क्वायर करा, प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना सर, नहीं है तो डिवाइडेड बाय एन प्लस एन माइनस वन करेंगे समेशन करने के बाद। अब वहां पे तो हम सिर्फ n यूज करते थे नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन में, यहाँ पे n माइनस वन करते हैं एरर का स्कोप रखने के लिए, n माइनस वन हो गया तो ये वेरिएंस आ गया, वेरिएंस को स्क्वायर रूट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रैकिंग एरर इन म्यूचुअल फंड। ठीक है सर, अब आप यहाँ पे देख लो, अच्छा यहाँ तो मैंने बताया है बहुत अच्छे से, फंड का रिटर्न मान लो ये आया 5 साल का, और उसी टाइम पे इंडेक्स का रिटर्न ये आया, तो इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 12 गए 0, 15 में से 10 गए 5, 20 में से 18 गए 2, तो ये आ गया सर आपका डिफरेंशियल रिटर्न। इन डिफरेंशियल रिटर्न का एवरेज निकालिए 3.8, अब 2 माइनस 3.8, 0 माइनस 3.8, ये मेरा डेविएशन मैंने निकाल लिया, उसका स्क्वायर करा, टोटल करा तो वेरियंस आया, उसका स्क्वायर रूट करा -1 करके, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना कि n-1 करना है, अगर 5 साल है तो नीचे में 4 ही लोगे। सो ये आ गया ट्रैकिंग एरर, और क्या है, बस खत्म। इसी के साथ आपका ये म्यूचुअल फंड का चैप्टर हुआ खत्म। अब 2 तरह के क्वेश्चंस और है शायद, एक तो आता है इफेक्टिव यील्ड निकालने का क्वेश्चन, उसको बहुत अच्छे से करना है आपने। क्रॉस कैलकुलेशन है सर, इफेक्टिव यील्ड में भी आपका जो अल्टीमेट फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं वो यही वाले, ये वाला फार्मूला बहुत यूज़ होगा आपका इफेक्टिव यील्ड में, ये हो गया, ये हो गया, और एनएवी के टाइम पे ये हो गया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इफेक्टिव यील्ड के आएंगे और नेट असेट वैल्यू के आएंगे, कि रिटर्न निकाल के बताओ या तो इन्वेस्टर का, या तो एनएवी निकाल के बताओ, तो उन क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देना है। चलो ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट हाफ खत्म हुआ सर म्यूचुअल फंड एएफएम का, जिसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट से शुरुआत करी थी, एडवांस कैपिटल बजटिंग, सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन और म्यूचुअल फंड कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा टाइम में और लेता हूँ और एक बार वापस से देख ले कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, थोड़ा सा याद आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट बेसिक्स में, एक सेकेंड, ये वापस शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो हमने देखा था वो था बेसिक्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट, फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और परपेचुटी। ठीक है, इसके बाद में हमने रिस्क मैनेजमेंट के शुरू करने के पहले के कुछ बेसिक्स देखे थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न विद और विदाउट प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन विद और विदाउट प्रोबेबिलिटी, पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होता है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देखा। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट हमने शुरू करा था, जिसमें हमने देखा था कॉन्फिडेंस लेवल प्लस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इक्वल टू 1 होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड कर्व होता है, उसके अंदर में मीन होता है, उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इन्हीं सब चीज़ों का एक जी टेबल बनता है, उसी में से जी स्कोर निकलता है और जी स्कोर से वार निकलता है, दैट इज द मैक्सिमम लॉस दैट विल हैपन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है सर, आपने ये भी चीज़ देखा कि कॉन्फिडेंस लेवल 99% है तो 2.33 जी स्कोर है, अगर आपका 90 और 95% है तो अलग से ऐसे स्कोर है। 90, 95 और 99% के वैल्यूज आपको याद रखना है। ठीक है, एडवांस कैपिटल बजटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद हमने देखा प्रोबेबिलिटी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हिलियर्स मॉडल के बाद में इन्फ्लेशन देखा, इन्फ्लेशन में नॉमिनल और रियल कैश फ्लोज, नॉमिनल और रियल डिस्काउंट रेट देखा, अगर कैश फ्लोज नॉमिनल है तो नॉमिनल रेट पे डिस्काउंट करेंगे, रियल है तो रियल रेट पे डिस्काउंट करेंगे। रिस्क एनालिसिस भी हमने देखा, रिस्क एनालिसिस में हमने देखा अलग अलग तरीके, आरएडीआर क्या होता है, सीईए क्या होता है, यहाँ पे डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करते हैं, यहाँ पे अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी कैश फ्लो, सर्टन कैश फ्लोज में कन्वर्ट करते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस देखते हैं कि एनपीवी कब जीरो आ रही है, सिमुलेशन एनालिसिस रैंडम नंबर जनरेट करके होता है, सिनेरियो एनालिसिस अलग अलग वर्स्ट केस, बेस्ट केस और नॉर्मल सिचुएशन पे होता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, डिसीजन ट्री एनालिसिस। उसके बाद अदर टॉपिक्स में हमने देखा इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट, जब लाइफ अलग अलग होती है ऑप्शंस की तो डिसाइड करना प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे गलत है, इसीलिए इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट निकालते हैं। वही चीज़ का इस्तेमाल हमने रिप्लेसमेंट एनालिसिस और ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल में भी करा। आपका प्रोजेक्ट आईआरआर और इक्विटी आईआरआर निकाला, आईआरआर यानी कि एनपीवी जहाँ पे जीरो आती है, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू हम आगे के लिए छोड़ चुके हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस में मोस्टली हमने 2 टॉपिक देखने हैं सर, आपका मूविंग एवरेज और आपका रन टेस्ट और ये वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। सो मूविंग एवरेजेस 2 तरह के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इफेक्टिव एफिशिएंट मार्केट थ्योरी में 3
फॉर्म होते हैं, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अब वीक फॉर्म को टेस्ट करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड है, ऑटो और सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट और आप बोलो फिल्टर रूल्स टेस्ट। इसके बाद हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन चालू करा था, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो इक्विटी वैल्यूएशन देखा, प्रेफरेंस वैल्यूएशन देखा, बॉन्ड वैल्यूएशन देखा और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देखा। इक्विटी वैल्यूएशन में आपने वॉल्टर मॉडल के फॉर्मूले देखे, गॉर्डन्स मॉडल के अलग अलग फॉर्मूले देखे, विद ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ। फिर मल्टी पीरियड होल्डिंग भी देखा। मल्टी पीरियड होल्डिंग में हम क्या करते हैं कि भैया डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। एच मॉडल भी देखा, चांसेस कम है पूछने के। एंटरप्राइज वैल्यू भी देखा, एफसीएफई और एफसीएफएफ से निकालने का देखा। राइट शेयर्स भी देखा। प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इसमें भी कुछ नहीं, जैसे इक्विटी का वैल्यूएशन है वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन है। बॉन्ड वैल्यूएशन में हमने तकरीबन 10 से 11 टॉपिक देखे। पहले स्ट्रक्चर देखा, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखा, फिर हमने देखा कि करंट यील्ड और वाईटीएम कैसे निकालते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकालना है, इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। उसके बाद हमने देखा मैकॉलिस के 4 फॉर्मूले थे, उसमें से 2 ही मोस्टली हम यूज़ करेंगे, मैकॉलिस ड्यूरेशन। फिर मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखा। मैकॉलिस ड्यूरेशन आपको ईयर्स में आंसर देता है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन परसेंटेज में देता है। अब ये ज़्यादा बढ़ जाता है चेंज इन यील्ड तो आंसर गलत आने लग जाता है, इसी के लिए हमने कॉन्वेक्सिटी का इस्तेमाल किया। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन में हम इंश्योर करते हैं कि हमारा इन्वेस्टर का जो होराइजन है या इन्वेस्टर को जब भी पेमेंट करना है 5 साल बाद में, तो बॉन्ड का ड्यूरेशन या पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन भी 5 साल का हो। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक देखे, 10 टॉपिक देखे थे, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कन्वर्जन रेशो, कितने इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, कन्वर्जन वैल्यू देखा, कन्वर्जन प्रीमियम देखा, कन्वर्जन प्रीमियम का रेशो देखा, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मिनिमम वैल्यू ऑफ बॉन्ड, परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क। उसके बाद में और 2-3 चीज़ें, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल, प्रीमियम पे बैक पीरियड। इसके बाद में हमने चालू करा था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, 5-6 इंस्ट्रूमेंट देखे थे, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेस एग्रीमेंट और कॉल और नोटिस मनी। नोटिस करना सर, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, 0 कूपन होता है जनरली, ठीक है। आपका रीपर्चेस एग्रीमेंट में हमने देखा क्लीन प्राइस में एक्रूड इंटरेस्ट ऐड करते हो तो डर्टी प्राइस बनती है, डर्टी प्राइस में से इनिशियल मार्जिन माइनस करा तो आपका एडजस्टेड डर्टी प्राइस आया, उसको नंबर ऑफ सिक्योरिटी से मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट लेग का अमाउंट आता है, उसमें रेपो रेट से इंटरेस्ट ऐड करो तो आपका सेकंड लेग का रीपेमेंट आता है, ठीक है। इसके बाद हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू करा था। सबसे पहले हमने देखा था रिटर्न, सिंगल सिक्योरिटी का, पोर्टफोलियो का, सीएपीएम का, एपीटी का और सिंगल इंडेक्स मॉडल का, अगर ऐसा याद होगा तो। रिस्क हमने बाद में देखा, सिंगल सिक्योरिटी का, पोर्टफोलियो जहाँ पे 2 असेट है, पोर्टफोलियो जहाँ पे 3 असेट है, ये सारा मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से रिस्क निकालना हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर हमने सिंगल इंडेक्स मॉडल के हिसाब से भी देखा था कि सिंगल सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कोवेरियंस क्या होता है, इन्हीं की मदद से हमने बीटा भी निकालना देखा था बाद में। बीटा सिंगल सिक्योरिटी का रिग्रेशन और कोरिलेशन से निकाल सकते हो और उसके बाद में वेटेड एवरेज करके पोर्टफोलियो का भी निकाल सकते हो। उसके बाद मार्केट लाइंस की शुरुआत करी थी सर। मार्केट लाइंस 3 तरह की होती है, कैपिटल मार्केट लाइन जो स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करती है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन सीएपीएम यानी बीटा को इस्तेमाल करता है, सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक लाइन सिंगल इंडेक्स मॉडल को इस्तेमाल करती है, शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल बोलो, सिंगल इंडेक्स मॉडल बोलो। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन मेजर्स में हमने 3 मेजर्स देखे थे पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करने के, शार्पेस्ट रेशो जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये लेता है, फिर ट्रेनर रेशोस डिनोमिनेटर में बीटा लेता है, जेनसन अल्फा यानी कि एक्स्ट्रा रिटर्न आपने कितना कमाया या कमाओगे। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी में 3 स्टेप्स होती हैं सर। सबसे पहले हम कट ऑफ पॉइंट डिसाइड करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सीआई निकाल के, दैट इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न, और फिर जेडआई निकालते हैं, रिलेटिव इन्वेस्टमेंट, और उसी जेडआई का प्रोपोर्शन निकालते हैं, इससे हमारा पोर्टफोलियो ऑप्टिमम बन जाता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरी में 3 तरह की थ्योरी है सर। बाय एंड होल्ड पॉलिसी, डू नथिंग अप्रोच बोलते हैं उसको, कि कुछ नहीं करना होता उसके अंदर में। कांस्टेंट रेशियो प्लान और सीपीपीआई। सीपीपीआई भी आपको इक्विटी का एक फॉर्मूला देती है, मल्टीप्लायर इन ब्रैकेट पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू। उसके बाद मिनिमम वैरिएंस पोर्टफोलियो, वेरिएंस पोर्टफोलियो का भी हमने फॉर्मूला देखा, जिसमें वेट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला है और वेट ऑफ बी अपने आप दूसरा निकल जाएगा। ये वो पोर्टफोलियो होता है कि इस हिसाब से अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया तो आपका रिस्क कम से कम होगा। ये था आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके बाद हमने म्यूचुअल फंड स्टार्ट करा सर। अभी हमने देखा, ज़्यादा पॉइंट तो थे नहीं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट निकालना, एनएवी। देखो मैंने ना यहाँ पे बातों बातों में एनएवी लिखा ही नहीं, एक काम करता हूँ एनएवी लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात वही है। हाँ, एनएवी। सबसे पहले एनएवी निकालेंगे सर। मोस्टली एनएवी निकालते हैं, नेट एसेट वैल्यू, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट। और हमने देखा कि डिजायर्ड रिटर्न बाय म्यूचुअल फंड है, तो फिर क्या निकालना, अगर इन्वेस्टर का रिटर्न हमें देना है तो म्यूचुअल फंड ने कितना कमाना चाहिए। एक्सपेंस रेशो क्या होता है, पब्लिक ऑफर प्राइस, रिडम्पशन प्राइस क्या होती है, उसी से रिलेटेड है। फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, रिजर्व बनाना हमने देखा, ट्रैकिंग एरर भी हमने देखा सर। तो ये सारा पार्ट हो गया आपका आधा एएफएम। इसके बाद स्टार्ट करते हैं सर डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। आओ। So welcome back after this short break and let's start with the derivatives analysis and valuation chapter. सर इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स कम है, ठीक ठाक है, फॉर्मूलाज कम है, पर जितना है दिमाग लगाने वाला है सर एक्स्ट्रा का। इसमें ना मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, टाइम उतना ही लगेगा, स्लो जाऊंगा यानी कि बोलने वाली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। शुरुआत करते हैं डेरिवेटिव्स के मीनिंग के साथ सर।
डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव्स दो पार्टी के बीच में, आपके और मेरे, हाँ याद रखना, डेरिवेटिव्स दो पार्टी के बीच में किया जाने वाला एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट में हम कोई असेट डिसाइड करते हैं जिसे हम दोनों, आप खरीदोगे मैं बेचूंगा, या मैं खरीदूंगा आप बेचोगे, एक बायर एक सेलर होता है। उस असेट को जो फिक्स हो चुका है, सर्टन असेट्स, सर्टन फ्यूचर डेट पे हम खरीदेंगे बेचेंगे, सर्टन क्वांटिटी में और सर्टन प्राइस पे। मैंने हर बार सर्टन वर्ड यूज करा, जिसका मतलब ही यही होता है कि सब कुछ आज फिक्स हो जाएगा सर, अनसर्टन कुछ भी नहीं है, सर्टन है। डेट जिस पे ट्रांजैक्शन होना है, प्राइस, क्वांटिटी और असेट। तो वो जो एग्रीमेंट आज हमारे बीच हुआ है उसे डेरिवेटिव्स एग्रीमेंट कहा जाता है। अब मुद्दा यह है कि सर ऐसा क्यों करते हैं? कोई आपको कोई चीज़ खरीदनी है, जाके खरीद लो, कहानी खत्म करो। 3 महीने पहले ही उसके बारे में एग्रीमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? सर सिंपल सी बात है कि मार्केट में चीज़ों की प्राइसेस बदलती रहती है। वो प्राइसेस बदलने की वजह से खरीदने वाले को यह डर लगा रहता है कि कहीं महंगी ना खरीदूं, बेचने वाले को यह डर लगा रहता है कि कहीं सस्ती ना बिके जब मैं एक्चुअल में बेचने जाऊंगा। इसलिए 3 महीने पहले एक संतुष्टि वाली प्राइस पे एग्रीमेंट करके कहानी को ख़त्म करो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये कैलकुलेटर है, आप खरीदना चाहते हो, आपका एग्ज़ाम है, मेरा ख़त्म। तो ये कैलकुलेटर अब आप खरीदना चाहते हो 3 महीने बाद में, और आपको लगता है कि ये कैलकुलेटर 3 महीने के बाद, आज है ये 400 रुपये का, प्राइसेस का बढ़ना आपको चलता, लेकिन 3 महीने बाद 600 रुपये में कोई नहीं खरीदना चाहेगा इसको, यानी कि आप नहीं खरीदना चाहते। तो आज आपने और मैंने मिलकर डिसीजन ले लिया, मैं फॉरवर्ड सेलर हो गया, आप फॉरवर्ड बायर हो गए, कि ये कैलकुलेटर आप खरीद लोगे 3 महीने बाद एक क्वांटिटी में 500 रुपये में। 500 तक ठीक है, आपको चलता, मेरे को भी चलता 500 में बेचना। तो यहाँ पे सब कुछ डिसाइड हो चुका है। तो यहाँ पे आपने अपना रिस्क कम कर दिया कि अब मुझे 600 में खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 महीने बाद आपको ज़रूरत थी, आज तो वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। तो जब ज़रूरत है तब आपको जो प्राइस पे मिल रहा है वो आपको ठीक लग रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स एग्रीमेंट। ठीक है सर, हो गई बात। यहाँ पे आप कौन थे? आप थे हेजर, आपने अपना रिस्क कम कर लिया। ठीक है, ओके। अब एक्चुअल में देखा जाए तो सेम ट्रांजेक्शन अगर हम करते, और 3 महीने बाद में इसकी मार्केट में प्राइस 600 रुपये चले जाती और हम दोनों सिर्फ कैश में सेटलमेंट कर लेते, ध्यान देना कैलकुलेटर अभी भी यहीं पड़ा रहेगा 3 महीने बाद, और हम दोनों सिर्फ कैश में सेटलमेंट कर लेंगे। आप बोलोगे देखो 600 रुपये मार्केट में प्राइस है, 500 रुपये में अपने बीच डील हुई थी, आपने खरीदना था, मैंने बेचना था, तो 100 रुपये मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि 600 रुपये की चीज़ आप 500 रुपये में खरीदने के लिए एलिजिबल हो। तो 100 रुपये का आपका फ़ायदा होना चाहिए, 100 रुपये का मेरा नुकसान होना चाहिए। मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इस पूरे ट्रांजैक्शन को, एग्जैक्ट सेम ट्रांजैक्शन है, सिर्फ ये कैलकुलेटर मेरी तरफ से आपकी तरफ नहीं गया, ना मेरे को 500 रुपये आए, सिर्फ 100 रुपये का सेटलमेंट हो गया। प्राइस के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज कॉल्ड एज कैश सेटलमेंट। और इस टाइम पे हम दोनों स्पेकुलेटर कहलाएंगे। हम लोगों ने एक्चुअल में देखा जाए तो हेजिंग नहीं करी, रिस्क कम नहीं करा, स्पेकुलेशन करा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हम दोनों कौन थे? स्पेकुलेटर थे। पहले वाले केस में आप हेजर कहलाओगे, दूसरे वाले केस में आप स्पेकुलेटर कहलाओगे। जहाँ एक्चुअल में पर्पस रिस्क कम करने का होता है वहाँ पे हेजर कहलाओगे। जहाँ पे आपका पर्पस ही सिर्फ प्रॉफिट कमाने का था, रिस्क लेके, हो सकता है आपको 100 रुपये का लॉस भी आता, 400 की 400 रह जाती वो प्राइस, तो वहाँ आप स्पेकुलेटर कहलाओगे। और तीसरी चीज़ सर, आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर कब एक्शन लेता है पता है? जब उसको पता है कि प्रॉफिट होना ही है, नुकसान नहीं होता। आर्बिट्रेजर को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि दिल्ली से ये कैलकुलेटर मैं खरीद के लेके आता हूँ 200 रुपये में, और मैं इंदौर में बेच देता हूँ इसको 400 रुपये में। तो कोई आइटम अगर कहीं सस्ता मिल रहा है और कहीं महंगा बिक रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी को पता लगाने वाले को आर्बिट्रेजर कहते हैं, और उसमें फ़ायदा उठाने वाले को आर्बिट्रेजर कहते हैं। वहाँ पे रिस्कलेस प्रॉफिट होगा, बाय चीप सेल हाई। तो ये है सर 3 पर्पस आपके डेरिवेटिव्स के जो आपको काम में लाना है। क्या पर्पस है? स्पेकुलेशन, हेजिंग और आर्बिट्रेशन। ठीक है, कहानी खत्म हुई। वापस से मुद्दे पे आता हूँ डेरिवेटिव्स के। हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, सीक्वेंस वाइज चलते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, डेरिवेटिव्स का पर्पस मैंने आपको बता दिया। 3 पर्पस थे, स्पेकुलेशन, हेजिंग और आर्बिट्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कैश एंड डेरिवेटिव्स मार्केट की। सर कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट होता क्या है? कैश मार्केट यानी कि अगर आप स्टेशनरी में जाके सच में कैलकुलेटर लेके आते हो तो वो एक स्पॉट मार्केट है। आप इक्विटी के प्लेटफॉर्म पे सच में शेयर्स खरीद लेते हो तो वो एक
कैश मार्केट है। आप मोबाइल खरीदने जाते हो कहीं दुकान पे तो वो एक कैश मार्केट है सर, स्पॉट मार्केट यानी रियल में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। पर उसी रियल प्रोडक्ट्स पे अगर आप सिर्फ एग्रीमेंट करते हो तो उसे डेरिवेटिव्स मार्केट कहा जाएगा। ध्यान दो। सो कैश मार्केट में जो असेट्स ट्रेड होते हैं वो टेंजिबल नेचर के होते हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट में इंटेंजिबल होते हैं। क्वांटिटी जो ट्रेड होती है कैश मार्केट में वो कस्टमाइज्ड होती है, मतलब एक एक शेयर भी आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो। पर डेरिवेटिव्स मार्केट में जनरली फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लॉट साइज फिक्स होता है। रिस्क देखो, अब ये वाले पॉइंट पे मैं ज़्यादा तो वैसे एग्री नहीं करता, पर वो थेरोटिकली सही है मार्क्स लाने के लिए। कैश मार्केट में ज़्यादा रिस्क होता है, डेरिवेटिव्स में कम रिस्क होता है। पर्पस देख लो, कैश मार्केट में क्या पर्पस होता है कि हम उस पर्टिकुलर असेट को कंज्यूम करना चाहते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। फ़ोन पे मैं अगर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन एक्चुअल में यूज़ करना चाहता हूँ। पर डेरिवेटिव्स मार्केट में ना आधे से ज़्यादा टाइम पर्पस होता है सिर्फ पैसे का लेन देन करना, कैश में सेटलमेंट, पैसे कमाना। सो हेजिंग, आर्बिट्रेज एंड स्पेकुलेशन इज द पर्पस। अमाउंट रिक्वायर्ड, कैश मार्केट में बहुत क्लियर बताता हूँ, जो भी चीज़ खरीदने जाती है उसकी फुल वैल्यू आपको पे करनी पड़ती है। बट डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको स्टार्टिंग में या तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा या तो सिर्फ इनिशियल मार्जिन या प्रीमियम देके काम चल जाएगा। ओनरशिप, कैश मार्केट में जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको उसकी ओनरशिप मिलती है। आप अगर लैंड खरीदोगे तो आप लैंड के ओनर बन जाओगे, कैलकुलेटर खरीदोगे कैलकुलेटर के ओनर बन जाओगे। डेरिवेटिव्स मार्केट में आप ओनर नहीं बनते, आप सिर्फ एक एग्रीमेंट करते हो जो कि कभी न कभी खत्म होने वाला होता है। ठीक है सर, तो ये हमारी कहानी खत्म हुई कैश और डेरिवेटिव्स मार्केट के डिफरेंस की। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखते हैं क्या होते हैं। 4 तरह के डेरिवेटिव्स के टाइप आप देखोगे, वैसे तो हज़ारों टाइप है बट आपने को सिलेबस में क्या करना है सर, 4 तरह के डेरिवेटिव्स के टाइप हम देखेंगे। एक है सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा ऑप्शंस और चौथा है स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो अभी अभी हमने कैलकुलेटर के लिए डिसाइड करा था वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है? उसमें सेंट्रलाइजेशन नहीं है कोई ट्रेडिंग का। हम दोनों अपने मन से प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं, डेट डिसाइड कर रहे हैं, असेट डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विडिटी नहीं है, काउंटर पार्टी का रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क काउंटर पार्टी का है कि 3 महीने बाद जब एक्चुअल में उसका सेटलमेंट की बारी आएगी, मेरे को नुकसान हो रहा था 100 रुपये का, आपका फायदा हो रहा था, तो भागने वाला कौन हो गया? मैं आपका फ़ोन ही उठाना बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे काउंटर पार्टी का रिस्क है। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लाया गया। अब ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे नहीं हम दोनों मिलकर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बाय सेल नहीं कर सकते। आपको भी जाना पड़ेगा एक्सचेंज, मुझे भी जाना पड़ेगा एक्सचेंज। अब वहाँ पे एक्सचेंज है जो हम दोनों को एक गारंटी देता है कि दूसरी पार्टी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगी, डिफॉल्ट नहीं करेगी। अगर करी तो एक्सचेंज आपको उसकी भरपाई करके देगा, यानी कि जिसको प्रॉफिट होना है वो प्रॉफिट होना है, नुकसान नहीं हो पाएगा उसको, और जिसको नुकसान होना है वो नुकसान होना है, ये एक्सचेंज ध्यान में रखेगा। ठीक है। So future contract is identical to the forward contract. The difference in future contract is that instead of dealing with another party, the contract will be entered now with the exchanges who will act as an intermediary. सिंपल सी बात है कि अब एक्सचेंज अगर इंटरमीडियरी का काम कर रहा है हमारे दोनों के बीच में, तो वो हम दोनों से एक डिपॉजिट लेता है सर, उसको कहते हैं इनिशियल मार्जिन, जिसको हमें दोनों को मेंटेन करके रखना होता है, उसे कहते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। जनरली इनिशियल मार्जिन मान लो अगर 16,000 का है तो मेंटेनेंस मार्जिन कहीं उससे नीचे आएगा, लेवल 12,000 का। तो जैसे ही किसी का भी मेंटेनेंस मार्जिन या मार्जिन अकाउंट 12,000 रुपये से नीचे गया, उसे वापस पूरे पैसे डालने पड़ेंगे ताकि उसका मार्जिन अकाउंट 16,000 रुपये आ जाए। 12 नहीं, वापस 16,000 पे आ जाए। 12 के नीचे गया, 11 पे आ गया तो आपको और 5,000 देने पड़ेंगे, तब 16,000 पे आएगा। और वो एक तो डिपॉजिट का अकाउंट है, उसमें प्रॉफिट हुआ तो पैसा ऐड होते जाएगा और एक्सचेंज ऐड करता जाएगा, लॉस हुआ तो एक्सचेंज पैसा निकालते जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में आपको पूरा मार्जिन में जितना बैलेंस है वापस दे दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शंस और स्वैप का डिस्कशन आगे करेंगे जरूर। तो यहां तक हम कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। देखो, मार्केट में फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की क्या प्राइस है वो तो मार्केट में जाके ही पता चलेगी। याद है आपको, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से आप इक्विटी शेयर की थ्योरेटिकल प्राइस निकालते थे, वैसे ही डेरिवेटिव्स की भी थ्योरेटिकल प्राइस निकाली जा सकती है यहाँ पे, जिसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल मार्केट प्राइस से। चलो सर देखते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। फॉरवर्ड प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट से काफ़ी कुछ जुड़े हुए हैं। फॉरवर्ड की प्राइस जैसे है, आज 3 महीने बाद अगर ये कैलकुलेटर खरीदना है तो उसकी आज की प्राइस पर डिपेंड करता है फॉरवर्ड। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी चीज़ की स्पॉट प्राइस नहीं है ना, रियल मार्केट की प्राइस, तो उसका फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता। आप सोचो, अगर फॉर्मूला यही है और अगर आपने स्पॉट प्राइस 0 रख दी तो फॉरवर्ड भी 0 ही आएगी सर आपकी।
सो किसी भी चीज़ की स्पॉट में कुछ प्राइस होना ज़रूरी है ताकि उसका फॉरवर्ड एग्रीमेंट किया जा सके। तो नॉर्मल कंपाउंडिंग के साथ में अपना जो फॉर्मूला है S इंटू वन प्लस आर, सिंपल सी बात है, ये टू द पावर टी भी छोड़ देना, ये आप इंटू टी कर लो। अगर आपका रेट साल भर का दिया है और 3 महीने के लिए निकालना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ इंटू टी, यानी कि 12% का रेट दिया है और 3 महीने के लिए निकालना है तो आप 3% लेके चलो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सो एस इन ब्रैकेट वन प्लस आर, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल कंपाउंडिंग, एनुअल कंपाउंडिंग। बट मल्टीपल कंपाउंडिंग होती है तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड करोगे, टू द पावर एनटी करोगे। हालांकि इस फॉर्मूले का ना के बराबर इस्तेमाल है और करना भी मत, अलग से कुछ स्पेसिफाइड नहीं रहा तब तक। सो मोस्टली जो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आप वो करोगे, और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ई की वैल्यू दी रही, ध्यान देना, क्वेश्चन में फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के प्राइसिंग में अगर ई की वैल्यू दी रही तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फॉरवर्ड हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शन हो। ई की वैल्यू दी है तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको यूज़ करो, तो ई टू द पावर आर एट आर टी कर दो उसको, ये टी ले लेना बेटर है, ऐसा, ठीक है सर। तो ये हो गया फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की प्राइसिंग। अब हम इस चीज़ को फॉर्मूला बुक से कंटिन्यू करेंगे। ये रहा। सो एफ इज इक्वल टू एस इंटू वन प्लस आर हो गया, अगर नॉर्मल कंपाउंडिंग है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो एस इंटू ई टू द पावर आर टी हो गया, ठीक है। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग विद डिविडेंड ईल्ड अगर आता है तो y माइनस, ये है डिविडेंड ईल्ड, r माइनस वाई इंटू टी। क्यों सर, ईल्ड लगता है मार्केट प्राइस पे जो कि स्पॉट प्राइस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लग रहा है इन दोनों पे। अगर दोनों रेट ने सेम ही प्राइस पे लगना है तो दोनों का नेट ऑफ करके मैं लगाऊं, सवाल ये है। ये चीज़ याद रखना। एक और चीज़ सर, फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की प्राइसिंग के फॉर्मूले में इंस्टीट्यूट ने कुछ ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करा, तो हो सकता है फ्यूचर्स में आपको ये वाला प्राइस भी यूज़, ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना पड़े, ये वाला भी करना पड़े, फॉरवर्ड में भी ये वाला और ये वाला करना पड़े, ठीक है सर। आई बात समझ में, बेसिक हो गया। स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस डिविडेंड एक बेसिक तरीका हो गया ये, उसी चीज़ को अगर फॉर्मूले में निकालना है तो दैट इज एफ इज इक्वल टू एस इन ब्रैकेट वन प्लस आर, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में एस इंटू ई टू द पावर आर टी, ठीक है। आर का मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हो गया, टी का मतलब टाइम रिमेनिंग फॉर एक्सपायरी। हाँ, एक चीज़ देखो, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये जो टी होता है ना, अगर 3 महीने का, ध्यान देना, अगर 3 महीने का फ्यूचर्स है लेकिन उसको सिर्फ एक ही महीना बचा है एक्सपायरी को, 2 महीने जा चुके हैं, तो अब 1 महीना जब बचा है तब अगर आप प्राइसिंग निकाल रहे हो फ्यूचर्स की, तो यहाँ पे सर एक ही महीना लोगे, 3 महीना नहीं लोगे, 3 महीने को एक ही महीना बचा हुआ है। तो बोलने का मतलब, टी का मतलब होता है टाइम रिमेनिंग टिल एक्सपायरी, एक्सपायरी को कितना समय बचा हुआ है वो वहां लेना है, ठीक है सर। ये हो गया। यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है, अगर वैल्यू ऑफ ई इज गिवन इन क्वेश्चन तो यूज करो वो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, अदरवाइज आप एनुअल यूज करो नॉर्मल कंपाउंडिंग, कुछ भी नहीं दिक्कत जाएगी। ये रहा कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ ई ऑन कैलकुलेटर, ई टू द पावर 0.75 अगर आपको निकालना रहा तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन में उसकी वैल्यू देगा, नहीं भी दिया तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 2.7183, ज़्यादा वैसे याद करने की जरूरत नहीं, वैल्यू देनी ही पड़ेगी, 99% चांसेस है कि आएगा। अगर डायरेक्ट नहीं आई तो आपको ऐसा आएगा, ई टू द पावर 0.70 का दे देंगे, ई टू द पावर 0.80 का दे देंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 75 उन दोनों के बीच का है, तो आप उन दोनों पे इंटरपोलेशन मेथड यूज करोगे और आप ई टू द पावर 0.75 निकाल लोगे। अगर इतना भी नहीं रहा तो लास्ट टू लास्ट रिजॉर्ट है, आप अपने कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो। ई की वैल्यू होती है 2.7183, वो रखो कैलकुलेटर पे, 12 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, उसमें से 1 माइनस कर दो, इक्वल्स नहीं दबाना कहीं पे भी, -1 इंटू करो जो पावर में था, इंटू किसको करोगे जो पावर में है, तो 0.75 पावर में है तो 0.75 करो। अगर आपको ऐसा आया कि 4/6 है तो उसका आंसर है 1.5, सॉरी 4/6 का आंसर क्या आएगा, 0.67 ना, हाँ, तो उसका आंसर आएगा 0.667, तो ये पावर में रखो, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, 2.7183 कैलकुलेटर पे रखा, स्क्वायर रूट का बटन दबाया 12 बार, माइनस करा 1, इंटू करा जो पावर में है, प्लस करा 1, ठीक है, एक माइनस करके पावर डाला, फिर वापस एक प्लस कर दिया, और इंटू इक्वल टू का साइन दबाओ 12 बार, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका हो गया प्राइसिंग फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की, ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट हमारे कवर हो गए, 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं सर कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन। देखो कॉन्टेंगो क्या होता है, बैकवर्डेशन क्या होता है, ये रहा। सबसे पहले तो आप समझो कि बेसिस का मतलब क्या होता है। बेसिस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर्स प्राइस। स्पॉट प्राइस अगर किसी असेट की, जैसे कि हम कैलकुलेटर ले रहे थे तो स्पॉट प्राइस क्या थी उसकी, 400 रुपये थी, ये रहा
400 रुपये, और फ्यूचर्स की प्राइस क्या थी हमारी 500 रुपये। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो बेसिस है वो -100 आया है। -100 अगर आता है, अगर बेसिस निगेटिव आता है तो उसे कहा जाएगा कॉन्टेंगो मार्केट की मार्केट फ्यूचर में आगे में बढ़ रहा है, तभी बेसिस निगेटिव आया। आप देखो ना, 400 की चीज़ आगे जाके 500 में मिल रही है, वो महंगी हो रही है, सस्ती नहीं हो रही। तो मार्केट जब बढ़ने का है, ग्रोथ दिख रही है, तो आपका बेसिस निगेटिव आता है, उसे कॉन्टेंगो मार्केट कहा जाता है। अब आप सोचो 400 में अगर आज कैलकुलेटर और कल जाके वो 300 में ही, सॉरी आप उसको ले लो 350 में ही मिल गया, तो 400 माइनस 350, यानी आज 400 का है, 3 महीने बाद जाके और सस्ता हो गया 350, यानी कि 50 रुपये का आपका बेसिस आ गया, 50 बेसिस आ गया, तो वो पॉजिटिव आया। अगर बेसिस पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब मार्केट बैकवर्डेशन में है। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे बैकवर्डेशन मतलब नीचे जा रहा है, गया ना, 400 की आज प्राइस थी 350 की हो गई 3 महीने बाद, गया। सो पॉजिटिव अल्टीमेटली क्या याद रखेंगे, बैकवर्डेशन यानी कि पॉजिटिव बेसिस आएगा, और कॉन्टेंगो यानी कि निगेटिव बेसिस आएगा। बेसिस यानी कि स्पॉट और फ्यूचर्स प्राइस। कॉन्टेंगो ग्रोथ को डिपिक्ट करता है, बैकवर्डेशन डिक्लाइन मार्केट को डिपिक्ट करेगा। कहानी खत्म। कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन, ये थोड़ा सा याद करने वाला काम हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस, बेसिस निकालो सबसे पहले, पॉजिटिव आया कॉन्टेंगो, निगेटिव आया कॉन्टेंगो, पॉजिटिव आया बैकवर्डेशन। तो ये हो गया आपका कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन। अब मार्क टू मार्केट की बात बताता हूँ क्या होता है। फ्यूचर्स में जनरली ये चीज़ होगी, फ्यूचर्स अगर आप आज ले लेते हो तो वो 3 महीने की भली एक्सपायरी होगी, लेकिन एक्सचेंज उसको डेली बेसिस पे सेटल करता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान देना। अगर आज आपने 100 रुपये का खरीदा फ्यूचर्स, ठीक है, फ्यूचर्स की प्राइस 100 की थी, कल अगर उसकी प्राइस 120 हो गई, आप तो बायर थे, 120 की चीज़ तो आपने 100 में खरीद ली, इसका मतलब एक्सचेंज क्या करेगा, आपके मार्जिन के अकाउंट में 20 रुपये डाल देगा। जो भी आपने जमा कराया होगा, आपका प्रॉफिट बनता है 20 रुपये का, एक्सचेंज ने 20 रुपये डाल दिए। अब आपका एक्चुअल में देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म और ये हो गया शुरू। तो अगले दिन जो होगा ना, अगले दिन आपकी प्राइस कंपेयर की जाएगी 120 से, अब 100 से नहीं, क्योंकि 100 और 120 का सेटलमेंट एक्सचेंज ने ऑलरेडी कर दिया आपको 20 रुपये देके। अब अगले दिन अगर प्राइस चली गई मान लो 130 रुपये, तो आपको 130 की चीज़ 120 में मिलने के लिए आप रेडी हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो 10 रुपये का और प्रॉफिट बनता है और आपके मार्जिन अकाउंट में 10 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। अब क्या होगा, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, नई प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। डेली बेसिस पे आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर नए प्राइस पे नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज मार्क टू मार्केट, जिसमें एक्सचेंज आपका अगर फायदा हो रहा है तो मार्जिन अकाउंट में डिपॉजिट करते जाएगी, लॉस हो रहा है तो मार्जिन अकाउंट से निकाल लेगी। देखो कैसे, अब मान लो अगले दिन प्राइस चले गई 115 रुपये। अब 115 की चीज़ आपने तो बोला 130 में खरीदना है ना, तो यहाँ आपका 15 रुपये का नुकसान होना बनता है। वो 15 रुपये का नुकसान एक्सचेंज आपके मार्जिन अकाउंट से निकाल लेगी, और इसका मतलब ये हो गया कि अब 130 पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होकर 115 पे शुरू हो गया। ऐसे करते करते कहानी चलते जाएगी। ये जो डेली बेसिस पे आप एक्शन ले रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है तो आपके मार्जिन अकाउंट में आ रहा है और लॉस हो रहा है तो आपके मार्जिन अकाउंट से जा रहा है, उसे कहा जाता है मार्क टू मार्केट। ठीक है, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन का हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज इंटरमीडिएट एक्ट कर रही है तो स्टार्टिंग में वो एक डिपॉजिट लेती है। डिपॉजिट इसीलिए लिया जाता है कि कोई भी पार्टी डिफॉल्ट ना करे, और उस डिपॉजिट को मेंटेन भी करके रखना पड़ता है एक सर्टन लेवल पे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सर आर्बिट्राज कैसे करोगे फॉरवर्ड और फ्यूचर्स पे। देखो, आर्बिट्राज करने के लिए आपको दो प्राइसेस का पता होना जरूरी है, एक्चुअल मार्केट प्राइस उस फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की, और थेरोटिकल मार्केट प्राइस। जो थेरोटिकल, देखो यहाँ पे एक्चुअल मार्केट प्राइस और थेरोटिकल मार्केट प्राइस, ये तो क्वेश्चन में दी रहेगी आपको, पर थेरोटिकल मार्केट प्राइस जो है वो आप निकालोगे अपने फॉर्मूला से, और फिर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे। लेट मी सी, अगर मेरे पास यहाँ होगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ रह गई थी, इनिशियल मार्जिन का जो फॉर्मूला है वो है म्यू प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। आप बोलोगे 3 ही क्यों लिया। अब म्यू का मतलब क्या है सर, म्यू का मतलब है एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रोज कितनी बदलेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज चेंजेस। अब म्यू प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन से इनिशियल मार्जिन निकल जाएगा, लेकिन 3 ही क्यों लिया। अब आप नोटिस करो, आपने अगर ये बेल शेप्ड कर्व वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा रिस्क मैनेजमेंट में, तो सेंटर में होता है मीन यानी कि म्यू,
ये म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन वही है। अब यहाँ से एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर में 67% प्रोबेबिलिटी या एरिया कवर होता है, यहाँ से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर में 95% एरिया कवर होता है, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर में 99% एरिया कवर होता है। सो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेने का मतलब है कि जितना भी लॉस पॉसिबल हो सकता है, एक्सचेंज को लगता है कि यार इतना लॉस पॉसिबल है, उतना ही कवरेज ले लो। तो जितना मैक्सिमम प्राइस गिर सकती है उतना कंसिडर करके आपसे इनिशियल मार्जिन लिया जाता है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है। हो सकता है एग्जाम में नया क्वेश्चन आ जाए जहां पे क्लियरली लिखा जाए कि इंस्टीट्यूट 67% ही लॉस कवर करना चाहती है, एरिया कवर करना चाहती है, तब आप उसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। 95% आएगा तो म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और 99 है तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद फ्यूचर्स के साथ हेजिंग करने का ये फॉर्मूला देख लो, ये तो खैर आगे आएगा आर्बिट्राज में, है ना यहाँ पे। आर्बिट्राज के बाद हेजिंग, ये तो वो मैं लेता हूँ। सबसे पहले हम आर्बिट्राज डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना सर, ये है वो एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस जो क्वेश्चन में दी है, और ये है वो थ्योरेटिकल फ्यूचर्स की प्राइस जो आपने क्या कहते हैं निकाली है। यहाँ छोड़ो यार, अपने थोड़ा सा ना अच्छे बेहतर तरीके से उसको समझते हैं। मेरे को याद आ गया ना कि कहीं और भी मिल जाएगा। आ जाओ, अब करेंगे ना धमाल। आर्बिट्राज विद फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स, 2 चीज़ें होगी सर। आपकी एक्चुअल मार्केट प्राइस कम थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से या तो मैच कर जाएगी या तो मैच नहीं करेगी। अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस और थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस आपकी मैच कर गई तो फिर तो कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दिल्ली में भी वही प्राइस में मिल रहा है, इंदौर में भी वही प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। पर अगर मैच नहीं करी तो ही तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट होगी। अब अगर मैच नहीं करी तो 2 चीज़ें हो सकती है, एक्चुअल मार्केट प्राइस या तो थ्योरेटिकल से ज़्यादा होगी या तो कम होगी, ठीक है। एक्चुअल मार्केट प्राइस थ्योरेटिकल से ज़्यादा होगी या तो उधर देखो कम होगी। पर अब हम ये वाला पार्ट लेते हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा मेरे साथ सोचते चले जाना। अगर मार्केट में फॉरवर्ड या फ्यूचर्स की प्राइस ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, उसे ओवर वैल्यूड है, ठीक है। अगर ओवर वैल्यूड है फॉरवर्ड और फ्यूचर्स तो हमें उसे बेचना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब ध्यान दो, अगर आप एक मार्केट में कोई आइटम बेच रहे हो तो वहां उस मार्केट में बेच रहे हो तो किसी और मार्केट में आप क्या करोगे, खरीदोगे। आर्बिट्रेजर क्या करता है, महंगा बेचता है, सस्ता खरीदता है। तो फ्यूचर्स मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट में अगर उसने सेल पोजीशन ले ली तो ऑटोमेटिकली आपको कैश मार्केट में बाय पोजीशन लेनी है। सो आप क्या करोगे, बाय करोगे स्पॉट में उस शेयर को। जिस शेयर को आपने इस मार्केट में बेचने का डिसाइड करा, एक्चुअल में नहीं बेचोगे, ट्रांजैक्शन है सिर्फ, बेचने का डिसाइड करा, उसको आप स्पॉट मार्केट में खरीदोगे और उसको खरीदने के लिए लगने वाला पैसा आप उधार लोगे, तो ऑटोमेटिक बाय के लिए बोरो आता है। तो आपने स्पॉट मार्केट में बैंक जाके बोरो करा, फिर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाके वो शेयर्स खरीद लिए और इधर फ्यूचर्स बेच दिया, ठीक है। ये आपकी 0 पॉइंट पे पोजीशन क्रिएट हो गई, सेल फॉरवर्ड, बाय स्पॉट, बोरो स्पॉट, ठीक है। अब एक्सपायरी पे आप क्या करोगे, सारी पोजीशन, तीनों पोजीशन स्पॉट मार्केट में 2 और इधर 1 क्लोज कर दोगे। कैसे क्लोज करोगे सर, फॉरवर्ड फ्यूचर्स आपने सेल किया था, एक्सपायरी पे बाय बैक कर लो, आपको सेटलमेंट पता चल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस कुछ होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आपने स्पॉट मार्केट में शेयर्स खरीदा था ना, उसे बेच दो तो कुछ कैश फ्लो आएगी। 100 का 120 में भी बेचा तो 120 तो आएगा। यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ तो 10 रुपये आएगा, तो 130 हो गए। इसमें से जो बोरो करा था आपने स्पॉट, उसको रीपे कर दो, लोन लिया था ना बैंक से, उसको रीपे कर दो। तो आपने बाय किया फ्यूचर्स क्लोज करने के लिए, सेल करा स्पॉट में जो क्योंकि आपने पहले खरीद लिया था, और रीपेमेंट कर दिया बोरोविंग्स का, आपका नेट गेन आएगा, फॉर श्योर गेन आएगा, लॉस आ ही नहीं सकता। अब जो भी आपको ये बोलता है ना कि एक बार लॉस वाला ट्राई कर लो, एक बार गेन वाला ट्राई कर लो, और जो आपको जहां पे प्रॉफिट आ रहा है वो अप्रोच आप लिख के आ जाना एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं सर। आर्बिट्रेजर अभी रियल लाइफ में ऐसा करके देखता नहीं है कि अगर मेरे को लॉस हुआ तो मैं पीछे चला जाता हूं, वापस बोलता हूं कि नहीं करूंगा ये ट्रांजेक्शन। वो प्रॉफिट वाला ही ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है। दूसरा किस्सा ले लो, अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की कम है, इसका मतलब फॉरवर्ड और फ्यूचर्स अंडर वैल्यूड है। डबल एन को छोड़ देना, स्पेलिंग में ठीक कर लूंगा, अभी कर लेता हूं, फिर कहाँ याद रहेगा बाद में। ठीक है, आ जाओ। सो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स अंडर वैल्यूड है क्योंकि एक्चुअल मार्केट में प्राइस कम है, ठीक है। तो अगर अंडर वैल्यूड है तो हमने क्या डिसाइड करा कि बाय करेंगे फॉरवर्ड और फ्यूचर्स को। अगर आपने डेरिवेटिव्स मार्केट में बाय करने का डिसाइड करा तो स्पॉट मार्केट में उस शेयर्स को बेचोगे, सेल करोगे, उस शेयर्स को सेल करके जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट करोगे। अब मेचोरिटी पे, एक्सपायरी पे क्या करना, तीनों पोजीशन जो है आपकी, 2 इधर 1 इधर, क्लोज कर दो। क्लोज करने का मतलब स्क्वायर ऑफ करना, स्क्वायर ऑफ करने का मतलब एग्जैक्ट अपोजिट करो। इन्वेस्टमेंट था, वापस आ गया, आपने स्पॉट में सेल करा था, उसको बाय बैक कर लो,
अब ये शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा टाइम के लिए रियल लाइफ में अवेलेबल नहीं रहती, और आपने फॉरवर्ड फ्यूचर्स को बाय करा था उसको बेच दो, आपको गेन होगा। सो दिस इज हाउ यू विल do the arbitrage transactions in forward and futures. All depends upon the theoretical market price and actual market price. ठीक है सर, वापस आते हैं। तो अब हमारा आर्बिट्राज भी हो गया यूजिंग फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। अब हेजिंग की बात करते हैं सर। फॉरवर्ड और फ्यूचर से अगर हमें हेजिंग करनी है, हमें ये सस्ता खरीद के महंगा बेचने वाला काम नहीं करना, हमें कौन सा काम करना है, देखो देखो सर। अब हम देखेंगे ना अपना 10th वाला पार्ट, हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या रहेगा पता है, रिस्क को कम करना। ठीक है, अब ये रहा। अब थोड़ा सा लॉजिक देख लो, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। ये वाला पार्ट रिवीजन वीडियो में कवर करा था, उसको बस छोटा सा रिवाइज करवा देता हूँ सर। आपको अगर फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग करनी है ना, तो होगा क्या। हेजिंग का मतलब आपके पास पोर्टफोलियो होगा 10 लाख रुपए का बनाया हुआ, और आपको 3 महीने वो नहीं बेचना। अब 3 महीने नहीं बेचना, इसीलिए आप दूसरे साइड में यानी कि डेरिवेटिव्स मार्केट में उसमें कहीं तो कुछ पोजीशन लेके रखना चाहते हो कि 3 महीने में अगर इधर नुकसान हुआ तो मेरा इधर फ़ायदा हो जाए। इसी को कहते हैं हेजिंग। अगर फुल हेजिंग करनी है तो इधर 20,000 का भी नुकसान हुआ तो इधर 20,000 का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। अब पहला रूल क्या बोलता है कि अगर आपने टाटा मोटर का शेयर इधर स्पॉट मार्केट में खरीद के रखा है तो उसको हेज करने के लिए फ्यूचर्स मार्केट में टाटा मोटर्स का ही शेयर बेच दो। ध्यान देना सर, मैंने मान लो ये मेरी लॉन्ग पोजीशन है, टाटा मोटर्स के मैंने शेयर्स खरीद कर रखे हैं स्पॉट मार्केट में, तो हेजिंग करने के लिए मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स बेच दिए। क्योंकि दोनों में असेट सेम है, तो अगर 10% से टाटा मोटर्स गिरा तो 10% से टाटा मोटर्स गिरा, सिंपल। तो अब ये ध्यान देना क्या हो जाएगा मतलब चेंज अगर आया तो। अब एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं कि 100 रुपये का वो शेयर हो गया 70 रुपये, 30% गिर गया। यहां पे भी 100 का 70 हो जाएगा, पर फायदा क्या होगा, ध्यान देना। लॉन्ग आपने 100 का खरीदा, 70 का बेचोगे तो आपको 30 का नुकसान हो गया स्पॉट में। पर यहां पे फ्यूचर्स में क्या होगा, 100 का बेचा तो 70 का खरीदोगे तो आपका 30 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने बोला ना, हेजिंग का पर्पस क्या है, प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए। फुल हेजिंग हो गई, यहां पे नेट में जो नुकसान हुआ वो जीरो हुआ। देख रहे हो, 30 का कहीं नुकसान हुआ तो 30 का कहीं फायदा हो गया। यह हुआ सर तभी पॉसिबल था जब टाटा मोटर्स को टाटा मोटर्स के साथ ही हमने हेज करा। स्पॉट में जो टाटा मोटर्स के शेयर थे उसी के टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स हमने बेचे, इधर खरीदा था तो इधर बेच दिया, अपोजिट एक्शन लिया। ठीक है, अब थोड़ी सी सिचुएशन बदलते हैं और मान लो कि स्पॉट में ना आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर नहीं है, आपने ना 3-4 शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बना के रखा है। अब अपना पोर्टफोलियो तो मन से बनाते हो, उसी चीज पे क्या फ्यूचर्स अवेलेबल होगा पोर्टफोलियो पे, आपके एग्जैक्ट पोर्टफोलियो पे उसी वेट में उन्हीं शेयर्स पे फ्यूचर्स अवेलेबल होगा, नहीं। फ्यूचर्स कस्टमाइज है, एक्सचेंज जो देगा वही खरीदना बेचना है। तो ऐसे टाइम पे अब पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए हम इंडेक्स की मदद लेंगे, फ्यूचर्स इंडेक्स। अब टाटा मोटर्स तो नहीं कर सकते, तो पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए हम इंडेक्स की मदद लेंगे। लेकिन यहां पे होगा क्या, थोड़ा ध्यान देना। मान लो आपने पोर्टफोलियो बना के रखा था 100 रुपए का और आपने वो खरीद के रखा है और आपने उसको हेज करने के लिए इंडेक्स 100 रुपए का बेच दिया और पोर्टफोलियो का बीटा था 1.2। अब फर्क कहां पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। मान लो कि मार्केट गिर गया 10% से, मार्केट 100 का कितना हो गया, 10% से गिर के 90 हो गया। अब आपने 100 में बेचा था, 90 में खरीदा, तो आपका तो प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का। लेकिन बीटा 1.2 होने की वजह से मार्केट 10%, बीटा 1.2, तो ये पोर्टफोलियो कितने से गिरेगा, 10 इंटू 1.2 यानी 12%। अब 100 का ये 88 हो गया 12% गिर के, तो हमें नुकसान कितना हुआ, 100 में खरीदा 88 में बेचा, तो 12 रुपए का नुकसान हो गया आपको। अब देखा जाए तो हेजिंग हुई नहीं, पोर्टफोलियो में नुकसान ज़्यादा हो गया। 12 रुपए का नुकसान 12 रुपए के प्रॉफिट से कवर अप होता तो मैं बोलता हेजिंग हुई, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्या गलती करी आपने, तो बोला था लॉन्ग है तो शॉर्ट करो, मैंने तो लॉन्ग है तो शॉर्ट करा ना। पर यहां पे पता है बीटा 1 था, टाटा मोटर्स के साथ बीटा कितना 1, तो दोनों मार्केट में चेंज सेम आया। यहां चेंज सेम नहीं है ना भाऊ, 1.2 का बीटा है यानी कि इसमें जितना चेंज आएगा उसका 1.2 टाइम्स पोर्टफोलियो में आएगा। तो भाई आपने भी क्या करना चाहिए था, बाकी सब कुछ सही करा, लॉन्ग है तो शॉर्ट करा, पर यहां पे जो पोजीशन लेनी चाहिए थी ना,
वो बीटा इंटू 100 की लेनी चाहिए थी, 100 इंटू 1.2 यानी 120 रुपए की यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए थी। थोड़ा देखो अब हम वही करेंगे। हम सेम चीज वापस लेते हैं, पोर्टफोलियो हमारा 100 का है, हम लॉन्ग है उस पर 100 इंटू 1.2 करा तो हमने फ्यूचर्स बेचा 120 रुपए का, शॉर्ट कर दिया। अब सेम एक्शन लो, 120 रुपए का जो इंडेक्स है वो 10% से अगर मार्केट गिरा तो वो हो जाएगा 108। हमने कितने का प्रॉफिट होगा? 12 रुपए का। 120 में बेचा, 108 में खरीदा, 12 का प्रॉफिट, ऊपर 12 का नुकसान, आपका आ गया जीरो प्रॉफिट लॉस। तो यहां पे एक चीज और अपडेट करने की जरूरत है लॉन्ग शॉर्ट के अलावा। अगर स्पॉट में लॉन्ग पोजीशन है तो इधर शॉर्ट करोगे, इधर शॉर्ट है तो इधर लॉन्ग करोगे, ये तो माना। पर यहां कितनी वैल्यू का शॉर्ट करना है ये डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है और आप कितना रिस्क कम करना चाहते हैं। आप अगर पूरा रिस्क कम करना चाहते हैं तो पूरा बीटा से मल्टीप्लाई करो तो जाके आपकी ये पोजीशन आएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये सब चीजें हैं, आपने ध्यान रखना। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर बीटा निगेटिव आया, ध्यान देना, बीटा निगेटिव आया तो ये जो 12% भी नीचे गया, 10% भी नीचे गया ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। तो ऐसे टाइम पे अगर बीटा निगेटिव है तो इधर लॉन्ग पोजीशन, तो इधर भी आपने लॉन्ग ही लेना है। सो समराइज करते हैं सर, पोजीशन रिक्वायर्ड इन इंडेक्स फ्यूचर्स फॉर हेजिंग, दिस इज नॉट द पोजीशन रिक्वायर्ड इन इंडेक्स फ्यूचर्स फॉर हेजिंग। तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया? स्पॉट पे पोजीशन थी 100 रुपए का, रिस्क हमें कम करना था 1.2 का, तो 100 इंटू 1.2 दैट इज 120। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि इतने पोजीशन फ्यूचर्स मार्केट में लेने की जरूरत है। अब 120 रुपए तो आ गया। अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर आपके 12 रुपए की है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 12 रुपए की है, टोटल 120 का कॉन्ट्रैक्ट लेना है वैल्यू का, तो हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की जरूरत है? 90 कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की जरूरत है सर। अब थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं, वापस से आ जाओ। हेजिंग विद फ्यूचर्स में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकाले जाते हैं कि आपको कितनी वैल्यू हेज करनी है, ये रही वो 100 रुपए, और कितना रिस्क कम करना था? 1.2 पूरा रिस्क कम करना था मुझे। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में देखो 120 रुपए आ गया, डिनोमिनेटर में एक कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर्स की वैल्यू लेट से 12 रुपए, तो 120 बाय 12 यानी कि आपको 10 कॉन्ट्रैक्ट बेचने की जरूरत है। एक और चीज समझो सर, रिस्क टू बी रिड्यूस्ड या रिस्क टू बी हेज्ड। अगर आपको पूरा बीटा कम नहीं करना, आपको 1.2 से सिर्फ 1 तक आना है, तो इसका मतलब 0.2 जितना कम करना है, तो 1.2 माइनस 1 कर दो। जितना कम करना है सिर्फ उतने से मल्टीप्लाई करोगे आप। 0 करना है तो पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। 1 तक लाना है यानी कुछ रिस्क बना के रखना है। आप चाहते हो कि प्रॉफिट या लॉस कुछ हो, तो फिर आप 0.2 से ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आई बात ये समझ में? सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। समराइज करता हूं यहां पे, मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाए थे। हेजिंग के टाइम पे याद रखना बीटा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर बीटा पॉजिटिव है तो आपको अपोजिट पोजीशन लेनी पड़ेगी। यहाँ लॉन्ग है तो शॉर्ट ले लो, शॉर्ट है तो लॉन्ग ले लो, निगेटिव है तो सेम पोजीशन लेनी पड़ेगी। पर जनरली आपका जो क्वेश्चन आएगा वो बीटा पॉजिटिव का आएगा, तो आपको अपोजिट पोजीशन लेनी है। स्पॉट मार्केट में लॉन्ग रहेगा, फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट कर देना। ठीक है सर, इंडेक्स फ्यूचर्स में कहानी खत्म। अब वापस आते हैं। तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। बहुत क्लियर आपको ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं सर ऑप्शंस की। ऑप्शन के ना सर 2 हिस्से होते हैं, चार्ट्स में आ जाएंगे। अब मैं बात करता हूं सर ऑप्शंस की। फॉरवर्ड फ्यूचर्स अपना खत्म हो गया, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट द विच इज ट्रेडेड इन द एक्सचेंज, traded on the exchange, which gives the buyer of the contract the right but not the obligation to buy or sell the underlying asset। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में ये चीज हो रही थी कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स लेने के बाद आपका फायदा नुकसान दोनों हो सकता था, पर ऑप्शन में आपको एक राइट मिलता है कि नुकसान हुआ तो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज ही मत करना, और अगर फायदा होता रहा तो एक्सरसाइज करना। ऑप्शन के ना सर 2 तरह के होते हैं, या तो ऑप्शन आप खरीदोगे या तो आप ऑप्शन बेचोगे। खरीदने वाले को होल्डर ऑफ द ऑप्शन कहा जाता है, बेचने वाले को राइटर ऑफ द ऑप्शन कहा जाता है। जो खरीदने वाला ऑप्शन खरीदने वाला होता है, वो जो होल्डर ऑफ द ऑप्शन होता है, वो या तो कॉल ऑप्शन खरीदेगा या तो पुट ऑप्शन खरीदेगा। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि आपको अंडरलाइंग असेट खरीदने का राइट है, और पुट ऑप्शन का मतलब है कि आपको अंडरलाइंग असेट बेचने का राइट है। व्हाट इज अंडरलाइंग असेट? शेयर्स, इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी, कुछ भी जो अभी तक आप देखते आ रहे थे। तो वो असेट अगर खरीदना है, खरीदने का राइट चाहिए तो कॉल ऑप्शन ले लो, बेचने का राइट चाहिए तो पुट ऑप्शन ले लो। आप क्योंकि होल्डर हो, आपके पास राइट आ रही है, ऑब्लिगेशन नहीं आ रही है दोनों केसेस में, तो आपको ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस आप खरीदते हो तो प्रीमियम देते हो इंश्योरेंस कंपनी को जो इंश्योरेंस बेचता है। वैसे ही यहां पे अगर आप कॉल और पुट ऑप्शन खरीद रहे हो तो आपको प्रीमियम देना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। किसको दोगे सर वो प्रीमियम? आप ऑप्शन राइटर को दोगे।
सो दिस प्रीमियम विल गो टू द ऑप्शन राइटर। अब ये जो प्रीमियम है ना सर, थोड़ा सा ध्यान देना, इस प्रीमियम की वैल्यू निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके यहीं तक थोड़ा सा 2-3 कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये कॉल और पुट ऑप्शन देख लिया। अब बात करते हैं सर ऑप्शन के पे ऑफ की। बहुत सिंपल सिंपल। इधर ही लेते चार्ट्स में, ये वो ऑप्शन की पे ऑफ की बात करेंगे सर। सो सबसे पहले मैं लेता हूं होल्डर ऑफ द ऑप्शन। जिसने ऑप्शन खरीदा है, या तो वो उसने कॉल खरीदा होगा या तो पुट खरीदा होगा। दो चीज़ें होती है, जो रेट आपका फिक्स होता है उसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। लेट्स से कि आपको 120 रुपये में शेयर्स खरीदने का राइट मिला है। खरीदने का मतलब कॉल ऑप्शन, शेयर्स बेचने का राइट मिला यानी पुट ऑप्शन। सो एक चीज़ देखना, नुकसान नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। लेट्स से कि स्ट्राइक प्राइस है आपकी 120 रुपये की और स्पॉट प्राइस है आपकी 100 रुपये की, बोलो, और ये बात चल रही है अपनी कॉल की। यहाँ पे आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे क्या? नहीं करोगे सर। 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में मैं क्यों खरीदूंगा? तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, ऑप्शन की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब वापस से लेता हूँ। लेट्स से कि ये कॉल ऑप्शन है, 120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस है और स्पॉट में मार्केट में उसकी प्राइस चल रही है 150 रुपये। क्या 150 रुपये की चीज़ को 120 पे खरीदना पसंद करोगे? यस सर। ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, आपके पे ऑफ हो गया 30। तो आपने कैसे निकाला ये 30 और 0? बहुत सिंपल है, जब एक्सरसाइज नहीं हुआ तब तो 0 ही है, हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। पर जब एक्सरसाइज हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं पता है? स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस, है ना। 150 में से 120 माइनस करा, तो इसका पे ऑफ क्या होगा पता है? मैक्सिमम ऑफ 0 या फिर स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। देख रहे हो, स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। यहां पे हमारा नुकसान लिमिटेड होता है। लिमिटेड नुकसान यानी कि सिर्फ प्रीमियम जीतता, पर प्रॉफिट की गुंजाइश अनलिमिटेड होती है। तो ये हो गया पे ऑफ। कैश फ्लो कॉल ऑप्शन के बायर को यही होगा, मैक्सिमम ऑफ 0 या स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस। स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस अगर निगेटिव आता है तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 0 और निगेटिव में से 0, तो ये होगी। और पॉजिटिव आता है तो 0 से ज़्यादा है वो, तो वो होगी मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं पुट ऑप्शन की बात करता हूँ। आप पुट ऑप्शन के होल्डर हो सर, आपने खरीदा है और पुट ऑप्शन खरीदा है, इसका मतलब आप शेयर्स बेचने का राइट खरीद रहे हो। 120 में आप वो शेयर्स बेच सकते हो अगर मार्केट में प्राइस 100 रुपये गई। तो क्या 100 रुपए की चीज को 120 में आप बेचना चाहोगे? बिल्कुल बेचना चाहोगे, एक्सरसाइज करोगे। तो आपका पे ऑफ कितना होगा? आपका फायदा होगा 20 रुपए का। कैसे निकाला सर? स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट को माइनस करा ना। अब आ गया हमारा के माइनस एस। ठीक है, अब ले लो कि 120 में आप उस शेयर को बेच सकते हो, लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस 150 चल रही है। क्या 150 की चीज को 120 में आप बेचोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और आपका हो जाएगा 0। यानी कि यहां पे फिर से देखो, पहले वाले केस में हमने लिया था मैक्सिमम ऑफ 0 और स्पॉट माइनस स्ट्राइक जब कॉल का बायर है, और दूसरे वाले केस में मैक्सिमम ऑफ 0 और के माइनस एस, यानी स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो ये पे ऑफ दोनों के समझ में आ गया, कहानी खत्म। आपका यही चीज कॉपी पेस्ट करके यहां आता है, बस मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो। हाँ, क्योंकि दूसरे की साइड है ये, तो हमने बस क्या करा, बदल दिया। जैसे स्पॉट माइनस स्ट्राइक था कॉल में, यहाँ स्ट्राइक माइनस स्पॉट कर दिया, यहाँ स्ट्राइक माइनस स्पॉट था तो यहाँ स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर दिया। और मिनिमम, जो भी बेचने वाला होता है ना, राइटर ऑफ द ऑप्शन, उसके तो सिर्फ मैक्सिमम कमाई होती है प्रीमियम, तो उसकी कमाई बहुत लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है सर। ये देखो, लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, या लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट बोलने को। ठीक है, क्यों बताऊं यहाँ पे? क्योंकि 0 के नीचे कितनी जाएगी प्राइस जा जाके, अगर गिरने के टाइम पे आ गई तो ये हो गया सर आपके ऑप्शन का पे ऑफ। इसके बाद दो बात करते हैं सर, जो प्रीमियम अभी अभी आपने देखा कि ऑप्शन में कॉल खरीदो या पुट खरीदो एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। उस प्रीमियम के ना दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। तो ऑप्शन प्रीमियम के दो हिस्से, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू मिला के ऑप्शन प्रीमियम बनता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शेयर, ये टू द एक्सटेंट द ऑप्शन इज इन द मनी। अब इन द मनी का मतलब क्या, एट द मनी का मतलब क्या, और आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या? अब देखते हैं सर, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ मैंने कॉल ले लिया, उसकी स्पॉट प्राइस और उसकी स्ट्राइक प्राइस ले ली।
ठीक है। और उधर देखना लास्ट में मैंने पुट ले लिया स्टॉक, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस ले ली। कुछ डेटा लेते हैं। स्पॉट प्राइस मान के चलते हैं 50, 55 और 60 रुपये, 50, 55 और 60 एट द टाइम टी, एंड के यानी कि स्ट्राइक प्राइस 55 की मान के चलते हैं। ध्यान देना सर। सबसे पहले तो इन द मनी का मतलब ही है कि मैं पैसा कमा सकता हूं। इन द मनी यानी कि कुछ एक्शन लेके, ऑप्शन को एक्सरसाइज करके अगर पैसा कमा रहा हूं तो इन द मनी, ना कमा रहा हूं ना गवा रहा हूं तो एट द मनी, और एक्सरसाइज करके अगर मैं गवा रहा हूं तो आउट ऑफ द मनी। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। कॉल है, राइट टू बाय है, आप खरीद सकते हो कितने में? स्ट्राइक प्राइस पे यानी कि 55 रुपए में। 65 की चीज, 65 रुपए मार्केट में रेट चल रहा है, 65 की चीज 55 में खरीदोगे? बिल्कुल, फायदा है ये करके। अगर फायदा होता है ना ऑप्शन एक्सरसाइज करके, तो वो इन द मनी है सर ऑप्शन। अब देखो 55 की चीज 55 में खरीदो, कोई फायदा नुकसान है? एट द मनी। पर अगर आप 50 की चीज, ध्यान देना, 55 में खरीद लो तो नुकसान है। आप करोगे नहीं वो बात अलग है, क्योंकि आपके पास राइट है, पर करा तो नुकसान है। और अगर ऐसा करने पे नुकसान हो रहा है तो उस ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट यही है। पुट ऑप्शन के केस में भी सेम अप्लीकेबल होता है। बेचने की बारी आई, 50 की चीज 55 में बेचोगे क्या? बिल्कुल बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे। 50 की चीज 55 में बेचोगे क्या? हाँ, फायदा है इन द मनी। 55 का 55 में बेच के ना फायदा ना नुकसान, एट द मनी। और 65 का 55 में बेच देंगे तो नुकसान ही है। जो चीज़ 65 में बिक सकती थी उसको आप 55 में बेचोगे तो नुकसान ही है, आउट ऑफ द मनी। ठीक है। तो इन द मनी क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव नहीं रहेगी सर, सिंपल सी बात है। इंट्रिंसिक वैल्यू इन्होंने क्लियर बोल दिया कि स्पॉट और स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस है टू द एक्सटेंट ऑप्शन इज इन द मनी। ऑप्शन इन द मनी है तो ये वो डिफरेंस ले लो, अदरवाइज जीरो ले लो। और इसका मतलब क्या है? एट द मनी और आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विल सिंपली बी जीरो। इन द मनी वाले ऑप्शन में ही इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी कुछ आएगी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं, जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है सर, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आया। तो यहाँ मैंने ऑप्शन पे ऑफ ले लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू आपको समझा दिया। ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल देखते हैं। ये जो प्रीमियम की हम बात कर रहे हैं 2-3 बार से, इसको वैल्यू कैसे किया जा सकता है, थ्योरेटिकल प्राइस कैसे निकाली जा सकती है। जैसे फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की भी हम थ्योरेटिकल निकाल रहे थे, ऑप्शन की भी हम थ्योरेटिकल प्राइस निकाल सकते हैं। आइए देखो सर, यहाँ पे आते हैं ऑप्शन वैल्यूएशन में। अब वैल्यूएशन के सर 2-3 तरीके हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बाइनोमियल मॉडल, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच और ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। तीनों में अपने अपने फॉर्मूले हैं। मोस्टली बाइनोमियल और रिस्क न्यूट्रल अप्रोच सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इनमें, प्रोबेबिलिटी बस अलग तरीके से निकालने का आता है। हालांकि आप जब डेरिवेशन देखोगे इसका तो आपको लगेगा कि रिस्क न्यूट्रल मॉडल ही बाइनोमियल मॉडल है। अब इंस्टीट्यूट बोलती है दोनों को अलग लिखना है, तो हमने भी लिखा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो बाइनोमियल और ब्लैक एंड स्कोल ये 2 ही मॉडल होते हैं। रिस्क न्यूट्रल इज अ पार्ट ऑफ द बाइनोमियल इटसेल्फ। अब होता क्या है देना, ऑप्शन की वैल्यू आपको निकालना है। वैल्यू निकालना यानी कि उसका प्रीमियम कितना होना चाहिए। 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये मार्केट में जो होगा वो तो होगा, वो हुआ है एक्चुअल मार्केट प्राइस, पर हमें निकालनी है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। सबसे पहली मेथड है सर ऑप्शन का बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल ये बोलता है कि आज जो भी प्राइस होगी शेयर की, या तो वो कल जाके ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। 3 महीने में, 6 महीने, 2 प्राइस होगी कल जाके, एक तो बढ़ी हुई एक तो गिरी हुई। दोनों प्राइस पे पता करो आपका जो कॉल ऑप्शन है, अगर कॉल है तो वो आप एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो कुछ पे ऑफ आएगा, वो पे ऑफ लिख लेना और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है, तो अब हम उसको एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटा सा करके दिखाते हैं। आज एक प्राइस है, कल जाके ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। ठीक है, इस प्राइस पे पता करो आप एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे। जनरली आप एक्सरसाइज कर लोगे। इस प्राइस पे पता करो करोगे कि नहीं करोगे। लेट से नहीं करेंगे। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ पे कोई अमाउंट आ जाएगी ना, कुछ पे ऑफ मिलेगा हमें। जैसे मैक्सिमम पे ऑफ हमने देखा था, फ़ायदा होगा सेटलमेंट का, तो वो हमें मिल गया। यहाँ एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा ही नहीं। और हमें क्या निकालना है, ऑप्शन का प्रीमियम निकालना है कि यहाँ पे ये शेयर
खरीदने के लिए, ये शेयर्स पे ऑप्शन खरीदने के लिए कितना प्रीमियम देना चाहिए। देखो प्रीमियम आप कितना दोगे, कैपिटल बजटिंग ध्यान देना, कितना दोगे ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज मिलने वाले हैं। कभी भी मेरा आउटफ्लो डिपेंड करता है कि मेरे को इनफ्लो कितना होने वाला है, और आउटफ्लो मैं उतना ही मैक्सिमम करना चाहूंगा जितना इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो इनफ्लो के रूप में ऑप्शन में आपको तो सिर्फ पे ऑफ ही मिलेगा, वो पे ऑफ वहां पे दिख रहा है आपको। आप एक काम करो, इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कर दो। लेट से ये आ गई 20 रुपए। अब 20 रुपए तो 3 महीने बाद मिलेगा आपको एक्सपेक्टेड, आप इसको डिस्काउंट कर लो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट से, आपने डिस्काउंट कर लिया और ये आ गई 15 रुपए। तो 15 रुपए ही आपको एक्सपेक्टेड है कि इस ऑप्शन को ट्रेड करके फ्यूचर में मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की 20 रुपए की। तो 15 रुपए से ज्यादा का प्रीमियम आप दोगे भी नहीं। आप बताओ, आप क्या 18 रुपए दोगे इस ऑप्शन को खरीदने के लिए जिसकी फ्यूचर के कैश फ्लोज की एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू 15 रुपए है? 18 रुपए देके 15 रुपए कौन चाहेगा? सो ऑप्शन का प्रीमियम ऑटोमेटिक हो गया कि मैक्सिमम 15 रुपए होना चाहिए। ये निकाला कैसे सर आपने निकाला कॉल वैल्यू एट अपर लेवल और उसकी प्रोबेबिलिटी, कॉल वैल्यू एट लोअर लेवल CDI और उसकी प्रोबेबिलिटी को टोटल करके 1 + R से डिवाइड कर दिया। सो द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, CU इंटू P प्लस CD इंटू 1 - P डिवाइडेड बाय 1 + R। ये आपका ऑप्शन का प्रीमियम बन गया। ध्यान देना सर, यहाँ पे ये रहा OU, ऑप्शन की वैल्यू एट अपर लेवल इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस ऑप्शन की वैल्यू एट लोअर लेवल इंटू प्रोबेबिलिटी 1 - P डिवाइडेड बाय 1 + R। तो आपका कॉल का ऑप्शन का वैल्यू बन गया। अब बात आती है सर कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी या तो क्वेश्चन में दी होगी या तो आपको निकालनी पड़ती है। आपको अगर निकालनी है तो थोड़ा सा ध्यान दो सर, ये रिस्क न्यूट्रल अप्रोच हो गया। हाँ अब रिस्क न्यूट्रल अप्रोच में प्रोबेबिलिटी यहां से निकालते हैं और बाइनोमियल मॉडल में प्रोबेबिलिटी यहां से निकालते हैं, और जबकि वो उसी चीज से ये वाले प्रोबेबिलिटी आती है। अब आप देख लो जो सा आपको इंटरप्रेट करना। क्वेश्चन बोलता है बाइनोमियल मॉडल तो ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, और क्वेश्चन बोलता है रिस्क न्यूट्रल मॉडल तो वो फॉर्मूला रख के प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। ठीक है सर, अब ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हो गया। प्रोबेबिलिटी का निकालने का ये फॉर्मूला हो गया 1 + R - D डिवाइडेड बाय U - D। D का मतलब हो गया वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग डाउनवर्ड्स, और U का मतलब हो गया वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और हम एक बार इसमें देख लेते हैं फॉर्मूला बुक में भी। रिस्क न्यूट्रल मॉडल में आप क्या करते हो पता है, रिस्क न्यूट्रल मेथड में ये एज्यूम करते हो कि आज अगर शेयर की प्राइस 100 रुपये है, कल वो 120 हो जाएगी या कल वो नीचे जाएगी तो 80 हो जाएगी। तो रिस्क न्यूट्रल मेथड ये बोलता है कि अगर रिस्क 0 है तो फ्यूचर में जो भी शेयर की प्राइसेस होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के प्राइस से मैच करनी चाहिए, यानी कि 100। तो इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट करो, ये शेयर्स है तो दैट शुड बी 100, दैट इज द रिस्क न्यूट्रल मेथड। अब यहाँ पे आपको कल की प्राइस पता है 120 और 80, आज की प्राइस पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो आप P निकाल सकते हो इसके अंदर। तो इससे अगर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपर साइड की। तो ये हो गया रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। अगर आप बाइनोमियल मॉडल का यूज़ करना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये है तरीका 1 + R - D डिवाइडेड बाय U - D। अब D कैसे निकालते हो, SD लोअर लेवल पे जो स्टॉक की प्राइस हुई 80 रुपये डिवाइडेड बाय S0 80/100। और U कैसे निकालते हो, अपर लेवल पे जो स्टॉक की प्राइस है यानी कि SU डिवाइडेड बाय 100 S0, दैट्स इट। स्टॉक प्राइस एट अपर लेवल डिवाइडेड बाय स्पॉट प्राइस, स्टॉक प्राइस एट लोअर लेवल डिवाइडेड बाय स्पॉट प्राइस। ये U और D का मतलब हो गया वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अपवर्ड्स, वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग डाउनवर्ड्स। तो इससे क्या आता है सर, बाइनोमियल मॉडल और रिस्क न्यूट्रल मॉडल से प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। दोनों को रखोगे तो इसी फॉर्मूले में, कॉल की वैल्यू एट अपर लेवल, ठीक है, इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी जो अभी निकाली, कॉल की वैल्यू एट लोअर लेवल, अगर एक्सरसाइज करोगे तो आएगी, नहीं तो 0 आएगी, और 1 - P प्रोबेबिलिटी उसके, डिस्काउंट करो आपका ऑप्शन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। दिस इज बाइनोमियल मॉडल। ठीक है सर। अच्छा, एक हमने हेज रेशो डिस्कस नहीं करा। हेज रेशो क्या होता है, हेज रेशो यानी कि आपको स्पॉट मार्केट में 10 लाख रुपए की पोजीशन लेके रखी है, उसको हेजिंग करनी है तो यहाँ कितनी लेनी है, दैट रेशो। अगर हेज रेशो 0.5 आता है इसका मतलब 10 लाख का 0.5 5 लाख का ही पोजीशन लेने की ज़रूरत है। और हेज रेशो और कुछ नहीं सर, बीटा का ही फॉर्मूला है जो आपने पोर्टफोलियो में देखा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ले लो दोनों का, स्पॉट और फ्यूचर्स के प्राइसेस का, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन स्पॉट प्राइस का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन फ्यूचर्स प्राइस का। फॉर्मूला देखना, ये एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन y और कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ xy।
तो ये बीटा, बीटा इज नथिंग बट द हेज रेशो। बीटा आपको बताता है कि कितनी पोजीशन लेने की ज़रूरत है स्पॉट प्राइस की। 1.2 है तो स्पॉट प्राइस का 1.2 टाइम्स ले लो फ्यूचर्स में, 120। ठीक है, तो ये हो गया बाइनोमियल मॉडल। अब ब्लैक स्कोल्स मॉडल देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ब्लैक स्कोल्स में भी आप कॉल की वैल्यू निकाल सकते हो, प्रीमियम। कैसे निकालोगे सर? बहुत सिंपल सी बात है, स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ND1 माइनस के इंटू ई टू द पावर RT। देखो ये तो आज की वैल्यू होती है, पर के तो कल की वैल्यू है। स्ट्राइक प्राइस जो है ये कल की है, तो उसको हम डिस्काउंट करते हैं ई टू द पावर माइनस RT से, तो ये अब आज की आ गई इंटू ND2। अब ND1 और ND2 को डिटेल में हमने समझाया है, अभी यहाँ पे टाइम तो है नहीं हमारे पास, पर मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन लेने के बाद दो चीज़ होती है, या तो एक्सरसाइज करोगे या तो नहीं करोगे। यहाँ पे हम उतनी प्रोबेबिलिटी कंसिडर करेंगे जितना हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं और वैल्यू आ सकती है, क्योंकि नहीं एक्सरसाइज करेंगे तब तो वैल्यू जीरो ही हो गई ना। तो एक्सरसाइज करने का हमको वैल्यू लेना है। तो इसके अंदर जो D1 और D2 है हम वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला हो गया नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय स्ट्राइक प्राइस प्लस इन ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, यानी कि वो वेरिएंस डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अगर ये टी क्या है सर? आपका टाइम है। अगर 3 महीना है तो इसको 0.25 लोगे, 6 महीना है तो 0.5 लोगे, साल भर है तो 1 लोगे, 2 साल है तो 2 लोगे। सिंपल सिंपल। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन √T से डिवाइड करोगे, आपका D1 आएगा। D2 निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, जो अभी अभी D1 निकाला है उसको इसमें से माइनस कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन √T। तो ये तो आया सर सिर्फ D1 और D2। अब आपको निकालना है ND1 और ND2। इन दो वैल्यूज़ को आप जी टेबल में देखोगे और फिर निकालोगे ND1 और ND2। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को। यहाँ पे मोस्टली आपको इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करना होगा। जी टेबल आपको क्वेश्चन में शायद ना दिया रहे, लेकिन टेबल की वैल्यूज उठा के दे देंगे वो लोग। लेट्स से फॉर एग्जांपल D1 आपको निकालना है 0.5042, तो वो आपको क्या करेंगे, दो वैल्यू दे देंगे 0.50, 0.51। अब आप इन दोनों के बीच को इंटरपोलेट करके D1 की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, एक और चीज़ है जो आपने ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि अब बात हो ही रही है इस चीज़ की, तो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा वो हमें, आपको जो जी टेबल की वैल्यू दी रहेगी ना, वो ज़रूरी, वो आपको समझना आना चाहिए। हाँ ये रहा। हमें चाहिए होती है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एग्जांपल लो, ठीक है, हमें चाहिए होती है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 0.25 का। ये आपको ये टेबल पता है ना, जी, इसीलिए मैं बोला था जी को समझना ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हम ये बेल शेप्ड कर्व हमने सीखा था। ठीक है, यह है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.25 की, 0.3 की, 0.5 की, 0.6 की। अगर क्यूमुलेटिव दिया हुआ है तो यही वैल्यूज़ उठा के रखनी है। ठीक है, पर ध्यान देना सर, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 0.25 की वैल्यू पर एरिया ऑफ द लेफ्ट और राइट 1 टेल है, ये देखो 1 टेल वैल्यू दी है, 2 टेल भी नहीं, सिर्फ 1 टेल की। एक सेकंड ना, ये ये वैल्यू आपके कोई काम की नहीं सर, ये आपको सिर्फ टेल वैल्यू दी है, आपको चाहिए थी बॉडी वैल्यू। अब बॉडी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, जो आपको टेल वैल्यू दी है 1 की, 1 टेल वैल्यू दी है, उसको 1 में से माइनस कर दो। आपको ये तो पता है ना कि टोटल एरिया, ध्यान देना मेरी बात पे, टोटल एरिया 100% होता है, यानी कि 1 होता है। अब आपको अगर यहाँ पे खड़ा कर दिया, आपको जो वैल्यू चाहिए थी वो ये ब्लैक रीजन की चाहिए थी, पर आपको क्वेश्चन में अगर उन्होंने 1 टेल यानी कि ये वाली वैल्यू दे दी, तो क्या आप ब्लैक वाली वैल्यू निकाल नहीं सकते? टोटल में से वो ब्लू वाला माइनस कर दो, यानी कि 1 में से ये मैंने माइनस कर दिया। देखो कितना आता है, 1 माइनस 0.4013। जैसे ही आप करोगे आएगा 0.5987। ठीक है, ये आ गया 0.5987। अब आप देखो क्यूमुलेटिव वैल्यू आपकी, ये 0.5987 वो ब्लैक वाले एरिया की वैल्यू हो गई, ये रहा 0.5987। सो 1 टेल अगर आपको दिया रहा तो थोड़ा ध्यान देना, उन वैल्यू को उठा के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको 0.5987 चाहिए। सबको 1 में से आप माइनस कर दोगे तो आपकी क्यूमुलेटिव वैल्यू आ जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि आपको 1 टेल नहीं 2 टेल दे दे वो लोग, तो 2 टेल अगर देंगे तो आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है, ये देखो ये 2 टेल है, तो ऐसे टाइम पे आप इसको पहले तो डिवाइड करो 2 से। जैसे ही डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू आएगी 0.4013, एग्जैक्ट वो वाली वैल्यू जो इसके पहले वाले टेबल में देखी। अब इसको 1 में से माइनस कर दो, 2 टेल है तो उसको 1 टेल में कन्वर्ट करो और फिर 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये भी पोर्शन अपना हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं सर, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। देखो पुट कॉल पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। स्टॉक की प्राइस प्लस पुट की वैल्यू इज इक्वल टू कॉल की प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस।
पुट कॉल पैरिटी थ्योरी ये बोलती है कि अगर हम इस तरह से दो पोर्टफोलियो बनाए, एक पोर्टफोलियो में मैंने शेयर्स को खरीदा और पुट ऑप्शन खरीदा। पुट ऑप्शन क्यों खरीदा? क्योंकि मैं इधर शेयर्स खरीद रहा हूं तो उसको बेचने का राइट भी खरीद लेता हूं ताकि पोजीशन क्लोज कर सकूं। मैंने शेयर्स को खरीदा यहां, बेचूंगा यहां, इस तरह का पोजीशन पोर्टफोलियो क्रिएट करा है। दूसरी तरफ देख लो, मैंने क्या करा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ के यानी कि स्ट्राइक प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्ट कर दी ताकि कॉल ऑप्शन में मैं कल जाके शेयर्स को खरीद सकूं। और इन दोनों पोर्टफोलियो को जब आप बनाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये दोनों पोर्टफोलियो इक्विलिब्रियम पे आते हैं। पुट कॉल पैरिटी थ्योरी इसको कहा जाता है, जहां पे इन दोनों की कैश फ्लो मैच करेगी यानी कि इक्वेट करेगी। तो पुट कॉल पैरिटी थ्योरी में अगर आपके पास में ये डेटा दिया है तो कोई भी एक फिगर अगर मिसिंग होगी तो आप निकाल सकते हो। अगर पुट की वैल्यू नहीं दी है तो आपके पास बाकी तीनों फिगर है तो आप निकाल सकते हो। दैट इज पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। ये फॉर्मूला आ गया। पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल का देखो, पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल में भी ध्यान देना, पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल में भी आप एक तरह का ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हो जो कि ऑप्शन की वैल्यू को रेप्लिकेट करेगा सर, कि ऑप्शन में जो कैश फ्लोज होने वाली है मैच्योरिटी पे, एक्सपायरी पे, एग्जैक्ट वो आपको पोर्टफोलियो बना के देगा। सिंपल। अगर दोनों में, पोर्टफोलियो बनाने में और ऑप्शन खरीदने में, एक्सपायरी पे सेम कैश फ्लो है तो उस पोर्टफोलियो को बनाने में जितना पैसा लगा उतना ही ऑप्शन का प्रीमियम स्टार्टिंग में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, लेट्स से कि आपने डेल्टा शेयर्स खरीदे हैं। डेल्टा मतलब 0.5 आपका डेल्टा आया, तो स्टॉक की प्राइस अगर 100 है तो आपने 50 रुपये के शेयर खरीदे, 100 इंटू 0.5, ठीक है। अब आपने 50 रुपये के शेयर्स खरीद ले तो यहाँ 50 रुपये आपके जाएंगे, माइनस आपने कोई अमाउंट बोरो कर ली, ठीक है, बोरो करी, लेट से आपने बोरो कर ली 45 रुपीज़। तो आपने क्या करा, एक पोर्टफोलियो बना लिया जिसमें आपकी बोरोविंग्स है, जिसमें इंटरेस्ट ऐड करके आपको रीपे करना है, और एक आधा शेयर आपने खरीद लिया, 50 रुपये का शेयर खरीद लिया जिसको आप बाद में बेच सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि एक्सपायरी पे आप क्या करोगे, आप इस शेयर को बेच देते हो तो आपको 50 की जगह पे 60 रुपये मिल जाते हैं। उस आधे शेयर को 120 रुपये की वैल्यू हो गई होगी, आधा बेचा तो 60 रुपये हो गए। और रीपेमेंट, ये तो आपको आ गया पैसा, और आपको लोन जो लिया वो रीपे करना पड़ेगा। 45 रुपये का लेट से कि आप 48 रुपीज़ रीपे कर देते हो, तो अब आपके पास में कितना बचा, 12 रुपये बचा, ठीक है सर। अब आप एक कॉल ऑप्शन लेते हो जिसका यहाँ पे प्रीमियम पे करोगे और उसमें भी 12 रुपये का कैश फ्लो होता है, मान के चलो। तो एक्सपायरी पे कैश फ्लो देखो दोनों में सेम है। तो अब मुझे आप ये बताओ, सिंपल 6 रुपये में क्या कॉल ऑप्शन खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। क्यों, मैं बताऊं, क्योंकि 12 रुपये हासिल करने के लिए पहले वाले केस में मुझे सिर्फ यहाँ पे 5 रुपये देने पड़ रहे हैं। 5 रुपये देके जब 12 मिल सकता है तो 6 रुपये देके 12 क्यों लूंगा मैं? तो 5 रुपये ही आपके ऑप्शन की वैल्यू होनी चाहिए। सो कॉल ऑप्शन की वैल्यू इज नथिंग बट डेल्टा एस माइनस बोरोविंग। स्टॉक कितना खरीद रहे हो इनटू हेज रेशियो, डेल्टा माइनस बोरोविंग, दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल। अब ये जो डेल्टा आप निकालते हो ये और कुछ नहीं सर, कॉल वैल्यू एट अपर लेवल माइनस कॉल वैल्यू एट लोअर लेवल, सी यू माइनस सी डी, डिवाइडेड बाय स्टॉक वैल्यू एट अपर लेवल माइनस स्टॉक वैल्यू एट लोअर लेवल। इस फॉर्मूले से आपको हेज रेशियो निकालना है। ये है आपका डेल्टा। इससे ये पता चलेगा कि कितना शेयर्स खरीदने की या बेचने की ज़रूरत है। आप हेजिंग के लिए भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि कैश फ्लो सेम है एक्सपायरी पे। तो आप एक काम और कर सकते हो, आप कॉल बेच दो और ये पोर्टफोलियो खरीद लो। इसका मतलब 12 रुपये का प्रॉफिट होगा एक जगह पे, 12 रुपये का नुकसान होगा दूसरी जगह पे, तो रिस्क आपका ज़ीरो हो गया। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे कमा सकते हैं, आपको पता है ना 12 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। आप एक काम करो, कॉल बेच दो, कॉल बेचो तो आपका ये हो गया कैश इनफ्लो 6 रुपये का, और आपने वो पोर्टफोलियो खरीदा तो आपका ये कैश आउटफ्लो हो गया 5 रुपये का। तो कितना प्रॉफिट बचा आपके पास में? 1 रुपये का प्रॉफिट बच गया। और दोनों में आउटफ्लो देख लो क्या होगा। आपने अगर वो कॉल बेचा है तो ये आपका नुकसान हो जाएगा 12 रुपये का, बेचा है ना, तो फायदा खरीदने वाले को होगा, और इस केस में आपका फायदा हो जाएगा 12 रुपये का। तो 12 रुपये का फायदा 12 रुपये के नुकसान के साथ जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली आप 1 रुपये स्टार्टिंग में ही घर लेके चले गए थे। एक्सपायरी पे कहीं फायदा तो कहीं नुकसान होकर नेट ऑफ हो जाएगा आपका। दिस इज व्हाट आर्बिट्राज इज, इसको आर्बिट्राज बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल। अब रियल ऑप्शन की बात करते हैं। रियल ऑप्शन में ग्रोथ ऑप्शन, अबंडनमेंट ऑप्शन, टाइमिंग ऑप्शन के क्वेश्चन थे, और ये तीनों में ब्लैक-स्कोल्स मॉडल और बाइनोमियल मॉडल का इस्तेमाल किया गया। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है समझाने के लायक।
अब क्वेश्चन जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये टेक्निक उसमें अप्लाई होती है। बाइनोमियल मॉडल वहाँ हर जगह वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आज एक प्राइस है, कल जाके या तो बढ़ जाएगी कल और या तो गिर जाएगी, और बढ़ा तो हम और हमें क्या पे ऑफ होगा, गिरा तो क्या हमें पे ऑफ होगा। हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर गिरा तो हम शायद और इन्वेस्टमेंट ना करें, तो ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आइडिया आ जाएगा कि ये ऑप्शंस जो रियल ऑप्शन के क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करते हैं। रियल ऑप्शन के जो क्वेश्चन है वो एक तरह से कैपिटल बजटिंग और डेरिवेटिव्स का मिक्सचर है सर। पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, वहाँ पे ब्लैक स्कोल्स मॉडल या बाइनोमियल मॉडल आपको इस्तेमाल करने पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर ब्लैक स्कोल्स मॉडल इस्तेमाल करना पड़ा तो उनको D1 ND1 ये सब वैल्यूज़ देना पड़ेगा, वोलेटिलिटी देना पड़ेगा। डेटा से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है। स्वैप्स हम अगले चैप्टर में लेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। डेरिवेटिव्स का अपना यहाँ तक कहानी हुई ख़त्म। और कुछ है तो मैं बता देता हूँ, देख लेता हूँ एक बार ऊपर ऊपर से। हमने थोड़ा टाइम लिया, मैंने बोला था मैं उसमें टाइम लूँगा क्योंकि इसको समझाने में लगता ही है टाइम थोड़ा सा। बेसिक चीज़ें बहुत है, फार्मूलाज तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इन द मनी एट द मनी हो गया, फार्मूलाज हो गया, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी मैंने आपको समझा दिया, S+P0 स्टॉक की प्राइस प्लस पुट की वैल्यू, ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह थोड़ा ऊपर ऊपर देख लो। कुछ क्वेश्चन तो आते नहीं है इस पर। थ्योरी आती है कि ऑप्शन थ्योरी क्या आएगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्शन वैल्यूएशन बता दो, या फिर ऑप्शन ग्रीक्स पे नोट्स लिख दो। थ्योरी भी पढ़ना ज़रूरी है सर। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के बीच में आपको डिफरेंशिएशन आ सकता है। हमने बाकी तो सारे फार्मूलेज ले लिया। इसी के साथ सर डेरिवेटिव्स एनालिसिस और वैल्यूएशन का चैप्टर हम करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। और अब शुरू करते हैं सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। काफ़ी छोटा रिवीजन वीडियो रहेगा लेकिन बहुत काम आने वाला है आपको। सर हम कहाँ तक आ चुके हैं, आप अगर नोटिस करोगे हमने ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में डेरिवेटिव्स भी कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ इतने से चैप्टर बाकी है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर अब आपके सामने सर, थोड़ा सा देखो क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके अंदर में। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, FRA क्या होता है, थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स क्या होगा, उसके अंदर कन्वर्जन फैक्टर और CTD बॉन्ड क्या होता है, कैप फ्लोर और कॉलर ऑप्शन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या होता है। ये सब चीज़ें सर देखेंगे एक एक करके। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में इतना तो आइडिया आ जाता है कि कुछ तो इंटरेस्ट रेट के रिस्क से रिलेटेड रहेगा सर। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ देखते हैं क्या है। अब कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज़ किए जाते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, जिसका मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। बाइंग मनी, पैसे को खरीदना, इसका मतलब लोन लेना, क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो पैसा आपके पास आता है, तो एक तरह से वो हो गया बाइंग मनी। इसे ही कहा जाता है सर बोरोविंग, यानी कि लोन लेना। इसे ही कहा जाएगा सर यू वांट टू गो लॉन्ग, खरीदना, लॉन्ग खरीदना, खरीदा। और जो ये करता है उसे कहा जाता है बोरोवर। तो ये 3-4 टर्म्स है, बाइंग मनी, टेकिंग लोन, बोरोविंग्स, लॉन्ग जाना या बोरोवर। दूसरे साइड में अगर आप पैसा बेचना चाहते हो, यानी कि किसी को लोन देना चाहते हो, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि यू आर गोइंग शॉर्ट ऑन दैट, और आपको कहा जाएगा इन्वेस्टर। ठीक है, अब ये दोनों लोगों को क्या करना होता है थोड़ा सा ध्यान देना। बोरोवर जो होता है कभी भी यही चाहता है कि कम से कम रेट पे मैं बोरो करूं, और इन्वेस्टर हर बार यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे मैं इन्वेस्टमेंट करूं। तो इन लोगों को रिस्क क्या होता है, इसी इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है कि मुझे चाहिए तो कम से कम रेट पे बोरोविंग, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक सेकेंड, ना आवाज़ थोड़ा सा कंटिन्यू, हेलो ओके, वॉज जस्ट चेकिंग। अच्छा, तो आ जाओ वापस चेक करते हैं सर। द रिस्क टू हिम और हर, यानी कि बोरोवर और इन्वेस्टर को रिस्क होता किस चीज़ का है कि रेट कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि हमें तो कम रेट पे चाहिए लोन, हम तो हमेशा कम रेट अगर जाएंगे तो मार्केट में हमें फ़ायदा होगा। पर नुकसान कब होता है, जब रेट बढ़ जाएंगे। बोरोवर को रिस्क ये होता है कि रेट बढ़ ना जाए, इन्वेस्टर को रिस्क ये होता है कि रेट गिर ना जाए, क्योंकि वो तो ज़्यादा रेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इसी रिस्क को लॉस वाली सिचुएशन कहा जाएगा कि गलती से अगर रेट बढ़ गए और हमने लोन ले लिया तो हमारा अननेसेसरी नुकसान होगा। अब हम ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे क्योंकि हम बोरोवर है, दूसरे वाले केस में हम कम इंटरेस्ट हमें मिलेगा क्योंकि हम इन्वेस्टर है। अब पूरे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में ये वाली सिचुएशन आपकी बहुत कम आएगी, लेकिन यानी कि आप मान के चलो 10 में से सिर्फ 1 बार या 2 बार मैक्सिमम टाइम जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो इस एंगल से करने वाले हैं। ठीक है,
अब तो ये जो रिस्क था, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस, और इस लॉस को सॉल्व करने का तरीका क्या है सर? हाउ वुड यू सॉल्व द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट राइज इन केस यू आर अ बोरोवर? हेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, आपको हेज करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट रिस्क को, तभी आपका रिस्क ये कम होगा। फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में भी हमने हेजिंग करी थी, यहाँ पे भी हम हेजिंग करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क को। अब हेजिंग करने के हमारे चैप्टर में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं सर आपके, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट हेजिंग। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम यहाँ बोलेंगे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। दूसरा है आपका फ्यूचर्स, जिसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। तीसरा है ऑप्शन, जिसके अंदर में, एक सेकेंड, हाँ, तीसरा है ऑप्शन जिसके अंदर में कैप, फ्लोर्स और कॉलर्स वाले ऑप्शंस देखेंगे, और चौथा है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। तो ये 4 चीज़ें हम देखेंगे सर वन बाय वन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट से। अच्छा, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट यानी कि थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट, इसमें हम करते क्या हैं कि अगर हमें 6 महीने बाद लोन चाहिए, ध्यान देना सर, अगर हमें 6 महीने बाद लोन चाहिए और हमें डर है कि कहीं मार्केट में रेट बढ़ ना जाए, तो आज ही हम बैंक में जाके या किसी और पार्टी के साथ मिल के वो रेट 6 महीने बाद जिस पे मैं लोन लेने वाला हूँ वो फिक्स कर लेता हूँ। उसे कहा जाता है FRA का रेट। ध्यान देना सर, यहाँ पे FRA मैं यहाँ पे खरीदूंगा। FRA की शुरुआत यहाँ होती है जिसमें मैं ये बोलूँगा कि आज से ठीक 6 महीने बाद 3 महीने के लिए मैंने लोन लेना है। देख रहे हो? तो जब मैं ऐसा ट्रांजैक्शन करता हूं उसे कहा जाता है 6/9 FRA। इसका मतलब आज से ठीक 6 महीने बाद लोन का पीरियड मेरा स्टार्ट होगा और आज से ठीक 9 महीने बाद मेरा लोन का पीरियड खत्म होगा। तो जो लोन का एक्चुअल पीरियड होता है वो 9 - 6 3 महीने का होता है। इसे कहा जाता है 6/9 FRA। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो समझ जाना 6 और 9 का मतलब क्या होता है। 6 का मतलब लोन स्टार्ट होने का टाइम, आज से। ये सारा FRA जो आप लोगे आज लोगे, है ना। FRA स्टार्ट यहाँ होता है और लोन शुरू होने के पहले या उस दिन खत्म हो जाएगा। सो FRA का पीरियड ये रहा, लोन का पीरियड ये रहा। आया समझ में? ये सब हटा के फिर से बताता हूँ। FRA का पीरियड ये रहा, लोन का पीरियड ये रहा, ठीक है। 6 यानी कि आज से ठीक 6 महीने, 9 यानी कि आज से ठीक 9 महीने। यह है लोन के स्टार्ट डेट, यह है लोन की एंड डेट, यह है उस दौरान का लोन का पीरियड। आप जो भी रेट आज फिक्स करोगे, लेट से 10% FRA आपका फिक्स होता है, तो ये 10% आपको इस पीरियड में लगेगा, उन 3 महीनों में। आज से ठीक 2 साल बाद, 1 साल के लिए भी अगर आपको लोन लेना है, ध्यान देना सर, आज से ठीक 2 साल बाद अगर आप 1 साल के लिए लोन लेना चाहते हो, यानी कि आप ये तीसरे साल के लिए लोन लेना चाहते हो, तो वो आपका बन जाएगा 2/3 FRA। यानी कि आज से ठीक 2 साल बाद लोन चालू होएगा और 3 ईयर्स बाद लोन खत्म हो जाएगा। मंथ्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, जनरली जब आप FRA आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस दिन का इंटरेस्ट रेट पता चल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने FRA खरीदा था 10% पे और उस दिन अगर मार्केट में रेट 12% चल रहे हैं, यानी कि आपका तो फ़ायदा हुआ क्योंकि आपने FRA खरीदा, 12% मार्केट में रेट चल रहा है और आप 10% पे लोन ले सकते हो, तो आपका फ़ायदा कितना हुआ? 2% का। हाँ, हालांकि ये चीज़ का जो 2% या 12% या 10% का जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता, अगर आप मार्केट से लेते तो 12% का लोन लेते और FRA में लिया तो 10% का लोन लिया। दोनों केस में इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है वो 3 महीने खत्म होने के बाद पे करना पड़ता। लेकिन पता तो यहीं चल गया ना, आपको पता तो स्टार्टिंग में ही चल गया, इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम सेटल कर लेते हैं जब FRA खत्म होता है। FRA कहाँ खत्म हो रहा है सर? यहाँ पे जब लोन की शुरुआत हो रही है तो वहीं पे सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट कैसे होगा? बहुत सिंपल है सर। ये जो 12% का रेट है और ये जो 10% का रेट है, ध्यान देना, इसे फॉरवर्ड रेट कहा जाता है, इसे रेफरेंस रेट कहा जाता है। 12 और 10 का डिफरेंस आ गया 2%। आप कैलकुलेट कर लो अपने नॉमिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे, जिस अमाउंट पे आपने ये लोन लेने का डिसाइड किया था, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। ये 2% आपने नॉमिनल रेट तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, ये सारे रेट पर एनम थे और आपने लोन सिर्फ 3 महीने के लिए लिया, तो आप 3/12 कर दोगे तो आपका 3 महीने का कैलकुलेट हो जाएगा कि सेटलमेंट कितना हो रहा है। प्रॉफिट बनता है आपका, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये अभी भी कैश फ्लो कब की है? 3 महीने बाद की है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो रेफरेंस रेट से। तो फॉर्मूला क्या बनता है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप आप FRA खरीद रहे हो तो ये फॉर्मूला है, और शॉर्ट जा रहे हो FRA पे तो थोड़ा सा बदलता है। पहले मैं लॉन्ग की बात करता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आने वाले हैं आपको। ये है रेफरेंस रेट, वो 12% का, माइनस आपने 10% करा तो 2% आपका फायदा बनता है इस 200 करोड़ रुपए के लोन पे, एग्जाम्पल, ठीक है। इनटू आप क्या कर दोगे, डेज टिल मेच्योरिटी और डेज इन अ ईयर,
यानी कि आपने 90 दिन के लिए लिया था, वो 365 दिन का आपका 2% निकल के आया था। तो ये आपने निकाल लिया कि सेटलमेंट कितना होना चाहिए, पर ये 90 दिन के बाद का सेटलमेंट है, इसको डिस्काउंट कर लो आप इस रेट से। रेफरेंस रेट था आपका 10%, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी से डिस्काउंट करोगे। डेज टिल मैच्योरिटी 90 दिन से डिस्काउंट करना है, 365 दिन का टोटल रेट था। तो आप इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेटलमेंट वैल्यू निकाल लोगे, सेटलमेंट कितना होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और वो सेटल कर लोगे। सो प्रेजेंट वैल्यू सेटल होगी सर, ठीक है। अब अगर आप शॉर्ट जा रहे हो एफआरए पे, यानी कि आप 12% या 10% पे बेच रहे हो, यानी कि किसी को पैसा दे रहे हो, और उस दिन अगर 8% रेट रहा तो आपका फायदा है शॉर्ट जाने में, क्योंकि 8% मार्केट में रेट चल रहा है और आप 10% पे लोन दे पा रहे हो किसी को। तो ऐसे केस में दोनों फॉर्मूले में सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है, यहाँ था आर आर माइनस एफ आर, पहले वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ है एफ आर माइनस आर आर। अब इससे आंसर पॉजिटिव आया यानी कि गेन है, इससे भी आंसर पॉजिटिव आया यानी कि गेन है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में बदलाव कर लिया है। अब पॉजिटिव यानी कि गेन, निगेटिव यानी कि लॉस, सिंपल सिंपल। सो दिस इज हाउ योर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज। इसमें ध्यान दे देना, फॉर्मूले में एन का मतलब नोशनल प्रिंसिपल है, एफ आर का मतलब एग्रीड फॉरवर्ड रेट अंडर एफ आर ए, आर आर का मतलब रेफरेंस रेट यानी कि स्पॉट रेट कहते हैं हम, डी टी एम का मतलब होता है डेज टिल मैच्योरिटी, डी वाई का मतलब होता है डेज इन अ ईयर। और ज़रूरी नहीं हर बार डेज में कैलकुलेशन होगा, आप मंथ टिल मैच्योरिटी और मंथ इन अ ईयर भी ले सकते हो, अगर क्वेश्चन में डेटा जैसे दिया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था सर आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कैसे हम रिस्क को हेज कर सकते हैं। अगर हमें डर है कि आगे जाके रेट बढ़ जाएंगे तो हम उसको अभी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हेजिंग थ्रू एफआरए। अब सवाल ये आता है, ये तो हेजिंग हो गई, पर मैं आर्बिट्राज की अगर बात करूं तो ये जो एफआरए मार्केट में 10% हम बोल रहे थे, ये बैंक ने कोट किया होगा हमको, ये एफआरए का थ्योरेटिकल रेट कैसे निकालते हैं। आओ सर, सेकंड पार्ट है हमारा थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट, और वो थोड़ा सा जानने के पहले दो चीज़ें आप समझ लो। दो तरह के रेट होते हैं सर, स्पॉट के रेट होते हैं और फॉरवर्ड के रेट होते हैं। जो स्पॉट के रेट होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स के रेट है। तो वो लगाए कैसे जाते हैं, ध्यान देना। अगर 1 ईयर का रेट है तो ये 10% लग गया आपका यहाँ पे, पर अगर 2 साल के बॉन्ड का या 2 साल का 12% का स्पॉट का यील्ड है, यानी कि दोनों साल 12% लगेगा, उसको S2 से बोलते हैं, क्योंकि आज से लगना शुरू होता है। ये सारे रेट आज से लगेंगे 2 साल के लिए, आज से 3 साल, आज से 4 साल। तो आप देखोगे 10%, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, ऐसा खत्म है ना। अगर 4 साल का स्पॉट का S4 का रेट 14% है, तो मैं उसको कंपेयर करता हूं बॉन्ड से। एक 4 साल के बॉन्ड की मैच्योरिटी का इंटरेस्ट रेट 14% है, तो आज से वो 14% लगना शुरू हो जाता है। लेकिन फॉरवर्ड यील्ड में ये नहीं होता सर। हमने सेम डेटा लिया, ऊपर दिया हुआ है जो है 1, 2, 3, 4, उसका रेट भी सेम लिया, 10, 12, 13, 14, ठीक है। पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहली बात तो फॉरवर्ड में इसको 1 ईयर नहीं बोलेंगे, फर्स्ट ईयर बोलेंगे, इसको 2 ईयर्स नहीं बोलेंगे, सेकंड ईयर बोलेंगे। अब आपको तो इतना समझ में आता है ना कि 2 का मतलब दोनों साल होता है और सेकंड का मतलब सिर्फ दूसरा साल होता है। तो फॉरवर्ड में वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहलाता है सर। यानी कि फॉरवर्ड में ये अगर सेकंड ईयर का रेट 12% है तो ये सिर्फ सेकंड ईयर में ही लगेगा। मेरे से एक गलती हो गई यहाँ पे, ये मैंने ठीक नहीं करा था, ये F होना चाहिए, मैं अभी कर देता हूँ, 2 मिनट देना, क्योंकि बाद में तो सर याद ही नहीं रहता। ये F1 होगा, ये F2 होगा, ये F3 होगा, एक सेकंड, और ये F4 होगा, ठीक है। अब आप नोटिस करना कि ये जो 10% है, हर केस में पहले साल का रेट फिक्स हो गया 10%, ये रहा, ये रहा, देख रहे हो। वो वाले केस में ऐसा नहीं था, वो स्टार्टिंग से जो रेट है वो सारा लग रहा था। अब सेकंड ईयर का रेट अगर 12% है तो वो सेकंड ईयर में लगेगा, फर्स्ट ईयर में 10, सेकंड ईयर में 12, देखो यहाँ पे इस केस में। और आप थर्ड ईयर का देखो, 13% है ना, तो 13 कब लगा, सिर्फ थर्ड ईयर में लगा, पहले साल 10, दूसरे साल 12, तीसरे साल 13। ये है सर फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट कोई भी एक साल का निकाला जाता है एट अ टाइम, और स्पॉट रेट जो होता है वो पूरे सालों के लिए होता है। तो 4 साल का 14% मतलब चारों साल का 14% है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की, फॉरवर्ड रेट के थ्योरेटिकल, एफआरए के थ्योरेटिकल रेट की।
अब अगर सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हमें S2 दिया हुआ है 12%, यानी कि दोनों साल 12-12% लगेगा, ये लगा सर। 2 साल का बॉन्ड है जिसमें 2 साल 12-12% लग रहा है, और हमें S1 यानी 1 साल का बॉन्ड दिया है 10%, तो ये 1 साल 10% लग रहा है। हमें पता करना है कि F2 कितना होना चाहिए। सो थेरोटिकली देखा जाए तो इस तरीके से इन्वेस्ट करो या इस तरीके से इन्वेस्ट करो, कैश फ्लोज आपकी मैच करनी चाहिए। यानी कि हम इक्वेट कर देंगे इस वाले इक्वेशन को इसके साथ में, 1.12 इंटू 1.12 शुड बी इक्वल टू 1.10 इंटू 1 प्लस F2। ये इक्वेट होना चाहिए दोनों, ये रहा यहां पे। सो 1.12 इंटू 1.12 आपकी अगर ये वैल्यू आती है तो यही यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो 1.10 इंटू 1 प्लस F2 इज इक्वल टू दिस कर लिया हमने। इससे हम F2 निकाल सकते हैं। तो हमने ये दोनों को इग्नोर कर दिया और ये दोनों ले लिए और इक्वेट कर दिए। यहाँ पे ध्यान देना मैंने क्या करा, अगर 2 साल का बॉन्ड है तो उसको S2 कहेंगे, 1 प्लस S2 पहले साल इंटरेस्ट रेट लगेगा, दूसरे साल भी यही इंटरेस्ट रेट लगेगा, और इससे जो रिजल्ट आता है वो मैच करना चाहिए S1 वाले बॉन्ड से, S1 वाले बॉन्ड का F2 के साथ। सो ये 1 साल का, ये 1 साल का S1 और F2। अब आप इसमें फॉर्मूले में रख लो, ये 1 प्लस S2 2 बार आ रहा है तो हमने उसको स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे S1 है और ये हो गया 1 प्लस F2। आप चाहो तो फॉर्मूले को और कम कर सकते हो, S1 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो आपको F2 निकल के आ जाएगा। ये जो F2 है इसे कहा जाता है सर थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट। इसी थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट को आप एक्चुअल फॉरवर्ड रेट से कंपेयर करके ये पता करते हो कि आर्बिट्राज पॉसिबल है या नहीं है। चलो सर देखते हैं आर्बिट्राज पॉसिबल है कि नहीं है। FRA आर्बिट्राज, अगर एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, AFR का मतलब हो गया एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, और अभी अभी जो आपने निकाला वो था थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक्चुअल फॉरवर्ड रेट मार्केट में जो बैंक ने आपको कोट किया कि 6 महीने बाद आके 3 महीने के लिए 10% पे आप लोन ले सकते हो, और आपने भी कैलकुलेट करा और वो भी 10% आया, तो कहानी खत्म। FRA आपका करेक्टली वैल्यूड है। आप क्या बोलोगे, FRA आपका करेक्टली वैल्यूड है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आई कि मार्केट में एक्चुअल फॉरवर्ड रेट 10% है और आपका फॉरवर्ड रेट 9% या 12% आ रहा है, तब तो आप यही बोलोगे ना कि थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट एक्चुअल से मैच नहीं करता, और ऐसे केस में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अब एग्जिस्ट करती है तो दो चीजें होगी, या तो एक्चुअल रेट थेरोटिकल से ज्यादा होगा या तो कम होगा। आओ सर देखते हैं एक्चुअल कहाँ गए, थोड़ा डिले हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसे क्लोज करके वापस स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि फिर हमारी आवाज़ के साथ, हमारे रिवीजन लेक्चर के साथ ये मैच नहीं करेगा। हाँ, अब मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है तो दो चीज़ें होगी, एक्चुअल मार्केट का जो रेट है 10% का वो शायद ज़्यादा हो रहा होगा, हमारा थेरोटिकल 8% का आ रहा होगा। इस तरीके से आया समझ में, यानी कि मार्केट में फॉरवर्ड महंगा बिक रहा है, 2% बैंक रेट ज़्यादा लगा रही है आपको, तो फॉरवर्ड रेट क्या हो गया, आपका एग्रीमेंट ओवर वैल्यूड हो गया। FRA अगर आपका ओवर वैल्यूड हो गया तो FRA को आप शॉर्ट करोगे सर, सेल करोगे, यानी कि आप अब किसी और को FRA बेचोगे, आप उसे पैसा दोगे, तब जाके आपका पॉसिबल है आर्बिट्राज गेन हासिल करना। देखो हम कर क्या रहे हैं पता है, हम पता लगा रहे हैं कि FRA कहाँ सस्ता है और कहाँ महंगा है। जहाँ महंगा है वहाँ पे बेचेंगे, यहाँ पे महंगा था हमने बेचा। बेचने का मतलब ही यही हो गया, मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था, सेल करने का मतलब पैसा, बेचने का मतलब इन्वेस्ट करना है FRA पे। इसका मतलब आप यहाँ पे देखो, ये जो टाइमलाइन है आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो अब आर्बिट्राज के ट्रांजेक्शन क्या होने चाहिए, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। 2 मार्केट थी आपकी, ये 1 मार्केट, ये 2 मार्केट। आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसके पहले के सालों में भी इन्वेस्ट ही करो स्पॉट रेट पे। स्पॉट रेट है ना 10% का ये, और दूसरे मार्केट में सारे सालों के लिए बोरो कर लो, लोन यहां से ले लो, इन्वेस्ट यहां कर दो और आखिरी में सब कुछ सेटल कर दो, आपको गेन आएगा वापस से। ठीक है, आपने शॉर्ट करा FRA, इसका मतलब आप FRA पे इन्वेस्ट करोगे और इन्वेस्ट वापस करोगे स्पॉट रेट पे फॉर प्रीवियस ईयर। जो साल के लिए FRA में इन्वेस्ट करा उसके पहले सालों के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट करो स्पॉट पे। ठीक है, अब आपने ये सिंगल मार्केट में इन्वेस्टमेंट खेला, इसके अलावा सारे सालों के लिए आपको बोरो करना है, तो बोरो करोगे सारे सालों के लिए, ईयर्स के लिए, और इन्वेस्ट करोगे 1 साल के लिए यहाँ पे और बाकी दूसरे साल के लिए फॉरवर्ड रेट ले लिया। अब आप तीनों को जब सेटल करोगे 2 साल बाद, तीनों को जब सेटल करोगे कैसे, इसकी रिडम्पशन आएगी, इसकी रिडम्पशन आएगी, इसका रीपेमेंट आएगा इंटरेस्ट के साथ, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका आर्बिट्राज गेन आ रहा है।
कैलकुलेट करके कभी ये स्टेप्स फॉलो करके देखना। दूसरी तरफ आता हूं सर, अगर एक्चुअल फॉरवर्ड रेट मेरा 10% का और मेरे हिसाब से 12% होना चाहिए, यानी कि मार्केट में लोन सस्ता मिल रहा है, देख रहे हो फ्यूचर पीरियड में लोन सस्ता मिल रहा है, सो एफआरए अंडर वैल्यूड है, हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए एफआरए, यानी कि हमें लोन लेना चाहिए दूसरे साल के लिए। ऊपर वाले एग्जांपल के लिए ले तो दूसरे साल के लिए लोन लेना, तो पहले साल के लिए भी स्पॉट पे लोन ले लो। सो बाय करने का मतलब हो गया बोरो करो, बोरो करो एट एफआरए फॉर द सेकंड ईयर, और उसके पहले सालों के लिए भी बोरो ही करना है स्पॉट रेट पे। सो बोरो करके आपने पूरे 2 साल कवर कर लिया, और बाकी के पूरे 2 साल जो है उसको स्पॉट रेट पे इन्वेस्टमेंट कर लो उल्टा। तो आपने देखो क्या करा, पहले साल के लिए तो यहां बोरो करा, ये रहा पहले साल के लिए यहां बोरो करा, दूसरे साल के लिए यहां बोरो करा, और दोनों साल के लिए यहां इन्वेस्ट कर दिया। तो अब आप तीनों को सेटल कर लो अपने अपने टाइम पे। ये वाला जो 1 ही साल के लिए बोरोइंग था, ये तो 1 ही साल बाद सेटल हो जाएगा, और 2 साल बाद में ये भी सेटल हो जाएगा, और आपके ये बोरोइंग का भी रीपेमेंट करना पड़ेगा। इन दोनों को सेटल करो, आपका आर्बिट्राज गेन आएगा। दीज आर द ट्रांजेक्शंस दैट यू हैड टू कंसिडर। तो ऐसे डिसाइड किया जाता है कि एफआरए पे कैसे हम आर्बिट्राज हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ सर आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट तो हो गया खत्म। अब दूसरा टॉपिक आता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का। एफआरए से आपने हेजिंग करना देखा, आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की मदद से भी हेजिंग कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। पर यहां पे ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में अंडरलाइंग असेट आपका इंटरेस्ट रेट नहीं होता, आपके बॉन्ड की प्राइस होती है। तो बॉन्ड की प्राइस अगर गिरने वाली है तो आप आईआरएफ बेचने जाते हो। अच्छा, वो बाद में बताऊंगा, चलो ध्यान दो। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की जो प्राइस होती है वो कैसे डिसाइड होती है, 100 माइनस इंटरेस्ट रेट। 100 माइनस इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर आपका 5% है तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस 95 हो गई। अब आप देखना, अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, 5 का 3 अगर हो जाएगा, तो आपने नोटिस करा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस बढ़ रही है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। बिल्कुल है सर, क्यों, मैं आपको अभी अभी बता देता हूं। वाईटीएम का मार्केट प्राइस के साथ भी तो इनवर्स रिलेशनशिप था, हमने देखा था सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में। वैसे ही और आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो है वो बॉन्ड की प्राइस से कनेक्टेड है। वो बॉन्ड की प्राइस, ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो बॉन्ड की प्राइस गिरने वाली है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी गिरेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, अगर ये गिरा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस भी, इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ेगी। तो अब ट्रांजैक्शन कैसे करना है मैंने यहां पे आपको सब बता दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आप बोरोवर हो तो आपको रिस्क क्या है कि कहीं मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए आगे जाके, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे इसका मतलब बॉन्ड की प्राइसेस, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो गिरेगी। अब आप देखो, अगर आपको ये डर लग रहा है कि आज ये प्राइस है और वो गिरने वाली है, तो हायर प्राइस पे तो आप क्या करोगे, बेचना ही पसंद करोगे, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बेच दो। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को खरीदना या बेचना डिपेंड करता है बॉन्ड की प्राइस के साथ क्या हो रहा है, कि बॉन्ड की प्राइस के साथ में क्या हो रहा है। अगर बॉन्ड की प्राइस गिरने वाली है तो आईआरएफ आप बेचोगे। दूसरा ले लो इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को डर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट के गिरने का डर होता है, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरे तो बॉन्ड की प्राइसेस जो है या आईआरएफ की प्राइसेस जो है वो बढ़ेगी, और अगर बढ़ने वाली है तो कम प्राइस में आप क्या करना चाहोगे, आप ही बताओ। ये जो कम प्राइस दिख रही है रेड मार्क वाली, उस पर कोई भी खरीदना चाहेगा तो आप खरीदो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। आपने टाइम जीरो पे ये एक्शन लेना है। बॉन्ड की प्राइसेस गिरने वाली है तो बेचो, अगर बढ़ने वाली है तो आज खरीदो। और मेच्योरिटी पे आप क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ करोगे। जो सेल करा था बाय कर देना, जो बाय करा था सेल कर देना, आपको कुछ फायदा नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है सर, ये है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का सेटलमेंट इसी तरीके से। ओके, इसके बाद 2 चीज़ें और आती है, एक चीज़ और आती है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में, वो है कन्वर्जन फैक्टर और चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। अभी वाले केस में हमने क्या करा था, सेटलमेंट करा था कैश में, पर कई बार आपको बॉन्ड डिलीवर करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सेल करा ना इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इसका मतलब आपने बोला कि मैं बेचूंगा बॉन्ड को, क्योंकि फ्यूचर्स तो बॉन्ड की प्राइस से कनेक्टेड है, बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बॉन्ड से कनेक्टेड है, और वो आपने बोला बेचूंगा, तो बॉन्ड को बेचना पड़ेगा यहाँ पे। अब बॉन्ड को बेचने के टाइम पे आपके पास में क्वेश्चन में कुछ बॉन्ड्स दिए होंगे, उन्हीं में से आपको एक बॉन्ड बेचना पड़ेगा। जो भी बॉन्ड आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा वो आपके लिए चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड है। चीपेस्ट का मतलब सस्ता नहीं सर, वो बॉन्ड जो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा डिलीवर करने के टाइम पे। और फायदा कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस।
वो बॉन्ड आपको बेचना कितने में पड़ रहा है और खरीदने में कितने में आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर सब में नुकसान हो रहा है तो सबसे कम नुकसान जिसमें हो रहा है वो आपका चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड है। अगर फायदा कहीं पे भी हो रहा है तो सबसे ज़्यादा फायदा जहां हो रहा है वो आपका चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड है। अच्छा, अब इन केस अगर आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के सेलर हो, इसका मतलब आपको बॉन्ड बेचना है, तो आप प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? कन्वर्जन फैक्टर आपको हर बॉन्ड का दिया होगा और आपने क्योंकि कोई एक रेट डिसाइड करा होगा बेचने का स्टार्टिंग में, तो उसी एग्रीड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की प्राइस को आप अपने कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा कि अब सेल कितने में करना है। अगर आपने यहाँ पे 100 रुपये का प्राइस डिसाइड किया था, इसका मतलब यहाँ पे 100 रुपये नहीं ले लोगे, उस 100 रुपये को एडजस्ट करोगे कन्वर्जन फैक्टर के साथ में जो आपने एग्री करा। हर बॉन्ड का अपना कन्वर्जन फैक्टर होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा और बाइंग प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया होगा जिसे हम कहते हैं कोटेड प्राइस या गिवन प्राइस, वो माइनस कर दो कि आपकी बेचने की कीमत आ रही है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 यानी कि 120 रुपये और उसकी कोटेड प्राइस है 80 रुपये, तो आपका फायदा हो गया 40 का। ऐसे हर बॉन्ड में निकालोगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। पर अगर आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के बायर हो, यानी कि आप बॉन्ड खरीदने का डिसाइड कर रहे हो 100 रुपीज़ में, तो उस खरीदने की प्राइस को आप एडजस्ट करोगे। वहां पे बाइंग प्राइस को कर रहे, सेलिंग प्राइस को कर रहे थे, यहाँ खरीदने की प्राइस को करोगे। तो यहाँ पे नोटिस करना आपकी बाइंग प्राइस यहाँ है और बाइंग प्राइस को एडजस्ट करना है। अब आपकी ये आईआरएफ की जो प्राइस है 100 रुपये की, ये बन गई एग्रीड आईआरएफ प्राइस और 1.2 का कन्वर्जन फैक्टर है, तो आपकी बाइंग प्राइस बन गई 120 की और सेलिंग क्वेश्चन में अगर दिया 180, तो 60 रुपये का आपका बन गया प्रॉफिट। जो भी हो आप बाय करो सेल करो, दोनों केस में प्रॉफिट जहां ज्यादा या लॉस कम से कम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। ध्यान देना सर, बॉन्ड विच गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट और मिनिमम लॉस इज कॉल्ड एज सीटीडी बॉन्ड, यानी कि चीपेस्ट टू डिलीवर बॉन्ड। ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स खत्म। अब सेकंड टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक आता है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस का। थोड़ा सा ध्यान देना, 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। जैसे डेरिवेटिव्स में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन हुआ करता था, वैसे ही यहाँ पे कैप ऑप्शन फ्लोर ऑप्शन होता है और दोनों का मिला एक और ऑप्शन बनता है, वो है कॉलर्स ऑप्शन। कैप ऑप्शन क्या इंश्योर करता है कि अगर आप बोरोवर हो, है ना, अगर आप बोरोवर हो तो आपको डर क्या होगा कि कहीं इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ ना जाए। कैप ऑप्शन लेके आप उस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट पे एक लिमिट डाल सकते हो। तो कैप ऑप्शन में जो भी आपको कैप ऑप्शन बेचेगा वो प्रीमियम लेगा, आपका प्रीमियम ही यहां पे मैक्सिमम खर्चा है। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में प्रीमियम आपका मैक्सिमम खर्चा है। तो अगर आपने कैप खरीदा, स्ट्राइक प्राइस 8% की डिसाइड की, इसका मतलब क्या होता है कि जिस साल फ्लोटिंग रेट आपका जो लाइबॉर है, वो अगर बैंक से आपने लोन लाइबॉर प्लस 0.2 पे लिया है ना, तो ये 8% इससे कंपेयर करोगे, सिर्फ लाइबॉर से, 0.2 से नहीं करते। ठीक है, तो जिस साल आपका फ्लोटिंग रेट 8% से ऊपर जाएगा उस साल आपको पे ऑफ मिलेगा कैप ऑप्शन में। यानी कि एग्जांपल के लिए लेते हैं कि पहले साल मैंने बैंक को अगर 6% दिया तो वो तो 8 के नीचे है, तो मैंने जिससे कैप खरीदा था उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई पे ऑफ नहीं होगा। दूसरे साल अगर मैंने बैंक को 7% का लाइबॉर दिया है 7.2 करके, तो भी वो 8% के अंदर है। मेरा पार्टी के साथ स्वैप पार्टी बोलता हूँ, जो कैप वाली सेलर, कैप सेलर है दूसरा पार्टी, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं। तीसरे साल भी रेट 8% है, उसने बोला था 8 के ऊपर गया तो बाकी का मैं दूंगा। अब चौथे साल आप नोटिस करो, आपको 10% देना पड़ गया। बैंक को लाइबॉर आपने 10% दिया, तो वो वाला एरिया आप देख सकते हो ब्लू वाला, वहां पे आपको पे ऑफ मिलेगा। यानी कि कैप जिसने भी आपको बेचा था वो आपको 2% दे देगा। कितना देगा? इन दोनों के बीच का गैप, जितना मार्केट में रेट है और जितना अपना डिसाइड हुआ था कि 8% आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट रहेगा। उसके ऊपर गया तो जितना भी ऊपर गया वो आपको वापस मिल जाएगा। सो दिस इज योर पे ऑफ। अगर वापस नीचे आया तो कहानी खत्म। अब कैप ऑप्शन कौन खरीदता है? जनरली बोरोवर खरीदेगा, जिसको डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो वो लिमिट लगाना चाहेगा अपने बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट पे। पर जो इन्वेस्टर है वो चाहेगा कि भैया मेरा तो लोअर रेट फिक्स हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टर को डर होता है कि इंटरेस्ट रेट कहीं गिर ना जाए और वो लिमिट लगाना चाहता है अपने गिरते हुए इंटरेस्ट रेट पे। तो वो फ्लोर खरीदेगा, क्योंकि आप ऑप्शन खरीद रहे हो, कैप खरीदो फ्लोर खरीदो, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। यहाँ पे मान लो आपने डिसाइड कर लिया 8% शुड बी योर फ्लोर इंटरेस्ट रेट, यानी कि मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे कम से कम 8% मिलना चाहिए। तो जो भी मुझे फ्लोर बेचेगा उसके साथ मैं ये क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट अगर गलती से 8% के नीचे गया तो डिफरेंस अमाउंट मुझे मिल जाएगी। पे ऑफ मिलता किसको है? जो ऑप्शन को बाय करता है, भले ही कैप हो या फ्लोर हो। और प्रीमियम देना किसको पड़ता है? जो ऑप्शन को बाय करता है।
ठीक है। सो आप नोटिस करना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जब भी 8% से नीचे आया तभी आपको पे ऑफ मिलेगा, अदरवाइज आपका तो ऊपर ही मिल रहा है इंटरेस्ट रेट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, आपको प्रीमियम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह प्रीमियम तो देना पड़ेगा। पे ऑफ नहीं आया तो प्रीमियम नहीं दूंगा ऐसा नहीं होता। आपको पूरे 5 साल के लिए प्रोटेक्शन मिला कि नहीं मिला, भले ही रेट ऊपर रहा लेकिन प्रोटेक्शन तो मिला कि अगर गिर भी जाता तो आपको डिफरेंस मिल जाता। तो उस प्रोटेक्शन के लिए, उस इंश्योरेंस के लिए आपको प्रीमियम हर साल पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये फ्लोर हो गया। अब कॉलर देख लो। कॉलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप एंड फ्लोर ऑप्शन। जनरली बोरोवर जो होता है, ध्यान देना मैंने अभी बोला कैप ऑप्शन कौन खरीदता है, बोरोवर खरीदता है। तो बोरोवर फ्लोर ऑप्शन में क्या डील करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेचेगा फ्लोर को, क्योंकि उसको डर है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। तो वो किसी ऐसे को फ्लोर बेच देगा जिसको डर लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, और हमारे हिसाब से तो कभी इंटरेस्ट रेट गिरेंगे नहीं, इसलिए मैं इसको बेच के, ध्यान देना, मैं मेरी साइड तो कंफर्म कर लिया कैप खरीद के, पर फ्लोर बेच के मैं प्रीमियम कमा लूंगा। जो बेचने वाला होता है ना उसकी मैक्सिमम कमाई सिर्फ प्रीमियम की है सर। सो थोड़ा सा ध्यान देना। कॉलर्स में क्या होता है, बोरोवर जो है उसको रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ ना जाए, राइज इन इंटरेस्ट रेट, तो वो खुद के लिए कैप खरीद लेता है, खुद के लिए कैप खरीद लेगा और प्रीमियम कमाने के लिए फ्लोर्स को बेच देगा। इसमें सिर्फ प्रीमियम आपकी इनकम होती है। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टर अगर होगा तो उसको लगता है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिरेंगे, तो वो खुद के लिए फ्लोर खरीद लेगा और मार्केट में कैप किसी और को बेच देगा। मैक्सिमम कमाई यहाँ पे प्रीमियम की ही है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। लास्ट टॉपिक लेते हैं सर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का। स्वैपिंग करना यानी कि अदला बदली करना। जो चीज़ मैं नहीं खरीद सकता कोई और खरीद सकता है तो मैं उसके थ्रू खरीद लेता हूँ, और उसको जो चाहिए वो मैं खरीद के उसको दे देता हूँ। इसका मतलब हो गया स्वैप करना। मैंने लाया कहीं से और उसको दे दिया, उसने लाया कहीं से और मुझे दे दिया। तो ये जो एक्सचेंज का पैटर्न बनता है ना, इसको कहा जाता है स्वैप करना। स्वैप में फ़ायदा कितना हो सकता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट स्वैप की मैं सिंपल सी बात करता हूँ। फ़ायदा कितना हो सकता है वो है सर ये क्वालिटी स्प्रेड, उसको कहा जाता है। क्वालिटी स्प्रेड इज इक्वल टू डिफरेंस इन फिक्स्ड रेट माइनस डिफरेंस इन फ्लोटिंग रेट। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम पॉसिबल स्वैप गेन कितना होता है, क्वालिटी स्प्रेड का दूसरा नाम। और ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एब्सोल्यूट में लेना है। इसका मतलब ध्यान से देखना, अगर 10 तो खैर ज़्यादा हो गया, ये 2% आ रहा है और ये 1% आ रहा है तो डिफरेंस 1% पॉजिटिव आया। लेकिन अगर ये 1 और ये 2 भी आ रहा है ना तो भी 1% ही लेना है, आपको निगेटिव साइन नहीं लेना, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है। ठीक है। दूसरा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। स्वैप कब पॉसिबल है ये समझ लो। स्वैप इज पॉसिबल अगर पार्टीज हैज, जिन पार्टीज को कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है, सॉरी मैं वापस से बोलता हूँ, स्वैप कब पॉसिबल है, जब जिन मार्केट में वो पार्टीज बोरो करना चाहती है उन मार्केट में उनको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है, तभी स्वैप पॉसिबल है। अब मैं ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। दो तरह के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एक होता है कंपैरेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले मैं एब्सोल्यूट की बात करता हूँ, थोड़ा सा इस डिटेल पे देखना। दो पार्टी हमने ली ए और बी। फ्लोटिंग रेट देखो, लाइबोर प्लस 1% लग रहा है ए को और बी को लग रहा है लाइबोर प्लस 3%, यानी कि फ्लोटिंग रेट सस्ता किसको पड़ रहा है, ए को पड़ रहा है। फिक्स्ड रेट देख लो, फिक्स्ड में भी रेट ए का 4% है, बी का 4.5% है, तो सस्ता किसको पड़ रहा है, ए को पड़ रहा है। यानी कि मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है और बी को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। ठीक है, यह समझ में आ गया कि फ्लोटिंग हो या फिक्स्ड हो, दोनों के केस में ए को फायदा है तो वह एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया। फ्लोटिंग में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज, फिक्स्ड में भी। अब मैं कंपैरेटिव डिसएडवांटेज या एडवांटेज की बात करता हूं। ध्यान देना सर, जो मेरा यहां पे एडवांटेज बना, ये वाला पार्ट, ये मेरा एब्सोल्यूट एडवांटेज बना, ये भी मेरा एब्सोल्यूट एडवांटेज बना। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस देखो कितना है। ए को बी के कंपैरिजन में फ्लोटिंग रेट 2% सस्ता मिल रहा है और फिक्स्ड रेट सिर्फ 0.5% सस्ता मिल रहा है। दोनों सस्ता मिल रहा है, एडवांटेज तो दोनों में है, लेकिन जो गैप है फायदे का गैप जो है वो यहां ज्यादा है, यहां कम है। तो जहां कम है वो कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हो गया आपका।
0.5%। तो मैं बोलूंगा कि पार्टी ए को फिक्स्ड रेट में कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है। सी डी का मतलब हो गया कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। मानते हो बात को कि एब्सोल्यूट तो दोनों में है, लेकिन जो गैप है फायदे का, फायदा तो दोनों में है, पर जो फायदे का गैप कम कहां है, फिक्स्ड में। तो यहां मुझे हो गया कंपैरेटिव डिसएडवांटेज और बी को हो गया कंपैरेटिव एडवांटेज। ये भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अच्छा, अब आप बी के एंगल से देखो। बी को दोनों रेट महंगे पड़ रहे हैं, लॉस हो रहा है बी को दोनों जगह पे, पर लॉस कम कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है, तो ये उसका कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया। लॉस ज्यादा कहां हो रहा है, फ्लोटिंग में हो रहा है, तो ये उसका कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हो गया कि लॉस तो दोनों जगह हो रहा है, पर लॉस का जो गैप सबसे ज्यादा फ्लोटिंग में है बी को, तो वो उसका हो गया कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। फायदा सबसे कम या लॉस सबसे ज्यादा इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। सिंपल। अगर दोनों में फायदा हो रहा है तो कम फायदा देखो कहां हो रहा है, और दोनों में नुकसान हो रहा है तो ज्यादा नुकसान देखो कहां हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। ठीक है, हमने निकाल लिया ए को कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है फिक्स्ड में और बी को कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है फ्लोटिंग में। और क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया होना चाहिए कि ए को लोन लेना है फिक्स्ड रेट पे और बी को लोन लेना है फ्लोटिंग रेट पे, पर ले नहीं सकते क्योंकि डिसएडवांटेज है दोनों को कंपैरेटिव। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिस मार्केट में हमें लोन लेना है वही मार्केट हम दोनों को कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ही स्वैप पॉसिबल है। ठीक है सर, और स्वैप का डिफरेंस कितना, दोनों के बीच के डिफरेंस का गैप, तो स्वैप का गेन जो पॉसिबल है 1.5% हो सकता है। अब क्वेश्चन में होगा आपको ये दिया जाएगा ये 0.75 यानी कि गेन दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। या तो फिर ये भी हो सकता है कि इन दोनों को बैंक प्रोवाइड कर रही है स्वैप की फैसिलिटी, तो बैंक 0.5 रख लेगी, फिर जो 1% बचा उसमें से 0.5 कर लेना, गेन बांट लेना। ठीक है, तो जब एक्चुअल में ट्रांजैक्शन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जो चीज आपको चाहिए थी, ध्यान देना, ए को चाहिए था फिक्स्ड, पर वो डायरेक्ट बैंक से ले नहीं सकता, इसीलिए स्वैप से लेगा। अगर ए को फिक्स चाहिए था तो ए क्या करेगा, मार्केट से यानी बैंक से फ्लोटिंग रेट लेगा। वो रेट लेगा ए बैंक से जिसमें उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, बी भी बैंक से वो रेट पे लोन लेगा जिसको उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। कंपैरेटिव एडवांटेज वाला लोन लेंगे दोनों पार्टी बैंक से, और दोनों एक दूसरे के साथ अदला बदली करेंगे। सो ए बैंक से फ्लोटिंग लेगा तो फ्लोटिंग देगा, और यही फ्लोटिंग जो ए ने बैंक को दे दिया ये वापस ले लेगा यहाँ पे और फिक्स्ड देगा। तो आप देखना दोनों पार्टी के लिए 3-3 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, दोनों लोग बैंक को कुछ दे रहे हैं और एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको स्वैप के ट्रांजैक्शंस खुद होके बनाना है, कस्टमाइज करना होता है। पे फ्लोटिंग टू बैंक एंड रिसीव दैट फ्लोटिंग बैक फ्रॉम द बी सेकंड पार्टी। सो 10% अगर लाइबोर, चलो आप ऐसा ले लो इसको, लाइबोर प्लस कितना था वो 1%, तो लाइबोर प्लस 1% अगर हमने दिया है बैंक को, तो वो लाइबोर प्लस 1% ले लो वापस। तो यहां हमारी नेट कैश फ्लो 0 हो गई, और कुछ दे दो फिक्स्ड, ये तो 0 हो गई, ये तो मानते हो, मैं थोड़ी देर बाद अच्छा यहां पे लिख लेता हूं, चलो सॉल्व करके दिखा देता हूं। लाइबोर प्लस 1% आपने दिया था, लाइबोर प्लस 1% आपने ले लिया, ठीक है, ये हो गया 0। अब आपने लिया है तो बी ने पे किया होगा, ये लो इन्होंने लाइबोर प्लस 1% आपको दे दिया। अब बी ने फ्लोटिंग पे किया होगा बैंक को, कितना, सॉरी फ्लोटिंग नहीं फिक्स पे करेगा, ये रहा यहाँ पे कॉपी पेस्ट, हाँ फ्लोटिंग तो इन्होंने लिया था, उन्होंने फिक्स लिया। अब उन्होंने फिक्स लिया होगा तो कितना पे किया, 4.5% पे करा बी ने, तो बी क्या करेगा 4.5% पे कर देगा। बी ने बैंक को 4.5% दिया, ए को L+1 दिया, ये परसेंटेज हटा देता हूं, खत्म हो गया है बस, इसलिए लास्ट में थोड़ा सा रुका हूं, ये रहा, हो गई कहानी खत्म। अब दोनों एक दूसरे से कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे कि दोनों को फायदा आए। अब ये डिसाइड कैसे होता है, बहुत सिंपल, ये फिल इन द ब्लैंक्स का काम है सर। यहाँ पे आप इक्वल्स कर लो, अब कोई भी एक पार्टी के एंगल से सॉल्व कर लो। अब हमें फ़ायदा कितना चाहिए था, हमें फ़ायदा चाहिए था 0.75 का, आधा आधा कर लेते हैं, 1.5% को
आधा आधा कर लेते हैं, 0.75 का गेन आना चाहिए। इसका मतलब जो मुझे मार्केट में रेट पड़ रहा था 4% का, उसमें 0.75 कम आना चाहिए। मुझे तो मार्केट का रेट 4% का पड़ रहा था, तो अगर मेरे को फ्लोटिंग में 3.25 ही पड़ेगा, यहाँ पे फ्लोटिंग मतलब स्वैप में अगर मैं बी को 3.25 ही दूँ, तभी तो मेरा डिफरेंस जो है 0.75 का आएगा। मैं बोलूँगा कि देखो 3.25 ही नेट मेरे को पे करना पड़ा, यहाँ पे 4% डायरेक्ट मार्केट से लेता तो होता, 0.75 का गेन है, ये 3.25 यहाँ ले लो प्लस, और उसकी टोटल करो। उसकी टोटल करोगे तो आपका क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो 5.5% आ गया, एल 5.5% में से 3.25 माइनस कर दो, 5.5 माइनस 3.25, 5.5 माइनस 3.25, सो ये आएगा कुछ आपका एल प्लस 2.25%। ये आपका नेट कॉस्ट आया एल प्लस 2.25, और आप देखो आपको कितना पड़ रहा था, एल प्लस 3 पड़ रहा था। ठीक है, आपको डायरेक्ट अगर बैंक से लेने जाते तो एल प्लस 3 पड़ रहा था, स्वैप में एल प्लस 2.25 पड़ा, यानी कि फ़ायदा कितने का हुआ, 0.75 आ गया ना, 0.75 का फ़ायदा दोनों जगह पे। दिस इज हाउ द स्वैप ट्रांजेक्शन आर डन। सो इसी के साथ सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर हमारा हुआ खत्म। नेक्स्ट चैप्टर विल बी द फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट आफ्टर दिस ब्रेक। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का ये रिवीजन हम चार्ट्स के थ्रू कंप्लीट करेंगे। रिवीजन वाला जो वीडियो हमने डाला था जिसमें 11-12 घंटे में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन, तकरीबन 40+ क्वेश्चंस कवर करे थे, उनमें भी हमने चार्ट्स को कंटिन्यूअस रखा था। सो यहाँ पे चार्ट्स के थ्रू ही वापस रिवीजन करना सबसे बेहतरीन होगा सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक्स की। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट एक रेट ऐसा होता है जिसमें एक करेंसी को दूसरे करेंसी के बदले बदला जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट। उसके बाद दूसरा टॉपिक था सर बेस करेंसी और काउंटर करेंसी। ये जो आपका एक्सचेंज रेट है यूएसडी INR 68.90, ये ISO कोड के हिसाब से लिखा हुआ है। इसमें 68.90 का जो रेट है ये है आपका INR पर यूनिट ऑफ USD। हमेशा ऐसा लिखा आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको रुपीज़ पर डॉलर भी लिखा आ सकता है। आपको ऐसा भी लिखा आ सकता है कि $1 ऑफ इज इक्वल टू 68.90। सो वेरिएशंस काफ़ी सारे हैं एक्सचेंज रेट को कोट करने के एग्ज़ाम में। आपको बेस्ट पॉसिबल नॉलेज लगाना है, और वहाँ पे अगर क्लैरिटी है, जैसे कि ये रेट बहुत क्लियर है रुपीज़ पर डॉलर, पर यहाँ पे कभी कभी दिक्कत हो जाती है, डॉलर पहले रुपीज़ बाद में, तो यहाँ पे आपको अपना बेस्ट पॉसिबल दिमाग लगा के एक्सचेंज रेट को इंटरप्रीट करके आगे बढ़ना है। सर इस केस में बताओ कि होम करेंसी और बेस करेंसी कौन सी है, या फिर आप बोलो काउंटर करेंसी और बेस करेंसी कौन सी है। बहुत सिंपल सर, बेस करेंसी यानी कि आपका अंडरलाइंग असेट, ये वो आइटम होता है जो ट्रेड किया जा रहा है, वो प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल पार्ले जी बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का आता है, तो दो चीज़ें इसके अंदर में, 5 रुपए और पार्ले जी बिस्किट। तो आप बताओ बेस कौन सा है, पार्ले जी, प्रोडक्ट कौन सा है, पार्ले जी, अंडरलाइंग असेट कौन सा है, पार्ले जी। वैसे USD INR का जो 68.90 का रेट है, उसमें सर 68.90 रुपीज़ में मिल क्या रहा है, USD। बेस कौन सा हुआ, USD। प्रोडक्ट कौन सा हुआ, USD। अंडरलाइंग असेट कौन सा हुआ, USD। ठीक है, हर एक्सचेंज रेट का अपना एक प्रोडक्ट होगा जो ट्रेड किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेस करेंसी पता लगाना। आगे आपको बहुत सारी जगह पे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और एक्सचेंज रेट उठाने में बिड आस्क में गलती भी नहीं होगी, अगर आपको ये पता है कि बेस करेंसी ही खरीदी बेची जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये आपका बेस करेंसी और काउंटर करेंसी हो गया। काउंटर करेंसी यानी कि प्राइस करेंसी, कोट करेंसी, जो कि है इसमें रुपीज़। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है सर बिड और आस्क का। कभी भी कोटेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है दिया जाएगा, आपको 2 वे कोटेशन भी दे सकते हैं। ये 1 वे कोटेशन है जिसमें 68.90 पे खरीदा और बेचा दोनों जा रहा है, लेकिन 2 वे कोटेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा सर आपको, USD INR 68.90/95, यानी कि 68.90 और 68.95 ये बैंक की तरफ से दिया हुआ कोट है सर। एक रेट है सस्ता वाला जिस पे बैंक बेस करेंसी यानी कि डॉलर को खरीदेगी, और दूसरा कोट है महंगा वाला यानी कि बैंक बेस करेंसी डॉलर को बेचेगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी 2 वे कोट आपको ऐसा आए, ऐसा आए, ऐसा आए, किसी तरह से अगर एक एक्सचेंज रेट में 2 कोट दिया है तो उसमें जो सस्ता वाला कोट है उस पे बैंक असेट को खरीदती है, महंगे वाले पे असेट को बेचती है। जनरली सस्ता रेट पहले दिया रहेगा, महंगा रेट बाद में दिया रहेगा, पर
एक हाथ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐसा करा है पूरे मटेरियल में कि उल्टा कर दिया था और पहले वाले को हमें आस्क मानना पड़ा था। वो हार्डली कभी होगा, पर नॉर्मल रूल इज दिस। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, सिर्फ इतना कि सस्ता वाला रेट यानी छोटा वाला रेट वो बैंक का असेट खरीदने का या बेस करेंसी खरीदने का रेट है। बिड इज द बैंक्स बाइंग रेट फॉर बेस करेंसी, आस्क इज द बैंक सेलिंग रेट फॉर बेस करेंसी। बच्चे बस यहीं पे गलतियां कर देते हैं, तभी जाके आंसर या आप कोट बराबर उठा नहीं पाते, क्योंकि आप पढ़ते सिर्फ इतना हो बैंक्स बाइंग रेट। आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखते हो कि रुपीस खरीदना बेचना है, जबकि यहाँ पे डॉलर खरीदा और बेचा जा रहा है। तो कभी भी बैंक के एंगल से बेस करेंसी में बैंक क्या कर रही है ये देखो। ठीक है, सो बोलने के टाइम पे ही ऐसा बोलो बैंक्स बाइंग रेट, नहीं सर, ऐसा बोलो बैंक्स बाइंग रेट फॉर बेस करेंसी, आस्क इज द बैंक सेलिंग रेट फॉर बेस करेंसी। आप बेस करेंसी को अंडरलाइंग असेट भी बोल सकते हो। ठीक है सर, तो ये हो गया रेट। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, 68.90 रुपीज़ में बैंक डॉलर को बाय करती है, 68.95 रुपीज़ में बैंक डॉलर को बेचती है। तो जो आपको करना है उसका उल्टा बैंक करेगी। आप अगर असेट खरीदना चाहते हो तो बैंक असेट बेचना चाहेगी, आप अगर असेट बेचना चाहते हो तो बैंक खरीदना चाहेगी। तो पहले अपना रेट और उसके बाद बैंक का रेट इंटरप्रेट करना सीखे। इसके बाद आता है सर डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट के पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपकी होम करेंसी और फॉरेन करेंसी कौन सी है। सेम एक्सचेंज रेट में होम करेंसी हमारे लिए कुछ और रहेगी और फॉरेनर या दूसरी पार्टी के लिए कुछ और रह सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंडिया में बैठे हैं तो यहाँ पे हमारी होम करेंसी हो गई रुपीज़ INR और फॉरेन करेंसी होगी एनी करेंसी अदर देन रुपीज़। तो डॉलर हो, पाउंड हो, येन हो, यूरो हो, वो सारी हमारे लिए फॉरेन करेंसी हो गई। पर अगर कोई बंदा अमेरिका में बैठा है, अमेरिकन है, तो उसके लिए USD हो गई होम करेंसी और USD के अलावा कोई भी करेंसी दी है तो वो हो गई फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो आपको होम करेंसी फॉरेन करेंसी तो समझ गया। तो इसका मतलब क्या है कि सेम कोटेशन एक जन के लिए अगर डायरेक्ट है तो दूसरे के लिए इनडायरेक्ट भी होगा। ध्यान देना, डायरेक्ट कोट किसको बोलते हो, जहां पे आपको कोटेशन होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी दिया हुआ है। होम करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी अगर ऐसा दिया हुआ है यानी कि वो आपके लिए डायरेक्ट कोट है। ये आपका INR हो गया, ये आपका USD हो गया, यानी कि आपकी फॉरेन करेंसी अगर बेस करेंसी बनी है तो वो डायरेक्ट कोट है, और अगर फॉरेन करेंसी आपकी प्राइस करेंसी बनी है तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट हो गया। सो लिख के मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे एंगल से देखो USD INR ये हमारे लिए डायरेक्ट कोट है क्योंकि 68.90 रुपीज़ में $1 मिल रहा है। यहाँ बेस करेंसी क्या है, डॉलर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, जो डॉलर है ऐसा लिखेंगे उसको, ये रहा USD, या फिर रूल बनाना है तो सिंपल रूल बना लिया। बेस करेंसी अगर फॉरेन करेंसी है तो वो हमारे लिए डायरेक्ट कोट है, अगर वो होम करेंसी है तो हमारे लिए इनडायरेक्ट कोट है। एग्जांपल के लिए डॉलर पर रुपी 0.02, यहाँ पे आपको क्लियर पता है कि बेस करेंसी कौन सी है, प्रोडक्ट या अंडरलाइंग असेट है रुपीज़। 0.02 डॉलर में ₹1 आ रहा है। जो पर यूनिट होता है ना वो जनरली बेस करेंसी होता है। सो यहाँ है रुपीज़ और वो है हमारी होम करेंसी। सो बेस करेंसी आप ध्यान देंगे कि होम करेंसी अगर है तो वो इनडायरेक्ट कोट हो गया आपके लिए। क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है डायरेक्ट कोट जब रहता है। ठीक है, अब आगे देखो, दोनों में डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट आपको समझ गया। डायरेक्ट कोट कब होता है, जब आपकी बेस करेंसी फॉरेन करेंसी होती है तो डायरेक्ट है, बेस करेंसी होम करेंसी होती है तो इनडायरेक्ट है। अब थोड़ा ध्यान देना, डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कोट, यानी कि अगर आपको रुपीज़ पर डॉलर 80 दिया हुआ है और ये आपके लिए डायरेक्ट कोट है, तो इसका जैसे ही आप इन्वर्स करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डॉलर पर रुपीज़ 0.0125 और ये आपके लिए इनडायरेक्ट कोट बन जाएगा। सो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना इज जस्ट सिंपल 1 बाय पुराना रेट या एग्जिस्टिंग रेट कर दो तो आपका चेंज हो जाएगा। आगे देखो, अब अगर डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 बाय इनडायरेक्ट कोट होता है तो ये भी चीज़ ध्यान देना, ये तो 1 वे हो गया। 2 वे के केस में बिड ऑफ द डायरेक्ट कोट, जो डायरेक्ट कोट का बिड रेट है बैंक का बाइंग रेट, वो इनडायरेक्ट में जाने के बाद आस्क बन जाता है, और आस्क ऑफ द डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट में जाने के बाद बिड बन जाता है। तो कभी भी ज़रूरत पड़ी, ये ज़रूरत सिर्फ आपको पड़ेगी क्रॉस रेट में।
क्रॉस रेट्स के क्वेश्चन में काफ़ी टाइम पे आपको ऐसा होगा कि आपको चाहिए कुछ और होगा, दिया कुछ और रहेगा, इसीलिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना पड़ेगा। करो, कोई बात नहीं है, पर ये चीज़ ध्यान देना कि बिड के डायरेक्ट कोट के बिड को अगर रिवर्स करोगे तो वो इनडायरेक्ट कोट के आस्क साइड में लिख देना और वाइस वर्सा। इसके बाद स्पॉट और फॉरवर्ड रेट रहते हैं सर। स्पॉट रेट क्या होता है? आज का रेट, आज के ट्रांजेक्शन के लिए, आज के सेटलमेंट के लिए। पर फॉरवर्ड रेट होता है जो आज किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, आज ही रेट दिया जाएगा, लेकिन होता फ्यूचर के लिए, आज के लिए नहीं होता। यानी कि 3 महीने बाद अगर डॉलर खरीदना और मैं आज एग्रीमेंट करना चाहता हूं तो दैट विल बी अंडर फॉरवर्ड रेट। ठीक है, आ गया समझ में। स्प्रेड और स्वैप की बात करते हैं। ये मैंने एक्सचेंज रेट आपको यहाँ पे ले लिया, बिड और आस्क दिख रहा है आपको। स्पॉट रेट उसका दिया हुआ है 65.4025, 65.4250, और फॉरवर्ड रेट भी उसका दिया हुआ है। अगर मुझे डॉलर आज खरीदना है तो ये वाले रेट्स मेरे काम आएंगे, और डॉलर आगे जाके खरीदना पर आज कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये वाले रेट्स मेरे काम आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, जो बिड और आस्क के बीच का गैप होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है, उतना ही बैंक कमाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इतने रुपए में बैंक डॉलर खरीदेगी और उतने में बेच देगी, आस्क में बेच देगी, तो जो बीच का गैप हुआ ना वो है सर आपका स्प्रेड पॉइंट्स। ठीक है, इसे कहा जाएगा स्प्रेड पॉइंट, यानी कि बैंक की अर्निंग्स। वो स्पॉट के बीच का स्प्रेड पॉइंट्स और फॉरवर्ड के बीच का स्प्रेड पॉइंट्स इज नथिंग बट बिड माइनस, या आप सिंपल बोलो आस्क माइनस बिड करो, तो इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है, हाँ। और स्वैप क्या होता है? स्वैप इज नथिंग बट द फॉरवर्ड मार्जिन। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में स्पॉट रेट दिया जाए और स्वैप पॉइंट्स दिया जाए तो आप फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं। जनरली ऐसा होता है, स्पॉट देने के बाद वो आपको फॉरवर्ड के मार्जिन या स्वैप पॉइंट्स दे देंगे और बोलेंगे फॉरवर्ड रेट खुद निकालते बैठो। तो ये निकालते कैसे हैं? बहुत सिंपल है, जो स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच का गैप होता है उसे स्वैप कहा जाता है। अब आप इन दोनों के बीच का गैप देखोगे तो ये स्वैप है, फॉरवर्ड का बिड वाला पार्ट, और ये है आस्क वाला पार्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब और एक चीज़ आगे ध्यान दो। स्वैप पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है? अगर स्वैप पॉइंट्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप स्पॉट में फॉरवर्ड मार्जिन या स्वैप पॉइंट्स ऐड करके फॉरवर्ड रेट निकालोगे सर। यहां लिख देता हूं, स्वैप पॉइंट्स। दो चीज़, अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्पॉट रेट प्लस फॉरवर्ड रेट या स्वैप पॉइंट्स फॉरवर्ड मार्जिन इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट। सिंपल तरीका, और कुछ भी नहीं। पर अगर स्वैप पॉइंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जैसे यहाँ पे आपको दिया 75 के बाद 125, बिड वाला पार्ट कम होता है, खरीदने का रेट कम से बढ़ता है और बेचने का रेट ज़्यादा से बढ़ता है, तो इसलिए 125 बढ़ता है, इसलिए ऐड कर रहे हैं। अब अगर गलती से रेट आपको ऐसा दिया रहता 75 और 50, इसका मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। बैंक एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे जाके फॉरवर्ड रेट्स गिरने चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपना खरीदने का रेट ज़्यादा से गिराया और बेचने का रेट कम से गिराया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आप बोलोगे ज़्यादा से बढ़ाया, बढ़ाती नहीं है। खरीदने का रेट ज़्यादा से नहीं बढ़ाया जाएगा, वो हमेशा कम से बढ़ाया जाता है, और ज़्यादा है तो गिराया जाएगा। सो गिरा दो। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो स्पॉट रेट में फॉरवर्ड मार्जिन माइनस करके फॉरवर्ड रेट निकाल लो, कहानी सिंपल। आखिरी डेसिमल से एडलेस करना पड़ता है। तो ये हो गया सर आपका स्प्रेड और स्वैप। आपने अभी तक क्या क्या देख लिया? आपने देखा एक्सचेंज रेट, बेस करेंसी, काउंटर करेंसी, बिड और आस्क, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, स्पॉट, फॉरवर्ड, स्प्रेड और स्वैप देख लिया कैसे एडलेस करते हैं। अमेरिकन कोट क्या होता है? अमेरिकन कोट वो कोट होता है जिसमें यूएसडी आपकी यूएस डॉलर पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी दिया है। यूएसडी आपकी होम करेंसी होती है। देखो कोटेशन आपके लिए तो इनडायरेक्ट है क्योंकि आप इंडिया में बैठे हो। INR USD 0.0145। जहां पे भी डॉलर अगर होम करेंसी बनी है, या आप उसको होम करेंसी भी छोड़ो, दूसरे एंगल से अगर पढ़ना है तो सिंपल रखो, जहां पे भी डॉलर आपका काउंटर करेंसी है, बेस नहीं है, तो वो आपके लिए अमेरिकन कोट हो गया। यानी कि अमेरिका वालों के एंगल से डायरेक्ट कोट को आप अमेरिकन कोट कहते हो, और अमेरिका वालों के एंगल से इनडायरेक्ट कोट अगर कुछ है तो उसे आप यूरोपियन कोट कह दोगे। ठीक है, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे USD बेस करेंसी है, जहाँ USD बेस करेंसी है वो यूरोपियन कोट हो गया, जहाँ USD काउंटर करेंसी बन गई वहाँ अमेरिकन कोट हो गया। इसके बाद क्रॉस रेट देखते हैं सर। कभी भी कोटेशंस आपको डायरेक्ट जो चाहिए वो नहीं दिए हैं तो आप क्रॉस रेट की मदद से वो रेट निकाल सकते हैं जो आपको चाहिए। अब हो सकता है क्वेश्चन में आपको A/B और B/C दिया हो, ठीक है,
पर चाहिए आपको ए बाई सी, तो आप ऐसा इक्वेशन पहले बना लो और उसके बाद आपको इस तरीके से इक्वेशन बनाना है कि बी बी कैंसिल हो जाए और बचेगा आपका ए बाई सी। ठीक है, तो जैसे आईएसओ कोड में बनाना है तो यूएसडी आईएनआर मैंने लिखा, यूएसडी मैंने पहले लिख दिया, आईएनआर मैं इधर बाद में लिखूंगा, ये बीच में जो जीबीपी आएगा ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आईएसओ कोड में। अगर हमें नॉर्मल ऐसा बनाना है कि रुपीज़ पर डॉलर चाहिए तो मैं क्या करूँगा रुपीज़ पर जीबीपी का रेट ले लूँगा मल्टीप्लाइड बाय जीबीपी, जीबीपी यानी कि पाउंड, मल्टीप्लाइड बाय पाउंड न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डॉलर। तो मैं इस तरीके से रेट लूँगा कि जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए वो कैंसल हो जाए। ठीक है, अब ये भी चीज़ याद रखना, बिड अगर निकालना है किसी रेट का तो क्रॉस रेट में सब कुछ बिड आना चाहिए आपके इक्वेशन में, और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो इनडायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट को। और याद रखना, अगर बिड ऑफ यूएसडी जीबीपी को इनडायरेक्ट करते हो तो आस्क ऑफ जीबीपी यूएसडी बन जाएगा। ठीक है सर, तो ये आपको एक आइडिया आ गया। अब प्रीमियम डिस्काउंट की बात करता हूँ। प्रीमियम और डिस्काउंट निकालने का कैलकुलेशन बहुत सिंपल रखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए आपको। अगर आपको दिया हुआ है रुपीज़ पर डॉलर, प्रीमियम डिस्काउंट तो तब निकालते हो ना जब आज का रेट 50 रुपये पर डॉलर है और कल का रेट 55 रुपये पर डॉलर है, तो दिस इज़ रुपीज़ पर डॉलर। अब आप देखो, स्पॉट दिया है, फॉरवर्ड दिया है, रुपीज़ पर डॉलर दिया हुआ है, आपको प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना है। अगर किसी ने बोला तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर प्रीमियम और डिस्काउंट तो दोनों ही होते हैं, एक ही रेट में कोई करेंसी प्रीमियम पे होती है, कोई करेंसी डिस्काउंट पे होती है, तो यहां स्पेसिफाई करो। आप इस खुद को सवाल करो कि आपको खुद को ही स्पेसिफाई करना है कि प्रीमियम और डिस्काउंट किस में निकालना है। आप दो ही चीज़ों में निकाल सकते हो प्रीमियम और डिस्काउंट, या तो काउंटर करेंसी में या तो बेस करेंसी में। यह है बेस करेंसी, यह है काउंटर करेंसी, क्योंकि दोनों के हिसाब से फॉर्मूले बदलते हैं। अगर डॉलर बेस करेंसी 10% से बढ़ रही है, दैट डजंट मीन कि काउंटर करेंसी भी 10% से गिर रही है, सेम नहीं होता। ठीक है, अब तो क्या करेंगे सर, हमारा स्पॉट फॉरवर्ड का रेट आ गया। अगर हम बेस करेंसी में निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा F माइनस एस बाय एस, यानी फॉरवर्ड माइनस स्पॉट। क्या है सर, फॉरवर्ड 55 माइनस स्पॉट 50 डिवाइडेड बाय 50, ये आपका 10% आ गया। या सिंपल एफ बाई एस माइनस 1 कर दो तो आपका आ जाएगा 10%। तो 10% से पॉजिटिव आया यानी कि प्रीमियम है, निगेटिव आता तो हम बोलते हैं डिस्काउंट पे। अब यही चीज़ अगर आपको काउंटर करेंसी में निकालना है, यानी कि रुपीज़ में डिस्काउंट निकालना है, डॉलर में प्रीमियम है ये तो पता चल गया, अब रुपीज़ में अगर डिस्काउंट निकालना है तो आप क्या करोगे, एस माइनस एफ बाई एफ, यानी कि यहाँ ले लोगे 50 माइनस 55 बाई 55। गिरना है तो 55 से गिरेगा वो, तो इसका आंसर आएगा तो 9.09% माइनस में। अब माइनस आया यानी कि डिस्काउंट है, किसी का भी आंसर पॉजिटिव है तो प्रीमियम, माइनस है तो डिस्काउंट है। पर आप फॉर्मूले में थोड़ा वेरिएशन देखो, अगर 10% से डॉलर बढ़ रहा है तो 9.09 से रुपीस गिर रहा है, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बदलना पड़ता है। ठीक है, पिप्स का मतलब क्या होता है, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। ये आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, जिससे आपको रेट्स बदलना पड़ता है। जैसे स्पॉट रेट का फॉरवर्ड रेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो पिप्स पॉइंट, पिप्स की वजह से आपको हेल्प हो जाती है रेट को निकालने में। एग्जांपल के लिए द पिप वैल्यू, या जनरली जो पिप वैल्यू होती है वो 4 डेसिमल पॉइंट में दी जाती है। मिनिमम वैल्यू दैट विल चेंज इज 0.0001, यानी कि अगर आपको रेट दिया है 50 रुपये 5025, तो आपका अगला रेट क्या होगा, 50.5026, अगर 0.001 से बढ़ाना है तो। अगर पिप्स आपके 3 है, 4 है, 7 है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कितना दिया। अगर क्वेश्चन में ये दिया रहता, इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन में ये दिया रहता कि पिप्स आपके 10 पॉइंट है, तो आप क्या करते, 550.5035, 10 पॉइंट आखिरी से बढ़ा देते, कहानी ख़त्म, ऐसा। सो अगला है आपका मर्चेंट रेट और इंटर बैंक रेट। थोड़ा सा ध्यान देना, बैंक के पास जब आप जाते हो और बैंक आपको रेट कोट करती है, आप उनके कस्टमर हो, क्लाइंट हो, तो बैंक आपको मर्चेंट के रेट देगी सर। पर आप बैंक के एंगल से भी सोचो, आपको डॉलर देने के लिए बैंक भी तो मार्केट से यानी कि इंटर बैंक रेट से डॉलर लेके आएगी, यानी कि ये रहा, ये आप हो कस्टमर। आप जब बैंक के पास जाते हो और बैंक आपको कोई रेट देती है, उसे मर्चेंट रेट कहा जाता है। पर वही डॉलर लाने के लिए हमारी बैंक दूसरे बैंक के पास जाएगी, और ये दूसरा बैंक जब हमारी बैंक को कोई रेट देगा, उसे इंटर बैंक रेट कहा जाता है। सिंपल सी बात है,
लॉजिक बहुत सिंपल है सर। लेट्स से पार्ले जी बिस्किट का पैकेट हो गया या फिर ये कैलकुलेटर हो गया। मैं अगर स्टेशनरी खोल के बैठा हूँ, आप सीए के स्टूडेंट हो, आप मेरे पास में आओगे तो मैं आपको कैलकुलेटर बेचूंगा, जिस रेट पे बेचूंगा उसको मर्चेंट रेट कहा जाता है। लेकिन ये कैलकुलेटर भी तो मैं कहीं होलसेल मार्केट से सस्ते में खरीद के लाऊंगा। आपको मैंने 500 रुपये में बेचा, मैंने तो 400 में खरीद के लाया दूसरे दुकानदार से, तो इसने जो मुझे रेट दिया था 400 का, वो है इंटर बैंक रेट। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये 400 का रेट तो मेरी बैंक को पड़ा, प्लस मैंने उसमें अपना मार्जिन ऐड करा 100 रुपये का और आपको दिया 500। तो यहाँ पे 400 हो गया इंटर बैंक रेट, 500 हो गया मर्चेंट रेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया मेरा मार्जिन। तो इंटर बैंक रेट में जब आप मार्जिन को एडजस्ट करते हो तो मर्चेंट रेट बनता है। लेकिन और थोड़ा ध्यान दो, यहां आपको क्या चीज याद रखनी है, जब कहानी सिंपल हो जाती है वन वे कोड दिया है तो, पर अगर टू वे कोड दिया है तो कहानी थोड़ी डिफिकल्ट होती है। आपको ये चीज याद रखनी है कि बिड में मार्जिन को माइनस करा जाता है मर्चेंट रेट निकालने के लिए, और आस्क में मार्जिन को ऐड किया जाता है मर्चेंट रेट निकालने के लिए। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, दोनों केस में मार्जिन तो बैंक ही रखेगा, तो ये बैंक का कैश इनफ्लो हो गया। मानते हो बात को? बैंक की तरफ से ये कैश इनफ्लो हो गया। अब अगर आप डॉलर बेचना चाह रहे हो, ध्यान देना, आप डॉलर 50 रुपए में बेचना चाह रहे हो तो आप बैंक को डॉलर दोगे, बैंक आपको 50 रुपए देगी। बैंक के लिए ये आइटम जो है ये कैश आउटफ्लो है सर, बिड वाला पार्ट, और आस्क वाला पार्ट कैश इनफ्लो है। जैसे आप अगर बैंक से डॉलर खरीदना चाहते हो, बैंक आपको डॉलर बेचेगी और रुपीज़ आपसे ले लेगी, तो बैंक के लिए रुपीज़ आया ना, कैश इनफ्लो हो गया आस्क रेट पे। सो लॉजिक बहुत सिंपल है, अगर पहला वाला पार्ट कैश आउटफ्लो है और दूसरा कैश इनफ्लो है मार्जिन, तो वो माइनस ही होना है। आउटफ्लो तो इनफ्लो के साथ माइनस होगा, पर इनफ्लो तो इनफ्लो के साथ प्लस ही होएगा। तो बिड में से मार्जिन माइनस करते हैं, आस्क में मार्जिन ऐड करते हैं मर्चेंट रेट लाने के लिए। ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट कैसे निकालोगे? ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट आपका सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट पे निकलेगा, वो है इंटरपोलेशन। आपको अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आपको स्पॉट यहाँ का रेट दिया हुआ है 50 रुपये और यहाँ का रेट दिया हुआ है 60 रुपीज़, तो ये 2 महीने का रेट हो गया, ये 3 महीने का रेट हो गया। क्वेश्चन बोलता 2.5 महीने का रेट निकालो। आप क्या करोगे ऐसे टाइम पे? बहुत सिंपल है, 2.5 महीने का रेट निकालने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि पूरे 1 महीने के लिए यहाँ का निकालना है ना, सेंटर का, यानी कि 2 से 3 महीने पे जाने के लिए 10 रुपये से रेट बढ़ गया। 10 रुपये से रेट बढ़ा 1 महीना आगे बढ़ने के लिए, तो आधा महीना आगे बढ़ने के लिए कितने से बढ़ाना था? सिर्फ आपको 5 रुपये से। किस में? 50 में, जो बेस है। तो आपका जो रेट आ गया वो है 50 + 5, 55। इंटरपोलेशन करो, ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, थेरीज इन फॉरेक्स देखेंगे सर। 3 तरह की थेरी है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी, परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी और इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी ये बोलता है कि बहुत ही सिंपल सी बात है, जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम है उस कंट्री की करेंसी फॉरवर्ड मार्केट में प्रीमियम पे होनी चाहिए। अगर रेट कम है तो एक इंटरेस्ट रेट कम है तो एक्सचेंज रेट प्रीमियम पे होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो एक्सचेंज रेट डिस्काउंट पे होना चाहिए। ये थ्योरी का बोलना है, थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए। अब हमारे पास में अगर रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, रेट ऑफ फॉरेन कंट्री दिया हुआ है तो हम फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं अगर हमारे पास में स्पॉट रेट दिया है तो सबसे पहली बात सर, डोमेस्टिक कंट्री और फॉरेन कंट्री ना डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट को कैसे ट्रीट कर रहे हो। अगर वो कोट डायरेक्ट है तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा लो, अगर इनडायरेक्ट है तो कुछ नहीं करना, कोई भी एक साइड को रिवर्स कर दो, RF को ऊपर ले लो, RD को नीचे ले लो, या फिर S को ऊपर ले लो, F को नीचे ले लो। हमने यहाँ पे क्या किया, RF को ऊपर ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया सर फॉरवर्ड रेट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी निकालने का फॉर्मूला। इससे थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकलता है, इतना समझो। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी और क्या चीज़ कहती है कि जो इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि 10% इंटरेस्ट रेट है हमारा डोमेस्टिक कंट्री का और 8% इंटरेस्ट रेट है हमारा फॉरेन कंट्री का, तो जो डिफरेंशियल आया है वो है 2% का। देख रहे हो, डिफरेंशियल जो आया है वो है 2% का, एंड दैट शुड बी द प्रीमियम ऑफ फॉरेन कंट्री यहाँ पे, क्योंकि फॉरेन कंट्री का रेट कम है। देख रहे हो, तो एक्सचेंज रेट जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी 2% प्रीमियम पे होनी चाहिए, या होम करेंसी जो है वो हमारी 2% डिस्काउंट पे होनी चाहिए, ऐसा बोलना है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का।
ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे एफ बाय एस कर ही तो रहे। आपने नोटिस करा होगा हमारा जो फॉर्मूला था वो भी तो एफ बाय एस का ही था डायरेक्ट कोट में। ये देखो डायरेक्ट कोट बोलते हो बेस करेंसी में एफ बाय एस -1 है ही, तो यही तो एफ बाय एस है प्रीमियम। तो एक तरह से ये क्या आ गया, बिना -1 करे प्रीमियम या डिस्काउंट तो निकाल ही रहे हो आप यहाँ पे। और ये 1+RD डिवाइडेड बाई 1+RF करके देखो तो आपका रेट आएगा कुछ एग्जैक्ट तो नहीं 1.08, ऐसा करो 1.10 डिवाइड 1.08 तो तकरीबन 1.0185 आता है। अगर उसको परसेंटेज में -1 करके लिखोगे तो 1.85% आता है, जो 2% के काफ़ी नज़दीक है। तो वो जो 1.85% है इज़ द डिफरेंशियल। इतना डिफरेंस रहना चाहिए प्रीमियम और डिस्काउंट में कोई भी करेंसी के, ठीक है। अदरवाइज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा यहाँ पे गैप लेता हूँ। अब परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी भी सेम फॉर्मूलाज यूज़ करती है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट की जगह पे वो इन्फ्लेशन के रेट है वहाँ पे, और कुछ नहीं। डायरेक्ट कोट है तो डोमेस्टिक कंट्री का इन्फ्लेशन ऊपर आ गया, फॉरेन कंट्री का इन्फ्लेशन नीचे आ गया। इनडायरेक्ट है तो थोड़ा सा रिवर्स कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चंस है सर ऐसे जहाँ पे आपको रिवर्स करना पड़ता है क्योंकि कोटेशन इनडायरेक्ट दिया हुआ था, तो IF ऊपर लेना पड़ता है, इन्फ्लेशन ऑफ द फॉरेन कंट्री। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्या बोलता है सर, वही जो आपने कैपिटल बजटिंग में देखा, 1+ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1+ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1+ इन्फ्लेशन रेट। इससे आप नॉमिनल का कैश फ्लोज रियल में कन्वर्ट कर, रियल कैश फ्लोज नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हो, और नॉमिनल रेट भी निकाल सकते हो रियल रेट से। रियल रेट से इन्फ्लेशन एडजस्ट करके नॉमिनल रेट निकाल सकते हो। एक चीज़ याद रखना, वापस बता रहा हूँ, नॉमिनल कैश फ्लोज को डिस्काउंट नॉमिनल रेट पे ही करते हैं और रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट रियल रेट पे ही करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में करेंसी आर्बिट्राज कब करते हैं। मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी बोलती है कि भैया जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम है उस कंट्री की करेंसी प्रीमियम पे होनी चाहिए। जिस कंट्री की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है उस कंट्री की करेंसी डिस्काउंट पे होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा जगह बदलते हो चार्ट से। आ जाओ। यह है करेंसी आर्बिट्राज। मैंने रिवीजन वाले वीडियो में भी बताया था, टेलीग्राम चैनल में भी मैंने ये शेयर करा था। अगर आप जुड़े हुए हैं तो, नहीं है तो जुड़ जाओ, मज़ा आएगा। चलो, वैसे तो क्या आप तो पास हो जाओगे, आप तो भूल जाओगे यार, हमने यहीं रहना है। सो ध्यान देंगे सर, करेंसी आर्बिट्राज में देखो, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल IRD 10 में से 8 गए 2%, ये 2% शुड बी इक्वल टू द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। अगर वो 2% आता है, बहुत नज़दीक भी आ जाता है, तो देर इज़ नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, सिंपल भाषा में। पर अगर वो इक्वल नहीं है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज नॉट इक्वल टू द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, देन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। अब आप देखो, अब आपको करना क्या है, आप उस तरफ से भी खेल सकते हो, इस तरफ से भी खेल सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप इस तरफ से खेलो। कैसे? सबसे पहले तो पता करो कि लो इंटरेस्ट रेट करेंसी कौन सी है। हमारे केस में जैसे मैंने बोला था, RD 10%, RF 8% है, और रुपीज़ पर डॉलर का रेट ले लो 50। तो RF यानी कि फॉरेन करेंसी कौन सी हो गई? डॉलर आपकी, ठीक है। तो डॉलर का रेट 8% है। अब लॉजिक तो यही बोलता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो हमने बोरो करना चाहिए। कोई भी सस्ते में बोरो करना चाहता है, महंगे में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो लो इंटरेस्ट रेट करेंसी पे आपका आता है बोरो करना। लेकिन कब तक आप उस करेंसी में बोरो करोगे? जब तक उसका प्रीमियम, क्योंकि लो है तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी बोलती है कि वो करेंसी प्रीमियम पे होनी चाहिए। तो जो IRPT बोल रहा है वो चीज उस करेंसी में इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जितना नहीं आ जाता, तब तक आप लो इंटरेस्ट रेट पे बोरो करोगे, और अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो इन्वेस्ट करोगे तब तक जब तक उसका डिस्काउंट, ध्यान देना, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो डिस्काउंट पे होनी चाहिए, और उस पर कोई भी प्रिफर करेगा इन्वेस्ट करना। तो IRPT के हिसाब से हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी डिस्काउंट पे होनी चाहिए, ठीक है। और तब तक आप उस पर इन्वेस्ट करोगे जब तक डिस्काउंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। उससे कम अगर है तब तक आप इन्वेस्ट करोगे, पर उससे बढ़ गया तो आप अपोजिट करोगे। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। ये रहा हमारा टाइमलाइन। लो इंटरेस्ट रेट करेंसी के एंगल से बताता हूँ, दोनों बताते हैं तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। हम लो इंटरेस्ट रेट करेंसी के एंगल से जाते हैं। अब आपका लॉजिक देखो, अगर
इंटरेस्ट रेट कम है तो लॉजिक बहुत सिंपल है, हमने बोरो करना चाहिए, ठीक है। और वही लो इंटरेस्ट रेट वाली जो करेंसी है वो प्रीमियम पे भी होनी चाहिए IRPT के हिसाब से। आपको बस ये पता लगाना है कि ये प्रीमियम कितना है। जब तक प्रीमियम IRD जितना नहीं आ जाता तब तक आप उसमें बोरो करोगे, और प्रीमियम अगर क्रॉस कर गया IRD को तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। ध्यान देना यहाँ पे, ये है डिस्काउंट इधर साइड में, ये है जीरो वाला पॉइंट, और ये है प्रीमियम, ठीक है। अब आप ग्रीन लाइन देख सकते हो कि अगर हमारा जो प्रीमियम है वो इस ग्रीन फेज में रहता है, ये है IRD 3%, 2% का, ये 2% इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हमने यहाँ ले लिया। प्रीमियम पॉजिटिव था, मतलब इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा। तो जब तक आपका प्रीमियम इस फेज में है, डिस्काउंट में हो, जीरो पे हो या IRD से कम हो, तब तक आप बोरो करोगे। पर एक बार प्रीमियम आपका IRD से ऊपर आ गया तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। सिंपल भाषा में कहानी खत्म। दूसरी तरफ से अगर हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी है तो आप उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हो और वो करेंसी डिस्काउंट पे होनी चाहिए 2% के, तो मैंने इधर लिख लिया। और जब तक वो डिस्काउंट 2% जितना नहीं आ जाता इधर से, ये पूरे फेज में 2% जितना नहीं आ जाता, भले प्रीमियम हो, जीरो हो या 2% के नीचे का डिस्काउंट हो, तब तक उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। और उसके बियॉन्ड चला गया, डिस्काउंट अगर 2% से ज़्यादा चला गया, डिस्काउंट पे होना चाहिए था लेकिन वो जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा चला गया, तो मैं उल्टा करूंगा, यानी कि मैं बोरो करूंगा इस फेज में। कहानी खत्म। ये चीज़ जब आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, टाइम लगेगा, पर आपको एक बार समझ में आ गई तो गलती बिल्कुल नहीं करोगे। और जो भी ये बंदा बोल रहा है कि पहले लॉस वाला ट्राई कर लो और फिर प्रॉफिट वाला ट्राई कर लो, जिसमें जो प्रॉफिट आए, या फिर कोई वो लोग बोलते हैं कि दोनों तरफ से ट्राई कर लो, जिसमें प्रॉफिट आ रहा है वो आप लिख लेना एग्जाम में। आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। और सबसे पहले बात तो आर्बिट्रेजर रियल लाइफ में भी 2 ट्रांजैक्शन करके नहीं देखता कि लॉस वाला ट्रांजैक्शन करके देखता हूँ, ये भी करके देखता हूँ, तो इसमें तो लॉस आ चुका होगा उसको तब तक। फालतू की बात। अच्छा, थेरीज हमारी कंप्लीट हो गई। हमने इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में करेंसी आर्बिट्राज भी देख लिया। आप बात करते हैं रिस्क इन एक्सपोजर, रिस्क इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में ना 2-3 तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन, और तीसरा होता है इकोनॉमिक। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। आज अगर आपको $1,00,000 आने थे 50 रुपए के रेट से, तो 50 लाख रुपए हो जाते, पर वो आज तो आपने माल बेचा, पर वो आने वाले 6 महीने बाद है और तब रेट शायद 48 हो जाएगा। तो $1,00,000 को 48 पे कन्वर्ट करोगे तो 48 लाख रुपीज ही आएंगे। आज आ जाते तो 50 लाख, कल आएंगे तो 48 लाख, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 2 लाख रुपए का नुकसान। दैट इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। कि डेट में, सेटलमेंट के डेट में डिफरेंस आने की वजह से एक्सचेंज रेट बदल गए और उसकी वजह से हमें जो फायदा नुकसान हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। मैं दूसरा भी तरीका बताता हूं। आज अगर $1,00,000 आने थे आपको 50 रुपए के हिसाब से, 50 लाख रुपए आपके जेब में आ जाते, पर वो $1,00,000 आपको 6 महीने बाद आएंगे और तब रेट अगर 55 रुपए चला गया, 55, तो आपको 55 लाख आएंगे। तो 50 की जगह कितना आया? 55। 5 लाख रुपए का फायदा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब सिर्फ लॉस नहीं होता, गेन और लॉस दोनों की प्रोबेबिलिटी इज द एक्सपोजर। रिस्क है ना, रिस्क तो दोनों साइड में है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद बात करते हैं सर ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ट्रांसलेशन एक्सपोजर ये आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर अप होगा। जो भी हम अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग स्टेट पे, क्लोजिंग डेट पे कन्वर्ट करते हैं, अगर हमारे फॉरेन ट्रांजैक्शन है तो हम क्या करते हैं? क्लोजिंग रेट पे उसको कन्वर्ट करते हैं और बोलते हैं कि लॉस और प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू एक्सचेंज रेट डिफरेंस। तो वो है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। आपका एएफएम में ये कवर नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं सर इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर में ट्रांजैक्शन एक्सपोजर भी आ जाता है, ट्रांसलेशन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। इकोनॉमिक एक्सपोजर इज नथिंग बट द ओवरऑल इंपैक्ट। तो जनरली हमारे जो क्वेश्चन है उसमें 2 तरह के क्वेश्चन है। एक तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आएगा, दूसरा डिमांड और सप्लाई में ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें। आधे घंटे पहले अगर कोई हमें ऑर्डर दे देता तो एक रेट पे देता 50 रुपए के, और आज अगर ऑर्डर दे रहा है तो अभी आज आधे घंटे बाद में अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो एक्सचेंज रेट बदलने की वजह से उसका इनफ्लो आउटफ्लो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से उसकी डिमांड चेंज हो जाती है। हो सकता है पहले 1000 यूनिट ही वो ऑर्डर करने वाला था, अब वो 1100 यूनिट ऑर्डर कर रहा हो। तो वो एक्सचेंज रेट बदलने की वजह से जब उसने अपनी ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ाई या गिराई, तो उस वजह से जो हमको फायदा या नुकसान होगा उसको भी इकोनॉमिक एक्सपोजर में लाना है। सो ऑल एंड ऑल एक्सपोजर तो है, रिस्क तो है, लॉस भी हो सकता है,
इसी लॉस को हेज करने के लिए या मैनेज करने के लिए रिस्क को हमने कुछ डिसीजंस लेना है। डिसीजन बहुत सिंपल है सर, या तो हेज करेंगे या तो नहीं करेंगे। डिसीजन क्या है? नो हेजिंग। दूसरा क्या है? हेजिंग। अगर डिसीजन आपका नो हेजिंग है, इसका मतलब आप अपनी पोजीशन को ओपन रख रहे हो, देखा जाएगा होगा जो देखा जाएगा बोल के आप जब क्लोजिंग डेट पे आते हो तो जो मार्केट में उस दिन का स्पॉट रेट होता है उसी स्पॉट रेट पे आपके रिसीवेबल या पेबल कन्वर्ट होते हैं। अगर हेजिंग करनी है, इसका मतलब आज ही आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक्शन आप अपने कंपनी के अंदर में भी ले सकते हो या कंपनी के बाहर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इनकी मदद से भी हेजिंग कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटरनल हेजिंग की, जो आप कंपनी के अंदर ही कुछ डिसीजन या पॉलिसी वगैरह चेंज करके कर लोगे। इंटरनल हेजिंग में सबसे पहले तरीका है सर होम करेंसी इनवॉइसिंग, जिसमें आप क्या करते हो कि भैया आप अगर किसी अमेरिकन को कोई माल बेच रहे हो तो उसको डॉलर में बिल बना के दो, उसको रुपीज़ में बिल बना के दो, तो उसकी जिम्मेदारी है रुपीज़ लाना। अब आज भी आए तो भी 1 लाख रुपए आएगा और कल भी आए तो भी 1 लाख रुपए आएगा, तो रिस्क आपने अपने आप से हटा के उस पर शिफ्ट कर दिया। इसको बोलते हैं होम करेंसी इनवॉइसिंग। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि भैया अगर आपने एक्सचेंज रेट का भी रिस्क उस पर शिफ्ट करा तो वो बंदा हो सकता है आपको ऑर्डर ही प्लेस ना करे। सो यू आर डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द कस्टमर। दूसरा होता है लीडिंग और लैगिंग, यानी कि अगर आपको 6 महीने बाद पैसा आने वाला या जाने वाला है तो आप एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग करके आप ये कर सकते हो कि उस आने जाने वाले पैसे को प्रीपोन कर लो। 6 की जगह 4 महीने में आके अगर आपका एक्सचेंज रेट का फायदा होता है तो वैसा कर लो। उसको बोलते हैं लीडिंग। लीड करना यानी कि जो भी ड्यू डेट है उसके पहले ही वो चीज़ को कन्वर्ट करवाना, रिसीवेबल हो या पेबल हो। लैगिंग का मतलब है कि आपको लग रहा है 6 महीने के टाइम पे जब ये चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तब शायद रेट अपने फेवर में नहीं रहेंगे, 1 महीना और रुक जाते हैं, डिले करते हैं तो शायद रेट फेवर में रहेंगे, तो उसको बोलते हैं लैगिंग। आप अपनी सामने वाली पार्टी से बात करके 1 महीना अगर। अब तीसरा पार्ट आ जाता है सर आपका नेटिंग का। नेटिंग में आप करते क्या हो कि आपकी कंपनी की सब्सिडरीज अगर अलग अलग कंट्री में है और चारों पार्टीज़ को या कंपनीज को एक दूसरे से कुछ लेना देना बनता है, तो आप उन ट्रांजैक्शंस को नेट ऑफ करते हो, लेना देना एक दूसरे से कम करते हो और फिर जाके वो ट्रांजैक्शन करते हो ताकि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचे। मान लो कि यहाँ से $5 लाख दूसरी कंट्री में जा रहे हो उस कंपनी के पास में, वो उस कंपनी ने इस कंपनी को देना है और इस कंपनी ने वापस उसको देना है, और अगर सेम ट्रांजैक्शन है $5-5 लाख का, तो एक तरह से देखा जाए तो किसी को कुछ लेने देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हर एक की लाइबिलिटी और एसेट आ रहा है। ऐसे ही होता है मैचिंग। इंटर कंपनी नहीं, पर मैचिंग में आप क्या करते हो, जैसे कि मुझे अमेरिकन किसी पार्टी से मैंने कुछ खरीदा $2 लाख का, तो उसे $2 लाख का पेमेंट करना है, पर उस मशीन को मैंने यूज़ करके जो मैंने प्रोडक्ट्स बनाए उन प्रोडक्ट्स को अमेरिका में ही बेचा किसी पार्टी को, और उससे $2 लाख अगर लेने हैं तो मैं क्या करूँगा, उससे $2 लाख इंडिया लाऊंगा और फिर वापस अमेरिका भेजूंगा दूसरी पार्टी को, तो मेरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट उसमें फालतू का वेस्ट हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, अमेरिकन पार्टी को ही बोलूँगा, कस्टमर को, कि मेरे क्लाइंट को या मेरे जो वेंडर है उनको पेमेंट कर दे तू तेरे ही कंट्री में। तो ऐसे टाइम पे मैंने मैच करे मेरे फॉरेन करेंसी के पेबल्स को मेरे फॉरेन करेंसी के असेट्स के साथ में, ताकि मैं ट्रांजैक्शंस को कम कर सकूं। हेजिंग आपकी वहाँ ऑटोमेटिक हो गई क्योंकि आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई कैश फ्लो ही नहीं हुआ। तो ये सारे तरीके हैं सर आपके इंटरनल हेजिंग के। मोस्टली जो आपको सवाल पूछे जाएंगे वो रहेंगे या तो लीडिंग और लैगिंग पे या तो एक्सटर्नल हेजिंग पे। होम करेंसी इनवॉइसिंग पे 1 आध क्वेश्चन है, नेटिंग मैचिंग पे भी एक दो क्वेश्चन है, खाली ज़्यादा नहीं है। प्राइस वेरिएशन यानी कि आप प्राइस को इस तरह से वेरिएट करते हो, जैसे कि $2 अगर आप चार्ज कर रहे थे तो अब आप उसको $2.5 चार्ज करो ताकि आपका रिस्क कवर हो जाए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट लेते हैं एक्सटर्नल हेजिंग का। एक्सटर्नल हेजिंग में 2 तरीके से आप हेजिंग कर सकते हो, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू। डेरिवेटिव्स में अगेन सेम चीज़ आती है, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। ये सब चीज़ें आपने डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में देखा। उसी के बाद इंटरेस्ट रेट आपने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में देखा, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप। IRRM में हम उसको FRA बोलते थे, फ्यूचर्स को IRF बोलते थे, ऑप्शंस में कैप्स और फ्लोर्स हुआ करते थे। वैसे ही यहाँ पे फॉरेक्स वाले चैप्टर में डेरिवेटिव्स का मतलब है करेंसी। आप डॉलर अगर आगे खरीदना चाहते हो तो आज रेट फिक्स कर लो, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप फ्यूचर्स के थ्रू भी कर सकते हो, आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो और स्वैप्स के थ्रू भी कर सकते हो। फ्यूचर्स में क्या करना है मैं सबसे पहले बताता हूँ, ध्यान देना। आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि फ्यूचर्स में अंडरलाइंग असेट क्या है, यानी कि बेस करेंसी क्या है, लेट्स से डॉलर, और आपको दूसरी पार्टी से लेना हो देना हो वो किस करेंसी में है, वो भी है अगर डॉलर, तो फिर तो कहानी मैच कर गई। अगर आपको डॉलर बेचना है तो फ्यूचर्स बेच दो क्योंकि फ्यूचर्स में भी बेस आपका डॉलर है।
पर ऐसा बहुत बार होता है कि बेस करेंसी डॉलर है लेकिन आपकी जो रिक्वायर्ड करेंसी है वो रुपीज़ है, रुपीज़ खरीदना है और यहाँ डॉलर की बेस करेंसी है, तो आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। रुपीज़ खरीदना यानी कि डॉलर बेचना, तो आप यहाँ पे डॉलर बेचो, फ्यूचर्स बेचो। तो सिंपल सिंपल सा ट्रांजैक्शन में बताता हूँ सर। फ्यूचर्स में आपने करना क्या है, जो बेस करेंसी में आपको करना है वही फ्यूचर्स के साथ करो। बेस करेंसी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है बेचने की तो फ्यूचर्स बेचो, बेस करेंसी खरीदने की रिक्वायरमेंट है तो फ्यूचर्स को खरीदो। एक बार बाय और सेल डिसाइड हो गया तो अब डिसाइड करो कि कितने, क्वांटिटी, वो होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। टोटल आपकी वैल्यू न्यूमरेटर में ले लो, पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिनोमिनेटर में ले लो, यू विल गेट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उतने कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बाय और सेल करना है। पहली बात असेट डिसाइड करना, फिर कितनी क्वांटिटी डिसाइड करना। तीसरा आंसर हो सकता है आपका फ्रैक्शन में आए। जब तक नहीं दिया है तब तक आप फ्रैक्शन को इग्नोर करके चल सकते हो, पर अगर दिया है तो जो बचा हुआ फ्रैक्शन है उसके लिए फॉरवर्ड रेट ले सकते हो। सो फ्यूचर्स और ऑप्शंस आपको होल नंबर में ही मिलेंगे सर। अगर 12.50 कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं यहाँ पे तो 12 कॉन्ट्रैक्ट ही लो या 13 कॉन्ट्रैक्ट लो, पर 0.50 इग्नोर करके चलना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन में दिया है तो फॉरवर्ड रेट ले सकते हैं उसके लिए। और मैच्योरिटी पे आप क्या करोगे, एक बार बाय सेल कर लिया, क्वांटिटी डिसाइड होगी, मैच्योरिटी पे जितनी भी ओपन पोजीशन है उसको क्लोज कर दो एक्सपायरी के रेट पे। एक चीज़ और याद रखना सर, एक्सपायरी जब आती है ना तब स्पॉट का और फ्यूचर्स का रेट कन्वर्ज हो जाता है। ये हमने डेरिवेटिव्स में देखा, कन्वर्जेंस इफेक्ट नाम की एक चीज़ होती है। कन्वर्ज अगर एक बार का हो गया तो स्पॉट और फ्यूचर्स का रेट सेम ही होता है एक्सपायरी पे, कहानी खत्म। ऐसा ही आप ऑप्शन में करोगे। ऑप्शन में क्या होता है कि बेस करेंसी अगर आपको खरीदना है तो कॉल ऑप्शन लो, बेस करेंसी अगर आपको बेचना है तो पुट ऑप्शन लो। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉल एंड पुट ऑप्शन। दोनों बेस करेंसी, तो बेस करेंसी खरीदना है तो कॉल, बेचना है तो पुट। दोनों ऑप्शंस खरीदने के लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वो आप मार्केट से बोरो करके लाओगे, प्रीमियम पे करोगे, कॉल पुट खरीदोगे और एक्सपायरी पे उसको सेटल करोगे। सेटल कैसे करते हो सर, स्पॉट रेट अगर मार्केट का दिया हुआ है तो आप डिसाइड करो ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना। अगर आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करा तो पे ऑफ है, नहीं तो नहीं है। सिंपल। अल्टीमेटली फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सिर्फ सेटलमेंट होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो जो करेंसी आपको खरीदी और बेचनी है डॉलर को, वो आप स्पॉट मार्केट में जाके ही खरीदोगे। हाँ, हो ये जाएगा कि अगर आपको स्पॉट में नुकसान हो रहा है तो शायद फ्यूचर्स में प्रॉफिट दिखेगा, और अगर आपको स्पॉट में फायदा हो रहा है तो फ्यूचर्स में नुकसान दिखेगा। तो ये हेज हो जाता है। स्वैप्स भी इसी तरीके है, आप एक्सचेंज कर लो एक दूसरी पार्टी के साथ में करेंसीज। अगर आपको डॉलर चाहिए, इनको येन चाहिए, तो ये येन ले लेगा, ये डॉलर लेके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेगा, और फिर क्वेश्चन में दिया होगा कि क्या टर्म्स पे हमने स्वैपिंग करनी है। सर अब बात करते हैं मनी मार्केट हेजिंग की। मनी मार्केट हेजिंग का तरीका आपका बहुत सिंपल है। आपका पर्पस यहाँ पे ये होता है कि आपको इस तरीके से कैश को फ्रेम करना है, ट्रांजैक्शंस को, कि एक्सपायरी डेट पे या ड्यू डेट पे आपका इस कंट्री से उस कंट्री में कोई कैश फ्लो ना हो। आइए देखते हैं सर थोड़ा सा डिटेल में। आ जाओ। मनी मार्केट हेज में हमारा पर्पस होगा, देयर शुड बी नो कैश फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट पे कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैश फ्लो होगा ही नहीं तो उस दिन एक्सपायरी पे या ड्यू डेट पे एक्सचेंज रेट कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई करेंसी नहीं, इधर उधर तो आना जाना है ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है सर। अगर हमारे फॉरेन करेंसी के पेबल है, ध्यान देना, हमारी सिचुएशन है कि हमारी पेबल्स है 10 लाख डॉलर के या 1 लाख डॉलर के पेबल्स है। 6 महीने बाद हमें 1 लाख डॉलर किसी को देना है। आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि आपको 6 महीने बाद 1 लाख डॉलर उसी कंट्री से वापस लेना बने। अगर आप ये करने में सक्षम हो जाते हो तो देखना एक्सपायरी पे या ड्यू डेट पे आपको इससे लेना बनेगा, इसको देना बनेगा। आप इस पार्टी को ही बोल देना यहाँ पे पेमेंट करने के लिए, ना ये पार्टी रिसीवेबल वाली आपको पैसा भेजेगी ना आप पैसा भेजोगे पेबल वाले को, ये दोनों अपनी कंट्री में सेटल कर लेंगे। तो यही पर्पस हमारा सॉल्व हो जाएगा कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई कैश फ्लो हुआ ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो हेजिंग हो गई, लेकिन ये सब चीज़ें करेंगे कैसे, ध्यान देना। अब आपको फॉरेन करेंसी का रिसीवेबल क्रिएट करना है, आपको दूसरी कंट्री से रिसीवेबल बने, इसीलिए आज आप इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे। देखो आज पैसा देंगे तभी तो कल लेंगे, सीधी सी बात है। तो इन्वेस्ट करेंगे, क्या इन्वेस्ट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीवेबल। आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो उसके इन्वेस्टमेंट के रेट से, $90,000 आती है मान लो। $90,000 आज इन्वेस्ट करो, 6 महीने बाद 1 लाख हो जाएंगे, इसको दे दो, कहानी खत्म। अब ये $90,000 हमारी कंट्री इंडिया में हमें मिलेंगे कहाँ से, हमें पहले ये बाय करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट आज करना है तो बाय भी आज ही करना है। सो फॉरेन करेंसी को बाय करेंगे एट स्पॉट रेट। अब इसे खरीदने के लिए ध्यान देना सर, इसे खरीदने के लिए हमें रुपीज़ की ज़रूरत लगेगी ना, लेट्स से 48 करोड़ रुपीज़।
या 48 लाख ले लो, 80 लैक्स, सिंपल सिंपल। अब $90,000 खरीदने के लिए आपको 80 लाख रुपए लग रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरेन करेंसी बाय करने के लिए आपको होम करेंसी बेचना पड़ेगा। एक्सचेंज डीलर के पास आप ये जब खरीदने जाओगे तो आपको होम करेंसी बेचना पड़ेगा, यानी कि 80 लाख रुपए आपको बेचना पड़ेगा। ये आएगा कहाँ से? ये आप अपनी बैंक से बोरो करो। आप अपनी बैंक से ये चीज़ बोरो करोगे, 80 लाख रुपए यहाँ पे बेच दोगे और उससे आप डॉलर बाय कर लोगे। यहाँ पे डॉलर ले लो, ये $90,000 खरीदने के लिए 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और वो देने के लिए मैं उसे बोरो करके लेके आऊँगा। तो देखो मैंने क्या करा, हमारे ही देश में आज मैंने बोरो कर लिया, 6 महीने बाद हमारे ही देश में मैं इसे रीपे कर दूंगा। सो व्हाट विल हैपन ऑन ड्यू डेट? रीपे करूंगा मैं इसी होम करेंसी को, होम करेंसी बोरोइंग को इंटरेस्ट के साथ मेरे ही देश में, रुपीज़ का रुपीज़ में पेमेंट, और मैं सेटल कर दूंगा फॉरेन करेंसी पेबल को रिसीवेबल के साथ। कहानी ख़त्म। देख लो किसी भी ड्यू डेट पे किसी भी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई कैश फ्लो हुआ ही नहीं। ऐसे सारे ट्रांजैक्शन करोगे। मैं दूसरी सिचुएशन और बता देता हूँ ताकि एक और बार अपना रिवीजन हो जाए। अगर मेरी सिचुएशन है कि मुझे $1 लाख रिसीवेबल आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, $1 लाख पेबल हो जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूँगा। अब $1 लाख देना कब बनेगा? जब आज लेके आओगे, है ना। वहाँ देना तो तब बनेगा ना जब आज लेके आओगे। तो $1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आप बोरो कर लो, लेट से वो आ गई $90,000। अब आप ये अपने देश में लेके आ गए तो करोगे क्या? इसे बेच दो। हमारे देश में डॉलर कोई काम का नहीं, बेच के रुपीज़ ले लो। तो हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे स्पॉट पे $90,000 और उसके बदले में रुपीज़ ले लेंगे, यानी कि हमने खरीद ली होम करेंसी 48 लाख रुपीज़। अब हमने खरीद के क्या करना है, उस चीज़ को हमारे पास रखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, हम उसे इन्वेस्ट कर देंगे। ये हमने इन्वेस्ट कर दिया 48 लाख रुपीज़। ड्यू डेट पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के साथ हमें वापस मिल जाएगा, ये हमारे ही देश में मिला हमें, और सेटल कर देंगे फॉरेन करेंसी पेबल को फॉरेन करेंसी रिसीवेबल के साथ में। कहानी खत्म। इसी को बोलते हैं सर मनी मार्केट हेजिंग। अच्छा इसी के साथ आपका ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। अब लास्ट पोर्शन की बात करते हैं, दैट इज आप लोग जिसे कहते हैं फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में सिचुएशन अगर बदलनी होती है, जैसे मैं 3 महीने बाद में आपसे डॉलर खरीद के लेके जाऊंगा, ऐसा पार्टी बोलती है बैंक को। तो इस पूरे झंझट में क्या है, बैंक के एंगल से सोचना है। अब वो पार्टी वापस, हम कौन है, बैंक है, वो पार्टी हमारे पास बीच में कभी भी आ जाएगी, ड्यू डेट पे आ जाएगी या बाद में आएगी कि चेंजेस करने हैं सर कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अगर चेंजेस करने हैं तो फिर ये सारे रूल्स अप्लीकेबल होंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, आ जाओ। ये देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में 9 पॉसिबल सिनेरियो है सर। 3 सिनेरियो एक्शन के, डिलीवरी आप करना चाहते हो, आप कैंसिल करना चाहते हो उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को, और आप एक्सटेंड करना चाहते हो उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये तो 3 एक्शन हो गए, पर इन तीनों एक्शन की 3 अलग अलग तारीख हो सकती है। ये है सर आपका ड्यू डेट। एक तो आप ड्यू डेट पे ही डिलीवरी दो, या ड्यू डेट पे जाके बोलो कि कैंसिल करना है, या ड्यू डेट पे जाके बोलो कि एक्सटेंड करना है। और एक चीज़ आएगी कि भैया आपको ड्यू डेट के पहले ये सब करना है या फिर ड्यू डेट के बाद ये सब करना है। ठीक है, सबसे आसान तरीका जो होता है वो ये है कि भैया ड्यू डेट पे जाके डिलीवर कर दो एज प्रॉमिस्ड। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहली चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने बोला था मैं 3 महीने बाद में डॉलर खरीद लूंगा 1 लाख का, तो डॉलर खरीद लो 1 लाख की, कहानी खत्म 48 रुपीज़ के हिसाब से, तो कहानी खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, डिलीवरी ऑन ड्यू डेट। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज यू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट। अब देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पे आपको कलरिंग और नंबर मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो, 1 मिनट लगेगा खाली। नंबर वो क्या बोलते हैं, नंबर ये बोलते हैं कि सीक्वेंस में हमने क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा सबसे आसान वाली चीज़ जो कि ड्यू डेट पे डिलीवरी है। उसके बाद हम देखेंगे 2 और 3 नंबर, यानी कि ड्यू डेट पे कैंसिल करना या उसके पहले कैंसिल करना। तो धीरे धीरे आपकी ना स्टेप्स बढ़ते जाती है और डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ड्यू डेट पे क्या एक्सटेंड करना या कैंसिल करना, सॉरी बिफोर ड्यू डेट एक्सटेंड करना। उसके बाद अर्ली डिलीवरी एक पॉइंट आता है जहाँ पे स्वैप लॉस वगैरह आप डिस्कस करते हो। और बाद में देखो 7, 8, 9 लेट होने के बाद आप कुछ भी करो आपको डिफॉल्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। सो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हमने डिलीवरी ले लिया। अब देखो मैं कैंसिल करना चाहता हूं ड्यू डेट पे या उसके पहले। जब भी कैंसिलेशन की बात आएगी बहुत कहानी सिंपल रखनी है आपको।
दो चीजें सिर्फ याद रखनी है। क्या सर? आपको जब भी कैंसिल करना रहेगा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आप अपोजिट पोजीशन ले लो। अगर आपने पहले बाय किया था तो सेल कर देना, सेल किया था तो बाय कर देना, एक ये नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। ये आप नया कॉन्ट्रैक्ट करके पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हो। पहली चीज अपोजिट पोजीशन लेना। दूसरी चीज सर, जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया अपोजिट पोजीशन में, उसमें ध्यान रखना कि उसकी भी एक्सपायरी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के साथ मैच करे। यानी कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का था तो कैंसलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट भी उसी दिन एक्सपायर होना चाहिए। जरूरी नहीं वो 3 महीने का ही लो। कैंसलेशन वाला ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ एक्सपायर हो रहा है तो कैंसलेशन वाला यहाँ होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसकी लाइन बड़ी है, ये 3 महीने का था, और इसकी लाइन छोटी है, ये शायद 2 ही महीने का हो। 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन, कुछ भी हो, लेकिन एक्सपायरी की आखिरी दिन जो है दोनों की मैच करनी चाहिए। बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो कैंसिल कैसे करते हो? ड्यू डेट पे या बिफोर ड्यू डेट पे अपोजिट पोजिशन लेके और एक्सपायरी सेम रख के। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक्सटेंशन की। अगर हमें एक्सटेंड करना रहा तो ड्यू डेट पे जाके या फिर ड्यू डेट के पहले, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। और एक्सटेंड करना है तो जिस दिन एक्सटेंशन के लिए जा रहे हो, ड्यू डेट पे हो या बिफोर ड्यू डेट हो, वहां पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले लो, जैसे आपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लिया था स्टार्टिंग में सबसे, वैसे। तो एक्सटेंशन भी एक तरह से कैंसिलेशन के जैसा ही है, उसमें और कुछ करना नहीं है। पहले ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो और फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले लो। सो एक्सटेंशन के केस में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? कैंसिल करेंगे अपोजिट पोजीशन के साथ में, उसके बाद मेक श्योर करेंगे कि अपोजिट पोजीशन या नया कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिलेशन के लिए लिया है उसकी एक्सपायरी सेम होनी चाहिए, और उसके बाद हम नया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे नई एक्सपायरी डेट के साथ में। कहानी खत्म, ये एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड करने के लिए सिर्फ आपको ये तीसरा पॉइंट करना है, बाकी तो 2 कैंसिलेशन में भी थे। यानी कि कैंसिल करो या एक्सटेंड करो, एक चीज़ कॉमन है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा दोनों में। एक्सटेंड करना है तो नया ले लो, नहीं तो फिर छोड़ दो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने गाड़ी ली, आपको गाड़ी बेचनी है या नहीं खरीदनी है? ध्यान देना, आपको गाड़ी बेचनी भी होगी या नहीं भी खरीदनी होगी, तो दोनों केस में आप पुरानी गाड़ी तो पहले बेचोगे ही ना, उसके बाद नई ले लेना। यहाँ पे यहाँ जरूरत नहीं है। वैसे ही कैंसिलेशन और एक्सटेंशन का, कैंसिल करो या एक्सटेंड करो, पुराना तो पहले कैंसिल करना ही पड़ेगा और यहाँ नया ले लेना, कहानी खत्म। ठीक है सर। इसके बाद 6वां पॉइंट है अर्ली डिलीवरी। यही सारे कॉन्सेप्ट जो अभी अभी आपने सीखे उन्हीं को कंटिन्यू करना है सर हमें। सॉरी। अब बात क्या होगी अर्ली डिलीवरी में? बैंक के एंगल से देखो, ड्यू डेट यहां थी और उसके पहले बंदा आ गया डिलीवरी लेने के लिए या देने के लिए। अर्ली डिलीवरी का मतलब हो सकता है कि मैंने डॉलर खरीदना हो या बेचना हो कस्टमर को या क्लाइंट को, जो भी है। अगर कस्टमर पहले आके बोलता है कि मेरे को डिलीवरी सबसे मतलब ड्यू डेट के पहले चाहिए या मेरे को करनी है, तो ऐसे केस में 2-3 चीज़ें हैं जो बैंक रिकवर करेगा। सबसे पहले तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे जो उसको प्रॉफिट होना बनता था वो रिकवर करेगा। अर्ली डिलीवरी की वजह से अगर बैंक को कोई नुकसान हुआ है तो बैंक वो रिकवर करेगी, अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो तुमको देगी भी, ध्यान देना। और प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ द कवर कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना। बैंक आपके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो खुद को सेफगार्ड करने के लिए मार्केट में अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी होती है, कवर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर कस्टमर बैंक के पास खरीदने आता है तो बैंक ने कहीं और से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता है, कि बैंक आपके वहां से खरीदेगी और फिर आपको बेचेगी, है ना। तो बैंक का बाय सेल कॉन्ट्रैक्ट दोनों होता है, आपके साथ अगर खरीदने का है तो किसी और के साथ में बेचने का होगा, मतलब वो बेचेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में कवर कॉन्ट्रैक्ट भी बैंक को क्लोज करना पड़ेगा आपकी वजह से। तो उस पर भी अगर प्रॉफिट लॉस हुआ तो वो भी बैंक रिकवर करेगी, प्रॉफिट हुआ आपको देना बनता है तो देगी। सिंपल सी बात है। इन तीनों का टोटल ना आपको नहीं करना एग्जाम में, ध्यान देना। इन तीनों का टोटल आ जाता है स्वैप लॉस के अंदर में। कभी डिटेल में पढ़ो तो समझ में आएगा। स्वैप लॉस और प्रॉफिट और कुछ नहीं है सर। बैंक को अगर ये तीनों ट्रांजैक्शन में नेट में प्रॉफिट बचा तो वो आपके साथ शेयर करेगी, पर बैंक को नुकसान हुआ इसमें तो वो आपसे रिकवर करेगी। आई बात समझ में? ये है स्वैप लॉस और प्रॉफिट। उसके अलावा अर्ली डेट पे कैश फ्लो होने की वजह से, अर्ली डिलीवरी है, अर्ली डेट पे हो सकता है नेट में कुछ आउटफ्लो या इनफ्लो हो बैंक का। यानी कि जो पैसा कल जाना था वो अगर आज ही चला गया तो नुकसान तो मैंने इसमें कवर कर लिया, पर अर्ली डेट पे गया उसका जो 1 महीने का या 2 महीने का अर्ली पीरियड है उस पर इंटरेस्ट भी बैंक चार्ज करेगी। अब अगर कैश इनफ्लो हो रहा है बैंक को तो आपको इंटरेस्ट दे देगी,
और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो आपसे इंटरेस्ट ले लेगी। सो प्रॉफिट और लॉस दोनों यहाँ पे शेयर किए जाते हैं अर्ली डिलीवरी पे। दो कैलकुलेशन करना है सर और कुछ भी नहीं, स्वैप लॉस और इंटरेस्ट। बाकी ये तीनों तो मैंने आपको सिर्फ समझाया कि स्वैप लॉस के अंदर आ जाता है, स्वैप लॉस और प्रॉफिट के अंदर। अब बात करते हैं स्वैप लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सर, आपने यानी कस्टमर ने बैंक के साथ में एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट करा था और बैंक ने उसको कवर कर लिया था अपने कवर कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। अब होता क्या है, अर्ली डिलीवरी की वजह से बैंक को ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो कस्टमर के साथ करा और इंटरबैंक मार्केट में जो कवर कॉन्ट्रैक्ट करा, इन दोनों को क्लोज करना पड़ता है दो नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, एक और दो। सो दो पुराने कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल और कवर को क्लोज करने के लिए जो दो नए कॉन्ट्रैक्ट लिए गए, उन दोनों नए कॉन्ट्रैक्ट के बीच का जो डिफरेंस आता है वो है स्वैप लॉस और प्रॉफिट। अब ये डिटेल में करोगे तो समझ में आएगा। स्वैप लॉस और प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू to cancel the two old contracts. That's it. This is what the swap loss और प्रॉफिट। अब बात करते हैं सर लेट डिलीवरी, लेट कैंसलेशन और लेट एक्सटेंशन। सबसे पहले समझो, ड्यू डेट जाने के बाद में अगर आप बैंक के पास आते हो डिलीवरी करने, कैंसिल करने या एक्सटेंड करने, बैंक सीधा सीधा आपको बोलेगी कि सबसे पहले तो आप हो डिफॉल्टर। ड्यू डेट तक आपने कुछ ना कुछ तो बता देना चाहिए था, आपने नहीं बताया, इसलिए आप माने जाओगे डिफॉल्टर। अब डिफॉल्टर होने की वजह से होगा क्या, आपके साथ में प्रॉफिट कुछ भी शेयर नहीं किया जाएगा, आपसे लॉसेस जो है वो सारे रिकवर करे जाएंगे। जैसे अर्ली डिलीवरी में क्या हो रहा था, प्रॉफिट अगर बैंक को हो रहा है तो वो आपके साथ शेयर कर रही है, लॉस हो रहा है तो वो आपके से रिकवर कर रही है। पर बैंक यहाँ पे, बैंक को अगर प्रॉफिट हुआ इन सब कारणों की वजह से, लेट की वजह से, आपके डिफॉल्ट करने की वजह से बैंक को प्रॉफिट हुआ, आपके साथ शेयर नहीं करेगी वो, बट लॉस हुआ तो वो आपसे रिकवर जरूर करेगी। सो ओनली लॉसेस विल बी रिकवर्ड, गेन्स विल नॉट बी शेयर्ड, पहली चीज। अब रिकवरी में क्या क्या आएगा सर, जो आपने यहां पे देखा ना स्वैप लॉस और इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो, वो दोनों रिकवर किया जाएगा। इसके अलावा कैंसिलेशन चार्जेस भी होंगे, ध्यान देना। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल किया जाएगा। अब कैंसिल करने के लिए कोई रेट डिसाइड होता है। अब वो रेट कौन सा होगा, ध्यान देना, स्पॉट रेट व्हेन कस्टमर अपीयर्ड, ड्यू डेट के बाद जब कस्टमर आया तब का, या फिर स्पॉट रेट ऑफ द थर्ड डे आफ्टर द ड्यू डेट। सो सिंपल सी बात है, ये मैंने टाइमलाइन लेनी, ये ड्यू डेट थी, बंदा अगर पहले दिन आया तो पहले दिन का रेट कैंसिलेशन के लिए लगाया जाएगा, दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन का लगाया जाएगा, तीसरे दिन आया तो तीसरे दिन का कैंसिलेशन रेट लिया जाएगा। अब चौथा, पांचवा, छठवां कभी भी आओ तीसरे दिन के बाद में, बैंक सिर्फ तीसरे दिन का ही कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली लगा देगी। सो दैट इज ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। 3 दिन का समय है, 3 दिन के पहले आओगे तो उस दिन का रेट लग जाएगा, तीसरे दिन के बाद जब भी आओगे तीसरे दिन का हम रेट लगाएंगे। किस चीज़ के लिए सर, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, वो एज अ कैंसिलेशन चार्जेस आपसे रिकवर किया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम स्वैप लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो। देखना यहाँ पे स्वैप गेन नहीं लिखा मैंने, यहाँ इंटरेस्ट ऑन इनफ्लो नहीं लिखा मैंने, क्योंकि प्रॉफिट बैंक आपके साथ शेयर नहीं करेगी अगर आप डिफॉल्टर हो तो लेट के केस में। सो अगर लेट हो रहा है तो ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, अर्ली हो रहा है तो 2 ही चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। ये तो समझ में आया। यहाँ पे गेन भी है, यहाँ गेन नहीं है, यहाँ लॉस और गेन दोनों है, यहाँ सिर्फ लॉस है जो बैंक रिकवर करेगी। तो ये हो गया सर आपका फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट वाला पार्ट लेते हैं सर, वो है नोस्ट्रो वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट। नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट क्या होता है मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। ये है बैंक ऑफ अमेरिका, और बैंक ऑफ अमेरिका में ना एक अकाउंट खोला हुआ है, ये आया यहाँ पे, ये रहा, बैंक ऑफ अमेरिका में एक अकाउंट खोला हुआ है। ये किसका अकाउंट है सर, ये एसबीआई का अकाउंट है। एसबीआई ने जो इंडिया में है, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर जो बैंक ऑफ अमेरिका में एक अपना अकाउंट खोला हुआ है। तो एसबीआई के एंगल से देखो, वो अकाउंट किसका है, मेरा, और बैंक किसकी है, आपकी। तो जब आप ये बोलते हो ना कि भैया माय अकाउंट, कहाँ गया, ये रहा, आर अकाउंट विथ योर बैंक, मतलब हमारा अकाउंट आपके बैंक के साथ में अगर है तो दैट इज अ नोस्ट्रो अकाउंट फॉर मी। तो यही वाला जो अकाउंट है, एसबीआई बोलेगी कि ये हमारा नोस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। पर बैंक ऑफ अमेरिका के एंगल से ये अकाउंट किसका है, आपका, और बैंक किसकी है, हमारी। सो जब मेरी बैंक होती है माय बैंक योर अकाउंट, तो ये मेरे लिए वोस्ट्रो बन जाता है। सेम अकाउंट एसबीआई के लिए नोस्ट्रो है, सेम अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के लिए वोस्ट्रो बन गया, ठीक है। सो ध्यान देना, जब बैंक आपकी होती है, अकाउंट हमारा होता है तो नोस्ट्रो, जब अकाउंट आपका होता है और बैंक हमारी होती है तो वोस्ट्रो, एग्जैक्ट अपोजिट है, अकाउंट सेम ही, बैंक पार्टी बदल गई। और लोरो अकाउंट किसको बोलते हैं, जिसमें ना अकाउंट
ये देखो आईसीआईसीआई बैंक है। अब आईसीआईसीआई बैंक को अमेरिका में कोई ट्रांजैक्शन करना है, आईसीआईसीआई बैंक का कोई अकाउंट नहीं है मान लो अमेरिका में, तो आईसीआईसीआई बैंक एसबीआई के पास जाती है, बोलती है कि भैया आपका जो बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट है उससे ट्रांजैक्शन कर लूँ क्या। जब एसबीआई और आईसीआईसीआई के बीच में ट्रांजैक्शन हाँ हो जाता है, तो जब आईसीआईसीआई यूज़ करेगा इस अकाउंट को अब, है ना, ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो देखो आईसीआईसीआई के लिए ये अकाउंट ना खुद का है ना भैया बैंक खुद की है, ना ये बैंक आईसीआईसीआई की है, ना ये अकाउंट आईसीआईसीआई का है। तो योर अकाउंट देयर बैंक बोलो, या फिर आप बोलो योर अकाउंट देयर बैंक, योर अकाउंट योर बैंक। तो ऐसे केस में लोरो अकाउंट कहा जाएगा उसको। तो आईसीआईसीआई के लिए वो ही अकाउंट लोरो बन गया, एसबीआई के लिए नोस्त्रो बन गया, और बैंक ऑफ अमेरिका के लिए वोस्त्रो बन गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नोस्त्रो, वोस्त्रो एंड लोरो। ध्यान देना सर, एक और छोटी सी थेरी वाला पार्ट था जो शायद क्वेश्चन पे आ जाए, स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सपोजर मैनेजमेंट। या तो ये थेरी के लिए आएगा, प्रैक्टिकल के लिए भी आ सकता है। 4 स्ट्रैटेजी होती है हेजिंग के टाइम पे। एक्सपोजर मैनेजमेंट का मतलब आप हेजिंग करने का आपका ना पॉलिसी क्या है आपकी कंपनी की, उस पर डिपेंड करता है कि ये 4 स्ट्रैटेजी कहाँ आ रही है। लो रिस्क लो रिवॉर्ड, लो रिस्क रीजनेबल रिवॉर्ड, हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अब क्या है ध्यान देना हमने ये कहाँ लिया था, ठीक है। लो रिस्क लो रिवॉर्ड कब मिलता है आपको? दिस ऑप्शन इन्वॉल्व्स ऑटोमेटिक हेजिंग ऑफ एक्सपोजर इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज दे अराइज। यानी आपकी कंपनी एक पॉलिसी फॉलो कर रही है कि जितने भी फॉरेन करेंसी में आप मार्केट में ट्रेड करोगे, बाइंग हो सेलिंग हो, तो जितनी भी फॉरेन करेंसी का रिस्क आया तुरंत ही आप ऑटोमेटिकली हेज कर लो मार्केट में जो भी रेट अवेलेबल होंगे। तो इसका मतलब आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए रिवॉर्ड भी आपको कम मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं लो रिस्क रीजनेबल रिवॉर्ड। ये कब होता है? दिस स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स सिलेक्टिव हेजिंग whenever forward rates are attractive but keeping exposure open whenever they are not। अब आप भी यहाँ पे तो हेजिंग कर रहे हो, अगर आपने फॉरेन सेल्स करा है दूसरे कंट्री में या आपने परचेस करा है दूसरे कंट्री पे, तो यहाँ पे आपने क्या करा, पॉलिसी बना ली कि जितने सेल जितने परचेस है जब भी हुआ तब के रेट पे हेजिंग कर लो। पर कभी कभी रेट आपके फेवर में नहीं होते, तो ये चीज़ें देखने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ आप टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ऑटोमेटिकली हेज कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हो आप अपने सिलेक्टिव हेजिंग कर रहे हो, यानी कि जब आपको लगता है रेट्स फेवरेबल है तो हेजिंग करोगे, अदरवाइज आप पोजीशन ओपन रखोगे। तो यहाँ पे रिस्क फिर भी कम है और रिवॉर्ड थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, हाई रिस्क लो रिवॉर्ड कब मिलता है पता है? परहैप्स दिस इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टू लीव ऑल एक्सपोजर अनहेज्ड। आपने माल बेचा दूसरे कंट्री में या परचेस करी मशीन, पर वो फॉरेन करेंसी पेबल रिसीवेबल आपने पूरे 3 महीने 6 महीने के लिए ओपन रख दिया, कोई हेजिंग ही नहीं करी, ना फॉरवर्ड लिया, ना फ्यूचर्स लिया, ना ऑप्शंस लिया, ना स्वैप्स लिया, ना मनी मार्केट हेजिंग करी, आपने देखा ही नहीं, आपने पूरी पोजीशन एक्सपोज्ड रखी है। इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो जिसमें रिवॉर्ड कम मिलेगा। हाँ, अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे इसी सिचुएशन में हेजिंग करते रहते हो, ध्यान देना सर, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कब कहेंगे? दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स एक्टिवली ट्रेडिंग, दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स एक्टिव ट्रेडिंग इन द करेंसी मार्केट थ्रू कंटिन्यूअस, ध्यान देना, कैंसलेशन एंड रीबुकिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कैंसलेशन एंड रीबुकिंग कहाँ आती है सर? यही तो आती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में बीच में जब ठीक लगे कैंसिल करना, जब ठीक लगे एक्सटेंड करना, ये कंटिन्यूअसली अगर आप देखते हो तो इसके अंदर आपका टाइम और एफर्ट काफ़ी ज़्यादा जाता है। ये काफ़ी रिस्की भी है और ये काफ़ी रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि एक तरह से ये ट्रेडिंग करना हो गया उस केस में, ठीक है। जहां आप ऑटोमेटिक हेजिंग कर रहे हो वहां तो बिल्कुल टाइम और एफर्ट ही नहीं लग रहा, ना आपका टाइम जा रहा, ना एफर्ट जा रहा, ना पैसा जा रहा, तो वहां पे रिवॉर्ड भी कम मिल रहा है। जहां पे आपका टाइम और एफर्ट जा रहा है वहां रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। देखो ये भी पोजीशन एक्सपोज्ड है, ओपन है, या तो सब हेज कर लो या तो सब अनहेज्ड रखो, इसमें कहीं पे भी टाइम और एफर्ट नहीं लगता। तो ध्यान देना, इसमें भी आपका लो रिवॉर्ड था, यहाँ पे भी लो रिवॉर्ड है। अनहेज रखोगे तो रिस्क बढ़ जाता है। सो ये है सर सारी कहानी आपकी फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सपोजर या फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट की। चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया टॉपिक, और फिर बढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज़्यादा कवरेज नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है।
तो अब आता है सर फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट बोलो या फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट बोलो, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अब हम, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा एक्सचेंज रेट, फिर हमने देखा बेस करेंसी, काउंटर करेंसी, बिड रेट, आस्क रेट, होम करेंसी, फॉरेन करेंसी, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, स्प्रेड और स्वैप पॉइंट क्या होता है, अमेरिकन और यूरोपियन कोट क्या होता है, क्रॉस रेट देखा, प्रीमियम डिस्काउंट बेस करेंसी और काउंटर करेंसी में देखा हमने, पिप्स भी देखा क्या होता है, हमने देखा मर्चेंट रेट और इंटरबैंक रेट के बीच का जो मार्जिन का डिफरेंस होता है, कब बिड में माइनस करना, कब आस्क में ऐड करना, ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट इंटरपोलेशन से आप सॉल्व कर लोगे। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी बोलती है कि भैया लो इंटरेस्ट रेट की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट होनी चाहिए, प्रीमियम पे होनी चाहिए, और हाई इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी डिस्काउंट पे होनी चाहिए। परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी में इन्फ्लेशन आता है, दोनों के फॉर्मूले सेम है। डायरेक्ट कोट में आपका होम कंट्री का रेट ऊपर रहता है, फॉरेन कंट्री का नीचे। इनडायरेक्ट कोट में आप क्या करोगे, फॉरेन कंट्री का ऊपर ले लोगे, होम कंट्री का नीचे, ठीक है। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट आपका नॉमिनल रेट और रियल रेट पे बेस्ड है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आपका फिर से आएगा इस पे। हम ये बोलते हैं ना कि अगर कोई करेंसी प्रीमियम पे होनी चाहिए तो वो कितना प्रीमियम पे होनी चाहिए, जब तक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जितना प्रीमियम पे होगी। अगर लो रेट है तो हम उसमें बोरो करेंगे, और अगर हाई रेट है तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। पर एक बार उसका प्रीमियम अगर प्रीमियम होना चाहिए और अगर डिस्काउंट होना चाहिए, वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को क्रॉस कर गया तो हम एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं। करेंसी आर्बिट्राज हमने देखा कैसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की मदद से निकालना है। ट्रांजैक्शन ट्रांसलेशन इकोनॉमिक एक्सपोजर हमने देखा। इन्हीं एक्सपोजर को रिस्क को हेज करने के लिए इंटरनल हेजिंग के तरीके देखे, होम करेंसी, लीडिंग, लैगिंग, नेटिंग, मैचिंग, प्राइस वेरिएशन और असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। फिर हमने देखा एक्सटर्नल हेजिंग में डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। मनी मार्केट हेजिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई कैश फ्लो ना हो ड्यू डेट पे, तो ऑटोमेटिकली वो हेजिंग हो गई। उसके बाद हमने नोस्ट्रो लोरो अकाउंट भी देख लिया, और फिर हमने देखा फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अर्ली डिलीवरी, अर्ली कैंसिलेशन, अर्ली एक्सटेंशन, डिलीवरी ऑन ड्यू डेट, डिलीवरी ऑन ड्यू डेट, कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट, एक्सटेंशन ऑन ड्यू डेट, उसके बाद लेट डिलीवरी, कैंसिलेशन और एक्सटेंशन। इतने पार्ट हमने देख लिए। इसके साथ फॉरेक्स खत्म करते हैं, एक ब्रेक लेके आता है, और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बाकी के एक दो चैप्टर्स, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर्स। सी यू। ओके, सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका नेक्स्ट चैप्टर है सर। बहुत छोटा सा है, मतलब क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं वो अभी तक आपने जो सीखा उनमें से उठाए गए हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग और फॉरेक्स। मोस्टली इन 4 चैप्टर से डेटा आता है आपके पास इस चैप्टर में, और क्वेश्चन बनाया हुआ मिलता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी लाइक एनपीवी निकालनी है। सो जो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन था उसी को फॉरेक्स के साथ मिक्स कर दे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बन जाता है। 2-4 बेसिक टॉपिक जो हमको सीखने या ध्यान रखने की ज़रूरत है इस वाले को चैप्टर में। सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या जीडीआर, एडीआर या जीडीआर के थ्रू कुछ इशू किया जा रहा है, वो फंड्स इशू करने के लिए कितने नंबर ऑफ एडीआर जीडीआर इशू करने पड़ेंगे, ये निकालने का एक सवाल आ सकता है, और उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी ये निकालने का सवाल आ सकता है। दोनों के केस में सर एक तो आपका गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यूज़ होता है, जैसे इक्विटी की प्राइस निकालने के लिए डिविडेंड यूज़ करते हो, वैसे ही एडीआर जीडीआर की कॉस्ट निकालने के लिए आप उसमें जो इंटरेस्ट या उसमें जो डिविडेंड आप दे रहे हो वो यूज़ करोगे। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा उसके अंदर में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट निकालने के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल क्वेश्चन। दूसरा है सर पार्ट होम करेंसी और फॉरेन करेंसी अप्रोच से एनपीवी कैसे निकालते हैं। तो ध्यान देना, फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ। एनपीवी का तो फॉर्मेट आपको पता ही है, जैसे कि आपने एडवांस कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में देखा था। तो अब उसके साथ होम करेंसी और फॉरेन करेंसी अप्रोच क्या होगा, ध्यान देना। जो कैश फ्लोज आपको फॉरेन करेंसी में हो रही है, जैसे कि आपने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करा, वहाँ पे कुछ बिजनेस चला रहे हो, तो हर साल कुछ वहाँ से कमाओगे डॉलर में। तो होम करेंसी अप्रोच का मतलब होता है कि उन डॉलर को, ध्यान देना, उस कैश फ्लो ऑफ डॉलर को अपने अपने साल के एंड के एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर लो होम करेंसी में, और उस अब क्योंकि कैश फ्लोज रुपीज़ में आ चुकी है, इंडिया आ चुकी है, तो इंडिया के डिस्काउंट रेट से, इंडिया का रिस्क इंक्लूड करते हुए, इंडिया के होम कंट्री डिस्काउंट रेट से, HCDR का मतलब होम कंट्री डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, टोटल निकाल लो, आपकी एनपीवी आ जाएगी। पॉजिटिव आए तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना, अदरवाइज रिजेक्ट कर देना। सिंपल। ये हो गया सर आपका होम करेंसी अप्रोच। तो सर फॉरेन करेंसी अप्रोच क्या है? देखो, फॉरेन करेंसी में भी कैश फ्लोज तो आपके पास फॉरेन करेंसी में है, तो आप क्या करोगे, वहाँ के कैश फ्लोज वहीं पर डिस्काउंट कर लोगे, वहीं के रेट से। सो दैट विल बी फॉरेन कंट्री का डिस्काउंट रेट। फ़र्क क्या रहेगा सर होम कंट्री और फॉरेन कंट्री में? 2 अलग अलग कंट्री के इन्फ्लेशन अलग होते हैं, इंटरेस्ट रेट अलग होते हैं, आपका
रिस्क अलग होता है। तो आप यहाँ पे वो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे नॉमिनल रेट वाला, ये देखो 1 + नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 + रियल रेट इंटू 1 + इन्फ्लेशन रेट। ये आपने पढ़ा था इन्फ्लेशन वाला पार्ट, किस में पढ़ा था, कैपिटल बजटिंग वाले में। तो उसी की मदद से होम कंट्री डिस्काउंट रेट और फॉरेन कंट्री डिस्काउंट रेट अलग आता है। अगर कैश फ्लो डॉलर में है उसको डिस्काउंट करना है तो फॉरेन करेंसी अप्रोच, जो करेंसी अप्रोच लिखा है बस इतना समझ जाओ, होम करेंसी है तो होम करेंसी को डिस्काउंट करना है, फॉरेन करेंसी है तो फॉरेन करेंसी को डिस्काउंट करना है। सो यहाँ पे आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिया फॉरेन कंट्री डिस्काउंट रेट के हिसाब से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली तो आपको डॉलर में प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। अब आप उसकी एनपीवी निकालोगे तो वो आज की आ जाएगी लेकिन वो डॉलर में आएगी। अब डॉलर में आ चुकी है, आज की ही है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है, तो आप उसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है करो, आपकी एनपीवी पॉजिटिव रुपीज में आ जाएगी। अल्टीमेटली आप देखो शुरुआत दोनों केसेस में आप फॉरेन करेंसी कैश फ्लो से ही कर रहे हो और ला उसको रहे हो एनपीवी रुपीज में, है ना। और पॉजिटिव आई एनपीवी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना, निगेटिव आई प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देना। ये है सर आपका होम करेंसी और फॉरेन करेंसी अप्रोच। इसके अलावा मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे एनपीवी निकालने वाले ही रहेंगे। लेंथी होता है नो डाउट, पर उन क्वेश्चंस में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होने वाले हैं सर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वो कौन से कॉन्सेप्ट है एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले सर आपका ये वाला पार्ट मैं बताऊंगा, एडजस्टेड एनपीवी, आईआरपीटी, पीपीपीटी, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल और सीएपीएम, ये सारा सिक्योरिटी वैल्यूएशन, फॉरेक्स और आपका पोर्टफोलियो वाले चैप्टर से उठा के आएगा, जो यहाँ पे भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गलती से भी अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले ये चैप्टर करते हो या वो उन चैप्टर्स के पहले ये चैप्टर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम रह जाएगी। उसके बाद गेयर्ड अनगेयर्ड बीटा ये डिस्कस करेंगे, ये वाला और ये वाला। उसके बाद फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया, ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई फॉरेन कंपनी रहेगी जो इंडिया के इन्वेस्ट कर रही है, या तो कोई इंडियन कंपनी रहेगी जो फॉरेन जाके इन्वेस्ट कर रही है या दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, अब 3-4 जो कॉन्सेप्ट्स के फॉर्मूलेज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देना सब। ये तो वाला तो पार्ट देख लिया था, नॉमिनल रेट और रियल रेट के बीच का डिफरेंस, ये हमने कैपिटल बजटिंग में भी देखा था। एडजस्टेड एनपीवी की बात करते हैं सर। एडजस्टेड एनपीवी क्या होता है पता है, जो आप बेस एनपीवी निकालते हो जैसे हर बार निकालते हो वैसे ही निकालना है। ये वाली जो एनपीवी निकालोगे आप ये मान के निकालोगे कि पूरे प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इक्विटी होल्डिंग या इक्विटी होल्डर्स ने ही किया है, अभी तक बाहर से कोई पैसा नहीं आया। अब होता क्या है कभी कभी कि आपकी ये एनपीवी आ जाती है -10, आप बोलते हो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे एक एरर रह जाता है, यानी कि एक इम्प्रूवमेंट रह जाती है। आप अपना पैसा ना लगाते हुए हो सकता है दूसरों का पैसा लगाते, यानी कि डेट लेके आते कंपनी में, तो उससे आपको एक फ़ायदा होता। इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता, इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है आपकी, ध्यान देना सर। टैक्स शील्ड ऑन डेट इंटरेस्ट, ये सेविंग्स को अगर आप ऐड करो, लेट से वो आ गई 12, तो हो सकता है आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ जाए और आपका डिसीजन बदल जाए। इस एनपीवी को बोलते हैं एडजस्टेड एनपीवी, कहानी खत्म। थोड़ा और डिटेल में है इसके अलावा भी, पर इतना ही आपको अभी ज़रूरत है। टैक्स शील्ड ऑन डेट इंटरेस्ट, अच्छा ये जो मैंने टैक्स शील्ड लिखा ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैंने एक पॉइंट उसमें और ऐड करना चाहिए था कि प्रेजेंट वैल्यू अब ये ज़्यादा सही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन डेट इंटरेस्ट, जो भी अलग अलग साल में इंटरेस्ट पे करोगे उस पर टैक्स की सेविंग अलग अलग साल में होगी, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू एडजस्ट करोगे। क्यों सर एडजस्ट करोगे प्रेजेंट वैल्यू? बहुत सिंपल है, ये एनपीवी आज की वैल्यू है, इस वैल्यू में अगर कुछ भी ऐड कर रहे हो तो वो भी आज का ही होना चाहिए, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेट इंटरेस्ट आपको एडजस्ट करना है। ये पहला पार्ट। इसके बाद वाला पार्ट देखो, सीएपीएम भी आपने फॉर्मूला देख ही लिया होगा ऑलरेडी। ये सीएपीएम का फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, इसको हटा दो। हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा ऑफ द गियर्ड कंपनी इन ब्रैकेट मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। आपने पोर्टफोलियो के चैप्टर में सिर्फ बीटा देखा था, यहाँ पे गियर्ड बीटा लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझो। गियर्ड कंपनी कब बोलते हैं? जब कंपनी के अंदर में इक्विटी और डेट दोनों है, तो जब उस कंपनी के इक्विटी का बीटा निकालोगे तो वो गियर्ड बीटा कहलाएगा। अगर कंपनी में सिर्फ इक्विटी है तो उस कंपनी के बीटा निकालोगे तो वो अनगियर्ड बीटा कहलाएगा। अच्छा, ये रहा इक्विटी डेट और ये रहा इक्विटी। इस कंपनी का बीटा गियर्ड बीटा कहलाएगा, इस कंपनी का बीटा अनगियर्ड बीटा कहलाएगा, कहानी खत्म। क्या है फर्क सर दोनों में? सिंपल सा फर्क है, अगर कंपनी में डेट लेके आ रहे हो तो कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए गियर्ड बीटा अनगियर्ड से थोड़ा ज़्यादा आता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ? ध्यान देना यहाँ पे। ये रहा, अनगियर्ड बीटा को गियर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनगियर्ड बीटा लो,
इन ब्रैकेट 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो पे होने वाली टैक्स की सेविंग, 1 माइनस टैक्स आप कर दो उसको, आफ्टर टैक्स डेट इक्विटी, लो टैक्स की सेविंग मत, आफ्टर टैक्स डेट इक्विटी रेशियो में 1 ऐड करो, अनगियर्ड बीटा को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द गियर्ड बीटा। इसका मतलब क्या है, ये है आपका पूरा इक्विटी का रिस्क और ये है रिस्क आपका कंपनी में डेट लाने का। सो इक्विटी का रिस्क प्लस डेट लाने का रिस्क अगर ऐड करोगे तो यू विल गेट द गियर्ड बीटा। अगर आपकी कंपनी में डेट और इक्विटी दोनों है तो सीएपीएम निकालते समय आपको गियर्ड बीटा लगता है, साधारण बीटा मत लेना। डेट प्लस इक्विटी अगर ऐसा है तो सीएपीएम लगाते समय हमेशा गियर्ड बीटा यूज़ करना है। आप अनगियर्ड बीटा सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपका कंपनी में डेट है ही नहीं। ठीक है सर, ये आपका गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला, कहानी खत्म। बेसिक था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में मोस्टली पार्ट आपका सॉल्यूशन पे है और उसमें जितने भी मेथड्स आप इस्तेमाल करते हो वो ऑलरेडी आप पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके होते हो। इससे ज़्यादा और डिस्कस नहीं करेंगे सर। अगले चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं, बिजनेस वैल्यूएशन। ओके, सो बिजनेस वैल्यूएशन इज गोइंग टू बी आवर सेकंड लास्ट चैप्टर, बिजनेस वैल्यूएशन। सो ये वाला तो थ्योरी है, थ्योरी वी आर नॉट कवरिंग इन दिस। सो बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर्स रह गया। बिजनेस वैल्यूएशन का चैप्टर छोटा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आसान है और आपको मार्क्स दिला सकता है। ज़्यादा उसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ा, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। पोर्टफोलियो से आपका सीएपीएम हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से गियर्ड अनगियर्ड बीटा हो गया, ये सब चीज़ें बिजनेस वैल्यूएशन में काम आएगी। हमने अभी तक जो देख लिया उसके अलावा जो आपको बताने की ज़रूरत है वो मैं 5 से 8 फॉर्मूले जो है आपको बता देता हूँ बिजनेस के वैल्यूएशन के लिए। पूरे चैप्टर में आपको मैक्सिमम टाइम पे ये पूछा जाएगा कि कंपनी की वैल्यू निकालो, क्योंकि कोई कंपनी उसे खरीदना चाह रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम टेक ओवर करना है, एक्वायर करना है, तो फिर उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। सो देयर आर मल्टीपल वेज जो हमारे काम के हैं, वो हम 7-8 देख लेते हैं फटाफट। देखो सर, कंपनी की वैल्यू निकालने का सबसे पहला और सिंपल तरीका मार्केट वैल्यू। मार्केट प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका होता है अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड, जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो माइनस करने के बाद का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय केई करते हो तो आप क्या कर रहे हो पता है, इक्विटी को कैपिटलाइज कर रहे हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसको कैपिटलाइज कर रहे हो, तो इससे इक्विटी की वैल्यू निकल के आएगी। अगर आप प्रॉफिट लोगे यहाँ पे फर्म का, जैसे कि इक्विटी और डेट वालों का, EBIT 1 माइनस टैक्स, और डिवाइड करोगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो वो फिर फर्म की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, सो अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड में ये वाला पार्ट सिर्फ आपको इक्विटी की वैल्यू देगा। ये दूसरा पार्ट ले लो, EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हो, तो ये भी अर्निंग्स को ही आप कैपिटलाइज कर रहे हो और ये पूरे फर्म की वैल्यू होगी, इक्विटी और डेट मिला के। हालांकि इस फॉर्मूले का ज़्यादा इस्तेमाल हमने करा नहीं है सिलेबस में। अच्छा, इसके बाद नेट एसेट वैल्यू मेथड है सर, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। बहुत सिंपल दिखता है, लगता है दिखने को, पर इतना आसान है नहीं। असेट्स के अंदर में आपको रीवैल्यूएशन आएगा कि भैया मेरे फिक्स असेट्स जो है वो 15% से पिछले 4 साल से बढ़ चुके हैं। लाइबिलिटीज़ है उसमें कंटिजेंट लाइबिलिटी है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सो जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ आपको करंट सिचुएशन में करंट वैल्यू पे दिखती है वो लेना है। बुक वैल्यू हमारे कोई काम नहीं आती सर। बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं है तो उठा लो बुक वैल्यू, पर अगर कोई चेंज दिया है तो उसे एडजस्ट करेंगे, फिर नेट असेट वैल्यू निकालेंगे, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है चॉप शॉप अप्रोच का। अलग अलग सेगमेंट होते हैं, असेट के बेसिस पे वैल्यू, सेल्स के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, तो हर सेगमेंट के क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से वैल्यू निकालो और उन सब का एवरेज कर लोगे तो चॉप शॉप अप्रोच आ जाएगी। और हर बार ज़रूरी नहीं कि एवरेज करना है, हमारे पास जो 2 क्वेश्चन थे उसमें जो करा था उसके हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिख दिया। हो सकता है क्वेश्चन में आपको आए कि वेट्स दिया जाए कि असेट्स को इतना वेट दे दो 4 का, सेल्स को 3 का वेट दे दो, प्रॉफिट को 2 का वेट दे दो, तो वेटेड एवरेज भी हम निकाल सकते हैं। इसमें एज सच कोई थंब रूल नहीं है, इसलिए कोई थंब रूल वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन के हिसाब से आप बदल सकते हो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर में। आप यहाँ पे करते क्या हो, फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लोज है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, एंड दैट इज व्हाट द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब डिपेंड करता है कि आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालना चाहते हो या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना चाहते हो। देखो, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल रहे हो यानी कि आप क्या कर रहे हो पता है, डेट और इक्विटी दोनों के लिए वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसके अंदर इंटरेस्ट माइनस करने के पहले की फिगर आती है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो, डिस्काउंट करते हो फ्यूचर कैश फ्लोज टू फर्म, FCFF निकाल के, फ्यूचर कैश फ्लोज टू फर्म एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैश फ्लो भी फर्म की होनी चाहिए, डिस्काउंट का रेट भी फर्म का होना चाहिए, तो इससे वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है। जो भी वैल्यू ऑफ फर्म आई उसमें से आप अगर डेट माइनस कर दोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। एक ये तरीका है, एक आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का ये तरीका है। एक ये तरीका है कि फ्यूचर कैश फ्लोज टू फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी को आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट कर दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। इन सब के अलावा एफसीएफएफ और एफसीएफई आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में देखा हुआ है। फ्री कैश फ्लोज टू फर्म से वैल्यू ऑफ फर्म आती है, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी से वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है। इसके बाद परपेचुअल कैश फ्लो मेथड क्या है, बहुत सिंपल, यही जो फ्री कैश फ्लोज टू फर्म है ये अगर हर साल होती जा रही है परपेचुअली, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, तो आप उसको गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल जो था आपका वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। सो ध्यान देना सर, अगर ये फर्म की वैल्यू है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करना है आपको, इक्विटी नहीं। नीचे कॉस्ट भी वही होना चाहिए जो दोनों के लिए अप्लीकेबल हो, इक्विटी और डेट। अगर ऊपर में कैश फ्लोज दोनों की है तो नीचे कॉस्ट भी दोनों का होना चाहिए। आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लोगे, उसमें से वैल्यू डेट की वैल्यू माइनस कर दो, आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। अगेन इस तरीके से भी इक्विटी वैल्यू निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, एफसीएफयू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ करके। अगर आपका सवाल ये है कि ऐसे करके और ऐसे करके आंसर सेम आता है क्या, तो नहीं सर, आंसर सेम नहीं आएगा, दोनों अप्रोच अलग अलग है। क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक ही चीज़ दी रहेगी, आप एक ही तरीके से उसको निकालो। मोस्टली अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने बोला या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने बोला और ऐसा डिटेल नहीं दिया है तो आप ऐसे जाओ, वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, उसमें से डेट की वैल्यू माइनस करो और वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका आ जाएगा। इसके बाद सर एंटरप्राइज वैल्यू हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी देख लिया था, यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन उसके हैं। बिजनेस वैल्यू, ये भी एक तरह से बिजनेस की वैल्यू निकालने का तरीका हो गया। इक्विटी की वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू, जो सबसे पहले फॉर्मूला देखा था उसके हिसाब से, उसमें डेट की वैल्यू ऐड करो, प्रेफरेंस ऐड करो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐड करो, क्योंकि ये भी आपकी लाइबिलिटी है। सिर्फ कंपनी की ओनरशिप लेके खत्म नहीं होती कहानी, उसके बाद इन सबको भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी दिया शेयर होल्डर को, तो इन सबको भी देना है, तो ये हो गई टोटल वैल्यू। हाँ, कंपनी खरीद के कैश आपको वापस मिल जाता है जो कंपनी के बैंक बैलेंस में था, तो वो हम माइनस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटरप्राइज वैल्यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी कि कंपनी से इक्विटी और डेट वालों ने, हाँ, इक्विटी और डेट वालों ने कितना एक्सपेक्ट करा था और कंपनी ने उनको कितना कमा के दिया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। फॉर्मूला इज नो पैट माइनस कैपिटल चार्ज। नो पैट, नो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ईबीआईटी को 1 माइनस टैक्स कर देना। तो ये जो अर्निंग आई है, अब ये दोनों की अर्निंग है इक्विटी और डेट की, वो भी आफ्टर टैक्स, दोनों ने अपना अपना टैक्स पे कर दिया इस पे। किसी को टैक्स सेविंग होगी ये वाला सवाल मत उठाना। माइनस, तो ये क्या हो गया, लेट से 20 करोड़ रुपए, इतना कम, 20% नहीं सॉरी 20 करोड़ रुपए इतना कंपनी ने कमाया है दोनों के लिए, इक्विटी और डेट वालों के लिए। पर दोनों ने एक्सपेक्ट कितना करा था वो डिपेंड करता है डब्ल्यूएसीसी कितना है और उन्होंने पैसा कितना लगाया। लेट्स से 100 करोड़ रुपए दोनों ने मिलकर लगाया और डब्ल्यूएसीसी 15% था दोनों का, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हो गया 15 करोड़। 15 करोड़ उम्मीद लगाई थी कि कंपनी कमा के दे, कंपनी ने 20 करोड़ कमा के दिया, यानी कि टोटल 5 करोड़ रुपए का आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया। जितना पॉजिटिव हो उतना अच्छी बात है। अगर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निगेटिव आया, यानी कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन हम मीट नहीं कर पाए, इससे मार्केट प्राइस गिरती है। सो दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट द बिजनेस वैल्यूएशन। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इनके अलावा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जैसे गेयर्ड अनगेयर्ड बीटा हो गया, वो आपने देख लिया। गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से मार्केट प्राइस निकालना, वो देख लिया। CAPM आपने देख लिया। तो बाकी सारे चैप्टर्स में बहुत कुछ कवर अप हो चुका है ऑलरेडी इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है सर, नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं सर, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ओके सर, तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन की बात करते हैं। लास्ट चैप्टर है अपना। क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, आंसर्स काफ़ी सारे हैं, पर फॉर्मूलाज काफ़ी कम है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स काफ़ी सारे कम है ना। तो हमारे पास ज़्यादा रिवीजन के लिए टॉपिक नहीं बचेगा उसमें, डिस्कशन के लिए। एक मैं बेसिक ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा, उसी में आपके 50 to 60% क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। उसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है। बस ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब दिखने में बहुत सिंपल दिखेगा, लेकिन हम बात करते हैं और मेरी बात को थोड़ा सा सुनो। देखो, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा P&L बनता है या फिर कैश फ्लो का स्ट्रक्चर बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो। सेल्स हो गया आपका यहाँ पे 100 का, कॉस्ट हो गया मान लो 60 का, तो इबिट्टा बचा हमारा 40 का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, यानी कि नॉन कैश आइटम मैंने इसमें से अभी तक नहीं माइनस करे, अब कर देता हूँ। डेप्रिशिएशन और अमोर्टाइजेशन लेट से 5 रुपये का माइनस कर दिया, तो 40 में से 5 गया 35 करोड़ लो, 35 लाख लो, ये आ गया EBIT। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि अभी तक फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस नहीं हुई, जो कि है इंटरेस्ट। जैसे ही आप फाइनेंसिंग कॉस्ट इंटरेस्ट 5 रुपये माइनस कर दोगे 35 में से 5, तो आपका अब बचा EBT। यह है सर अर्निंग बिफोर टैक्स।
अब इसमें से आपने टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, ये किसके लिए था? इक्विटी वालों के लिए, अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो। सो ये गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, अब बचा इक्विटी का प्रॉफिट। अब यहाँ से शुरू होती है आधी कहानी। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में एक्सचेंज रेशो निकालना हो, आपका क्या कहते हैं, प्राइसेस निकालने हो, बुक वैल्यू, ईपीएस, पी रेशियो, मार्केट प्राइस, ये सब आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से शुरू होती है। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस देखो आपके 15 के हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 3 के करोगे तो आपका ईपीएस आता है 5 का। उस अर्निंग पर शेयर को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखाएगा कि हमारी मार्केट प्राइस आती है 50 की। ठीक है, ईपीएस इंटू पी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर करोगे तो 50 इंटू 3, मार्केट वैल्यू आ जाएगी 150। अभी बिजनेस वैल्यूएशन में यही फॉर्मूला देखा था। अब ये जो टोटल मार्केट वैल्यू है सर, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो आप, कि प्रमोटर्स ने इसमें कितना होल्ड करके रखा है और फ्री फ्लोट वाले कितने हैं। जैसे कि प्रमोटर्स तो ओनर्स हो गए मान लो। फ्री फ्लोट क्या है? फ्री फ्लोट यानी कि प्रमोटर्स के अलावा मार्केट में ये शेयर्स फ्रीली फ्लोट हो रहे हैं। कभी आप उसको खरीदते हो, आप बेचोगे तो मैं खरीद लूंगा, तो हम कोई प्रमोटर्स तो है नहीं, तो बाकी के जो शेयर होल्डर्स है जो कि सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, दैट इज फ्री फ्लोट होल्डिंग। अगर 40% प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो 60% हो जाएगी फ्री फ्लोट की होल्डिंग। अब आप देखो 150 का 40% निकालोगे तो 60 आ गया, 60% निकालोगे तो 90 आ गया। अच्छा, कुछ रिवर्स कैलकुलेशन, ये तो सीधा सीधा मैंने अभी तक आपको बता दिया। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना, इन्हीं चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ईएटी देखो यहाँ पे 15 का है ना। अच्छा, आपने मार्केट वैल्यू निकाली थी कितनी की? 150 की। अब ये मार्केट वैल्यू आपने निकाली थी मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर, पर यही एक तरीका नहीं है निकालने का। अब आप थोड़ा सा देखोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स है आपकी 15 की और पी रेशियो है आपका 10 का। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो वापस आपकी मार्केट वैल्यू आती है। ये एक और तरीका है। अच्छा, मार्केट वैल्यू और पी रेशियो दिया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी हम निकाल सकते हैं। कहीं पे आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स की ज़रूरत है और मार्केट वैल्यू और पी रेशियो दिया तो निकालते आना चाहिए। रिवर्स कैलकुलेशन ज़्यादा ज़रूरी है सर समझना। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग दी है 60 की और परसेंटेज 40 का दिया तो 60/40 करोगे तो भी 150 आता है। अगर फ्री फ्लोट होल्डिंग 90 करोड़ की दी है और फ्री फ्लोट की होल्डिंग 60% है तो 90/60 करके भी आपका 150 आता है। अच्छा, अगर आपको ये दिया है और ये दिया है तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे प्रमोटर्स होल्डिंग 40 बोल दिया, यानी फ्री फ्लोट को आपको निकालना पड़ेगा 60, फिर 90 को 60 से % से डिवाइड करोगे तो 150 वैसे आ जाना है। अच्छा, ठीक है। अब ऐसे करते करते ही आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो सर। ध्यान देना, आपका पी रेशियो दिया हुआ है 10, ईपीएस आपका 5 हो गया। इससे आप नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में है, ईएटी आपके पास में है, इससे आप मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो ऐसा घुमाना फिराना इसमें लगा रहेगा। अच्छा, अब इस टॉपिक पे आ जाओ। लेट्स से कंपनी ए है, वो मर्ज हो रही है कंपनी बी के साथ में। तो जब ये दोनों कंपनी मर्ज होकर एक नई कंपनी तैयार होती है तो उसे मर्जर कहा जाता है। लेकिन अगर कंपनी ए बी को सिर्फ एक्वायर कर रही है, यानी कि इस तरह से ये मर्जर हो रहा है कि ए का एग्जिस्टेंस रहेगा, बी का खत्म हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था, दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो जा रहा था, नई कंपनी बन के आ रही थी तो उसे मर्जर कहा जा रहा था। यहां पे जो कंपनी खरीद रही है दूसरे को, इसका एग्जिस्टेंस रह रहा है, इसका खत्म हो जा रहा है। ये जो कंपनी है ए ही है अभी भी, पर बड़ी बन गई, तो इसे एक्विजिशन कहा जाता है। हालांकि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते समय मर्जर्स और एक्विजिशन को साइमल्टेनियसली यूज किया गया है इस पर्पस के लिए भी, यानी इसको भी उन्होंने मर्जर कहा है काफी टाइम पे। ठीक है, और कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा आपका। तो जो कंपनी एक्वायर करती है उसे एक्वायरर कहा जाता है, या परचेसर कहा जाता है, या बायर भी कहा जाता है। जो कंपनी खुद एक्वायर हो रही है उसे एक्वायरी कहोगे, वेंडर कहोगे, बेचने वाला सेलर कहोगे, या टारगेट कहोगे। जो आपके चैप्टर में मैक्सिमम टाइम पे वर्ड्स यूज हुए हैं वो है सर, इसको एक्वायरर कहा जाता है, इसको टारगेट कहा जाता है। वो टारगेट कंपनी हो गई। ठीक है। अच्छा, आप अगर बी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान देना, आप अगर इस कंपनी को एक्वायर कर रहे हो तो उनके शेयर होल्डर्स को कुछ तो परचेस कंसिडरेशन देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। पार्ले जी भी खरीदोगे तो 5 रुपये देने पड़ते, तो उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। अब उनको जो पैसे देने आ रहे हैं, लेट से 200 करोड़ रुपए देने आते हैं। अब ये 200 करोड़ रुपए आप किस फॉर्म में देते हो इस पर डिपेंड करता है आगे के बात को। ये 200 करोड़ रुपए हो सकता है आप कैश दे दो, तो ये वाले शेयर होल्डर्स जो है बी कंपनी के, वो अपने घर चले जाएंगे, आपका कंट्रोल आ जाएगा पूरा का पूरा बी कंपनी के ऊपर में। आपका स्टाफ लगाओ, आपके बंदे लगाओ, आप ही उसके ओनर हो। पर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इतनी कैश नहीं होती, पर एक्वायर तो करना है। 50 करोड़ की कैश दे दिया, बाकी आपने शेयर्स दे दिया, या फिर पूरे आपने शेयर्स दे दिए, तो एक्सचेंज रेशियो डिसाइड होता है सर यहाँ पे।
आप जब परचेस कंसिडरेशन को शेयर्स में देते हो, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। आप इन सारे शेयर होल्डर्स को जो कि बी के हैं, अब आप अपने कंपनी के शेयर होल्डर बना लोगे, यानी कि ए के पोस्ट मर्जर, यानी इधर ले लो, आप अपनी कंपनी में उनको शेयर्स दे रहे हो। तो अब जब आप शेयर्स देते हो तो क्वेश्चन ये आता है कि शेयर्स का बेसिस क्या होगा, क्या बेसिस पे हमने शेयर्स को एक्सचेंज करना चाहिए, उनके एक शेयर के बदले क्या एक देना चाहिए, ये फेयर है क्या, ये फेयर है या नहीं है, ये डिपेंड करता है बेसिस पे। बेसिस क्या हो सकता है सर, ध्यान देना। आपका बेसिस हो सकता है मार्केट प्राइस, यानी कि एक्वायरर की मार्केट प्राइस 100 रुपये की है, टारगेट की 50 रुपये की है। अब देखो उनके एक शेयर की वैल्यू तो 50 रुपये ही है, हमारे एक शेयर की प्राइस 100 रुपये है, तो एक के बदले एक तो बनता नहीं है ना। ऐसे ही ईपीएस भी बेसिस बन सकता है, बुक वैल्यू भी बेसिस बन सकता है, कस्टम आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो सकता है इसको 30% वेटेज दे दिया, इसको 30% दे दिया, इसको 40% दे दिया, इस तरह से कस्टम स्वैप रेशियो आपने बनाया, तो ये भी पॉसिबल है ना। लॉस भी कोई बेसिस हो सकता है कभी कभी, वो एक्सट्रीम सिचुएशन है, बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो एक्सचेंज रेशो कैसे डिसाइड करेंगे, सीधी सी बात है, हमारे एक शेयर की कीमत इनके एक शेयर के बराबर नहीं है। अगर इनके 50 रुपये के शेयर के बदले हम उन्हें अपना एक शेयर दे दे तो उनको सीधा 100 रुपये मिल जाएंगे, 50 का उनका 100 रुपये हो जाएगा। हम तो उतना ही देंगे जितनी उनकी वैल्यू है, उनके 50 की वैल्यू हमारे आधे शेयर की होती है, पता है। उनकी वैल्यू हमारे कितने शेयर की है ये निकालेंगे हम, 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि टारगेट कंपनी का प्राइस 50 डिवाइडेड बाय एक्वायरर, 50 डिवाइडेड बाय एक्वायरर, तो रेशो आ गया 0.5:1। ये जो 0.5:1 है, इसमें ये जो सेकंड नंबर होता है, ये होता है टारगेट कंपनी का शेयर। उनको उनके एक शेयर के बदले हम अपना कितना दे रहे हैं ये पहले लिखा होता है, 0.5, उनके एक के बदले हम 0.5 दे रहे हैं। अगर यही चीज आप ईपीएस पे डिसाइड करो तो 10/2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 10, 0.20:1, उनके एक के बदले हम हमारी कंपनी में 0.2 शेयर देंगे। ध्यान दे दो, ये देखो 0.2 से मल्टीप्लाई करो, आता ना 2, इक्विवेलेंट होना चाहिए, उतना ही दो कि जितना उनके बेसिस के वैल्यू के बराबर हो, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से बुक वैल्यू हो गया, कस्टम हो गया। पर ये टारगेट डिवाइडेड बाय एक्वायरर, ये आपने फॉर्मूला तो बना लिया एक्सचेंज रेशो का। अब आप एक काम करो, लॉस बेसिस लेके चलो। एक्वायरर का लॉस है 500 और टारगेट का लॉस है 125। अब देखा जाए तो अच्छा कौन है, हर बार ज़्यादा वैल्यू होना अच्छी बात नहीं होती, लॉस के केस में कम होना अच्छी बात है। अब ऐसे केस में अगर आप उल्टा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, 500 125/500 कर दोगे तो आप क्या करोगे, 0.25:1 का शेयर दोगे उनको, यानी कि 1 के बदले सिर्फ 0.25 दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। जब क्योंकि आपकी यहाँ पे लॉस ज़्यादा है, उनका लॉस कम है, वो फेवरेबल सिचुएशन में उनके एक के बदले आपने ज़्यादा देना चाहिए। तो और कुछ नहीं करना सर, फॉर्मूला सिर्फ रिवर्स कर देना। यहाँ पे टारगेट बाय एक्वायरर था, वहाँ पे एक्वायरर बाय टारगेट कर दो, 500/125, यानी कि उनको एक के बदले 4 शेयर दो, तब जाके आपकी बात बनेगी। सो लॉजिक यही है सर एक्सचेंज रेशियो का। अगर आपका बेसिस पॉजिटिव है, जैसे कि मार्केट प्राइस, ईपीएस, बुक वैल्यू, तो ऐसे केस में आपका फॉर्मूला होना चाहिए टारगेट बाय एक्वायरर। पर अगर आपका बेसिस निगेटिव है, यानी कि लॉस हो गया, एनपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, इसके बेसिस पे अगर आप निकालते हो एक्सचेंज रेशियो, तो फॉर्मूला एक्वायरर बाय टारगेट का होना चाहिए। सिंपल सी बात है, लॉजिकल, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज रेशियो की बात। आ जाओ सर, अब बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। आपको सवाल ये आएगा कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, आप बताओ कि खरीदने वाले ने मैक्सिमम कितना देना चाहिए और बेचने वाले ने मिनिमम कितना लेना चाहिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो कभी भी खरीदने वाला अपनी मिनिमम प्राइस डिसाइड नहीं करता, क्योंकि खरीदने वाले को तो जितना मिनिमम में दे दो वो राज़ी है, फ्री में ही दे दो वो राज़ी है। तो वो मिनिमम वैल्यू डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड करता है कि अगर मेरा खर्चा हो रहा है तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। और बेचने वाले के एंगल से देखो, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा, भैया जितना आता है आने दो, मैं क्यों डिसाइड करूं। वो ये ज़रूर डिसाइड करेगा कि कम से कम कितना आना चाहिए। सो जब भी मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी वो एक्वायरर के एंगल से होगी, मिनिमम वैल्यू की बात होगी वो टारगेट के एंगल से होगी। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ लिखा है, तो देखिए, ए फॉर एक्वायरर, टी फॉर टारगेट। एक्वायरर की मर्जर के पहले वैल्यू, एक्विजिशन के पहले वैल्यू 200 की है, टारगेट की वैल्यू 100 की है। दोनों मर्ज हो जाते हैं और वैल्यू बनती है दोनों की 80 की, ये वो मर्जर की उधर आखिरी में 450 करोड़, ठीक है। अब आप डिसाइड करो कि ए एक्वायरर मैक्सिमम कितना दे सकता है और टारगेट ने मिनिमम कितना लेना चाहिए। देखो दोनों
को नुकसान जहाँ पे नहीं होगा ना अपनी प्री मर्जर मार्केट सिचुएशन से, उतना वो दे सकते हैं। यानी मेरा पोस्ट मर्जर वैल्यू कम से कम इतना तो रहना चाहिए, उसके अलावा जितना बचा मैं देने को रेडी हूँ। 450 थी टोटल वैल्यू मर्जर के बाद, मेरी 200 साइड में कर दो, अब कितना बचा 250, इतना मैं टारगेट कंपनी को देने के लिए तैयार हूं। दैट इज द मैक्सिमम दैट आई वुड पे, क्योंकि उसके ऊपर मैंने दिया तो मेरा खुद का प्री मर्जर 200 जो है वो डिटरियोरेट होने लग जाएगा, यानी कि कम होने लग जाएगा। तो मेरा नुकसान है यहाँ पे, नुकसान कोई नहीं करवाएगा अपना, दोनों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सो मैक्सिमम दैट एक्वायरर विल बी रेडी टू पे इज 250। और ये निकाला कैसे सर? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू माइनस प्री मर्जर मार्केट वैल्यू, ए की पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू माइनस प्री मर्जर मार्केट वैल्यू। तो हमने क्या करा, हमारा 200 साइड कर लिया, बाकी बचा हुआ देने के लिए हम रेडी है। अब आप मिनिमम वाले के एंगल से देखो, मिनिमम वाला बहुत सिंपल है, मेरी जितनी पहले मार्केट वैल्यू थी उतनी मुझे दे दो, उससे ज़्यादा मेरे को क्या है। मिनिमम तो मेरे को इतना चाहिए कि 100 करोड़ अगर मेरी मर्जर के पहले वैल्यू थी तो बाद में भी होनी चाहिए। तो उस 450 करोड़ में से 100 करोड़ मेरे, तो आंसर 100 का 100 ही निकलेगा सर। जो प्री मर्जर है वही आपका मिनिमम वैल्यू रहेगा टारगेट का। आया समझ में? बेसिक लॉजिक ये है, अब कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आता है आपको जहाँ पे आप डिसाइड करते हो गेन और लॉस ड्यू टू मर्जर, कि भैया बताओ गेन और लॉस मर्जर की वजह से एक्वायरर को कितना हुआ और टारगेट को कितना हुआ। सेम एग्जांपल लेते हैं, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू 200 की थी, एक्वायरर की टारगेट की थी 100 की, और पोस्ट मर्जर हो गई 450 की। अब डिपेंड करता है कि इस पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू में, ध्यान देना सर, ये आपको क्वेश्चन में पता लगाना पड़ेगा, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू में ए का हिस्सा कितना और टी का हिस्सा कितना। अब उस पर सारा खेल डिपेंड करता है कि गेन और लॉस कितना हो रहा है। फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं कि मर्जर के बाद दोनों के पास 50-50% होल्डिंग रहेगी मर्ज्ड कंपनी की। अगर 50-50 है तो 450 का भी 50-50 कर लो यहाँ पे। तो पोस्ट मर्जर एक की वैल्यू मर्ज्ड कंपनी में 225 की हो जाएगी, 450 का 50, और टारगेट कंपनी की भी वैल्यू 50% है टोटल, तो वो भी 225। तो आप गेन देख लो कि भैया मर्जर के पहले इनकी वैल्यू 200 थी, मर्जर के बाद 225 हो गई, तो उनका फायदा 25 करोड़ का हुआ। और टारगेट में 100 की थी और 225 की हो गई मर्जर के बाद, तो उनका फायदा 125 का हुआ। अब ये वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको डिटेल रहेगी सर, आपको ये वहाँ से पता चलेगा, ठीक है। सो मोटा मोटा ये था, 2-3 फॉर्मूले देख लो। एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बैलेंस शीट वगैरह बनाना पड़ता है। एक है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्की वेटेड असेट। ये ज़्यादा होना अच्छी बात होती है। ग्रॉस एनपीए रेशियो, आपका टोटल एनपीए कितना है ग्रॉस, और डिवाइडेड बाय टोटल एडवांसेस कितना लोन दिया था उसमें से एनपीए कितना है, दैट इज द एनपीए का रेशियो। नेट एनपीए रेशियो का मतलब क्या होता है सर, जो भी आपके एनपीए बने हुए हैं उसके लिए आपने प्रोविजन कितना करा वो माइनस कर दो। सो अगर आपके 10 करोड़ के एनपीए थे और 2 करोड़ का प्रोविजन करके रखा है, यानी 8 करोड़ अभी भी एक्सपोज्ड है ना, तो 8 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल एडवांसेस करोगे तो दैट विल बी नेट एनपीए रेशियो। खत्म। नेट एनपीए रेशियो आता है ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजंस को माइनस करने के बाद। सो इसी के साथ सर मर्जर्स एंड एक्विजिशन खत्म हुआ। अगली बार अगले अटेम्प्ट के लिए जब रिवीजन लेके आऊँगा तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन को और डिटेल में बना के लेके आऊँगा। बस टाइम की कमी है और हालत भी बहुत ख़राब है अब इतना सारा करने के बाद। सो आशा करता हूँ सर आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे जाए। आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आखिरी तक आपने वीडियो देखा है, तो बस एक कमेंट करिए कि सर यस यू हैव रीच्ड टिल द एंड, ताकि मुझे पता चल जाए कितने कितने बच्चों ने आखिरी तक ये चीज़ देखी। एग्ज़ाम हो जाएगा तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करो सर। सबसे ज़्यादा मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम चैनल में। एग्ज़ाम में पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स आते हैं आपको, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अच्छे करियर ऑप्शंस को चूज़ करो। मेहनत करो, मेहनत ख़त्म नहीं होती सर, मेहनत और बढ़ने वाली है आपकी। कुछ सालों बाद आपको ऐसा लगेगा यार पढ़ाई अच्छी थी। मतलब इतनी बाहर की दुनिया आपसे काम करवाएगी बोलो, या आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं है मज़ा नहीं आता है। जो फ्रीडम होता है ना वो आपका बढ़ जाएगा, तो मज़ा भी आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। गो अहेड एंड डू द बेस्ट दैट यू कैन। अगर आपको कोई डाउट आता है कोई क्वेश्चन में, तो यू कैन आस्क मी दैट डाउट बाय सेंडिंग द पिक्चर्स इन द टेलीग्राम चैनल। दिस इज़ ऑल एंड ऑफ द एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप हमारी जर्नी आपकी और मेरी AFM को लेके यहीं पे ख़त्म हो जाए, आप दोबारा मेरे पास ना आए उस चीज़ को लेके। ये एक्सपेक्ट तो मैं करता ही हूँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं हर बार अवेलेबल रहूँगा सर। बाय बाय।